ये है सल्लू भाई का बेटा बल्लू। बल्लू को बॉलीवुड में तो ब्रेक मिला नहीं, इसीलिए उसने इंटरनेट से 2 दिन में पाइथन सीख लिया। उसे लगा कि 2 दिन में पाइथन सीखकर उसे 90 LPA की जॉब मिल जाएगी। 90 LPA की जॉब तो उसे मिली नहीं, मिला तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। अरे यार, ये हर बार एरर क्यों आ जाती है? मुझे नहीं करना है कोडिंग। अरे हैरी भाई, आप तो... अरे क्या हुआ यार, इतना शोर कैसे हो रहा है? अरे तब से पाइथन सीखने की कोशिश करे जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कब ये एरर, फिर दूसरा एरर, मतलब कैसे सीखूंगा ऐसे मैं पाइथन? अरे प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करो, हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। यार ये बातें सब थ्योरी में अच्छी लगती है, रोड मैप, प्रोजेक्ट। मैं जा रहा हूँ यार बिग लॉस के घर में, मुझे नहीं करना है कोडिंग। लगता है एक नया पाइथन का कोर्स लाना ही पड़ेगा, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स, AI का इस्तेमाल और जॉब्स कैसे लगेंगी, इस एस्पेक्ट से पाइथन सिखाया जाए। कंप्लीट पाइथन कोर्स विद हैंड रिटन नोट्स और AI को कैसे यूज करना है पाइथन सीखने में, ये सारे ज्ञान के साथ रेडी हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोर्स मैंने जॉब एस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए बनाया है। यानी कि अगर आप लोग पाइथन को सीखते हैं इस कोर्स के थ्रू, आप लोगों की जॉब डेफिनेटली लगेगी। और आपको ये भी बताऊंगा कि जॉब ढूंढनी कैसे और कहाँ है। इस कोर्स को मैंने काफी चैप्टर्स में बांटा है और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों को कराए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग बड़े ताबड़तोड़ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स नहीं, ताबड़तोड़ अमेजिंग AI वाले प्रोजेक्ट्स। इस कोर्स का सिर्फ एक ही प्रेडिक्विजिट है और वो है आपका टाइम। अपना टाइम आप लोग लेकर आओगे तो आप लोगों को मैं कंप्लीट पाइथन की सहायता से कैसे मशीन लर्निंग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स बनाना है, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, जनरल स्क्रिप्टिंग एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, ये सब कैसे कर सकते हो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टैक ओवरफ्लो की माने तो पाइथन इज द मोस्ट लव्ड एंड इजीएस्ट लैंग्वेज। इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई लैंग्वेज पहले से आने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग की पाइथन पहली लैंग्वेज भी है ना, तब भी आप लोग इस कोर्स को बहुत इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाथ पकड़ के सिखाऊं। तो मैं यहाँ पर ओपन करना चाहूंगा अपनी पाइथन हैंडबुक और बात करना चाहूंगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग की। ये अल्टीमेट पाइथन हैंडबुक मैं आप लोगों को दे दूंगा अलॉन्ग विद चीट शीट, अलॉन्ग विद नोट्स जो कि मैंने हैंड रिटन लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारी चीजें लाइक सोर्स कोड और भी बहुत सारी चीजें जो कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज प्रोग्रामिंग। जस्ट लाइक हम हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मतलब कि अगर हमें कंप्यूटर से कुछ कहना है कि भाई 2 नंबर्स को सम कर दो, तो हम ये नहीं कह सकते अमिताभ बच्चन की तरह कि कंप्यूटर जी 2 नंबर्स को सम कर दो। नहीं, हम वो नहीं कह सकते। हमें एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और वो प्रोग्राम हम लिखेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। जस्ट लाइक एक चाइनीज बोलने वाले इंसान को आप लोग चाइनीज में बात करते हो, फ्रेंच बोलने वाले इंसान से आप फ्रेंच में बात करते हो, जो भी लैंग्वेज जो समझता है उससे उसमें बात की जाती है। उसी तरह कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बात की जाती है लाइक पाइथन, C++, जावा, रस्ट, रूबी, गोलैंग, जावास्क्रिप्ट, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पाइथन सीखने वाले हैं। क्यों मैंने पाइथन को चूज किया एज योर फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप लोग बिगिनर हो तो? क्योंकि पाइथन इज सिंपल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट फील्स लाइक यू आर रीडिंग सिंपल इंग्लिश। यस, इट फील्स लाइक आप लोग प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश पढ़ रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पाइथन सीखी है। और ये जनरल ओपिनियन है इंडस्ट्री में कि पाइथन इतनी आसान है, ऐसा लगता है कि प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश पढ़ी जा रही है। अब ये पूरा कोर्स देख के आप लोग को लगेगा ये कोर्स बहुत बड़ा है। इनफैक्ट ये कोर्स बहुत छोटा है। ये कोर्स बड़ा नहीं है क्योंकि मैंने इसमें सारी पाइथन अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट्स, अलॉन्ग विद मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने गेन किया है आफ्टर स्ट्रगलिंग सो मच, इतनी सारी ठोकर खा के जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोग को एक वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो हाँ, ये वीडियो छोटा तो है बॉस। ये स्यूडो कोड नेचर पाइथन का, यानी कि जो इजी टू अंडरस्टैंड नेचर है कि पढ़ के ही लगता है कि जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये वाला नेचर इसको अंडरस्टैंडेबल बनाता है अमंग बिगिनर्स। जैसे कि आप लोग इस प्रोग्राम को देखिए, ये 5 नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम है जो कि मैंने मात्र 10 लाइंस ऑफ कोड में लिखा है। फिर आप लोग इस प्रोग्राम को देखिए, ये 3 दोस्तों में ट्रिप के एक्सपेंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम है। मान लो 3 दोस्त हैं, वो ट्रिप पे जा रहे हैं, इक्वली सबको एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, तो ये प्रोग्राम तीनों में टोटल एक्सपेंस को इक्वली स्प्लिट कर देगा। फिर इसके बाद ये तीसरा प्रोग्राम तो कमाल का है जो कि एक जारविस है। आप जो बोलोगे वो ये करेगा। Good afternoon. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you?
जार्विस ओपन यूट्यूब। आप लोग वॉइस कमांड्स दोगे और ये वॉइस कमांड्स को ओबे करेगा। एक बार और बताऊंगा कि ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है और मैं इस कोर्स में आप लोगों को कुछ भी नहीं बेचने वाला हूं, तो आप लोग इसको कंप्लीट देखना और आप लोग पाइथन सीख जाओगे। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेचने वाला हूं आपको। फीचर्स की बात कर लेते हैं पाइथन की। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि डेवलपमेंट टाइम काफी कम लगता है। अगर आप लोग एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं जो कि एक असिस्टेंट हो और आप लोगों से बात करे बेसिकली कंप्यूटर आपका, उस तरह की स्क्रिप्ट को लिखना पाइथन में बेहद आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें लिखना बहुत आसान है पाइथन में, क्योंकि इसकी डेडिकेटेड लाइब्रेरीज होती हैं। फ्री है, ये ओपन सोर्स है। हम लोग बाय द वे बात करेंगे लाइब्रेरीज वगैरह की आने वाले टाइम में, बट ये फ्री है, इसके कुछ पैसे नहीं देने आप लोगों को। ओपन सोर्स है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि आप लोग इससे ऊपर ऊपर की बात करते हो और ये लो लेवल इंस्ट्रक्शन में आपके कोड को ट्रांसलेट करके मशीन में एग्जीक्यूट करा देता है। जो हार्डवेयर होता है वो हमारा कंप्यूटर होता है, जैसे कि हमारा सीपीयू है, हमारी रैम है, जीपीयू है, ये सब हमारे हार्डवेयर में आता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि उस हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होते हैं। हमारी पाइथन स्क्रिप्ट भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो कि हमारे हार्डवेयर पे रन होने वाला है और हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करेगी कि उसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का सम करना है तो आप लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि जैसे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप बताओगे कि भाई मुझे 2 नंबर्स को सम करना है और उसके बाद इजीली आप लोग 2 नंबर को सम कर सकते हो। बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर को हम लोग कोड देते हैं जो कि हमने पाइथन स्क्रिप्ट में लिखा होता है और वो उस पाइथन स्क्रिप्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो पाइथन इंटरप्रेटर हमसे पाइथन की स्क्रिप्ट लेता है और वो कंप्यूटर को मशीन कोड देता है जो कि कंप्यूटर को इजीली समझ में आता है। आप डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू बात करनी पड़ेगी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। आई होप दैट मेक्स सेंस एंड इवन इफ इट डजंट, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आने वाले टाइम में सब कुछ सेंस बनाएगा। इट्स फन टू वर्क विद, प्लस इट्स पोर्टेबल, यानी कि अगर आपने कोड लिनक्स में लिखा है, विंडोज में लिखा है, इवन अगर मैक में भी लिखा है ना, तो आप लोगों का कोड चलने वाला है। हालांकि इसके बारे में मैं आने वाले टाइम में कुछ और चीजें आप लोगों को बताऊंगा, बट पाइथन इज पोर्टेबल एंड इट्स फन टू वर्क विद। तो चलो यार, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली गूगल में आऊंगा और लिखूंगा पाइथन इंस्टॉल, और जैसे ही मैं पाइथन इंस्टॉल लिखूंगा मुझे यहाँ पर डाउनलोड पाइथन टाइटल का एक पेज मिलेगा जो कि पहला पेज होगा, और एक बटन मिलेगा जिसमें लिखा है डाउनलोड पाइथन 3.12.3। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और पाइथन का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। 25 MB का ये सेटअप डाउनलोड बेहद जल्दी हो गया है। और इसके बाद मैं इसको ओपन करूंगा और जैसे ही मैं ओपन करूंगा मुझे कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। यहां पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं इस बात को कि आप लोग ये add-python.exe to path पर चेक कर दें। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये स्टेप फॉलो करें। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट योर सिस्टम इज। मेरा कंप्यूटर काफी फास्ट है इसलिए काफी तेज हो रहा है, बट यू गॉट द पॉइंट। आप लोग के कंप्यूटर में भी हो जाएगा, अगर स्लो है तब भी हो जाएगा, टाइम लेगा, देर आएगा, दुरुस्त आएगा, हो जाएगा। एंड सेटअप वाज सक्सेसफुल। आई एम वेरी एक्साइटेड। इसको मैं क्लोज करूंगा एंड बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग हम लोग एक और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और हम लोग लिखेंगे इस बार डाउनलोड VS कोड। डाउनलोड VS कोड हम लोग जैसे ही लिखेंगे हमारे पास जो पहला लिंक है वो डाउनलोड VS कोड का आएगा। हम इसको खोलेंगे और जैसे ही हम इसको खोलेंगे यहाँ पर आपको विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे। मैं विंडोज में हूं इसलिए मैं विंडोज डाउनलोड करूंगा। आप अगर मैक में है, लिनक्स में है या किसी और मशीन में है उसके लिए डाउनलोड करना। एप्पल सिलिकॉन में है, सिलिकॉन के लिए डाउनलोड करना। एप्पल के इंटेल वाले लैपटॉप में है, इंटेल वाले के लिए डाउनलोड करना। लेकिन मैं तो भाई फिलहाल विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेता हूं। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। काफी तेज इंटरनेट कनेक्शन है, काफी पैसे देता हूं मैं अपने इंटरनेट के, वो वसूल कर लिए मैंने। जल्दी से जल्दी आप देखो डाउनलोड हो गया ये। इसको खोलेंगे और लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। इस लाइसेंस एग्रीमेंट को मैं पूरा पढ़ लूंगा। दिस लाइसेंस अप्लाइज टू विजुअल स्टूडियो अदर डैमेजेस एंड यस आई अग्री टू दिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। मेक श्योर कि आपने ये सारे चेक बॉक्सेस चेक किए हुए हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे एंड इट्स गोइंग टू इंस्टॉल नाउ। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करूंगा और विजुअल स्टूडियो कोड मेरा लॉन्च हो जाएगा। एक क्विक सेटिंग मैं आप लोगों के लिए चेंज करवाऊंगा। आप लोग यहाँ पर माउस व्हील सर्च करना और आप लोग को ये जो सेटिंग मिलेगी इसको चेक कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग यहाँ पर एक्सटेंशंस पर क्लिक करके पाइथन की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना। आप लोग यहाँ पाइथन सर्च करना, इंस्टॉल पर क्लिक करना और इंस्टॉल पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगी। बेसिकली ईजी हो जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो। सो या इट वाज दैट इजी, जस्ट इंस्टॉल इट लाइक अ गेम। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए और अगले चैप्टर में हम लोग वही करने वाले हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। पाइथन को 1991 में गुइडो वैन रॉसम ने बनाया था। उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी जिसका वो नाम ढूंढ रहे थे और उनके दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा था। वो एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज देख रहे थे जिसका नाम था मॉन्टीज फ्लाइंग सर्कस। उनको शॉर्ट, यूनिक और थोड़ा सा रहस्यमय नाम चाहिए था और उन्होंने इसका नाम मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के आधार पर पाइथन रख दिया। गुइडो वैन रॉसम एक जीनियस हैं जिन्होंने सबसे पहले गूगल में काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉपबॉक्स ज्वाइन करी और अब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। अगर आप लोग जॉब की तलाश में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज परफेक्ट फॉर यू। इस पाइथन कोर्स को मैं ऐसे ही लेटेस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड करूंगा जो कि पाइथन में आई हैं लेटेस्ट इन द रीसेंट ईयर्स, और कुछ फीचर्स तो अभी के लेटेस्ट वर्जन में ही ऐड हुए, तो हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं क्योंकि हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखने वाले हैं और पहला चैप्टर हमारा है मॉड्यूल, कमेंट्स एंड पिप। क्या है ये तीनों चीजें? सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला प्रोग्राम लिखाकर दिखाऊंगा। हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ से ताकि चीजें ऑर्गेनाइज रहें। देखो, मुझे आप लोगों को सोर्स कोड भी देना है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर जाऊंगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने बिल्कुल जैसे मैंने इंस्टॉल किया ना VS कोड वैसे इंस्टॉल किया है, तो आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड नामक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। यानी कि इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर फाइल बनाई, मैं यहाँ पर फाइल बनाऊंगा, लेट अस से मैं एक main.py बनाता हूँ या मैं first.py बनाता हूँ। आई थिंक first.py इज अ बेटर नेम। मैंने first.py बनाया। .py एक एक्सटेंशन है, आप यहाँ पर क्लिक करके एक नई फाइल बना सकते हो VS कोड में। VS कोड क्या है? VS कोड हमको कोड लिखने के लिए एक एडिटर है हमारे लिए। हम नोटपैड में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी चीज ये first.py मैंने यहाँ पर लिखा। .py मतलब कि एक पाइथन स्क्रिप्ट है। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर first.py लिखा, first.py यहाँ भी आ गया। तो इस फोल्डर को VS कोड में खोलने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो फाइल मुझे यहाँ पर भी दिखेगी, मतलब ये फोल्डर खुला हुआ है। अब यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूंगा वो इस फाइल में सेव हो जाएगा। फाइल में जाकर अगर आपने ऑटो सेव इनेबल किया हुआ है तो आपको Ctrl+S करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप लिखते जाओगे वो सेव होता जाएगा, इसलिए मेक श्योर कि आपने ऑटो सेव को ऑन किया हुआ है, बिल्कुल ही मेरी तरह। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा प्रिंट और मैं यहाँ पर लगाऊंगा डबल कोट, और आप देखो जैसे ही आप डबल कोट लगाओगे ऑटोमेटिकली ये डबल कोट क्लोज भी हो जाएगा। और आप अगर लिखोगे हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पर हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करें। मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैं अपना माउस एरो लेकर आ रहा हूँ, तो ये इस तरह से मुझे दिखा रहा है। मैं इसको इस तरह से ऊपर निकाल सकता हूँ और यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करके मैं लिखूंगा पाइथन और इसके बाद मैं लिखूंगा first.py, यानी कि पाइथन से मैं कह रहा हूँ first.py स्क्रिप्ट को रन कर दो। एंटर मारूंगा और आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया है। What does it mean? It means कि ये स्क्रिप्ट चली और इसका आउटपुट मुझे देखने को मिला। आउटपुट का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उसका एक आउटपुट होता है। इस केस में वो आउटपुट हेलो वर्ल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक करके कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी लर्नर्स के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि मॉड्यूल क्या होता है और पिप क्या होता है। हमने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा, हमने समझा .py क्या होता है। .py एक एक्सटेंशन होती है आपके पाइथन प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उस फाइल का नाम हम .py लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज .mp4 होती है, गेम का सेटअप होता है .exe होता है, उसी तरह से पाइथन फाइल .py हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन। अब बात करते हैं मॉड्यूल क्या होता है और पिप क्या होता है। मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि यूजुअली ये कोड किसी और ने लिखा होता है और हम इसको अपने प्रोग्राम में ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, मान लो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको 5 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अगर इसका प्रोग्राम आपको लिखना है तो आप स्क्रैच से लिखोगे, पूरा लॉजिक 1 बाय 1 कोड करोगे। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली एक मॉड्यूल मिल जाता है जो कि आप पिप की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप किसी और के कोड को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। हाउ डज इट वर्क, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पिप की सहायता से आप लोग किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो। अब मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ्लास्क नाम का एक मॉड्यूल है जो कि आप लोगों को वेब एप्स बनाने में हेल्प करता है। जेंगो एक फ्रेमवर्क है, वो भी एक पैकेज के तौर पर ही आता है, एक मॉड्यूल के तौर पर ही आता है, जिसको आप पिप इंस्टॉल जेंगो करके इंस्टॉल करते हो। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर हैं जो कि हम पिप इंस्टॉल और फिर उसका नाम यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 1-2 मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आपको टर्मिनल में आकर
जाकर सिंपली पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखना है और जैसे ही मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क करूंगा फ्लास्क मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फ्लास्क हो गया और इसके बाद मैं इंपोर्ट फ्लास्क करके इसको इंपोर्ट कर सकता हूं। और मॉड्यूल का एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोग को एक बड़ा मजेदार पैकेज दिखाता हूं जिसका नाम है पाईजोक्स। इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल पाईजोक्स करके। तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने टर्मिनल में और पिप इंस्टॉल पाईजोक्स करूंगा। मैंने एक module.py नाम से नई फाइल बना ली है यहाँ पर क्लिक करके। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाईजोक्स यानी कि पाईजोक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा पाईजोक को और आप देखो जैसे ही मैं PYJ लिखूंगा इसने ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर दिया पाईजोक्स। एंड यही रीज़न है कि हम VS कोड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें तमाम फीचर्स मिल जाते हैं जो कि शायद हमें नोटपैड में टाइप करके या किसी भी और एडिटर में टाइप करके नहीं मिलते। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जोक इज इक्वल टू पाईजोक्स डॉट और मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट जोक और फिर इसके बाद मैं लिख दूंगा प्रिंट जोक। मैं आप लोग को ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बट अभी जस्ट मैं आप लोगों को पैकेज क्या होता है वो दिखाना चाहता हूं। तो देखो इसने मुझे एक जोक दिया है, व्हाट्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू बिकम वेल्दी, इट्स इनहेरिटेंस। देखते हैं कि दोबारा रन करने से क्या ये नया जोक देता है। हाँ ये नया जोक दे रहा है। हाउ मेनी प्रोग्रामर्स डज इट टेक टू किल अ कॉकरोच? 2, 1 होल्ड्स the other installs Windows on it। तो ये Windows जोक है बट आई एम अ Windows फैन बाय द वे। तो ये है मॉड्यूल। देखो ये कोड मैंने नहीं लिखा, जोक्स को लिखने का कोड मैंने नहीं लिखा, मैंने पाईजोक्स को इंपोर्ट कर लिया एंड ऑटोमेटिकली मैं अपने कंप्यूटर में एक रैंडम जोक प्रिंट कर सकता हूं। तो कोड मैंने नहीं लिखा, मैंने किसी और का कोड यूज किया बट मैंने किसी और का यूज करके जोक को प्रिंट कर दिया। यानी कि मैंने अल्टीमेट टास्क को अचीव कर लिया विच अल्टीमेटली मैटर्स। पाईजोक्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर है, मतलब कि कैसे यूज करना है वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। हम आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो पाईजोक वाज अ मॉड्यूल, हमने इसको इंस्टॉल किया पिप की सहायता से। पिप इज द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज पिप टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम, जैसे कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल पाईजोक। तो हमारे पास दो तरह के मॉड्यूल्स हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल और एक एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन को एज अ कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर का टर्मिनल खोलेंगे, जो कि आप लोग विंडोज़ में या राइट क्लिक करके टर्मिनल पर क्लिक करके खोल सकते हैं, और मैक और लिनक्स में भी अगर आप लोग हैं तो आप लोग टर्मिनल को खोल सकते हैं स्पॉटलाइट सर्च से या डायरेक्टली सर्च पे जाकर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं विंडोज़ पे हूँ, मैंने यहाँ से टर्मिनल खोला। एक बार आपका टर्मिनल खुल गया, आप लिखें पाइथन, और अब जैसे ही पाइथन लिखेंगे आपको पाइथन का वर्जन और डेट वगैरह सब ये बताएगा कब ये बिल्ड हुआ था, ये वाला वर्जन। और इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट से मैं लिखता हूँ 5+6 और ये मुझे 11 दिखा रहा है। वाओ दिस इज अमेजिंग। मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। 4 × 2 वाओ 8। हाँ यार मल्टीप्लिकेशन भी बढ़िया कर रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है सब कुछ। कुछ और ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा ट्रिकी देता हूँ यार, ऐसे नहीं, इसको ट्रिकी देता हूँ। क्या ये कर पाएगा? मे बी कर पाए, मे बी ना कर पाए, एंड ये कर पा रहा है। तो अगर हम इसको ट्रिकी कैलकुलेशन भी देते हैं तब भी ये करने में सक्षम हो जाता है, विच मीन्स दैट वी कैन यूज पाइथन एज अ कैलकुलेटर। तो पाइथन को कैलकुलेटर की तरह यूज करने के लिए हम लोग सिंपली पाइथन लिखते हैं, एंटर मारते हैं टर्मिनल में, और ये खोल देता है रैपल। रैपल स्टैंड्स फॉर रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। अब ये रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप क्या होता है? रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप का मतलब होता है कि ये रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6+5 लिखकर एंटर मारा, तो इसने रीड किया, उसको इवैल्यूएट किया, उसने कहा कि 11 होता है ये, और प्रिंट कर दिया उसको, और फिर लूप में वापस चला गया, बोला मुझे और कैलकुलेशन दो। रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा, प्रिंट करेगा, फिर लूप में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 × 6, तो ये इसने रीड किया इसको, इवैल्यूएट किया इसको, प्रिंट किया इसको, और उसके बाद रिपीट। अब ये दोबारा बोल रहा है कि मुझे कुछ और कैलकुलेशन दो। तो रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, इसको रैपल कहते हैं, REPL। तो रैपल अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो ये होता है पाइथन में रैपल। तो आप लोग को कभी भी कोई पाइथन लिखनी हो, आप लोग पाइथन इस तरह से फायर कर सकते हो टर्मिनल में और लिख सकते हो। क्या यहाँ पर वो मेरा प्रिंट हेलो वर्ड चलेगा? चलना तो चाहिए। यस चल रहा है, अमेजिंग। तो कभी भी हमें पाइथन के थ्रू कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, हम उसको रैपल में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रिंट, उसके बाद हमने लिखा हेलो वर्ड या कुछ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमने किया, एंटर मारा, हो गया। अगर मैं सिंटेक्स एरर कर दूं, यहां पर ऐसे लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मतलब जो कि पाइथन में वैलिड भी नहीं है, एंटर मारूं, तो क्या ये चलेगा? नहीं, ये मुझे एरर दे रहा है। तो एरर देगा ये, ऐसा नहीं कुछ भी चला देगा। वैलिड होगा अगर तब चलाएगा, वैलिड नहीं होगा तो नहीं चलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो हमने देखा रैपल क्या होती है, रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, ठीक है।
अब कमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आओ, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा इम्पोर्ट पाई जोक्स। ये हमारा प्रोग्राम था जिससे कि हमने जोक को प्रिंट किया था। मैं इसको अगर रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखो, हाउ मेनी प्रोग्रामर्स डज इट टेक टू चेंज अ लाइट बल्ब? नन। दैट्स अ हार्डवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक जोक है कि भाई प्रोग्रामर नहीं कर सकता लाइट बल्ब को ठीक, क्योंकि वो तो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है लाइट बल्ब को ठीक करना, तो जाके इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट, और मैं लिखूं यहाँ पर डबल कोट्स में, जिस तरह से मैंने हेलो वर्ड लिखा था, प्रिंटिंग जोक्स, अगर मैं इस तरह से लिखूं प्रिंटिंग जोक्स, और इसके बाद दोबारा चलाऊं इसको, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर प्रिंटिंग जोक्स भी प्रिंट हो रहा है और उसके बाद एक जोक प्रिंट हो रहा है। इफ यू प्ले अ विंडोज CD backwards you will hear satanic chanting worse still if you play it forwards it installs Windows। ओके, तो यहाँ पर ये एक जोक है, ये विंडोज जोक है, अगर आपको समझ में आया तो। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन जो है रहे तो मेरे प्रोग्राम में, लेकिन एग्जीक्यूट ना हो। यानी कि मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका जिससे कि ये इग्नोर हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन पर क्लिक करके Ctrl/, नीचे देखो मैंने जो की दबाई वो लिख कर आ रही है, Ctrl// दबाऊंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। Ctrl// दबाने से VS कोड ने यहां पर एक पाउंड सिंबल लगा दिया। पाउंड सिंबल होता है सिंबल फॉर कमेंट्स। ठीक है, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए आपको पाउंड से स्टार्ट करना होगा, यानी कि जो भी लाइन पाउंड से स्टार्ट होगी उसको पाइथन ऑटोमेटिकली इग्नोर करेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, कमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें कमेंट्स डालने होते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे कि मान लो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर दिस प्रिंट्स अ रैंडम जोक। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा, मतलब मैं सिंपली बताना चाहता हूँ कि एक लाइन नीचे वाली जो है वो एक रैंडम जोक प्रिंट कर रही है, यानी कि मैं इस बात को इंडिकेट करना चाहता हूँ फेलो प्रोग्रामर्स के लिए। मान लो इस कोड बेस में मेरे साथ कोई और भी काम करेगा, उसके लिए मैं ये लाइन लिखना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं इसको इस तरह से चलाऊंगा तो आप लोग देखो इनवैलिड सिंटेक्स, लेकिन यार मैं तो इस लाइन को रखना चाहता हूँ। तो इस लाइन को रखने का तरीका है सिंगल लाइन कमेंट। Ctrl// दबा लो, आप दोबारा से Ctrl// दबा लोगे अनकमेंट हो जाएगा, Ctrl// दोबारा दबाओगे कमेंट हो जाएगा। और देखो VS कोड इसको ग्रीन कलर में दिखा रहा है, क्योंकि VS कोड आपको बताना चाहता है कि भाई ये लाइन इग्नोर करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, इस लाइन को एकदम इग्नोर मारेगा। तो अगर आप लोग चलाओगे तो ये लाइन कंसीडर होगी, ये लाइन कंसीडर होगी और ये लाइन कंसीडर होगी एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये सब इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको मैं चलाऊंगा तो सिंपली यहाँ पर एक जोक प्रिंट हो जाएगा और बाकी ये जो कॉमेंट वाली लाइन्स हैं वो सब इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये दोबारा से अनकमेंट हो जाए, Ctrl// से आप इसको टॉगल कर सकते हो, यानी कि कमेंट अनकमेंट कर सकते हो। तो ये सिंगल लाइन कमेंट था। कभी कभी हमारे पास बहुत लंबा कमेंट होता है और हमें मल्टी लाइन कमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होगा, मल्टीपल लाइन्स इग्नोर होंगी, और सिंगल लाइन कमेंट में सिंगल लाइन इग्नोर होगी। मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का तरीका है कि आप ये इस तरह के ट्रिपल डबल कोट्स लगा दो और उसके बीच में जो भी लिखोगे वो इग्नोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ VS कोड में, अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल डबल कोट्स लगाऊं और मैं कुछ इस तरह से इसके अंदर लिख दूं, सो थैंक्स दैट वाज माय प्रोग्राम, और इसके बाद मैं इसको रन करूं तो सो थैंक्स दैट वाज माय प्रोग्राम, ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इग्नोर हुआ। ठीक है, ये इग्नोर हुआ। क्यों इग्नोर हुआ? क्योंकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट था, ये एक मल्टी लाइन कमेंट था, इसलिए इग्नोर हुआ। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं आप लोगों को एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। जब से हमारे पास अच्छे IDEs एंड टेक्स्ट एडिटर्स आए हैं, तब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट का। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट का। तो क्या होता है कि मान लो आपके पास मल्टीपल लाइन्स है कुछ इस तरह की, ठीक है, बहुत सारी लाइन्स है, मान लो एक और लाइन ये आ गई, ठीक है, और मान लो मैं लिखता हूँ येट अनदर लाइन, और यहाँ पर हमारे पास और बहुत सारी लाइन्स आ गई हैं। होता क्या है कि अगर मुझे इन सबको कमेंट करना है तो मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, Ctrl// कर दूंगा और ये इंडिविजुअली सब लाइन को सिंगल लाइन कमेंट कर देगा। अब इसको मैनुअली करना तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मल्टी लाइन कमेंट्स बने। लेकिन आजकल IDE की सहायता से, टेक्स्ट एडिटर्स की सहायता से, जैसे VS कोड की सहायता से हम लाइन्स को सेलेक्ट करके कमेंट अनकमेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं Ctrl// दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड में, कमेंट हो गया, अनकमेंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये 3 लाइन कमेंट हो, Ctrl// कमेंट अनकमेंट का माँ, ठीक है, बढ़िया यार। और अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे ऑब्वियसली, वरना एरर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको कमेंट आउट ना करूँ तब क्या होगा? एरर आएगा ऑब्वियसली, कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। भाई क्या है ये? तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको अनकमेंट नहीं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट कर दूंगा, इसको कमेंट आउट कर दिया। अब चलाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट पर अटैक है, व्हाई डिड माइक्रोसॉफ्ट नेम देयर सर्च इंजन बिंग बिकॉज इट्स नॉट गूगल। ठीक है, तो बढ़िया।
अब हम क्या करेंगे कि हमने कमेंट के बारे में देख लिया, हम वापस से इस हैंडबुक में आएंगे। हैंडबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारे लिंक्स आप लोगों को जो है डाउनलोड करने के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे आप हैंडबुक डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप लोग को चीट शीट मिलेगी। बस आप लोग इस कोर्स में बने रहो एंड जिम्मेदारी मेरी है आपको पाइथन सिखाना। तो 2 तरह के कमेंट्स हमने देखे, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक पाउंड सिंबल लगाते हैं और वो इग्नोर हो जाता है। इसके बाद हम मल्टी लाइन कमेंट्स हमने देखे, ट्रिपल डबल कोट या फिर ट्रिपल सिंगल कोट। आप ट्रिपल सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ट्रिपल डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो टू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये था हमारा कमेंट्स के बारे में। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट में। एंड लेट मी टेल यू कि प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों को हर चैप्टर के बाद कराऊंगा। इन प्रैक्टिस सेट्स में होंगे प्रॉब्लम्स जो कि मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा और आप लोगों को उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे और उसी के साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए। तो चलो चलते हैं चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट में। तो चलो आ जाओ, प्रैक्टिस सेट करते हैं चैप्टर 1 का। तो भाइयों और बहनों, बात कुछ ऐसी है कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं, इसलिए मैं चैप्टर 1 PS के नाम से एक नया फोल्डर बनाऊंगा। हमारा जो एग्जिस्टिंग फोल्डर था उसको क्लोज करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड का ऑप्शन चूज करूंगा। अगर आपका ये ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर वो जो मैंने चेक बॉक्सेस टिक करने को कहा था वो आपने नहीं करे थे। और अगर आप लोग इसको फिक्स करना चाहते हैं तो दोबारा VS कोड को इंस्टॉल करें, वो चेक बॉक्सेस टिक करके, ठीक है। बिना इंस्टॉल किए आप दोबारा सेटअप रन करके वो चेक बॉक्सेस टिक कर दें, आपका ओपन विद कोड ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद एक नई फाइल बनाऊंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा problem1.py, ठीक है। एंटर मारूंगा और ये problem1 है हमारा। अब देखते हैं क्या थी हमारी problem1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका सेलेक्ट इंटरप्रेटर आ रहा है ना यहाँ पर लिख कर, तो आप सेलेक्ट कर लो इंटरप्रेटर। मैं यहाँ पर 3.12 जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरा डिफॉल्ट इंटरप्रेटर बन गया है नीचे, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 1 का पहला सवाल क्या है कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम पाइथन में लिखो। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम को प्रिंट करे। तो सबसे पहले तो गूगल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम आ गई है और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अरे भाई पोएम कहाँ है, पूरा पेज बना दिया, पोएम नहीं दी लेकिन। और आप लोग जो है ना ये इस तरह से कॉपी पेस्ट करके बनाओ प्रोग्राम को। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम इन पाइथन। कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल है, प्रिंट का इस्तेमाल करोगे। अब क्या होता है ना, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप डबल कोट्स में करोगे ना इस चीज़ को तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रिपल सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिपल सिंगल कोट लगाओ कुछ इस तरह से, एंटर मारो और ट्रिपल सिंगल कोट दोबारा से लगा दो। ये क्या किया मैंने आपको, यार ये तो मैंने बताया ही नहीं था। हाँ, तो ये प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही मैंने बता दिया कि या तो आप एक एक करके सारी लाइंस को प्रिंट कर लो। प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्रिंट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, प्रिंट अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, प्रिंट लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये सब करने से अच्छा ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग इस तरह से ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट से मल्टी लाइन प्रिंट कर सकते हैं। हमने बात करी थी कॉमेंट्स की, हमने कहा था कि कॉमेंट्स जो है वो ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट से किए जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट का इस्तेमाल करके मल्टी लाइंस प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसको और प्रोफेशनली मैं रखूं तो मैं कहूंगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। सो दैट वाज द टेक अवे। इसको रन करते हैं एंड यस हमारी पोएम प्रिंट हो जाएगी। वाओ अमेजिंग, पोएम प्रिंट हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, यूज रैपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग। देखो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आप लोग, ठीक है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। और अगर आप लोग कहोगे यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी यहाँ पे बाहर JCB लग जाएगा और JCB की खुदाई चलेगी तो सब लोग खड़े हो जाएंगे देखने के लिए, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं टाइम ही टाइम है इस दुनिया का सारा आपके पास, क्वेश्चन करने बोल दूंगा तो कहोगे टाइम नहीं है। चलो सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करना पहले। यूज रैपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग इट। तो कैसे करेंगे रैपल का इस्तेमाल करके? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टर्मिनल खोलूंगा। रैपल क्या होती है, क्या कहा आपने, रैपल क्या होती है? मैंने बताया था आपको चैप्टर 1 में। पाइथन लिख दो इस तरह से और जैसे ही पाइथन लिखोगे इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है 5 × 1, ठीक है, 5 हो गया, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, 5 × 6। अब आप कहोगे यार मैनुअली क्यों कर रहे हो इसको? हाँ मुझे पता है कि इसको और एफिशिएंटली किया जा सकता है और आपको भी बताऊंगा मैं आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन अभी हमने 5 की टेबल को प्रिंट कर दिया यूजिंग रैपल यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रिंट कर सकते हो 5 की टेबल को। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज इट टू परफॉर्म
एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। ठीक है, कौन सा एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल करना है? देखो हमने देखा था 2 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन एंड एक्सटर्नल। हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, ठीक है, और फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद हमें उसको यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए मैं एक बड़े रोचक मॉड्यूल का यूज लेने वाला हूं जिसका नाम है PyTTX, जो कि पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच के लिए यूज होता है। तो मैं पिप इंस्टॉल PyTTSX3 को इंस्टॉल करूंगा। सिंपली यहां पर अपना टर्मिनल लेकर आऊंगा। तो मैं PyTTSX3 को इंस्टॉल करूंगा, अपना टर्मिनल लेकर आऊंगा, Ctrl+V करूंगा, एंटर मारूंगा और आप देखो यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको यूज करना बेहद आसान है। सिंपली ये कोड कॉपी करो और जो भी मैं टाइप करूंगा वो ये बोलेगा। ठीक है, बढ़िया है यार, इसको रन करते हैं। I will speak this text. वाओ, तो यहाँ पर हम Durgeshnai. 20 hours did he cook horai free. हिंदी ये बोल नहीं पाता है, बट अगेन यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो हम इंग्लिश में लिख सकें, इंग्लिश में हम कुछ भी लिखेंगे, हे आई एम गुड लिखूंगा तो ये हे आई एम गुड को प्ले करेगा। Hey, I am good. अब आप कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। ये मेरी चॉइस ऑफ मॉड्यूल था जो कि मैंने एक एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल किया, फिर उसको मैंने यूज़ किया टू परफॉर्म एन एक्शन। आप पाईगेम इंस्टॉल कर सकते हो। आप बेसिकली कुल मिलाकर कुछ भी यूज़ कर सकते हो और पाइथन में बहुत सारे यूज़फुल मॉड्यूल्स हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मॉड्यूल्स यूज़ करना और अच्छे से आएंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी यूजिंग द ओएस मॉड्यूल। अब हाँ, ये हम करवाएंगे चैट जीपीटी से। अब आप कहोगे हम चैट जीपीटी से क्यों करवा रहे हैं भाई, आप सिखा रहे हो, चैट जीपीटी सिखा रहे हो यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को जस्टिफिकेशन देता हूँ इस बात की। हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस एआई एरा में सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमको एआई का इस्तेमाल आना चाहिए और उसी के लिए मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि ओएस मॉड्यूल से कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी प्रिंट करने का प्रोग्राम मुझे दो। हम क्यों एआई से पूछ रहे हैं? ताकि हमें ओएस मॉड्यूल जो कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल है उसकी शक्तियों का अंदाजा हो। सो लेट्स गो टू चैट जीपीटी नाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी खुल चुका है और मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा कि इससे क्वेश्चन पूछूंगा और डायरेक्टली क्यों ना मैं कॉपी पेस्ट ही कर दूँ। तो मैं यहाँ पर इसको Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर आप देखो Ctrl+V करूँगा और ये बता देगा मुझे, ये बता देगा। इनफैक्ट ये सर्च कर रहा है ऑनलाइन बट आई डोंट वांट इट टू सर्च। अब देखो यहाँ पर कॉपी करूंगा मैं इस कोड को और प्रॉब्लम 5 करके मैं इसको प्रॉब्लम 4 करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैं आऊँगा VS कोड में, प्रॉब्लम 4.py मैंने बना दी है यहाँ पर और मैं पेस्ट करूंगा इसको। अब ये कह रहा है कि भाई देखो अपनी डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर दे दो, तो मैं क्यों ना यहाँ पर स्लैश दे दूँ, सिर्फ स्लैश, और मैं जैसे इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर मेरी C ड्राइव में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे उसको लिस्ट कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ इससे कि स्लैश न्यू फोल्डर के अंदर बताओ क्या है और F यहाँ पर स्मॉल है, तो स्लैश न्यू फोल्डर के अंदर ये मुझे बता देगा क्या है। ऑडियो है, कार्ड 1 है, कार्ड 2 है। अमेजिंग अमेजिंग यार। तो हम लिस्ट कर सकते हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ स्पेसिफिक पाथ। और आप देखो जो एआई ने मुझे कोड जनरेट करके दिया है वो कितना वेल कमेंटेड एंड एक्यूरेट है। कमेंट्स का इस्तेमाल आप देखो एआई भी कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि कौन सी लाइन का क्या इस्तेमाल है। सो अमेजिंग। थ्रू आउट द कोर्स में एआई का इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि वी आर गोइंग टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी एआई का इस्तेमाल ज़्यादा मत करना। जस्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एआई का इस्तेमाल करके आप थोड़ी सी नॉलेज रख के बहुत बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग एआई यूज़ करो। बट जब तक हम चैप्टर 4 या 5 तक नहीं पहुंच जाते, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आ जाते पूरे पाइथन के, एआई को यूज़ मत करना। 5th क्वेश्चन कहता है लेबल द प्रोग्राम रिटन इन प्रॉब्लम 4 विद कमेंट्स। एआई ने ऑलरेडी कमेंट्स से इसको लेबल कर दिया है, सो यू नो व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज। यूजुअली ऑनलाइन हमें जो कोड मिलता है वो कमेंट्स से लेबल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एआई ने ऑटोमेटिकली कमेंट से लेबल किया है। तो आप लोग इन कमेंट्स को मिटाकर दोबारा से कमेंट्स के साथ लिख सकते हैं। आप एआई से कह सकते हो कि गिव मी द प्रोग्राम विदाउट कमेंट्स। जस्ट आपकी लर्निंग के लिए आप कह सकते हो गिव मी दिस प्रोग्राम विदाउट कमेंट्स। ठीक है, और देखो इसने बिना कमेंट्स के भी यहाँ पर दे दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर बिना कमेंट्स के दिया। इसने कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, फिर कमेंट्स लिखूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट द डायरेक्टरी हुज कंटेंट यू वांट टू लिस्ट। Ctrl// से मैंने इसको कमेंट कर दिया, एस को कैपिटल करूँगा। फिर इसके बाद यूज द ओएस मॉड्यूल टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, ये मैंने किया। फिर इसके बाद मुझे नहीं पता फॉर क्या होता है एट दिस पॉइंट, मैंने एआई का इस्तेमाल किया। बट अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कंटेंट्स भी कर दूँ ना तब भी काम चल जाएगा। अभी ये कैसे कर रहा है ये सब बातें अभी छोड़ दो, हमने सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम लेके चलाया है। अब यहाँ पर ये इसके पास है नहीं तो मैं स्लैश कर दूंगा इसको। डायरेक्टरी पाथ नाम का कोई फोल्डर मेरे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसने सारा कंटेंट लिस्ट कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग, आई लव इट।
और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट दी कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी। ठीक है, अमेजिंग। सो दिस इज द प्रोग्राम जो कि कमेंटेड है प्लस लिस्ट करता है आपकी डायरेक्टरी के कंटेंट को। सो दैट वाज प्रैक्टिस सेट 1। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 में, जहां पर वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो चैप्टर 2 है हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप, और मैं कहूँगा कि यहाँ से आपका असली पाइथन शुरू होता है। वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, सब बताऊंगा आप लोगों को। और आपका जो फंडामेंटल है ना, वो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा पाइथन में कि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। क्या मतलब वो इस बात का, इस स्टेटमेंट को पढ़कर शायद समझ में नहीं आए, लेकिन मैं भी आऊँगा यहाँ पर जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है सारा सोर्स कोड। ये सब आपको मैं दूंगा, हैंडबुक भी दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, चीट शीट भी दूंगा, प्रोजेक्ट्स का सोर्स कोड भी दूंगा, सब कुछ दूंगा आपको मैं। शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा ये फोल्डर VS कोड में खुल जाए। प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, variables.py नाम से एक पाइथन प्रोग्राम बनाऊंगा। तो variables.py नाम से मैंने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया। वेरिएबल क्या होता है, अगर आपने यहां पर लिख दिया a is equal to 1, b is equal to 2 और आपने कह दिया प्रिंट a प्लस b, ठीक है, तो क्या होगा, a के अंदर आ गया 1, b के अंदर आ गया 2 और प्रिंट a प्लस b में 3 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो इसका आउटपुट 3 होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहां पर a क्या है, a वेरिएबल है, b क्या है, b भी एक वेरिएबल है। आप वेरिएबल को एक कंटेनर की तरह समझ लो। कंटेनर क्या होता है, जैसे आपके किचन में दाल होता है, चावल होता है, आटा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं किचन में। तो जो आपका किचन है उसमें होता है एक डब्बा, डब्बे के अंदर आप स्टोर कर सकते हो सामान। और उसी एनालॉजी को अगर मैं यहां पर लेकर आऊं तो यहां पर यह है डब्बा जिसके अंदर मैंने रख दिया 1, तो a एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने 1 रख दिया। 1 एक नंबर है तो a के अंदर 1 आ गया। तो जब भी मैं a कहूंगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि 1 दे दो। अब जैसे मान लो एक लाल कलर का डब्बा है, एक नीले कलर का डब्बा है। लाल कलर के डब्बे में चीनी है और नीले कलर के डब्बे में दाल है। अगर मैं आपसे कहूं लाल कलर का डब्बा दे दो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चीनी दे दो। तो लाल कलर का डब्बा कह लो या चीनी कह लो, बात वही है। इसी तरह से मैंने a इज इक्वल टू 1 जब कहा तो a के अंदर 1 स्टोर हो गया। ये क्या होगा कि आपकी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसके अंदर a नाम की मेमोरी लोकेशन पर 1 स्टोर हो जाता है। तो ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हम बस वेरिएबल को अभी एक कंटेनर की तरह समझेंगे और कहेंगे उस कंटेनर के अंदर 1 आ चुका है। इसी तरह से b इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा कि b के अंदर 2 आ चुका है। आते हैं वापस हैंडबुक पे। a इज इक्वल टू 30 किया यानी कि a के अंदर 30 आ गया। a इज इक्वल टू हैरी किया, a के अंदर हैरी आ गया। डबल कोट क्यों लगाया, डबल कोट का मतलब होता है स्ट्रिंग, और HARRY अगर मैं ऐसे ही लिखूंगा तो वो एरर देगा, लेकिन डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया तो मैंने इसको स्ट्रिंग की तरह मार्क कर दिया। और स्ट्रिंग की तरह मार्क करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हैरी नाम का एक और वेरिएबल होगा तो पाइथन इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हैरी एज अ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। उसी तरह से c इज इक्वल टू 71.22 मैंने लिखा तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहां पर आ गया। यहां पर a वेरिएबल का नाम है और 1 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, b वेरिएबल का नाम है, 2 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पर हम b को आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। आइडेंटिफायर मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम इस्तेमाल हुआ है। अगर आपका नाम रोहन है तो आपका जो रोहन है वो आइडेंटिफायर है और वैल्यू क्या है रोहन की, आप हो, कुछ ऐसा समझ लो आप। आइडेंटिफायर मतलब नाम जिससे पुकारा जाए। अगर आप कहते हो दिस इज अ कैट तो कैट आइडेंटिफायर है जो कि आइडेंटिफाई कराती है। आपको पता है, आपके दिमाग में एक बिल्ली की इमेज बनती है कैट सुन के, ओके कैट है तो कैट एक आइडेंटिफायर है। उसी तरह से आइडेंटिफायर्स कौन से वेरिएबल की बात हो रही है ये डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं c इज इक्वल टू 7 और मैं अगर यहां पर लिख दूं नेम इज इक्वल टू डबल कोट से मैं हैरी, डबल कोट का मतलब कि मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं डबल कोट नहीं लगाऊंगा तो ये हैरी एक दूसरा आइडेंटिफायर को ढूंढेगा ऊपर जो कि नहीं है, और इसलिए एरर भी दे रहा है मुझे, कह रहा है कि हैरी इज नॉट डिफाइंड। तो डबल कोट का मतलब क्या हुआ, डबल कोट का मतलब एक स्ट्रिंग की बात हो रही है। नेम इज इक्वल टू डबल कोट हैरी मैंने जैसे ही कर दिया वैसे ये समझ जाएगा कि मैं हैरी एज अ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। फिर जब भी मैं प्रिंट नेम करूंगा तो हैरी प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आइडेंटिफायर। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं। देखो हमने इंटीजर की बात करी, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करी यानी जिसमें डेसिमल होता है। 1 जो है वो एक इंटीजर है, 7.22 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें कि डेसिमल आता है। और अगर मैं हैरी की बात करूं वो एक स्ट्रिंग है जिसको हम डबल कोट में भी लिखते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हो गए। प्राइमरीली अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस और नन, ये प्रमुख डेटा टाइप्स होते हैं।
इंटीजर्स में क्या आता है 1 2 3 4 नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में क्या आता है 7.22, 8.74, 7.221, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रिंग्स में डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डेटा टाइप्स डॉट पी वाई नाम से बनाऊंगा फाइल, डेटा टाइप्स डॉट पी वाई, एंड लेट्स डू वन थिंग यार, इनका ना इनकी नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि पहले कौन सा प्रोग्राम बना था उसके बाद कौन सा बना था। क्योंकि यार मैं सिर्फ आपको पढ़ाने पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सोर्स कोड भी आपको बढ़िया से बढ़िया मिले, अच्छे से दिया जाए। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a इज एन इंटीजर। फिर अगर मैं लिखूँ b इज इक्वल टू 5.22, तो मैं लिखूंगा b इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फिर इसके बाद मैं लिखूं c इज इक्वल टू हैरी, तो मैं यहां पर लिखूंगा c इज अ स्ट्रिंग। फिर अगर मैं लिखूं d इज इक्वल टू ट्रू, जो कि फॉल्स भी हो सकता था, और कैपिटल F से फॉल्स होगा, कैपिटल T से ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स, ये बूलियन डेटा टाइप होता है पाइथन में। कभी कभी हमें सिर्फ इतनी बात स्टोर करनी पड़ती है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हाँ या ना, तब हम बूलियन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रू फॉल्स ये बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। अब आप देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d इज अ बूलियन वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बूलियन वेरिएबल। अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ e इज इक्वल टू नन, ये क्या है, e इज अ नन टाइप वेरिएबल, ठीक है। अब नन क्यों हम स्टोर कर रहे हैं, आप कहोगे वाई, क्या जरूरत पड़ गई। कभी कभी हमें ये मार्क करना पड़ता है कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग को मार्क करने के लिए हम नन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप में से कई लोग कहोगे नथिंग को मार्क करने के लिए फॉल्स का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। नहीं, फॉल्स हाँ या ना, जब हमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है हाँ या ना में, तब हम लोग बूलियन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मुझे ये डिनोट करना है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, तब मैं इस्तेमाल करूंगा नन टाइप वेरिएबल का। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम्स। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपका नाम रोहन हो सकता है, आकाश हो सकता है, इजहान हो सकता है, आपका नाम समीर हो सकता है, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसका नाम 722XY_KP@ होता हो? अरे नहीं होता यार। आपने अगर देखा भी होगा तो होगा कोई नमूना, मैंने नहीं देखा कभी, ठीक है, और होता भी नहीं है। अब आप कमेंट मत करना कि मैंने देखा है और ये वो, अच्छा देखा है तो कर भी देना, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक रूल होता है नाम को डिफाइन करने का। एक रूल होता है कि भाई इसका नाम ये हो सकता है, सृष्टि हो सकता है इस लड़की का नाम, इस लड़की का नाम _@BB@ कॉपीराइट का सिंबल नहीं होता है, नहीं होता है यार, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रूल है। देखो भाई, आप इस वेरिएबल का नाम a तो रख सकते हो, b भी रख सकते हो, c भी रख सकते हो, d भी रख सकते हो, e भी रख सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स हैं क्या नहीं रख सकते, ये अभी आपको बताता हूं। तो मैं यहां पर 03_rules_variables.py के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा a इज इक्वल टू 23 चलेगा, a इज इक्वल टू 435 चलेगा, हैरी इज इक्वल टू 34 चलेगा, समीर इज इक्वल टू 45 चलेगा, अंडरस्कोर समीर इज इक्वल टू 34 भी चलेगा, लेकिन @समीर इज इक्वल टू 56 नहीं चलेगा। आप देख सकते हो कि एक रेड कलर की यहाँ पर हमें दे दिया, पाइलेंस ने कह दिया कि भाई देखो ये नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? रूल्स पढ़ते हैं वेरिएबल के नाम को देने के, हमें वो रूल समझ में आ गए तो हम वेरिएबल का नाम पता लगा लेंगे वैलिड है कि इनवैलिड। चलो आ जाओ, रूल पढ़ते हैं, हैंडबुक पे आते हैं और आप देखो, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। देखो वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं जो कि A से लेकर Z तक होते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं जो कि 0 से 9 तक होते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकता है। अंडरस्कोर सिंबल होता है जो कि शिफ्ट और डैश को दबाकर आपके कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा। ये वाली की होती है, देखो देखो दिख रही है आपको, ये वाली की होती है। हाँ देखो, अंडरस्कोर भी दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। तो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम स्टार्ट हो सकता है सिर्फ अल्फाबेट या अंडरस्कोर से। यानी कि A से Z तक आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर लो स्टार्ट करने के लिए, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो स्टार्ट करने के लिए, नंबर यूज नहीं कर सकते स्टार्ट करने के लिए। 0 से स्टार्ट नहीं होगा। 0 समीर एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, 1 समीर भी नहीं है, 1 सृष्टि भी नहीं है, 1 दिव्या भी नहीं है, 3 कैटरीना भी नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा रूल कहता है कि अ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल के नाम में वाइट स्पेस नहीं हो सकता, ये हमारा चौथा रूल कहता है। हमारा चौथा रूल कहता है कि वेरिएबल के नाम में कोई भी वाइट स्पेस
नहीं हो सकता, ना ही स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। अंडरस्कोर की हमने बात करी है, वो हो सकता है, हाँ हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। तो ये 4 रूल्स अगर आपको समझ में आ गए वेरिएबल को डिफाइन करने के, तो आप बता दोगे वेरिएबल अलाउड है, वेरिएबल नेम की नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ वापस से, तो अंडरस्कोर समीर एक वैलिड है। ये क्यों नहीं था वैलिड? क्योंकि भाई एट द रेट से स्टार्ट हो गया। अच्छा ये क्या है? वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है भाई, इसमें आ गया है एक एट द रेट का सिंबल, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। अगर ये अंडरस्कोर होता तो चल जाता, एट द रेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो बढ़िया यार, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। यहाँ पर मैं एट द रेट कर देता हूँ, तो ये इनवैलिड है ड्यू टू एट द रेट सिंबल से स्टार्ट हो रहा है। ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें एट द रेट नहीं हो सकता वेरिएबल के नाम में। अब आप कहोगे ऐसे रूल्स बनाए क्यों गए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ऐसे रूल्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसलिए बनाए गए क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो कि पाइथन इंटरप्रेटर इंटरनली यूज करता है। ये जो एट द रेट होता है ना, ये हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है ये एट द रेट, और कहाँ कहाँ यूज होता है, डेकोरेटर क्या होता है, सब आपको बताऊंगा मैं। और तब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसे रूल्स बनाए गए। ये बनाए गए ताकि पाइथन प्रोग्रामिंग आप लोग इंजॉय कर पाओ, आपको कंफ्यूजन्स ना हो, इसीलिए रूल्स बना दिए गए। भाई ये नाम वैलिड है, ये नाम इनवैलिड है, ये तुम यूज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, दैट्स इट। इस तरह की बात करने के लिए, इसलिए आप लोगों के लिए ये रूल्स बने हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू ऑपरेटर्स इन पाइथन। क्या होते हैं ऑपरेटर्स? देखो, अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है, अगर आपने 5वीं 6ठी की भी मैथ्स पढ़ी है, तो आपको पता होगा प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि कह रहा है कि a के अंदर 1 को डाल दो। वो कह रहा है कि a नाम से पुकारूंगा मैं इस मेमोरी लोकेशन को जिसमें 1 स्टोर है। a एक कंटेनर है जिसमें 1 स्टोर है। तो इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, माइनस इक्वल टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। फिर हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं 1 इक्वल्स टू 1, क्या 1 इक्वल्स टू 1 है? अगर 1 इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा है, अगर ये बात सच है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। देखेंगे अभी कैसे काम करता है ये। फिर होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। ये कैसे काम करते हैं ये भी देखेंगे। तो इन ऑपरेटर्स को अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जब हम लिखते हैं 7 + 4 इज इक्वल टू 11, तब 7 और 4 ऑपरेंड्स कहलाते हैं, और जो प्लस दिख रहा है ना आपको, वो ऑपरेटर कहलाता है। और जो 11 होता है ना इक्वल टू के बाद, वो रिजल्ट कहलाता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा 04_operators.py करके एक फाइल बनाऊंगा, और हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू 34, और मैं कहूँ b इज इक्वल टू 4, और मैं लिखूँ प्रिंट, या फिर मैं लिखूँ c इज इक्वल टू a + b, और इसके बाद मैं प्रिंट कर दूँ c को। प्रिंट फंक्शन होता है जो कि प्रिंट करने में सहायक होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और मैं अगर इसको चलाकर दिखाऊं आपको प्रोग्राम को, तो 38 आ रहा है। अगर मैं अपने वही 7 + 4 वाले एग्जांपल पे जाऊं, तो आप लोग को 11 दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 7 और 4 11 होता है। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं इसको थोड़ा कॉन्साइज बना देता हूं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। जब मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूं 4 - 2, तो जो इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मैं लिख देता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइन, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है असाइन कर दो 4 - 2 इन a। ठीक है, अगर मैं लिखूं a प्लस इक्वल टू, मैं लिख दूं 3। सबसे पहले मान लो मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू 6। मैं थोड़ा इजी करना चाहता हूं इस चीज को, और मैं कहता हूं b प्लस इक्वल्स टू 3। तो मैं कह रहा हूं कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 3 एंड देन असाइन इट टू b। यानी कि b की जो वैल्यू है उसमें 3 बढ़ा दो, और फिर b को उस वैल्यू के बराबर कर दो। तो b की वैल्यू पहले क्या थी? 6 थी। b में 3 जुड़ेगा, यानी कि 6 में 3 जुड़ेगा, 6 3 9 प्रिंट हो जाएगा। तो चलो यार इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट a करता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट b करता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट b करूँ तो क्या होगा? अब देखो, एक बार यहाँ पर 2 आया, एक बार 9 आया। 4 - 2 क्या होता है? 2 होता है, और 6 और 3 क्या होता है? 9 होता है। तो b की एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड क्या हुआ? b की एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड हो गया 3, क्योंकि मैंने b प्लस इक्वल्स टू 3 लिखा था। अच्छा, अगर मैं b माइनस इज इक्वल टू 3 लिखता तो क्या होता? अगर मैं कहता b माइनस इज इक्वल टू 3, और इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूं, और मैं कहूँ b इज इक्वल टू 6, और सीधा उसके बाद कहूँ b माइनस इज इक्वल टू 3, तो मैं कह रहा हूँ b की वैल्यू में से 3 घटा दो, तो 6 - 3 कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसको जरा एडजस्ट कर देता हूँ। इंक्रीमेंट को मैं डिक्रीमेंट करता हूँ, और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 3 एंड देन असाइन इट टू b।
उसी तरह से अगर मैं इसको स्टार कर दूं तो क्या होगा, 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं डिवाइड कर दूं तब क्या होगा, 6/3 2 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर 2.0 आ गया। लेकिन अभी मैं इसको वापस से माइनस कर दूंगा क्योंकि मैंने डिक्रीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। बट यू गॉट द पॉइंट यार, यू गॉट द पॉइंट कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में एक बड़ा रोचक सा फैक्ट बताता हूँ कि इनकी रिटर्न वैल्यू हमेशा एक बूलियन होती है। यानी कि अगर मैं लिखूँ a = 2 और मैं लिखूँ 7 > 3, तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ए के अंदर यहाँ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यार, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जब तक मैं कोड से नहीं दिखाऊंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मान लो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कुछ और यूज़ करता हूँ, मे बी मैं डी यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा d = और मैंने लिखा 5 > 4 और मैं प्रिंट कर दूँ d को। तो मैं कह रहा हूँ कि d के अंदर है 5 > 4। मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, कौन सा, लेस देन। 5 > 4 सच है कि झूठ? सच नहीं है यार, झूठ है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। ठीक है, तो 5 इज नॉट लेस देन 4। ठीक है, तो क्या होगा, डी की जगह फॉल्स आएगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूँ, 5 > 4 कर दूँ, तब क्या होगा, डी की जगह क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा बूलियन रिटर्न करते हैं। तो बढ़िया, ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स सिर्फ ग्रेटर देन नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। अगर मैं 5 > 5 करूँ तो ये ट्रू करेगा, और अगर मैं सिर्फ 5 > 5 कर दूं, क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं भाई, 5 5 से बड़ा नहीं है, इक्वल है, तो फॉल्स आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो आप देख सकते हो 5 > 5 मैंने किया यहाँ पर, तो ये ट्रू आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से लेस देन इक्वल टू भी होता है, ये भी ट्रू आएगा। लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो, इक्वल टू है तो ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में नॉट इक्वल टू भी एक आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये बात सच है, ये ट्रू है, तो ट्रू आ गया। अगर मैं कहूँ 5 इज नॉट इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, एक्चुअली ये फॉल्स है, तो ये चीज फॉल्स है, इसलिए डी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर डबल इक्वल्स टू कर दूं, जिसका मतलब होता है कि क्या 5 5 के बराबर है, तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, 5 5 के बराबर है, तो डी क्या होगा, डी हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। अब बहुत सारे लोग जो कि बिगिनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो कहते हैं कि यार डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर इक्वल टू का मतलब ये समझा होता है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, उन्होंने हमेशा से ये सीखा होता है इक्वल टू का मतलब, लेकिन अचानक से जब वो प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस होते हैं, उन्हें बताया जाता है कि डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो कहीं ना कहीं उनका माइंड ब्लो होने लगता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको चेक करना है कि क्या दो वैल्यूज इक्वल है एक दूसरे के नहीं, तो डबल इक्वल टू यूज़ करो हमेशा, इस बात को याद रखना। और जब आपको असाइनमेंट करना हो, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालनी हो, तो आप सिंगल इक्वल टू यूज़ करना। आई होप यू गॉट द पॉइंट यार, एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं चीज़ें, है ना। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। आप कहीं ना कहीं से तो पाइथन सीखते हैं, इसीलिए मैंने अवसर ले लिया आपको पाइथन सिखाने का, और मेरा ये सौभाग्य है। ठीक है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लिए हमने, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ e = और मैं यहाँ पर लिखूँ 1 और इसके बाद मैं लिखूँ और 5, या मैं कहूँ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो क्या होगा, e की वैल्यू क्या होगी? e की वैल्यू होगी ट्रू। अब आप कहोगे क्या चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आया। आप कहोगे यार ये क्या, एक बार के लिए आप देखोगे, कहोगे क्या ट्रू और फॉल्स। तो देखो क्या होता है ना, ये आ कहाँ से रहे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आप लोगों ने क्लास 12th में स्विचिंग सर्किट्स पढ़ा है, जो कि आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि ये है क्या। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि या तो आप इंसान हो या जानवर हो, या इंसान हो या जानवर हो, ठीक है, तो ये बात सच है कि झूठ है? ये बात सच है, या तो इंसान हो या जानवर हो। इंसान हो, तो अगर मैं कहूँ आप इंसान भी हो और आप जानवर भी हो, या मैं कहूँ आप इंसान भी हो आप मछली भी हो, ये बात सच है क्या? नहीं, ये बात सच नहीं है। आप मछली नहीं हो यार, मछली नहीं हो आप। तो एंड के लिए दोनों चीज़ें जब ट्रू होंगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, और के लिए दोनों में से कोई एक चीज़ अगर ट्रू हुई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं फॉल्स और फॉल्स करूं तो वो फॉल्स आएगा। अगर मैं ट्रू और ट्रू करूं तो क्या आएगा?
ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू करूं तो ट्रू आएगा, या तो ये या ये, मतलब दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू रिटर्न करेगा वो। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल आपको बनाकर दिखाऊं, एक्चुअली ट्रुथ टेबल बोला जाता है, तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया आप लोगों के लिए। देखो ये कितना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। तो इसका आउटपुट आप देखोगे तो देखो बता रही है ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, यानी दोनों में से एक ट्रू होगा तो ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू, लेकिन फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। तो होता क्या है कि दोनों में से अगर एक ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यही ट्रुथ टेबल मैं एंड के लिए बनाऊं, इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं बाय द वे, ये फैंसी नेम है इस चीज का कि भाई किन दो ऑपरेंड्स की क्या वैल्यू आने वाली है, इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो मैं अगर यहां पर लिखूं ट्रुथ टेबल ऑफ और, ठीक है, इसे बेसिकली ट्रुथ टेबल कहते हैं, जो है इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं कि भाई किन दो वैल्यूज पे क्या वैल्यू आएगी। सिंपल है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और यहाँ पर एंड, और मैं एंड को ना सिंगल कोट में डाल देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, आपको पता चले कि भाई ये और की ट्रुथ टेबल है। और यहाँ पर मैं बस सिंपली क्या करूँगा, और को एंड से रिप्लेस कर दूंगा। आप देखो मैं ऑल्ट दबाकर किस तरह से मल्टीपल कर्सर्स लेकर आ रहा हूँ। हाँ, इसे कहते हैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी। बताता हूँ ये क्या होती है। तो क्या होता है कि मैं एक बार स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लेता हूँ। अगर मैंने ऑल्ट दबाया अपने कीबोर्ड में और जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर एक एक कर्सर बनता जाएगा और मैं जो भी टाइप करूँगा वो उस कर्सर में आ जाएगा। देखिए इसे कहते हैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी ऑफ VS कोड। आप VS कोड में हो अगर तो मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये फीचर अच्छा लगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहली बार पता अगर चला होगा ये फीचर तो आपको काफ़ी रोचक लगा होगा, मज़ा आ गया होगा आपको। तो चलो यार अब ये ट्रुथ टेबल को प्रिंट करते हैं। तो देखो हमने और की ट्रुथ टेबल प्रिंट करी जो कि कुछ इस तरह से दिखती थी, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ये। अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, यानी कि दोनों बातें सच होनी चाहिए। एंड का मतलब दोनों बातें सच होनी चाहिए। तो देखो जब ट्रू एंड ट्रू है तब ट्रू है, बाकी सब जगह ये फॉल्स है। एज सिंपल एज दैट। अब हम बात करेंगे नॉट की, ठीक है। नॉट की, नॉट सिर्फ एक ऑपरेंट पर ऑपरेट करता है, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब अगर आप लोगों ने इस कोर्स को यहाँ तक देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में दिस पाइथन कोर्स इज हेल्पफुल लिख दो अगर आपको ये कोर्स हेल्पफुल लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट नॉट ऑफ फॉल्स तो आपको ट्रू देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रू देखने को मिला आपको। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ प्रिंट नॉट ऑफ ट्रू तो आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली बुलियन ऑपरेटर्स पर ऑपरेट करता है, सिंगल ऑपरेंट पर ऑपरेट करता है। ट्रू को फॉल्स बना दे, फॉल्स को ट्रू बना दे, उसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं। कमेंट में लिख दो कोई ना कोई, जो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना दे उसे नॉट ऑपरेटर कहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना दे उसे नॉट ऑपरेटर कहते हैं। लिखो नीचे, ठीक है। इससे हम सब सीखेंगे एंड वी ऑल विल बी थैंकफुल। वापस से आता हूँ पाइथन हैंडबुक में। हमने चारों तरह के ऑपरेटर्स को समझ लिया दोस्तों। अब बात करेंगे टाइप फंक्शन की और टाइप कास्टिंग की, जिसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा 05_type.py। अब क्या है टाइप कास्टिंग और टाइप क्या होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इंटीजर, स्ट्रिंग, नन, बूलियन ये सब टाइप्स होते हैं। अगर मुझे पता करना है किसी भी वेरिएबल का टाइप क्या है तो वो मैं कैसे करूँगा, हम कुछ इस तरह के कोड का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से Ctrl+C करके कॉपी करना चाहूँगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर दूंगा और बेसिकली इसको मैं लाइन बाय लाइन लिखूंगा और मैं प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ ए को। मैं अगर लिखूँ t = टाइप ऑफ ए तो t के अंदर a का टाइप आ गया और मैं प्रिंट कर सकता हूँ t को। और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैं इसको रन करूँगा अभी तो आप देखो यहाँ पर क्लास इंट लिख कर आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 31.2 कर दूँ तो मुझे इस बार क्लास इंट लिख कर नहीं आएगा, इस बार क्लास फ्लोट लिख कर आएगा। क्यों? क्योंकि 31.2 में डेसिमल है और वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो क्योंकि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसलिए 31.2 लिख कर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको हैरी कर दूँ डबल कोट में कुछ इस तरह से, तब क्या होगा? तब ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। आपको दिखाता हूँ चलाकर। तो देखो यहाँ पर क्लास str प्रिंट हो रहा है। अब नीचे आउटपुट देखो, क्लास str प्रिंट हो रहा है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि आप टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी तरह के वेरिएबल के टाइप को प्रिंट कर सकते हो। हाँ, किसी भी तरह के वेरिएबल की। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी तरह के वेरिएबल के टाइप को प्रिंट कर सकते हो। इससे भी बढ़िया रोचक बात यह है आप किसी भी तरह के वेरिएबल को किसी भी तरह के वेरिएबल में बदल सकते हो बशर्ते कि वो वैलिड हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर मैं कहता हूं कि ये है 31.2 कुछ इस तरह से, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, ठीक है, मेरी मर्जी में लिख सकता हूं ऐसे। तो आप बताओ इसका टाइप क्या होगा?
आप मुझे बताओ उसका टाइप क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम स्टैम्प के साथ लिखकर बताओ उसका टाइप क्या होगा। और अगर आपने स्ट्रिंग लिखा देन यू आर अ जीनियस, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आगे हम कोड्स के बड़े नहीं है ना, आपने फिगर आउट कर लिया विच इज अमेजिंग, तो कुडोस टू यू। डबल कोट के अंदर नंबर है तो क्या हुआ, वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी क्योंकि वो डबल कोट के अंदर है। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो आप देखो यहाँ पर क्लास str प्रिंट हो रहा है, क्लास str प्रिंट हो रहा है। अगर मैं दोबारा रन करूं आप देखो क्लास str प्रिंट हो रहा है। तो क्लास str प्रिंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहता हूं, तो क्या मैं इसका टाइप बदल सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं b इज इक्वल टू a बट द टाइप शुड बी फ्लोट? क्या ये कहने का कोई प्रोग्रामेटिक तरीका है? हाँ है, ये कहने का प्रोग्रामेटिक तरीका ये है b इज इक्वल टू, और मैं कहूंगा फ्लोट एज अ फंक्शन एंड a। तो फ्लोट एक फंक्शन है, इंट भी एक फंक्शन है, str भी एक फंक्शन है, जो कि क्या लेता है, किसी भी तरह का वेरिएबल लेता है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, प्रोवाइडेड ये कन्वर्जन लीगल हो। अब आप हैरी को फ्लोट में बदलने की कोशिश करोगे आपको एरर देखने को मिलेगा, वो भी करके दिखाऊंगा अभी आपको मैं। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रैपल का इस्तेमाल जरूर किया करो। लेकिन अभी हम यहाँ पर b इज इक्वल टू फ्लोट ए लिख रहे हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर पाउंड सिंबल लगाया, मतलब कि ये सब इग्नोर होगा। हाँ, हम सिंगल लाइन कमेंट्स को किसी भी एक स्टेटमेंट के बाद भी लिख सकते हैं, इन केस यू डोंट नो, इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिस इज वैलिड। अगर आपको नहीं पता था दैट शुड बी फाइन, यू आर लर्निंग, ठीक है, आप सीख रहे हो और आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से कमेंट्स भी लिखे जाते हैं। इस लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह से कमेंट लिखो, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, 31.2 हमने दिया इसको और हमने कहा फ्लोट के अंदर 31.2 क्या रिटर्न होके आएगा, रिटर्न होकर आएगा 31.2 एज एन इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ a इज इक्वल टू 31.2 किया तो a का टाइप क्या है, str है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं कहता हूं b इज इक्वल टू फ्लोट है तो b का टाइप क्या होगा, इस बार b का टाइप फ्लोट हो गया, देखा आप लोगों ने, इस बार b का टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया, विच इज अमेजिंग। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये हुआ कि हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके टाइप को चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के। इस केस में हमने स्ट्रिंग से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर दिया a को, जो कि एक स्ट्रिंग थी, 31.2 था स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन थी तो स्ट्रिंग ना। सो टाइप फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग टाइप पता करने के लिए करते हैं एंड फ्लोट str int इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने str 31 किया तो 31 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अगर int 32 किया जो कि एक स्ट्रिंग था तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन। अगर हम फ्लोट 32 लिखें तो इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप समझ में आ गई एंड दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल। जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे तब हमें इसकी अहमियत पता चलेगी। तो ये वो फंक्शंस थे जो कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं if the conversion is valid। अब बात करते हैं इनपुट फंक्शन की, जो कि एक कमाल का फंक्शन है। मैं आप लोग को बताता हूं कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। इसके लिए एक फाइल बनाऊंगा, हाँ डेडिकेटेड फाइल बनाऊंगा 06_input.py के नाम से। मान लो मैं चाहता हूं कि यूजर्स इनपुट करें नंबर्स और उन दोनों का सम हो जाए, तो मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू इनपुट और मैं कह सकता हूं एंटर नंबर 1। बहुत ट्रिकी चीज़ है ये और मज़ा आ जाएगा आपको, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे, आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में, ठीक है। एंटर नंबर 2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 1 लिखूंगा मैं अगर, तो क्या होगा कि a के अंदर आ जाएगा नंबर 1, b इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 2 लिखूंगा तो b में आ जाएगा नंबर 2। मैं प्रिंट करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर a इज, ठीक है। और इसके बाद में क्या करूंगा, मैं दबा रहा हूँ ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की टू रेप्लिकेट अ लाइन इन केस यू डोंट नो। नीचे लिख कर आ रहा है, आप देखो जो की दबा रहा हूँ मैं वो नीचे लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया इस लाइन को और मैं कह रहा हूँ नंबर b इज, और मैंने ऑल्ट और क्लिक का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर a कर दूंगा, यहाँ पर b कर दूंगा। मतलब VS कोड में आप कैसे भी करके लिखो, जल्दी लिख लो बस, क्योंकि जितना ज़्यादा एफिशिएंट आप होगे उतनी वैल्यू आपकी होगी। कुल मिला के बात ही है, ठीक है, एंड दैट्स द फैक्ट। चलो यार, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है वो हम देंगे। तो एंटर नंबर 1 मान लो 34, एंटर नंबर 2 67, एंटर किया, नंबर a 34, नंबर b 67। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कोलन लगा दूँ तो थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो दोबारा चलाते हैं इस नंबर को, 34 56, और आप नीचे देखो नंबर a 34, नंबर b 56, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट और मैं लिख दूंगा सम इज, और यहाँ पर लिख दूंगा a प्लस b। और अगर मैंने a को 1 दिया, b को 2 दिया तो 3 आ जाएगा, राइट या रॉन्ग। a को 1 दिया, b को 2 दिया तो क्या आएगा, ये देखो क्या आया, 12 आ गया। कहोगे यार ये क्या हुआ यार, मतलब 12 कैसे आ गया।
एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने इस तरह की चीज़ पहली बार देखी थी ना अपनी ज़िंदगी में, मेरा माइंड ब्लो हो गया था। मैंने कहा यार ये 12 कैसे आ सकता है, 1 और 2 का सम। लेकिन यहाँ पर आई कट शॉर्ट द टॉक्स और मैं आपको बताऊंगा कि 1 और 2 का सम यहाँ पर 12 क्यों आया। एक्चुअली होता कुछ ये है, यहाँ आप गेस करना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। चलो मैं बताता हूँ। ए की वैल्यू जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, बी की वैल्यू भी स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो मैं आपको ज़रा रैपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं रैपल का काफ़ी प्रयोग करता हूँ जब भी मुझे इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। पाइथन लिखा, अगर मान लो मैं लिखता हूँ हैरी प्लस कोडर, तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। जब दो स्ट्रिंग्स को हम सम करते हैं, प्लस ऑपरेटर से पास करते हैं, तो वो दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। और यहाँ पर आप लोग देखो, हैरी प्लस कोडर मैंने यहाँ पर किया तो हैरी कोडर हो गया। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ इस तरह से 1 प्लस 2, नोट दैट ये स्ट्रिंग है, नोट दैट ये स्ट्रिंग है, 1 भी स्ट्रिंग है, 2 भी स्ट्रिंग है। एंटर मारूंगा, देखो क्या हुआ, 12 आ गया। क्या हुआ, वही हुआ जो हैरी कोडर के साथ हुआ था, कॉन्कैटिनेट हो गई स्ट्रिंग्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन अगर मैं नंबर लिखूं तो क्या होगा, तो सम हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि ये यहाँ पर 1 2 क्यों आया। अच्छा, अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लूँ, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ, कंफ्यूजन ना होता कि आपको 23 67 लूंगा, वो भी कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। 2 3 6 7 हो गया। ऐसा नहीं है 1 और 2 के साथ हो रहा है सिर्फ ऐसा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नंबर सम हो, एडअप हो, कॉन्कैटिनेट ना हो। कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा? मुझे इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो भी इनपुट मुझे दे रहा है रिटर्न करके उसका इंट बना दो। एंड की दबाया और मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ए इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, यानी कि जो भी इनपुट आ रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो भी यूजर मुझे इनपुट दे रहा है उसकी इंटीजर बना दो, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं 2 नंबर्स डालूंगा, मान लो 1 और 2 वाला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। उप्स, यहाँ पर मुझे 1 टाइप करना है और यहाँ पर मुझे 3 टाइप करना है। तो 1 और 3 का सम 4 आ गया, ठीक है। 1 और 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा, वही बात है। 1 और 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। डिड यू सी दैट, डिड यू सी दैट? 1 और 2 को सम किया मैंने तो 3 आ गया। हाउ कूल इज दैट, अमेजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यार, देखो आपको टाइप कन्वर्जन्स परफॉर्म करने पड़ेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और इनपुट फंक्शन एक कमाल का फंक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, एकदम बहुत ही कमाल का तरीका यूजर से इनपुट लेने का। एंड दैट रैप्स अ चैप्टर 2। काफ़ी मज़ा आया हमें चैप्टर 2 में। और अब हम चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 2 PS के नाम से फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर को शिफ्ट राइट क्लिक करके VS कोड में खोलूंगा। यहाँ पर पहला प्रोग्राम बनाऊंगा 01_problem1.py एंड सिंपली मैं कहूंगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, प्रिंट a प्लस b। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी यार, जो भी 2 नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। बट बनाना ज़रूरी है प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखेंगे, प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक प्रोग्राम्स, ताकि आप लोग एक्चुअल में कोडिंग करें और सीखें, ठीक है। ओके, लेट्स कीप गोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, problem2.py। और यहाँ पर प्रॉब्लम 2 हमसे क्या कह रही है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय z। अब ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है, इसका एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है 34, एक नंबर है हमारे पास लेट अस से 5। अब मैं चाहता हूँ कि रिमाइंडर क्या आए वो मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट और मैं लिखूँगा रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b इज, क्या होगा वो रिमाइंडर होगा a%b। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कहलाता है, इन केस यू डोंट नो। एंड दिस रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, ठीक है। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी वंस अगेन गाइस। और आप देखो यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो रिमाइंडर होगा। एंड बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट है वो एक स्पेस ऐड कर देता है जब आप कॉमा लगाते हो। बाय द वे, आप कॉमा लगाकर मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करा सकते हो यूजिंग प्रिंट फंक्शन, इन केस यू डोंट ऑलरेडी नो एंड इन केस यू हैवंट ऑलरेडी नोटिस्ड। आई होप कि आपने नोटिस कर लिया होगा। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो देखो, रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b इज 4। अगर इसी को मैं 37 कर दूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करके 5 7 जो 35 और 2 रिमाइंडर आएगा, तो क्या ये दिखाएगा 2 मुझे? यस, सिंपल यार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऑपरेटर पता होना चाहिए बस आपको। एंड इन केस प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं दोबारा आपको बता दूं, निराश मत होना, क्योंकि दीज प्रैक्टिस सेट्स आर डिजाइन टू टीच यू, ठीक है।
कुछ लर्निंग्स मैंने प्रैक्टिस सेट में रखी हुई हैं, ठीक है, जस्ट सो दैट यू नो। अब आप देखो यहाँ पर यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर टू फाइंड आउट, बट उससे भी पहले चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन। ये भी बहुत आसान है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत आसान है ये भी। मैं यहाँ पर problem3.py करूँगा और मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू इनपुट एंटर दी वैल्यू ऑफ a, और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट टाइप ऑफ क्या a। चलो इसको चलाते हैं। तो मान लो मैंने कुछ भी डाली, a की वैल्यू ये डाली, मैंने एंटर मारा, क्लास str, तो a की वैल्यू का जो टाइप है वो मुझे यहाँ पर दिख गया। आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टूड इट। तो मैं इसको अगर ऐसे ही चलाऊँगा तो आप देखो मैंने 6 लिखा, क्लास str आ गया यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, हमेशा इनपुट का टाइप स्ट्रिंग होता है। चाहे मैं हैरी लिखूं, चाहे मैं इसको दोबारा चलाकर कोई नंबर लिखूं, चाहे मैं इसको चलाकर एक फ्लोटिंग पॉइंट लिखूं, चाहे मैं इसको चलाकर ट्रू लिखूं, ये हमेशा एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और आप टाइप कन्वर्जन करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो एक दूसरी बात है। आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन वेरिएबल a इज ग्रेटर देन b और नॉट, ठीक है। चलो जी आ जाओ, प्रोग्राम बनाते हैं। 2 नंबर्स हैं a और b, और हमें पता करना है कि क्या a ग्रेटर देन b है कि नहीं। तो problem4.py a की वैल्यू ले लेते हैं, int इनपुट लगा लेता हूँ, ताकि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में मुझे नंबर देगा और int उसको टाइप कास्ट कर देगा। तो एंटर नंबर 1 कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, b इज इक्वल टू int इनपुट और एंटर नंबर 2, ठीक है। ये मैंने कर दिया। दोनों नंबर्स आप लोग एंटर करोगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे और लिखेंगे a इज़ ग्रेटर देन b इज़ अ, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट क्या है ये, तो इज़ कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर हमें दी हुई है वैल्यूज़ की, a को 34 लेना, b को 80 लेना, तो 34 लेता हूँ पहले, फिर 80 लेता हूँ। फॉल्स a इज़ ग्रेटर देन b इज़ फॉल्स, ठीक है। तो मैं अगर दोबारा से कोई दूसरे नंबर्स लूँ जिसमें कि a बड़ा हो b से, यानी कि a को 45 ले लिया मैंने, b को 2 ले लिया, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ट्रू आ गया, ठीक है। और VS कोड का एक फीचर बताता हूँ आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में। मैं चाहता हूँ कि आपको जितना सिखा पाऊँ मैं सिखा दूँ। आप इसको ड्रैग करके ऐसे लेके जाओगे ना, तो आप इसको एक टैब बना सकते हो और यहाँ पर अपना काम करते रहो और इसका आउटपुट यहाँ पर देखते रहो। तो आप इसको चलाओगे कुछ इस प्रकार से, तो आप ऑटोमेटिकली इस टैब में आ जाओगे, यहाँ पर आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस चल रही थी, मैंने नंबर्स डाले नहीं थे। तो मैं इसको चलाऊँ दोबारा अगर, तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा 45, ये भी फॉल्स है क्योंकि ग्रेटर देन यूज़ किया है मैंने। हमें सिर्फ ये पता कराना है वेदर अ गिवन वेरिएबल a इज़ ग्रेटर देन b और नॉट, a b से बड़ा है कि नहीं, बस इतना पता करना है हमको। इक्वल टू की बात नहीं हुई है, ठीक है। Write a Python program to find an average of 2 numbers entered by the user. Very similar program, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर प्रोग्राम है। तो 05 _ problem6 या 5.py, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेवरेज करूँगा अपने इस कोड को जो मैंने लिखा है ऑलरेडी। मैंने ही लिखा है, मेरा ही कोड है, तो मैं चुरा सकता हूँ। इनफैक्ट चुरा इज़ नॉट इवन द वर्ड, आई कैन यूज़ माई ओन कोड, ठीक है। और चैट जीपीटी से भी उठा सकता हूँ भाई, चैट जीपीटी भी चल रहा है यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स टास्क करूँगा तो ईजी वाले टास्क चैट जीपीटी से कराऊंगा। इसी को कहते हैं यूजिंग AI टू योर एडवांटेज, ठीक है। बढ़िया। इंट इनपुट एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा द एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर्स इज, और क्या होगा एवरेज हमारे पास, ब्रैकेट खोलूंगा a + b और डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है ताकि आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेटली हो जाए। हमेशा ब्रैकेट लगाकर कैलकुलेशन करें। कभी भी ये ना सोचे कि पाइथन बॉडमास कर लेगा, पाइथन आपको ऑटोमेटिकली करके दे देगा। पहले आपको अगर आप दिमाग में सोच रहे हो कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड, यार ब्रैकेट लगा लो, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट लगा लो। जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी वो सबसे पहले होगी। तो a + b पहले इवैल्यूएट होगा, फिर डिवाइडेड बाय 2। रन करता हूँ और देखो यहाँ पर 45 लिया मैंने, और इसके बाद मान लो 45 और 55 ले लिया, ठीक है। तो देखो 50 आ गया इसका एवरेज, ठीक है। सिंपल। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर, वी हैव डन इट। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, एंड दिस इज इवन सिंपलर। लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर भाई, मैं करके दिखाऊंगा आपको, ताकि ये ना हो कि यार करके ही नहीं दिखाया इन्होंने। problem6.py, और यहाँ पर मैं कहूँगा एंटर दी नंबर, यहाँ पर मैं कहूँगा एंटर दी नंबर। लेट्स डू वन थिंग, इसको पूरे को कॉपी करते हैं, ठीक है, पूरे को पेस्ट करते हैं। नंबर 2 की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। एंटर योर नंबर कर दूंगा इसको मैं, ठीक है, एंटर योर नंबर और दी एवरेज
दी स्क्वायर निकाला ना, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, और यहाँ पर a इंटू ए कर लो, a इंटू ए कर लो, वरना एक और तरीका आपको बताता हूँ मैं, a टू द पावर 2 भी कर सकते हो। वैसे आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में a टुल्लू 2 लिखा होता है, बट पाइथन में वो वैलिड नहीं होता है। अगर आप शिफ्ट दबाकर 6 दबाओगे तो इस तरह का टुल्लू आ जाएगा, और a टुल्लू 2 लिखोगे आप लोग अगर, तो ये a स्क्वायर इस तरह से डिनोट किया जाता है कई बुक्स वगैरह में, लेकिन पाइथन में ये वैलिड नहीं होता है। पाइथन में आपको ए स्क्वायर लिखने के लिए a डबल स्टार 2 लिखना पड़ता है। नोट दैट a टुल्लू 2 लिखोगे तो वो a स्क्वायर नहीं होगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो a स्टार स्टार 2 मैं करूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं चलाकर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर मैंने मान लो 4 लिखा, और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 16 आ गया, ठीक है। अगर मैं a इंटू ए करता तो क्या होता, अरे तब भी वही होता यार, a इंटू ए करता तब भी वही होता। बस a स्टार स्टार से क्या होता है कि a टू द पावर 3, a टू द पावर 30, 40, कितनी भी बड़ी पावर पे मैं रेज कर सकता हूँ a को, ये फायदा होता है बस, ठीक है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा तो दोनों 49 देंगे मुझे। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। क्या वैलिड नहीं है, टुल्लू वैलिड नहीं है, ठीक है। पाइथन में टुल्लू वैलिड नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं गलती, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट वैलिड, इनकरेक्ट फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर इन पाइथन। ये इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट हाउ यू स्क्वायर अ नंबर इन पाइथन, ठीक है। आई होप कि प्रैक्टिस सेट आपका बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो गया, आपने कर लिया सॉल्व, मज़ा आया। आगे आगे अगर आपको ईजी लग रहा है तो वी आर गोइंग टू रेज द बार लाइक एनीथिंग। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम में हम चीज़ों को बहुत हायर लेवल पर लेकर जाने वाले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे बिगिनर लोगों का हाथ पकड़ के मैं ऊपर लेकर जाऊँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। बट मेरी बात याद रखना, वी आर गोइंग टू रेज द बार लाइक एनीथिंग। और आप लोगों को ये सारा सोर्स कोड मिलने वाला है। तो हमने चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट कर लिया, चैप्टर 2 हमने कर लिया, चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया। ये हैंडबुक दे दूंगा, चीट शीट भी दे दूंगा आपको, सोर्स कोड तो दे ही दूंगा, उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट का सोर्स कोड, सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। मिलता हूँ मैं आप लोगों से चैप्टर 3 में। बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग्स की। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि डबल कोट के अंदर कुछ भी डाल दो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोट्स। चलो यार इसको क्लोजली समझते हैं, ऐसे नहीं, क्लोजली अच्छे से समझेंगे। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 3 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, क्योंकि आई लाइक टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज। शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा, ये फोल्डर VS कोड में खुल जाएगा। 01_intro to strings.py करके एक फाइल बना लूंगा, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्ट्रिंग क्या होती है। ये है स्ट्रिंग, मैंने नेम इज इक्वल टू हैरी लिखा, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या स्ट्रिंग बनाने का कोई दूसरा तरीका भी है पाइथन में? यस, आप लोग सिंगल कोट के अंदर भी डाल सकते हो, वही बात है। डबल कोट के अंदर भी डाल सकते हो, वही बात है। ट्रिपल कोट के अंदर भी डाल सकते हो आप, अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना चाहते हो। याद है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला एग्जाम्पल? हाँ, बिल्कुल वैसे ही आप ट्रिपल कोट के अंदर भी डाल सकते हो अपने कैरेक्टर्स को, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो बन जाएगी। तो स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है पाइथन में, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, एंड वी कैन प्राइमरीली राइट अ स्ट्रिंग इन 3 वेज। मुख्य रूप से हम 3 तरीकों से स्ट्रिंग को जो है लिख सकते हैं, A, B और C। इस तरह से हमने तीनों स्ट्रिंग बनाई, तीनों एक ही तरह की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? अ स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। इस बात का क्या मतलब हो गया? एक बार स्ट्रिंग बन गई ना, आप उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को चेंज करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता। अब कंफ्यूज मत होना इस बात से, क्योंकि इस बात को मैं आगे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जस्ट अ हेड्स अप, आपको बताना चाहता हूं, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यानी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये एक स्ट्रिंग है तो आप R की जगह P नहीं लगा सकते, आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। विद दैट इन माइंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रिंग को किस तरह से हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं name2 इज इक्वल टू, या लिखूं नेम शॉर्ट इज इक्वल टू, यानी कि छोटा नाम इज इक्वल टू नेम, और मैं चाहता हूं नेम के कुछ कैरेक्टर्स आ जाएं, तो क्या होता है कि इंडेक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में, इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जो गिनती होती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये है मेरा 0th कैरेक्टर, ये है मेरा फर्स्ट कैरेक्टर, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है। हम लोग उल्टी गिनती भी कर सकते हैं। ये है -1 कैरेक्टर, ये है -2 कैरेक्टर, ये है -3 कैरेक्टर। जब हम उल्टी गिनती करते हैं तो -1 से स्टार्ट करते हैं, जब हम सीधी गिनती करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विद दैट इन माइंड लेट्स कम बैक। अ स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। मान लो ये आपकी स्ट्रिंग है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उल्टी गिनती करते हैं तो -1 से स्टार्ट करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। क्योंकि
इसमें 5 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं इसमें, इसीलिए इसकी लेंथ 5 है। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को निकालने के लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, हम कह सकते हैं लेन ऑफ नेम, और मैं लेन ऑफ नेम करूंगा तो प्रिंट हो जाएगी उस स्ट्रिंग की लेंथ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की शॉर्ट स्ट्रिंग किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to length -1 इन पाइथन। इन ऑर्डर टू स्लाइस अ स्ट्रिंग वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। आप क्या करोगे, स्लाइस स्ट्रिंग इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, फिर इंडेक्स स्टार्ट लिखोगे, फिर कोलन लगाकर इंडेक्स एंड लिखोगे। क्या मतलब है इस बात का, आपका माइंड ब्लो हो गया होगा। आप कह रहे हो यार ये क्या है, ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, बट होगा, मैं हूं ना। आप देखो यहाँ पर आओ VS कोड में, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 से स्टार्ट करो, कोलन लगाओ, फिर आप 0 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर कोलन 3 लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 एक्सक्लूडिंग ऑल द वे टिल 3 एक्सक्लूडिंग 3, ठीक है, समझे, 0 से लेकर 2 तक जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेगी कि यार जब भी मैं नेम 0:3 लिखता हूँ तो ये 0 से लेकर 2 तक जाएगा। 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि H इंक्लूड होगा जो कि 0 है, A इंक्लूड होगा जो कि 1 है, R इंक्लूड होगा जो कि 2 है, लेकिन दूसरा वाला R इंक्लूड नहीं होगा। तो HAR इसका आउटपुट आएगा अगर मैं प्रिंट करूंगा नेम शॉर्ट को, ठीक है। तो मैं नेम शॉर्ट को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि HAR आया, ठीक है। तो इस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है स्ट्रिंग्स में। ये बेसिक इंडेक्सिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए, मान लो मैं कहता हूँ कैरेक्टर 1 इज इक्वल टू, और मैं लिख दूँ नेम 1, कुछ इस तरह से। मैं ऑल्ट दबा के इस लाइन को मूव कर सकता हूँ, जस्ट सो दैट यू नो। मैं ऑल्ट दबाकर मैं एक काम करता हूँ कि स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल कर लेता हूँ, ऑल्ट दबाकर इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑल्ट की को प्रेस कर दिया अपने कीबोर्ड में तो मैं इस तरह से ऑल्ट को प्रेस करे रखूँगा और एरो कीज का इस्तेमाल करूँगा तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को मूव कर सकता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को मूव कर रहा हूँ, और मैं अगर यहाँ पर लिखूँ प्रिंट और मैं लिखूँ कैरेक्टर 1 तो आप देखो कि 0 1 यहाँ पर इसका आउटपुट A आ जाएगा। तो जो A है वो प्रिंट हो जाएगा। क्यों हुआ A प्रिंट? क्योंकि कैरेक्टर 1 इज A। कैरेक्टर 1 क्या है, यहाँ से 0 से गिनती हमने करी, 0 1 पहला कैरेक्टर। गिनती 0 से होगी अगर आप शुरू से करोगे, तो एंडिंग से करोगे तो -1 से गिनती होगी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। वापस से आऊंगा अपने उसी डायग्राम में, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने SL इज इक्वल टू नेम लिखा, इंडेक्स स्टार्ट कोलन इंडेक्स एंड। इंडेक्स स्टार्ट इज इंक्लूडेड, इंडेक्स एंड इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूडेड है, लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है। SL 0:3 रिटर्न्स HAR कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 3, SL 1:3 रिटर्न्स AR कैरेक्टर्स फ्रॉम 1 to 3। 1 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। 0:3 का मतलब 0 से लेकर 2 तक जाएगा एक्सक्लूडिंग 3, 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा। 1:3 का मतलब 1 से लेकर 2 तक जाएगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, और गिनती 0 से ही स्टार्ट होगी। तो ये AR इसलिए दे रहा है क्योंकि 1 जो है उसके करस्पॉन्डिंग A है और 2 के करस्पॉन्डिंग R है, 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को नेगेटिव स्लाइसिंग बताता हूँ जो कि बेहद आसान है, और आपको भी पता चलेगा, आप हैरान हो जाओगे कि बाप रे इतना आसान नेगेटिव स्लाइसिंग था। तो देखो नेगेटिव स्लाइसिंग समझाने के लिए मैं आऊँगा अपने टर्मिनल में और मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन, यस यू हर्ड दैट राइट, रैपल चलाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोग्राम भी बनाता हूँ, 02_negative_slicing.py, ठीक है। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, नेम इज इक्वल टू हैरी, और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा प्रिंट नेम, और इसके बाद मैंने लिखा 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4, तो ये पूरा आ जाएगा। तो मैं 0:3 करूँगा तो यहाँ पर HAR आएगा, 0 1 और 2, 3 इंक्लूडेड नहीं होता, यहाँ तक हमने देखा था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार ये आपको मैं एक बात बता दूँ कि आप इनकाउंटर नहीं करोगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी में नेगेटिव स्लाइसिंग को, यूजुअली आप लोग इनकाउंटर नहीं करोगे, लेकिन इन सम केसेस आपको कुछ कोड बेसिस में या फिर आपके इंटरव्यू में आ सकता है ये नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे काम करती है, तब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं ना, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा -4 से लेकर और -1 तक अगर हम करें तो क्या आएगा, ठीक है। अब आप चलाओगे, आप कहोगे यार क्या आएगा, -4 क्या होता है क्या? आप क्या करो, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप -4 को कन्वर्ट कर लो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स में। मतलब आप पेपर पे लिख के यहाँ से -1 से मार्किंग शुरू कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखी है, -1 -2 -3 -4 -5। -4 क्या है, 1 है पॉजिटिव में, और -1 क्या है, 4 है पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा वापस, और -4 की जगह लिखूंगा 1, ठीक है। मैं लिखूंगा नेम, यहाँ पर लिखूंगा 1, और -1 की जगह क्या लिखूंगा,
क्या है -1 की जगह, -1 की जगह 4 है तो 4 लिखूंगा। तो देखो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ARR। तो आप नेगेटिव इंडिसेस को करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट कर लो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया था जब मैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी में था। लोग यही कहते थे यहाँ से गिन लो, वहाँ से गिन लो, -4 मतलब यहाँ से ये कर लो। अरे भाई नेगेटिव है कहीं पे भी, उसको पॉजिटिव बना लेने का पहले, उसके बाद आप करो आपको जो करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि यार अगर आप कुछ ऐसे कर दो, यानी कि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है और यहाँ पर 4 लिखा है तो क्या होगा। अगर यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है इसका मतलब 0 लिखा है, अगर यहाँ नहीं लिखा है तो इसका मतलब लेंथ -1 लिखा है। आराम से बताता हूँ, डाइजेस्ट करते हुए, कराते हुए, ठीक है, डाइजेस्ट कराते हुए। तो देखो मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर :4 लिखा है, मतलब 0:4 लिखा है। और अगर कुछ ऐसे लिखा होता, 1 खाली, खाली मतलब लेंथ, खाली मतलब क्या है, खाली मतलब लेंथ। 1 लिखूं मैं या 1:5 लिखूं, बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। आप देखो ARRY, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इज सेम एज, और मैं यहां पर इसको कॉपी करके लिखूंगा 1:5, ठीक है, इज सेम एज 1:5। और ये क्या है, ये इज सेम एज, ये जो ऊपर वाला है, अगर आपने पहला वाला खाली छोड़ दिया, इट्स सेम एज 0:4, ठीक है, 4। तो ये इस तरह की आपको हरकतें कोई करता हुआ दिखे तो आप सबसे पहले उसकी हरकतों को ठीक करो। यानी कि आप कहोगे भाई तू :4 कह रहा है मुझसे, मैं पहले इसको ठीक करूं जो तूने लिखा है, उसको ज़रा सीधी भाषा में मैं यहाँ पर लिखूं। तो सीधी भाषा में आप लिखो 0:4। अगर आपसे किसी ने कह दिया बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट नेम -3: -2, आप उसको बोलना ठंड रख। क्या बोलोगे उसको बोलोगे तू थोड़ी ठंड रख, मैं इसको पहले करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि तू है नेगेटिव आदमी, मुझे नेगेटिव दे रहा है। मतलब ऐसे बोलना नहीं है इंटरव्यूअर को, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आपको ट्रिक करेगा इंटरव्यूअर, आपको बस क्या करना है, मन ही मन में करना है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में कर लेना। देखो प्रैक्टिस से क्या होगा, आप मन में भी कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस पहले करो। आप उसको बोल सकते हो भाई मुझे पेपर चाहिए, या फिर आपके पास हमेशा इन 99% ऑफ द केसेस में आपके हाथ में कंप्यूटर होता है, नहीं तो पेपर तो होता ही है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप MCQ वगैरह लगा रहे हो तो आप यहाँ से जल्दी जल्दी मार्किंग शुरू करो, -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4, और उसके बाद नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। दैट्स अबाउट इट यार, हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया। नेगेटिव इंडिसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में नहीं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मेरे प्रोग्राम्स में, यानी कि मैं अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ वो नेगेटिव इंडिसेस यूज़ करता है, तो सबसे पहले तो मैं शायद उसको अगर मेरा क्लोज फ्रेंड होगा तो एक लाफा भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, जो कि मैं देता रहता हूँ मजाक मजाक में। उसका मतलब ये भी होता है कि भाई इंप्रूव कर। और अगर कोई और होगा तो मैं सुना दूंगा उसको, भाई क्या है नेगेटिव इंडिसेस क्यों यूज़ कर रहे हो, बट आपको आना चाहिए। देखो मुझे आता है, देखो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का, और इंटरव्यूअर तो पूछेगा ही, ठीक है, उसका काम है पूछना। अब देखो यहाँ पर स्किप वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या है ये स्किप वैल्यू? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये वर्ड इज इक्वल टू अमेजिंग है, ठीक है, वर्ड इज इक्वल टू अमेजिंग है। आप क्या करो, अगर किसी ने आपसे बोल दिया 1:6:2, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 6 तक, सबसे पहले इसके 1 से लेके 6 तक जाओ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इंक्लूडिंग नहीं होगा। तो 1:6 का आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। अब आप इसमें क्या करो कि पहला वाला ले लो, ठीक है, 2 कदम आगे जंप करो, जैसे कि M के बाद A और Z, फिर 2 कदम आगे जंप करो, 1 2, और इसके बाद तो 2 कदम आगे जंप कर ही नहीं सकते। मैं आप लोगों को रैपल में दिखाता हूँ। ये मान लो मेरे पास A इज इक्वल टू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब मैं कहता हूँ कि A 1:7:3, क्या आउटपुट होगा इसका? तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ A 1:7:3, तब क्या होगा, सबसे पहले 1:7 को रिजॉल्व करेंगे हम, जो कि क्या होगा 1 से लेके 6 तक, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से अगर मैं मार्किंग शुरू करूँ तो ये सारी इंडिसेस हैं इसकी 6 तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इतना पोर्शन A 1:7 हमको देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने A 1:7 को रिजॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें 3 की स्किप वैल्यू दी हुई है, इसलिए सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1 2 3 4 आएगा, फिर 1 2 तीसरा ही नहीं, तो इसका आंसर 1 4 आ जाएगा। एंड यू कैन सी कि इसका आंसर 1 4 आ गया। ये जो स्किप वैल्यू है आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके वो लेते जाओ, ठीक है। मैं आपको अगर एक बड़ी स्ट्रिंग का एग्जांपल दूं तो मैं आपको एक GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, और मैं इसको A इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू कर देता हूँ। अब मान लो हम सेम चीज़ करें यहाँ पे 1: मान लो हम करें 9:4, ठीक है, ये करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये किस तरह से आया इसका आउटपुट, सबसे पहले देखते हैं BF इसका आउटपुट आया। क्यों आया इसका आउटपुट BF? तो सबसे पहले हम B1:9 को रिजॉल्व करेंगे। हमारे पास एक बार ये आ गया, फिर हम क्या करेंगे, ये 4 वाला नंबर लेंगे, B लिखेंगे सबसे पहले। B के बाद देखो 1 2 3, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ यार, थोड़ा जूम इन करता हूँ, मजा आएगा, जूम इन करता हूँ, थोड़ा सही से समझाता हूँ। देखो 1 2 3 4, ठीक है। B के बाद क्या आएगा, देखो B यहाँ पर है 1 2 3 4, B के बाद क्या आएगा, F आएगा, ठीक है। B के बाद F आएगा, तो यहाँ पर देखो B सबसे पहले आएगा, फिर B के बाद 1 2 3 4 F आएगा, फिर 1 2 3 4 पे जा ही नहीं सकते, तो BF इसका आउटपुट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए यार, क्लियर है, एकदम क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। मैंने जूम इन किया, उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर इसका जो लिखा हुआ फॉन्ट था, बट यू गॉट द पॉइंट। पहले इतने को रिजॉल्व करो, फिर जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उतनी छलांग मारो। जैसे कि यहाँ पर B आएगा सबसे पहले, पहला तो आना ही आना है सबसे पहले, फिर इसके बाद 1 2 3 4 F आएगा, 1 2 3 4, जितनी आगे तक आप जा सकते हो जाओ, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड आई होप कि ये काफ़ी सिंपल था आप लोगों के लिए। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब कुछ और एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसमें 0 लगा लेने का, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लगा लेने का, इसकी लेंथ लगा लेने का। 1 2 3 4 5 6 7 थी लेंथ, तो यहाँ पर 7 लग गया। खाली इधर होगा तो 7, इधर होगा तो 0, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। अब कुछ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, जिनका इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग्स को या तो मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर हम उनके बारे में कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लेन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 03_ और मैं यहाँ पर लिखूँगा str functions.py। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लेन होता है, ठीक है, जो कि लेंथ स्ट्रिंग की बताता है आपको। तो अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ लेन ऑफ नेम, तो क्या होगा कि आप लोग को इस स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी जो कि 5 है। अब यहाँ पर देखो 5 प्रिंट हो चुका है, मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और मेथड होता है एंड्स विद करके। ये आपको ये बताता है कि क्या ये स्ट्रिंग एंड कर रही है RRY से। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो वेरिएबल ऐसे ही आएगा, जैसे इस केस में मेरा नेम है तो नेम आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, मैं लिखूँगा नेम डॉट एंड्स विद। और आप देखो VS कोड कितना बढ़िया है कि आपको रेकमेंड कर रहा है, यहाँ पर नीचे सजेस्ट कर रहा है चीज़ें। एंड्स विद लिखा RRY, तो ट्रू यहाँ पर दिखाएगा ये, तो ये चीज़ मुझे ट्रू दे देगी, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है हैरी, ये एंड कर रही है RRY से। RRY A इससे एंड कर रही है क्या, नहीं भाई, RRY A से एंड नहीं कर रही है, इसलिए फॉल्स हो गया। RRY से एंड कर रही है, RRY A से एंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एंड्स विद क्या होता है। एंड्स विद की तरह स्टार्ट्स विद होता है, ठीक है, स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद, और यहाँ पर HA, ठीक है। मैं HA लिखूंगा तो क्या स्टार्ट्स विद ट्रू देगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि अगर मैं स्मॉल h लिखूंगा तो क्या ये फॉल्स देगा या ट्रू। यू आर राइट, फॉल्स देगा, क्योंकि कैपिटल H और स्मॉल h अलग अलग कैरेक्टर होता है। ये फंक्शन केस सेंसिटिव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेम डॉट स्टार्ट्स विद HA लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेम डॉट एंड्स विद RRY लिख दिया। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर मैं लिखूँ प्रिंट और मैं लिखूँ नेम डॉट, मान लो मैं कैपिटलाइज करूँ और मैं ऐसे करूँ, तो क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा कैपिटलाइज स्ट्रिंग। यानी कि अगर मेरी स्ट्रिंग है स्मॉल HARRY, तो ये क्या करेगा, इसको कैपिटल कर देगा, कैपिटल HARRY कर देगा। अगर मैं HARRY R लिखूं तो ये R को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ H को ही कैपिटलाइज कर देगा, यानी कि पहले कैरेक्टर को क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा, ठीक है। और अगर आपने स्पेस के बाद कुछ और दिया तो उसको कुछ नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहीं हर वर्ड को तो नहीं करता है कैपिटलाइज, नहीं, ये सिर्फ स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को करता है। बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, और हम करेंगे चैट जीपीटी का इस्तेमाल, ठीक है। देखो ये आपको आना चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक नई चैट खोलेंगे चैट जीपीटी में, न्यू चैट, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई देखो गिव मी मोस्ट यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। हाँ पता है मैंने फंक्शंस की स्पेलिंग गलत लिख दी, बट चैट जीपीटी कर लेता है खुद यार, यही तो ब्यूटी है, यही तो ब्यूटी है। देखो इसने मुझे लेन के बारे में बताया, इसने मुझे str के बारे में बताया, टाइप कास्टिंग के बारे में हमने देखा था। फिर डॉट लोअर करोगे लोअर केस में आ जाएगा, डॉट अपर करोगे अपर केस में आ जाएगा, डॉट कैपिटलाइज करोगे कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर डॉट टाइटल करोगे तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड, मतलब कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर हैरी R कर दूँ तो A को भी कैपिटलाइज कर देगा। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या आपको इनको याद करने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पाइथन हैंडबुक में आप लोगों के लिए वो सारे मेथड्स डाल दिए हैं जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज मैंने आपको बताया। स्ट्रिंग डॉट फाइंड क्या करता है, दिस फंक्शन
finds a word and returns the index of first occurrence of that word in the string. तो क्या करेगा, जैसे मैंने मान लो हेलो वर्ड लिखा और मैं वर्ड को सर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये वर्ड किस इंडेक्स पे आता है, 0 1 2 3 4 5 फॉर द वाइट स्पेस, 6 पे आता है, तो आउटपुट 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करेंगे ओल्ड वर्ड न्यू वर्ड, तो जो ओल्ड वर्ड की पहली अकरेंस है उसको ये रिप्लेस कर देगा। तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस क्या करता है, सारी अकरेंसेस को रिप्लेस करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को रेपल दिखाऊँ और मैं यहाँ पर पाइथन लिखूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ a इज इक्वल टू हैरी इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ a डॉट रिप्लेस कि भाई गुड को रिप्लेस कर दो बाय बैड, तो ये बैड बॉय हो जाएगा, यानी कि सारी अकरेंसेस को अकाउंट में लेता है और सारी अकरेंसेस को चेंज करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए डॉट रिप्लेस फंक्शन। इसके बाद बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की। क्या होते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स होते हैं पाइथन में। बाय द वे, इससे पहले कि मैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप 2 ऐसे मेथड स्ट्रिंग के नीचे कमेंट में लिखें जो कि मैंने नहीं बताए। यू कैन यूज़ चैट जीपीटी। देखो, मैं चैट जीपीटी को यूज़ करने के पक्ष में हूँ। लोग चैट जीपीटी को बुरा समझते हैं। देखो, आप नहीं करोगे, कोई और यूज़ करके आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा। इसलिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि वो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले टीचर्स होते हैं, मैं कहीं ना कहीं उनसे अलग जाकर बोलता हूँ चैट जीपीटी यूज़ करो। वो लोग बोलते हैं चैट जीपीटी यूज़ मत करो क्योंकि उन्हें लगता है आप एग्जाम में चीट करोगे। मैं यहाँ पर आपको इंडस्ट्री में ऊपर ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी यूज़ करो और मुझे 2 फंक्शंस कमेंट में लिख कर दो। ज़रा सोचो, सबने 2 फंक्शंस लिखे तो हम सब कितना सीखेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी सीखूंगा आपके कमेंट्स रीड करके। तो चलो यार, सब लोग 2 मेथड्स ज़रूर लिखो स्ट्रिंग के। ठीक है, चलो जी, आ जाओ वापस अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में। होता क्या है कि अगर आप लोगों को एक स्ट्रिंग में न्यू लाइन प्रिंट करनी है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा 04_escape_sequence.py। मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, मैंने लिखा हैरी इज अ गुड बॉय, और फिर इसके बाद मैं एक नई लाइन देना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ बट नॉट अ बैड बॉय। ठीक है, मान लो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, मान लो मैं एक नूब हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है। मैं क्या करूँगा कि इसको रन करने की कोशिश करूँगा। ये क्या हुआ, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ये क्या हुआ? ठीक है, ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ। इस तरह से आप नहीं कर सकते। अगर आपने डबल कोट या सिंगल कोट का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग बनाई, यू कैन नॉट प्रेस एंटर एंड एक्सपेक्ट दैट एंटर टू अपीयर इन दी आउटपुट। नहीं कर सकते आप एक्सपेक्ट ऐसे। तो यार मुझे यहाँ पर एक न्यू लाइन चाहिए बॉय के बाद, आप यूज़ कर सकते हो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। आप लगाओ बैकस्लैश जो कि आपके एंटर के ऊपर होता है, ये वाला, ये है बैकस्लैश आपका। अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला बटन, ये दिख रहा है ना बटन आपको, ये वाला, ये बैकस्लैश है। ठीक है, देखो उठा के भी दिखाता हूँ कीबोर्ड में आप लोग को। तो ये बैकस्लैश है, ये हमने दबाया और बैकस्लैश के बाद आप n दबा दो। बैकस्लैश n एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि न्यू लाइन में मैनिपुलेट होता है। तो बैकस्लैश से स्टार्ट होने वाले कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। यहाँ पर बैकस्लैश n का मतलब है एक न्यू लाइन लगा दो। तो मैं इसको चला के दिखाऊँ आपको, आप देखो यहाँ पर न्यू लाइन आ गई। अगर मैं बैड के बाद भी एक न्यू लाइन लगा दूँ तो क्या वहाँ पर भी न्यू लाइन आ जाएगी? यस, हैरी इज़ अ गुड बॉय बट नॉट अ बैड बॉय। और उसके बाद देखो एक न्यू लाइन आ गई यहाँ पर और एक स्पेस आ गई क्योंकि न्यू लाइन के बाद स्पेस है, फिर बॉय, फिर ये प्रिंट हो गया। देखा आपने कितने कमाल की चीज़ है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्या और भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं? यस, जैसे कि एक बैकस्लैश टी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है जो कि क्या करता है कि टैब जितनी स्पेस दे देता है। और भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम में स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डबल कोट के अंदर डबल कोट लगाना है, मैं कैसे लगाऊंगा? मान लो मुझे बॉय को डबल कोट में डालना है। ठीक है, अगर मैं डबल कोट लगा दूं यहाँ पर तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा ना। पाइथन कहेगा भाई तुम्हारी स्ट्रिंग कहाँ पर खत्म हो रही है और तुम्हारा डबल कोट कहाँ पर है, मतलब उसको पता नहीं चलेगा ना। पाइथन कहेगा तुम्हारी स्ट्रिंग खत्म होने का डबल कोट है ये, या फिर ये डबल कोट तुम प्रिंट करना चाहते हो। तो कभी भी आपको डबल कोट को लिटरली प्रिंट करना है। अब देखो, इसको मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, एरर आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये डबल कोट एज इट इज यहां पर आ जाए तो मैं बैकस्लैश डबल कोट लिख दूंगा। बैकस्लैश डबल कोट विल बी मैनिपुलेटेड एज डबल कोट। ठीक है, पाइथन उसको रीड करेगा एज अ डबल कोट और इसको मैं रन करूंगा तो देखो बट नॉट अ बैड बॉय, यहाँ पर डबल कोट एज इट इज आ गया जैसे मैं चाहता था। ठीक है, देखा आपने ये चीज़, दिस थिंग इज अमेजिंग। और आपने देखा यहाँ पर हैरी इज अ गुड बॉय बट नॉट अ बैड बॉय, यहाँ पर डबल कोट इस तरह से आ गया। आई लव द वे पाइथन इज डिजाइंड। अब मैं सिंगल कोट की अगर बात करूँ तो देखो, सिंगल कोट तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये स्ट्रिंग सिंगल कोट से बनाई होती, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको सिंगल कोट लिखकर।
सिंगल कोट मैंने लिखा इस तरह से। अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो देखो सिंगल कोट तो आ गया। लेकिन आपको पता होगा कि पाइथन में मैंने बताया था आपको स्ट्रिंग को सिंगल कोट से भी बनाया जा सकता है। तो अगर मैं सिंगल कोट से बनाऊंगा स्ट्रिंग को, सेम प्रॉब्लम आएगी कि भाई पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा ये सिंगल कोट का एंडिंग है या फिर ये तुम्हारा एक्चुअल में सिंगल कोट है जो कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सेम थिंग, बैकस्लैश सिंगल कोट से सिंगल कोट आ जाएगा। तो ये था हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। तो मैं आप लोगों से अब एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग जाओ चैट जीपीटी के पास और कुछ और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स लेकर आओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिंगल कोट का जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है वो दिखाया, टी टैब होता है, बैकस्लैश न्यू लाइन होता है, बैकस्लैश लिटरल बैकस्लैश होता है। अगर आपको लिटरली बैकस्लैश यूज़ करना पड़ जाए तो आप बैकस्लैश यूज़ करोगे। मैं चाहता हूँ आप चैट जीपीटी पे जाकर मुझे एक दो और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बताओ। हालांकि ये इनफ, इनफैक्ट मोर देन इनफ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं, बट जाकर थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करो। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे आपका एआई को यूज़ करके अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट। लेकिन इससे पहले मैं चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट में मूव करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें दिस पाइथन कोर्स इज हेल्पफुल। और मैं आप लोगों को एक एक दिल ज़रूर दूंगा। आप लोग अगर ऐसा लिखोगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं और आपने सो फार इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर छोड़ना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चैप्टर 3 का प्रैक्टिस सेट करते हैं और ज़रा माहौल बना लेते हैं प्रैक्टिस सेट करने से पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट के लिए एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर को शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं VS कोड में खोल लूंगा। एक नई फाइल बनाऊंगा 01_problem1.py। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ यूजर एंटर्ड नेम फॉलोड बाय गुड आफ्टरनून। तो हमें सिंपली क्या करना है, यूजर से कहना है कि भाई अपना नाम बताओ। तो हम इनपुट करके कहेंगे व्हाट, एंटर योर नेम एंड योर नेम। हमने यूज़र से पूछा और वो नाम नेम नाम के वेरिएबल में आ गया। अब हम प्रिंट करेंगे और हम कहेंगे गुड आफ्टरनून और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम लिख देंगे। अब मैं आप लोगों को नाम लिखने का एक नया तरीका बताऊंगा जो कि पाइथन में एक नया तरीका है। पाइथन 3.6 ऑनवर्ड्स आया और उसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग्स। आप यहाँ पर लिखो एफ, तो आपने मार्क कर दिया स्ट्रिंग को एज एफ स्ट्रिंग और आप इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो इस तरह के कर्ली ब्रैकेट लगा के। यानी कि अगर आपने यहाँ पर एफ लिखा हुआ है और आपने यहाँ पर लिखा है गुड आफ्टरनून और यहाँ पर अगर आपने नेम लिख दिया तो क्या होगा कि नेम वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और गुड आफ्टरनून ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको एज अ एफ स्ट्रिंग मार्क करा हो। पहले जब एफ स्ट्रिंग नहीं होती थी तो लोग फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करते थे और कभी कभी तो इस तरह की हरकतें भी करते थे जो कि उन्हें करनी पड़ती थी यार, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कैसे करना है। इस तरह से कॉन्कैटिनेशन करते थे, नेम लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर वापस से डबल कोट लगाया। ठीक है, समझ लो आप कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने एक स्ट्रिंग लिखा, बीच में कुछ भी लिखना है तो वो लिखा प्लस करके फिर प्लस। ये करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब एफ स्ट्रिंग आ गया है। तो मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूंगा और मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा तो आप देखो गुड आफ्टरनून हैरी। अगर आप चाहते हो यहाँ पर कॉमा है, कॉमा लगा लो। हाँ, ये एफ ज़रूर लिखना अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एफ नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि इसको पता नहीं चलेगा कि आप एफ स्ट्रिंग चाहते हो और ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर हैरी लिखूँ तो एक गुड आफ्टरनून नेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। मैंने इस तरह के एरर्स देखे हैं एप्लीकेशंस में और मैं समझ भी जाता हूँ कि इसने एफ स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करी है और वेरिएबल नाम आ जाता है। कभी कभी SMS आता है तो इस तरह से हो जाता है वो, बट अगेन अभी हम एफ लगाएंगे, हम उस तरह के डेवलपर नहीं है, हम बहुत ही क्लीन कोड लिखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई एक प्रोग्राम लिखो जो कि इस लेटर में नेम और डेट जो है वो फिल करे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे 02_ और यहाँ पर problem2.py और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेटर इज इक्वल टू ये आ गया, डियर नेम यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, यू आर सेलेक्टेड और फिर इसके बाद डेट। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि प्रिंट और मैं करूंगा लेटर डॉट रिप्लेस। मैं कहूंगा कि भाई देखो ऐसा करो कि जो नेम है ना ये चीज़ है इसको नाम से रिप्लेस कर दो। क्या कर दो, इसको नाम से रिप्लेस कर दो, जो कि मान लो हैरी है। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, समझना इस बात को, ये पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और मैं क्या करूंगा, इसको भी रिप्लेस कर दूंगा। मैं लिखूंगा इसके आगे भी डॉट रिप्लेस। अब आप कहोगे यार ये क्या कर दिया, माइंड ब्लो हो गया। नहीं, माइंड मत ब्लो करवाओ अपना, मैं समझाऊंगा इसको दोबारा आप लोगों को।
और यहाँ पर डेट की जगह पर हम लिख देंगे मान लो 24 सितंबर, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया 24 सितंबर 2050, ठीक है 2050। इसको हम रन करेंगे और आप देखो डियर हैरी यू आर सेलेक्टेड 24 सितंबर 2050। हाँ, अगर आप चाहते हो ये वाली स्पेसेस ना आए तो आपको इसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा ऐसे। और अब आप देखो डियर हैरी यू आर सेलेक्टेड 24 सितंबर 2050, ठीक है, ये स्पेस भी हटा सकते हो आप चाहो तो। हुआ क्या, ये कैसे किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने कहा कि जो लेटर की स्ट्रिंग है, जो कि ये स्ट्रिंग है, इसमें नेम को हैरी से रिप्लेस कर दो। अब ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। फिर मैंने कहा उस स्ट्रिंग में भी रिप्लेस कर दो डेट को इससे। तो वो जो स्ट्रिंग बनी उसमें मैंने डेट को इससे रिप्लेस कर दिया। यानी कि अगर मैं ये वाला रिप्लेस ना लिखूं और आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर डेट ऐसे ही लिखी हुई है, डियर हैरी यू आर सेलेक्टेड लिखा हुआ है और ये डेट का प्लेस होल्डर बना हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई जो स्ट्रिंग बन रही है उसमें भी रिप्लेस कर दो। अब मैं चेनिंग कर सकता हूं डॉट रिप्लेस की, डॉट रिप्लेस फंक्शन की चेनिंग कर सकते हो आप, इसको चेनिंग बोलते हैं, तो आप चेनिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से चेनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट डबल स्पेस इन अ स्ट्रिंग। कैसे करोगे डबल स्पेस एक स्ट्रिंग में डिटेक्ट? दिस इज अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 3.py और हमें क्या करना है, डबल, मैं कहूँगा नेम इज इक्वल टू इज अ गुड डबल स्पेस बॉय एंड, ठीक है। तो मुझे डबल स्पेस को डिटेक्ट करना है, कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम डॉट फाइंड। फाइंड मेथड क्या करता है, हमें इंडेक्स फाइंड करके देता है। किस चीज़ की इंडेक्स फाइंड करके देता है? किसी भी एक सब स्ट्रिंग की। तो मैंने एक सब स्ट्रिंग ले ली जिसमें मैंने डबल स्पेस दिया और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा आप देखो मुझे इंडेक्स दे देगा। इसने मुझे -1 दिया, जिसका मतलब है कि इसमें डबल स्पेस नहीं है। अब मैं इसमें अगर डबल स्पेस डाल दूं, बाय द वे मैंने इसकी डबल स्पेस हटा दी थी, अब मैं इसमें डबल स्पेस अगर डाल दूं तो आप देखो यहाँ पर इसने मुझे 15 बता दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये मुझे बता रहा है कि आपकी स्ट्रिंग में डबल स्पेस है। तो ये एक डबल स्पेस डिटेक्ट करने का प्रोग्राम बन गया, जो कि मुझे बता रहा है कि डबल स्पेस है इसमें कि नहीं। अगर -1 आए तो मतलब डबल स्पेस नहीं है, और अगर -1 नहीं आए, कोई और इंडेक्स का नंबर आए, तो इसका मतलब कि डबल स्पेस इसमें है। लेट मी टेल यू कि जो फाइंड फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है इस सब स्ट्रिंग की इंडेक्स इस पेरेंट स्ट्रिंग में, ठीक है। इस पेरेंट स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग की अकरेंस। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया GOO लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये मुझे बताएगा कि आपका GOO स्ट्रिंग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंडेक्स पर आ रहा है। तो मैं इसको अगर चलाऊंगा तो इसका आउटपुट 11 होगा। तो ये कहेगा 11th इंडेक्स पर आपका GOO है। उसी तरह डबल स्पेस आपका कौन सी इंडेक्स पर है? अगर होगा तभी तो इंडेक्स बताएगा, और अगर है ही नहीं तो ये -1 रिटर्न करता है। ये रूल होता है इसका फाइंड मेथड का, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मेथड होता है फाइंड, जो कि -1 रिटर्न करता है अगर अकरेंस नहीं मिली उसको, और इंडेक्स रिटर्न करता है अगर उसको मिल गई सब स्ट्रिंग। तो इस केस में सब स्ट्रिंग हमारी क्या है, डबल स्पेस है। और डबल स्पेस अगर होगी तभी तो कुछ आएगा। -1 आया इसका मतलब डबल स्पेस नहीं है, -1 नहीं आया इसका मतलब डबल स्पेस है। तो ये एक डबल स्पेस डिटेक्टर बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया। खुद से भी प्रोग्राम्स बनाएं ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छे से हो। अब ये कह रहा है कि रिप्लेस द डबल स्पेस फ्रॉम प्रॉब्लम 3 विद सिंगल स्पेसेस। अगेन वंस अगेन एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर प्रॉब्लम 3 को और मैं लिखूंगा प्रॉब्लम 4.py और आप यहाँ पर देखो हैरी इज अ गुड बॉय एंड, और यहाँ पर मुझे इस बार क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, डबल स्पेस को रिप्लेस कर दूंगा सिंगल स्पेस से। और ये फंक्शन होता है जो कि क्या करेगा, डबल स्पेस को सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर देगा। तो मैं इसे चलाऊंगा तो देखो डबल स्पेसेस गायब हो गई हैं। जहाँ डबल स्पेस थी वहाँ पर अब सिंगल स्पेस आ गई है। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम थी ये। आई होप आपको समझ में आ गई। हमने सिंपल सा जो मेथड था वो यूज़ किया। एक बार और बताना चाहूँगा आपको, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग पे मेथड चलाया तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो वही रहेगी। यानी कि ये सब करने के बाद अगर मैं नेम को प्रिंट करूँगा तो वो वही रहेगा जो था, ठीक है। तो नेम स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। आप देखो यहाँ पर, और आप कहोगे ये बात कहाँ से आई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बीच में से ले आया आउट ऑफ नोवेयर। नेम जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुई है, एक नई स्ट्रिंग बन के प्रिंट हुई है। एक बार और बोलता हूँ, नेम जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुई है,
एक नई स्ट्रिंग बन के प्रिंट हुई है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि नई स्ट्रिंग बनाता है और उसको प्रिंट करता है, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसको कहते हैं इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मैं ये बात लिखूंगा, एम्फसाइज करना चाहता हूँ इस बात पे, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल विच मीन्स दैट यू कैन नॉट चेंज दैम बाय एग्जीक्यूटिंग या रनिंग फंक्शंस ऑन देम, ठीक है। आगे हम लिस्ट देखेंगे जो कि चेंज हो जाती है अगर उन पे हम फंक्शन चलाएं, यानी कि अगर आपने लिस्ट का नाम डॉट कोई फंक्शन चलाए तो ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हो जाती है, स्ट्रिंग नहीं होती है, ठीक है। याद रखना इस बात को। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, अब हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है। अब ये जो हमारा लेटर है ये बड़ा सही से फॉर्मेटेड है नहीं, हमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके इसको फॉर्मेट करना है। तो प्रॉब्लम 5.py और यहाँ पर देखो लेटर इज इक्वल टू, मैं इसको स्मॉल लेटर कर देता हूँ, स्मॉल एल कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग्स को यूजुअली स्मॉल लेटर से जो है स्टार्ट किया जाता है, कैपिटल से नहीं किया जाता है, कैपिटल से क्लासेस को किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। तो कैसे मैं इसको फॉर्मेट करूँगा, अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करूँ तो आप देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा नहीं दिख रहा है ना, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है ना ये। डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। मैं चाहता हूँ डियर हैरी के बाद कॉमा के बाद एक स्पेस आए, न्यू लाइन आए, सॉरी, बैकस्लैश n से न्यू लाइन ऐड करूंगा मैं, ये एक न्यू लाइन ऐड करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी मैं एक न्यू लाइन चाहता हूँ, बैकस्लैश n, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बैकस्लैश t भी आए, एक टैब जितनी स्पेस आए और ये t जो है यहाँ पर कैपिटल T हो जाए। तो मैंने कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स यूज़ किया और अब देखो कितनी अच्छी तरह से फॉर्मेट हो गया है। डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। तो मैंने यहाँ पर एक इंडेंटेशन दे दिया और दिस पाइथन कोर्स इज नाइस यहाँ पर आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ये स्पेस मैंने दी है बैकस्लैश टी की सहायता से, बैकस्लैश एन की सहायता से न्यू लाइन दी है मैंने, और यहाँ पर भी बैकस्लैश एन की सहायता से न्यू लाइन दी है मैंने। एंड दैट रैप्स अ चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मज़ा आ रहा है, मुझे दिल से अच्छा लगेगा और मैं आपके सारे कमेंट्स को हार्ट ज़रूर दूंगा। आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने आपके कमेंट को हार्ट किया है, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे दिस कोर्स इज हेल्पफुल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ हार्ट। अब मूव करेंगे हम लोग चैप्टर 4 की तरफ। बहुत मज़ा आ रहा है, पूरी एनर्जी के साथ चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। सो गाइज आई एम सो हैप्पी कि हम चैप्टर 4 तक पहुंच चुके हैं। तो मैं चैप्टर 3 वाला जो VS कोड इंस्टेंस है वो बंद कर दूंगा और शिफ्ट राइट क्लिक करके चैप्टर 4 वाला VS कोड इंस्टेंस खोलूंगा। ओपन विद कोड पर मैं क्लिक करूंगा और ये जो आइकन दिख रहा है इससे एक नई फाइल बनाऊंगा और इसका नाम मैं लिखूंगा 01_list.py। क्या होती है लिस्ट और क्या होता है ये टपल पाइथन में? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप लोगों को बहुत सारे एक जैसे एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो आप या तो अरे इस्तेमाल करते हो, लिस्ट इस्तेमाल करते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग में इस तरह की कलेक्शन को लिस्ट कहा जाता है और हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो लिस्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज कंटेनर टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। तो अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स इज इक्वल टू एप्पल, आकाश, रोहन, 7 और फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखूंगा और यहाँ पर आएगा एप्पल और इसके बाद आएगा यहाँ पर ऑरेंज और इसके बाद मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 5, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 345.06, फिर मैंने लिखा यहाँ पर फॉल्स और फिर मैंने यहाँ पर लिखा आकाश और फिर मान लो मैंने यहाँ पर एंड में लिख दिया रोहन। तो आप देखो कि ये एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप है। आपने देखा अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, एप्पल है, ऑरेंज है, 5 है, 345.06 है, फॉल्स है, आकाश है और रोहन है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रेंड्स और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ 0, तो आप देखो कि मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा तो फ्रेंड्स 0 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये काम मैं स्ट्रिंग्स में भी कर सकता था। अगर मैं स्ट्रिंग में लिखूँ फ्रेंड्स, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पर एक आप लोग को मैं रैपल में दिखाता हूँ, ये चीज़ मैं रैपल में आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ पाइथन और मैं यहाँ पर लिखूँ a इज इक्वल टू, जो कि एग्जाम्पल मैं हमेशा से यूज़ ही कर रहा हूँ हैरी का, तो मान लो a इज इक्वल टू हैरी मैंने यहाँ पर लिखा और अब मान लो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ a0 तो h आ जाएगा और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a5 तो यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि एक्चुअली 0 1 2 3 4 तक है। तो मैं अगर यहाँ पर a2 लिखूँ तो r आ गया और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मान लो a3 तो फिर से आर आ गया क्योंकि 0 से गिनती शुरू करूँ अगर मैं तो 0 1 2 3 पर आर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर a3 इज इक्वल टू, मान लो मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मान लो मैं कहूँ कि यार मैं ना y करना चाहता हूँ, यहाँ पर मान लो मैं ये करने की कोशिश करूँ तो आप देखो एक एरर आ रहा है।
एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ. टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. ये कह रहा है कि आप इस तरह से आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते. रिमेंबर मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. आप स्ट्रिंग में इस तरह का चेंज नहीं कर सकते. आप एक स्ट्रिंग से एक दूसरी नई स्ट्रिंग बना सकते हो, लेकिन आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते. क्या ऐसा लिस्ट में कर सकते हो? यस, आप लिस्ट में कर सकते हो चेंज. तो अगर मैं लिस्ट में चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. तो अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स 0 को चेंज करके मान लो कर दो ग्रेप्स, तो ये हो जाएगा, ये एरर नहीं देगा. स्ट्रिंग के एग्जाम्पल में ये चीज़ एरर दे रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं करूँ दोबारा से प्रिंट फ्रेंड्स 0, तो आप देखो यहाँ पर इस बार एप्पल्स की जगह ग्रेप्स आएगा. तो देखो एप्पल आया फिर ग्रेप्स आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हम एक लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स दैट लिस्ट्स आर म्यूटेबल. यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ अनलाइक स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं. लिस्ट्स आर, अरे क्या हो रहा है, लिस्ट्स आर म्यूटेबल, यानी कि आप लिस्ट्स को चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पर आप लोग देखो कि लिस्ट होता है कंटेनर टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. अगर आपको अलग अलग वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप कर सकते हो. अब यहाँ पर आप लोग देखो अ लिस्ट कैन बी इंडेक्स्ड जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग. एक लिस्ट बिल्कुल ही स्ट्रिंग की तरह इंडेक्स की जा सकती है. तो यहाँ पर आप लोग देखो कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई स्ट्रिंग में हम 0 1 2 3 करके इंडेक्सिंग करते हैं, गिनती 0 से स्टार्ट होती है. मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 करके गिनती कर सकता हूँ. तो मैं अगर यहाँ पर फ्रेंड 6 करूँगा तो मुझे रोहन मिलेगा. आप यहाँ पर देख सकते हो रोहन मिल गया मेरे को. तो ये मैं गिनती करके वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ जैसे मैं स्ट्रिंग्स में कर पा रहा था. तो इंडेक्स जो है 0 से ही स्टार्ट होती है. एक चेंज जो हमने देखा लिस्ट में वो ये था कि आप किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो और चेंज कर सकते हो. स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती, लिस्ट चेंज हो सकती है. लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो और आइटम्स को, आप लिस्ट में से निकाल सकते हो आइटम्स को, आप लिस्ट के बीच में घुसा सकते हो आइटम को. म्यूटेबल होती है, फुली फ्लेक्सिबल होती है, चेंज हो सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी. हम लिस्ट की स्लाइसिंग बिल्कुल ही वैसे कर सकते हैं जैसे हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देखी. यानी कि अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, मैं कहूँ प्रिंट फ्रेंड्स और मैं कहूँ कि यार 1 से स्टार्ट करके मान लो 4 तक जाओ, तो क्या होगा, ऑरेंज आएगा 1 2 3 और 4 नहीं आएगा. तो ऑरेंज 5 और 345.06 आएगा इसका आउटपुट, आप देख सकते हो. ठीक है, तो बिल्कुल ही जिस तरह से हमने इंडेक्सिंग स्ट्रिंग्स में देखी थी उसी तरह की इंडेक्सिंग लिस्ट में भी काम करती है. तो फ्रेंड्स 1:4 मैंने यहाँ पर लिखा तो इसका आउटपुट ये आ गया. इजी पीजी लेमन स्क्विजी. ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि लिस्ट को चेंज कराते हैं. अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के सारे मेथड्स एक नई स्ट्रिंग्स बनवाते थे. यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग का कोई मेथड चलाया तो वो मेथड एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता था. इस केस में क्या होगा कि जो लिस्ट है वही चेंज हो जाएगी, यानी कि मुझे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर अगर आप लोग एग्जाम्पल देखो, मैं दोबारा से खोलूंगा अपने चैप्टर 3 को और मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाऊंगा VS कोड में खोल के जो कोड हमने लिखा था. देखो हमने जब मेथड्स चलाए थे स्ट्रिंग के तो हमने प्रिंट करा था उसको, यानी कि ये जो चीज़ थी, जब मैं लिख रहा था नेम डॉट एंड्स विद RRY या मैं कह रहा था नेम डॉट कैपिटलाइज, तो एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था. ठीक है, ये नेम को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है. ये तो चेंज हो ही नहीं सकती. नेम इज इक्वल टू हैरी अगर मैंने बोल दिया तो नेम तो हैरी ही रहेगा. लेकिन अगर मैं नेम पे कोई फंक्शन चलाऊंगा, जैसे कि मैंने कैपिटलाइज चलाया, तो वो एक नई स्ट्रिंग बना देगा और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं. लिस्ट के केस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है और ये डिफरेंस समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है. लिस्ट के केस में क्या डिफरेंस है कि जो लिस्ट होगी वो इसी को चेंज कर देगी. अब मैं आप लोग को लिस्ट के मेथड्स दिखाता हूं. तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 02_list_methods.py. मैं इसी लिस्ट का एग्जांपल लूंगा. तो मैं लिस्ट को अगर ऐसे ही प्रिंट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से ही प्रिंट होकर दिख जाएगी. अब मैं कोई भी एक मेथड आप लोगों को चला के दिखाता हूं इस लिस्ट में. जैसे कि मान लो मैं कहता हूं friends.append. अपेंड एक मेथड है जो कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट
इंसर्शन करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे इंसर्शन करता है। मान लो मैं हैरी नाम की एक स्ट्रिंग इस लिस्ट के एंड में इंसर्ट कराना चाहता हूँ रोहन के बाद, तो मैं फ्रेंड्स डॉट अपेंड हैरी कर दूंगा और उसके बाद जब मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करूंगा, क्योंकि ये मेरी लिस्ट को चेंज कर रहा है। देखो ये फंडामेंटल डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिंग पे कोई भी मेथड चलाओगे स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, लिस्ट पे कोई भी मेथड चलाओगे लिस्ट चेंज होगी। स्ट्रिंग पे मेथड चलाओगे तो एक नई वैल्यू रिटर्न होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लिस्ट पर अगर चलाओगे आप कोई फंक्शन तो लिस्ट ही चेंज हो जाती है। यही म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। विद दैट सेड मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और आप देखो हैरी एट द एंड अपेंड हो गया। अपेंड का मतलब होता है अंग्रेजी में एट द एंड चिपका देना, अपेंड मतलब जोड़ देना। तो मैंने जोड़ दिया है एट द एंड ऑफ दिस लिस्ट। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं? एक सॉर्ट मेथड है, एक रिवर्स मेथड है, एक अपेंड मेथड है, एक इंसर्ट मेथड है। ये सारे मेथड्स हैं जो कि आपकी लिस्ट को चेंज करते हैं। जैसे कि सॉर्ट मेथड है, नंबर्स की लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, मैं ज़रा ये प्रिंट स्टेटमेंट्स हटाऊंगा यहाँ से, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L1 ऑफ नंबर्स, जिसमें मेरे पास कुछ नंबर्स हैं मान लो, ठीक है। मान लो इसको मैं 1 1 कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ L1 डॉट सॉर्ट और उसके बाद मैं प्रिंट करूँ L1 को, तो आप देखोगे कि जो मेरी लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी। देखो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कि L1 डॉट सॉर्ट रन कर दूंगा और मेरी लिस्ट जो एग्जिस्टिंग लिस्ट L1 है वो चेंज हो जाएगी एंड सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अगला मेथड जो हम देखेंगे वो रिवर्स है, आपकी लिस्ट उल्टी हो जाएगी। तो अगर मैंने सॉर्ट ना चलाकर अगर यहाँ पर मैंने L1 डॉट रिवर्स चला दिया होता तो आपकी लिस्ट के जो कंटेंट है वो उल्टे हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पर कहाँ मेरी लिस्ट स्टार्ट हो रही थी 13462 से, अब ये उल्टी हो गई, 11 से स्टार्ट हो रही है फिर उल्टी 62 62 34 और 1 हो गई। तो अगर आप अपनी लिस्ट को उल्टा करना चाहते हैं तो आप रिवर्स मेथड उसमें चला सकते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे इंसर्ट को। इंसर्ट क्या होता है? देखो आपने अपेंड देखा, अपेंड क्या करता है? एट द एंड इंसर्ट करता है, यानी कि एट द एंड जोड़ देता है लिस्ट के। अगर मुझे कहीं बीच में फंसानी है, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे फंसानी है कोई चीज़, तो वो मैं कैसे करूँगा? जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि एक नया आइटम ऐड करूँ, मान लो मैं इसमें एक आइटम ऐड करूँ और मैं चाहता हूँ कि इस आइटम का नाम है मान लो 33333 और मैं इसको चाहता हूँ एट इंडेक्स 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये मुझे बता रहा है कि आप कौन से इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहते हो और क्या इंसर्ट करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि इंडेक्स आप बताओ पहले, फिर उसके बाद क्या इंसर्ट करना चाहते हो वो बताओ, इंडेक्स ऑब्जेक्ट। तो इससे आपको हिंट मिल जाती है VS कोड में। तो मान लो मैं 33333 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, 0 1 2 3 हो जाएगी इसकी इंडेक्स, तो 62 के बाद इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो 62 के बाद इंसर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर ये कहा कि इंसर्ट कर दो, इंसर्ट 33333, कितने 3 लिख दिए मैंने, 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है 6 है। इंसर्ट 33333 सच दैट इट्स इंडेक्स इन द लिस्ट इज 3, ठीक है। ये बात मैंने बोली है। मतलब मैं जब कह रहा हूँ L1 डॉट इंसर्ट 3,333333, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इंसर्ट कर दो इसको लिस्ट में सच दैट इसकी इंडेक्स लिस्ट में हो जाए 3। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो क्या होगा? 0 1 2 यानी कि 34 के बाद इंसर्ट होगा। मतलब कि इसकी जो इंडेक्स है इस लिस्ट में वो 2 होनी चाहिए, इस प्रकार से इंसर्ट कर दो, ये कहा जा रहा है। तो कहाँ पर आएगा ये? ऑब्वियसली 34 के बाद आएगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट मेथड। फिर होता है पॉप मेथड। पॉप क्या करता है? विल डिलीट एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है, और उसकी वैल्यू को रिटर्न भी कर देगा। मतलब आपकी जो लिस्ट है उसमें से एक पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को गायब कर देगा और उस एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अभी हम इसकी रिटर्न वैल्यू जो है वो नहीं देख रहे। रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब होता है? रिटर्न वैल्यू का मतलब कि अगर मैं L1 डॉट सॉर्ट को प्रिंट करूं तो क्या आएगा, अगर मैं L1 डॉट रिवर्स को प्रिंट करूं तो क्या आएगा, वो L1 डॉट रिवर्स की रिटर्न वैल्यू कहलाएगी। लिस्ट के केस में क्योंकि वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर रहा है, मुझे रिटर्न वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज कर दे रहा है, तो मैं बस फंक्शन को चला के अपनी छुट्टी करा ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठीक है भाई, मैंने फंक्शन चलाया लिस्ट पर, मेरी ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गई, बस मेरा काम 35 है भाई, मेरा काम 35 है। तो अब आप यहां पर देखो, मैं इसको कमेंट आउट करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं पॉप मेथड। तो अगर मैं कहूं L1 डॉट पॉप और लिखूं 3 इंडेक्स पर क्या है 0 1 2 3, ये 2 जो है वो पॉप आउट हो जाएगा। अब देखो मैं प्रिंट करूंगा तो 2 नहीं होगा, 2 नहीं है, देखो 62 के बाद सीधे 6 आ रहा है,
2 क्या हुआ, पॉप आउट हो गया, ठीक है, 2 पॉप आउट हो गया। और आप यहां पर देख सकते हो कि अगर मैंने इसको प्रिंट करा दिया, देखो क्या होता है जब भी हम किसी फंक्शन को चलाते हैं, एक तो वो कुछ काम करेगा, जैसे कि इस केस में L1 डॉट पॉप क्या कर रहा है, L1 को ही चेंज कर दे रहा है, और वो कुछ रिटर्न करेगा, यानी कि मैं उसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा। अगर मैं a इज इक्वल टू L1 डॉट पॉप कर दूं, मैं आपको ये चीज दिखाता हूं, तो जब मैं L1 डॉट पॉप को चलाऊंगा और इसको प्रिंट करूंगा तो ये एट इंडेक्स 3 जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, जो कि इस केस में 2 है, ठीक है, जो कि इस केस में क्या है 2 है, उसको प्रिंट करेगा। तो आपने यहां पर देखा मैंने प्रिंट L1 डॉट पॉप 3 जब किया तो यहां पर जो 2 था वो यहां पर प्रिंट हो गया, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू 2 थी, जो वैल्यू पॉप हुई है वो कौन सी थी, 2 थी, 2 वैल्यू को गायब किया गया इस लिस्ट में से, वो प्रिंट हो गई। मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता था एग्जैक्टली, मैं जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू, तो बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो वैल्यू नाम के कंटेनर में ले लो, मतलब वैल्यू नाम के वेरिएबल में ले लो, वेरिएबल बोलते हैं, कंटेनर नहीं बोलते हैं, आपको समझाने के लिए कंटेनर बोल रहा हूं मैं। वैल्यू इज इक्वल टू L1 डॉट पॉप 3 और प्रिंट वैल्यू, ये भी वही चीज़ प्रिंट करेगा, देखो 2 ही प्रिंट करेगा ये भी, ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। एक और तरीका यहाँ पर आप लोगों को पाइथन प्रोग्राम रन करने का बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाइथन प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आप लिखो पाइथन स्पेस देके जो भी आपको कोड रन करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 02 लिखा और मैं मेक श्योर कि आप उस फोल्डर में ही आपका टर्मिनल खुला हो जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम है, जैसे कि मेरा चैप्टर 4 नाम के फोल्डर में प्रोग्राम है, चैप्टर 4 नाम के फोल्डर में मेरा ये प्रोग्राम है। अब आप क्या करो 02 लिखकर टैब दे दो, देखो 02 से सिर्फ मेरी एक फाइल स्टार्ट हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 02 से मेरी सिर्फ एक फाइल स्टार्ट हो रही है, तो मैं 02 के बाद अगर टैब दूंगा, अगर मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा मेरे लिए, एंटर मारूंगा तो ये प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने टर्मिनल में एक फाइल का नाम पूरा लिखना है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, जैसे कि इस केस में काफ़ी लंबा नाम है, 02 अंडरस्कोर टाइप करने में थोड़ी बहुत हवा हो जाएगी, तो आप क्या करो 02 लिख के टैब दबा दो, वो ऑटो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन एक चीज़ आपको इंश्योर करनी होगी कि 02 से अगर कुछ और स्टार्ट हो रहा है तो आपको फिर वहाँ तक लिखना पड़ेगा जहाँ तक ये यूनिक नहीं आ जाता। जैसे अगर 02 अंडरस्कोर लिस्ट है, 02 अंडरस्कोर टपल एक है, तो आपको 02 अंडरस्कोर L लिख के टैब दबाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो समझ पाएगा आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हैं। खैर ये तो टर्मिनल का ज्ञान हो गया, पाइथन के ज्ञान पे वापस आता हूँ। तो रिटर्न वैल्यू अगर आपको प्रिंट करानी है तो आप कुछ इस तरह से करा सकते हो। L1 डॉट सॉर्ट, L1 डॉट रिवर्स की रिटर्न वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा काम हो जाता है। मैं चाहूँ तो प्रिंट करा सकता हूँ इसकी रिटर्न वैल्यू भी, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि L1 डॉट सॉर्ट मेरे लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, L1 डॉट रिवर्स मेरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, मेरा काम तो हो जाएगा ना, दैट्स इट। क्या स्ट्रिंग के केस में हमारी स्ट्रिंग चेंज हो रही थी? नहीं हो रही थी। एंड यही डिफरेंस है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है। तो हम लिस्ट को चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब कि इस पे फंक्शन चला के हम ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि वो रिटर्न कर देती है एक नई स्ट्रिंग, लेकिन आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। फिर इसके बाद आता है हमारा रिमूव मेथड, जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर देता है लिस्ट में से। तो रिमूव मेथड आप लोग खुद से ट्राई करो, मैं आप लोगों को जो है एज अ चैलेंज देना चाहता हूँ, खुद से ट्राई करना रिमूव मेथड को। एक मेथड जो कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें। क्या और भी मेथड्स हैं? क्या और भी मेथड्स हैं लिस्ट के? हाँ, और भी मेथड्स हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम एक मेथड लिस्ट का कमेंट करें। आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं टेल मी सम मोर मेथड्स ऑफ लिस्ट, वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे देगा। एक बात बोलना चाहूँगा, हैंडबुक में जो जो चीज़ें मैंने डाली हुई है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, आप फॉलो उनको करना। चैट जीपीटी जो भी आपको दे रहा है उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, ठीक है, मतलब उसको आप इतना सीरियसली मत लेना जितना सीरियसली आप इस हैंडबुक को लोगे, क्योंकि इस हैंडबुक में मैंने मेहनत डाल के अपना इंसानी दिमाग लगा के इसको बनाया है, ठीक है। और इसका जो हैंड रिटन वर्जन है हैंडबुक का, वो भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो या चलो अब बात करते हैं टपल्स की। टपल क्या होता है? टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है पाइथन में, जो कि बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है। बस डिफरेंस क्या होता है लिस्ट और टपल में कि टपल इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, लिस्ट को आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे डेटा टाइप की भी ज़रूरत है जो कि एक कलेक्शन हो और उसी के साथ साथ वो इम्यूटेबल हो। तो इस तरह का जो डेटा टाइप है वो हमारा टपल है, ठीक है। तो चलो आ जाओ बात करते हैं टपल की। कैसे बनेगा टपल? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे 03 अंडरस्कोर टपल डॉट py। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ a इज इक्वल टू और यहाँ ब्रैकेट में 1 2 5 6 कर दूँ, और अगर मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊँ टाइप ऑफ a, तो a इज़ अ टपल। जैसे कि आप देख सकते हो क्लास टपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये एक टपल होता है। क्यों होता है ये टपल?
क्योंकि आपने यहाँ पर इस तरह का ब्रैकेट बनाया है, ठीक है। अब आपको अगर एक एम्प्टी टपल बनाना है तो आप लोगों को कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। आपको एक एम्प्टी टपल बनाना है, आप ऐसे बना लो, ये आपका एम्प्टी टपल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि एम्प्टी टपल ये आपका हो गया। अगर आप लोगों को एक ऐसा टपल बनाना है जो एम्प्टी है तो कैसे बनाएंगे? क्या ऐसे बनाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा। ऐसे अगर आप लोग बनाएंगे तो पाइथन ये समझेगा कि आपने एक नंबर लिखा है जिसको आपने ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, और आप देखो ये क्लास इंटीजर यहाँ पर बता रहा है, गलती पाइथन की भी नहीं है। तो आप कहोगे यार कि मुझे एक ऐसा टपल बनाना है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, कैसे बनाऊँ यार? तो आपने करना क्या है, यहाँ पर 1 के बाद एक कॉमा दे देना है, फिर पाइथन समझ जाएगा अच्छा आप इंटीजर की बात नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे टपल की बात कर रहे हो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इसको जैसे ही आप रन करोगे यहाँ पर क्लास टपल जो है आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा टपल बनाया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, लेकिन यूजुअली हम डील करते हैं ऐसे टपल के साथ जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो और अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी जो है अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉल्स, मैं यहाँ पर लिखूँ रोहन, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ शिवम और इसको रन करूँ तो आप देखो क्लास टपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या मैं टपल के एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ? ये कमेंट आप करोगे यार नीचे, और टाइम स्टैम्प लगा के मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर मैं A0 = 45 करूँ या 453 करूँ, क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बस इतना बता दो होगा चेंज कि नहीं होगा। एंड आई एम ग्लैड आप लोगों ने कमेंट किया। अगर आपने कमेंट किया तो आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। नहीं कर सकते चेंज क्योंकि भाई टपल का पॉइंट ही है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप एक नया टपल बना सकते हो, वो सारे काम हो जाएंगे, टपल आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि A = ये मैंने बोल दिया ना तो पत्थर की लकीर हो गई, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। स्ट्रिंग को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने बोल दिया A = डबल कोट में हैरी, तो इसका मतलब A = डबल कोट में हैरी ही रहेगा। आप उसके तीसरे कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप उसके 5वें कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर A = ये टपल बना दिया तो बना दिया पत्थर की लकीर है ये, ठीक है। ये पत्थर की लकीर हो गई, तो टपल को चेंज नहीं किया जा सकता। मेन मुद्दा यही है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एक टपल हमने लिया है और हम कुछ मेथड्स की बात करेंगे टपल के, और टपल के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टपल के कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी तो फिलहाल इसको मैं प्रिंट A कर दूंगा, और आपको मैंने बता दिया कि भाई आप प्रिंट A करोगे तो ये होगा, प्रिंट टाइप ऑफ A करोगे तो ये होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है, कि क्लास टपल आ जाएगा। अब हम देखेंगे टपल के मेथड्स को। तो 04_tuple_methods.py, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, इसी को ले लेते हैं यार, इसी को ले लेते हैं, रीयूज़ करते हैं, हम रीयूज़ करते हैं अपने इस टपल को। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ A डॉट, तो आप लोग देखो कि अगर मैं A.count45 करूं, ठीक है, और मैं लिखूं NO = A.count45 प्रिंट NO। अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा कि ये एग्जिस्टिंग चेंज कर रहा है? या देखो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा म्यूटेबल है कौन सा इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है इसलिए वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा, हमेशा एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। और लिस्ट के केस में एग्जिस्टिंग लिस्ट चेंज होगी। लेकिन यहां पर आप देखो कि जब मैं कह रहा हूं NO = A.count45, देखो A तो चेंज हो नहीं सकता A.count चला के, क्योंकि A एक टपल है जो कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसलिए अगर मैं इसको चलाऊंगा कुछ इस प्रकार से, तो आप देखो इसने मुझे बता दिया कि 45 आपके टपल में सिर्फ एक बार आता है, ठीक है। और मैं एक और 45 अगर डाल दूं तो ये 2 रिटर्न करेगा मुझे। अच्छा, ChatGPT का प्रयोग जरूर करो। मैं बार बार बोलता हूं और मैं बोलता रहूंगा, गिव मी सम टपल मेथड्स। ChatGPT का प्रयोग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसने मुझे बता दिया कि भाई काउंट एक होता है, इंडेक्स एक होता है, ठीक है। मैंने दोनों इंक्लूड कर रखे हैं, इंडेक्स भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। आप देखो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, कॉन्कैटिनेटेड टपल कैसे बनाना है। आप हमेशा देखो नया टपल बन रहा है, एग्जिस्टिंग टपल चेंज नहीं हो रहा है। इन्होंने कॉन्कैटिनेशन भी करा ना कल, तो नया टपल बन रहा है, ठीक है। तो मैं काम करूंगा यहाँ पर myTuple = ये myTuple.index3 क्या करता है, इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन द टपल। अगर वो नहीं है ना आपके टपल में तो वैल्यू एरर रेज करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ I = A.index, इंडेक्स बताओ मुझे 45 की, मैं प्रिंट I करूंगा, ये मुझे कौन सी इंडेक्स बताएगा, देखो 0 1 1 रिटर्न कर देगा, बस आगे नहीं ढूंढेगा ये, क्योंकि इसको 45 मिल गया। एक बार इसको 45 मिल गया ना, ये आगे नहीं ढूंढेगा उसके बाद, ठीक है। चलो मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। देखो ये 1 इसने 0 1, अगर मैं 3 4 2 4 करूँ तो 3 4 2 4 रन करूँ तो ये कह रहा है भाई थर्ड इंडेक्स पर है आपका 3 4 2 4।
0 1 2 3 3 इंडेक्स पर आपका 3 4 2 4 है, ये बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप समझ में आ गई ये बात आप लोगों के कि 3 4 2 4 इंडेक्स पर आपका, सॉरी 3 4 2 4 आपका थर्ड इंडेक्स पर है, इंडेक्स 3 पर है। इंडेक्स मतलब जीरो से गिनती करके कहाँ पर आ रहा है, इंडेक्स मतलब जीरो से गिनती, 0 1 2 3, और गिनती यहाँ पर हम जीरो से ही करेंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बाद में सी लैंग्वेज, रस्ट, C++ इस तरह की लैंग्वेजेस भी देखोगे तो आपकी गिनती जीरो से ही स्टार्ट होगी, ये बात आप लोगों को नोट करनी है। सो या दैट रैप्स अप द टपल चैप्टर। और यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को बताया है चैट जीपीटी ने, ये काफ़ी बढ़िया है। देखो इसने बताया है कि कॉन्कैटिनेशन कैसे करना है, प्लस करके आप कॉन्कैटिनेट करके एक नया टपल बना सकते हो। फिर रिपीटिशन, टपल्स कैन बी रिपीटेड यूजिंग स्टार। अब ये बता रहा है कि भाई अगर आपको रिपीट करना है, जैसे आपको एक टपल बनाना है जिसमें रिपीटेड वैल्यूज़ हों, जैसे कि एक टपल है, अब आपको चाहिए टपल 3 बार रिपीट हो, आप रिपीटेड इज इक्वल टू माई टपल इंटू 3 कर दो। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, तो आपका कुछ इस तरह का टपल बन जाएगा। मेंबरशिप, यू कैन चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन अ टपल यूजिंग द इन कीवर्ड, ये भी काफ़ी बढ़िया है। आप चेक कर सकते हो कि आपके टपल में कोई एक एलिमेंट है कि नहीं। अगर आप कहोगे प्रिंट 2 इन माई टपल, आउटपुट आएगा ट्रू, 4 इन माई टपल, आउटपुट आएगा फॉल्स। हाउ कूल इज दैट। तो चैट जीपीटी का प्रयोग करो मेरे दोस्तों, करो चैट जीपीटी का प्रयोग। आपके कॉलेज में अगर आपका टीचर आपसे कह रहा है या आपका प्रोफेसर आपसे कह रहा है, जो कि मैंने सुना है ऐसा कि यार लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी को खोलना तक नहीं है, नहीं भाई, अगर आप नहीं खोलोगे कोई और खोलेगा और आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है यार एआई का, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही करना है प्रयोग। लर्निंग के टाइम पर भले ही थोड़ा कम रखो प्रयोग एआई का, ताकि आप सीख पाओ, बाद में तो करना है भाई दबा के प्रयोग एआई का। माई टपल इज इक्वल टू, ये लेंथ आप माई टपल की निकाल सकते हो, लेंथ करके आप निकाल सकते हो, ये मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लेन ऑफ ए करूँ तो इसकी लेंथ जो है यहाँ पर देखो 8 इसने बता दिए, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स इसमें है, ठीक है। फिर स्लाइसिंग, बिल्कुल स्लाइसिंग का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया। एक बात बस याद रखना कि स्लाइसिंग जब करोगे तो एक नया टपल रिटर्न होगा, ठीक है। अनपैकिंग, टपल कैन बी अनपैक्ड इनटू इंडिविजुअल वेरिएबल्स। आप अनपैकिंग कर सकते हो टपल की, जैसे कि अगर आपका एक टपल है, अगर आपने A, B, C इज इक्वल टू माई टपल कर दिया तो A, B और C में 1 2 और 3 रिस्पेक्टिवली क्रमशः असाइन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। बढ़िया यार, मज़ा 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 आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो जी आ जाओ वापस, और अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिस सेट की तरफ। मैं तो यार बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। सो गाइस, प्रैक्टिस सेट 4 पहला क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 7 फ्रूट्स इन अ लिस्ट एंटर्ड बाय द यूजर। तो एक लिस्ट है, उसके अंदर आपको 7 फ्रूट्स के नाम यूज़र से पूछना है और एंटर कराना है। समझ गए ना? नहीं समझे तो समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चैप्टर 4 PS के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। पुराने फोल्डर को बंद करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके इस फोल्डर को खोलूँगा और एक नई फाइल बनाऊँगा 01_problem1.py, ठीक है। तो है क्या हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। और थोड़ा अच्छा नाम देते हैं यार, ऐसे नहीं होता, थोड़ा अच्छा नाम देते हैं। फ्रूट्स इज इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि कहूँगा F1 इज इक्वल टू fruit1 इज इक्वल टू इनपुट। तो यूज़र क्या करेगा, मुझे बताएगा एंटर फ्रूट नेम, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा fruits.append F1, ठीक है। F1 को मैं अपेंड कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, सेम काम करूँगा F2 F3 F4 के साथ, ठीक है। तो मैं F2 के साथ सेम काम करूँगा, F3 के साथ सेम काम करूँगा, F4 के साथ सेम काम करूंगा। कितने फ्रूट्स कितने कराने हैं, एंटर कहाँ गया क्वेश्चन, 7 फ्रूट्स कराने हैं। तो हमें F7 तक बनाना है। हाँ, थोड़ा कम्बरसम प्रोग्राम तो है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार इसको भी आप कैसे बेटर बना सकते हो। 4 5 6 7, एक और बस एक और। तो यहाँ पर 4 के बाद हो गया 5। बाय द वे मुझे इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, आई विल टेल यू व्हाई। F5 6 और यहाँ पर आ गया 7 और ऑल्ट दबा के मैं ज़रा स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल कर दूं सबसे पहले आपके लिए, ताकि दिखे आपको मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने किया सेलेक्ट, ऑल्ट दबाया अपने कीबोर्ड में, अप एरो की दबाया मैंने और मैं मूव कर सकता हूँ इसको। इस तरह की चीज़ें भी करनी आप लोगों को आनी चाहिए। एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे अपने फ्रूट्स को। लेट्स गो। और आप यहाँ पर देखो, एंटर फ्रूट नेम, बनाना, केला, फिर उसके बाद एक और फ्रूट का नाम ग्रेप्स, फिर अंगूर, फिर इसके बाद और कोई फ्रूट का नाम मुझे नहीं आ रहा है, टोमेटो,
पोटैटो जो कि फ्रूट नहीं होता है, मुझे पता है नहीं होता है फ्रूट, आप लोग पता लिखो कमेंट में कि ये भी नहीं पता कि फ्रूट नहीं होता है क्या, मैंने लेके कर दिया, ठीक है। आप पाइनएप्पल वगैरह में ले सकता था, वाटरमेलन वगैरह, बट 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों फ्रूट्स की लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस प्रोग्राम को रन करके चला के देखना, खुद बना के देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले देम इन अ सॉर्टेड मैनर। तो आपको 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, मतलब बिल्कुल सेम प्रोग्राम है। 02 2.py और यहाँ पर ये फ्रूट्स लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो फ्रूट्स को, राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस दिख रहा है आपको, ये देखो, ये सीख लो, बहुत बहुत काम की चीज़ है। चेंज ऑल अकरेंसेस दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और फ्रूट्स की जगह आप लिख दो मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फ्रूट है इसको भी चेंज ऑल अकरेंसेस करो। आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हो चेंज ऑल अकरेंसेस, और आप डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट करना है बेसिकली इसको, राइट क्लिक चेंज ऑल अकरेंसेस, और आप देखो जैसे ही आपने चेंज ऑल अकरेंसेस करा, यहाँ पर आपको मल्टीपल कर्सर्स मिल गए। बैक स्पेस दबाओ और आप लोग लिखो यहाँ पर एंटर मार्क्स हेयर, ठीक है। आपको जिस तरह से लिख दो, ठीक है। आपने लिखा एंटर मार्क्स हेयर, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका पहला मार्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने स्टूडेंट्स के लेने हैं हमें लेने हैं 6 स्टूडेंट्स के, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स के लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आप देखो मार्क्स, फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे। तो मैंने इसको रन किया, एंटर मार्क्स हेयर 23, 1 2 45, फिर किसी ने 65 आए, फिर ये मेरे मार्क्स हैं 100, और ये सॉर्टेड मैनर में प्रिंटेड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क्स में अपेंड करने के बाद मार्क्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें मार्क्स को लिखना है सॉर्टेड मैनर में। तो अब मैं अगर इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको रन करूँगा अगर, और मैं यहाँ पर डालूँ जो भी मार्क्स हैं वो डालूँ अगर मैं, तो देखो ये सॉर्टेड मैनर में आ गया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया ये सॉर्टेड मैनर में क्यों नहीं आया? और इसके पीछे छिपा है हमारा टाइप। ये जो टाइप है ना, इसका क्या टाइप है, इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो इसका टाइप स्ट्रिंग होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट को रिप्लेस करना पड़ेगा इंट इनपुट से। लेकिन आप देखो स्ट्रिंग होने के बाद भी सॉर्ट फंक्शन इस पे काम किया, इसने इसको सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकली। पहले 2 आता है, 2 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स लिख दी इसने, फिर 3 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स लिख दी इसने, फिर 6 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स लिख दी इसने। अगर आपने एक्सेल में, MS एक्सेल में अगर आपने देखा होगा सॉर्ट फंक्शन, या अगर आपने नहीं भी देखा होगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट इसने यहाँ पर कर दिया है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इंटीजर मार्क्स। तो हम ये जो इनपुट ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, इसको चेंज करेंगे टू इंट इनपुट। तो मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करूंगा और यहाँ पे इनपुट की जगह लिखूंगा इंट और ब्रैकेट में इनपुट, और फिर से मैं ब्रैकेट खोलूंगा, ठीक है। और मुझे सिर्फ एक ब्रैकेट खोलनी है क्योंकि मुझे बाकी जो ब्रैकेट है वो सबसे एंड में डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीट की दबाकर इसको मिटाऊंगा। तो मैंने लिखा इंट, फिर मैंने लिखा इनपुट, फिर मैं एंड की दबाऊंगा। देखो एंड की मैंने दबाया, एंड की दबा के मैं इसको क्लोज कर दूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी मैंने मल्टीपल कर्सर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। सेलेक्ट किया मैंने इसको, चेंज ऑल अकरेंसेस किया, फिर जो कीज दबाई आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गई। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, अगर बिगिनर हो, आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 1 बाय 1 कर लेना, लेकिन आई लाइक टू डू इट फास्ट, ठीक है। तो मैं इसको चलाता हूँ अभी, यहाँ पर इसको मैंने चलाया यहाँ पर, और ये देखो ये कह रहा है एंटर मार्क्स हेयर। दोबारा चलाते हैं, इसको मैंने चलाया यहाँ पर और आप देखो एंटर मार्क्स हेयर 34 आए, एक के 78 आए, एक के 23 आए, एक के 79 आए, मेरे 100 आए, फिर मेरा एक दोस्त है उसके 98 आए, और देखो ये सॉर्ट हो गए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसने मुझे यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दे दिया। पहले आपने देखा था जो लिस्ट प्रिंट हो रही थी उसके अराउंड एक सिंगल कोट आ रहा था। क्यों आ रहा था वो सिंगल कोट? वो सिंगल कोट इसलिए आ रहा था क्योंकि वो स्ट्रिंग थी, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम 2 भी सॉल्व हो चुका है। आते हैं प्रॉब्लम 3 में। चेक दैट अ टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड इन पाइथन। ये थोड़ा सा मिसटाइप्ड हो गया है यहाँ पर, चेक दैट टपल टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड इन पाइथन। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को करते हैं, चलो आ जाओ सॉल्व। 03_problem3.py, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक टपल और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ A, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 34, और इसमें हैरी को भी ऐड कर देते हैं। तो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा A2 को, और मैं कहूँगा कि A2 को कर दो लैरी। तो ये क्या करेगा, एरर आएगा, आप देख लो, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो असाइनमेंट है वो नहीं आप कर सकते टपल में, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल।
चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू सम अ लिस्ट विथ 4 नंबर्स। तो हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें 4 नंबर्स हैं और उसको हम क्या करेंगे 4.py। तो मेरे पास L इज इक्वल टू एक लिस्ट है जिसमें 4 नंबर्स हैं और यहाँ पर ये 4 नंबर्स जो हैं उनको मुझे सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको सम करने के लिए मैं L प्रिंट करूँगा सम ऑफ L। तो सम एक फंक्शन है हमारा जो कि सम कर देता है। अब ये सम क्या है, सम एक बिल्ट इन फंक्शन है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इसको एक लिस्ट पकड़ा सकते हो और ये आपको सम करके दे देगा। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उनको हमने सम किया है। तो मैं इन नंबर्स को ना सिंगल डिजिट नंबर बना देता हूँ ताकि आप लोग चेक भी कर पाओ। तो 5 और 1 होता है 6 और 6 और 6 होता है 12। तो क्या 12 आ रहा है? हाँ भाई 12 आ रहा है, विच मीन्स कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही सही बन चुका है। ठीक है, आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग टपल। तो फॉलोइंग टपल को कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये टपल को मैं कॉपी करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा 05_problem5.py। ठीक है, a इज इक्वल टू ये किया, मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा n इज इक्वल टू a डॉट काउंट। हमें क्या करना है, 0 काउंट करना है और प्रिंट n कर देना है। वैसे तो दिख रहे हैं कि 3 0 हैं, लेकिन अगर 30,000 होते तो शायद आप भी काउंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर a डॉट काउंट 0 करा मैंने, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो हमें जीरोस काउंट करने थे, अगर कुछ और मुझे काउंट करना होता तो वो भी मैं कर सकता था। एंड या दैट रैप्स अवर चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आप लोगों को टपल्स और लिस्ट समझ में आ गए। अब एक चीज़ आप लोगों को सिखा के जाऊंगा इस वीडियो को एंड करने से पहले। मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमने क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया। ठीक है, राइट चेक दैट अ टाइप कैन नॉट बी, या फिर ये वाला लेते हैं, पहला वाला लेते हैं। ठीक है, या ये वाला लेते हैं, हटाओ ये वाला लेते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं एक नई चैट स्टार्ट करूंगा, चैट जीपीटी को बोलूंगा आई हैव सबमिटेड दिस आंसर to this question, suggest me what I did right or wrong। अब मैं इसको अपना आंसर पकड़ा दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर था ये आई गेस प्रॉब्लम नंबर 2 था। यस, प्रॉब्लम नंबर 2 था ये। तो मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि यार देखो मैंने कुछ इस तरह से इसको सॉल्व किया, बताओ। तो ये बता रहा है योर कोड करेक्टली एक्सेप्ट्स मार्क्स फॉर 6 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्लेस देम इन अ सॉर्टेड मैनर। हियर आर सम सजेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स। करेक्ट यूज ऑफ लिस्ट एंड अपेंड। यू यूज अ लिस्ट टू स्टोर। ये देखो ये मैंने सही किया। अब ये कह रहा है सजेशंस क्या है आपके इंप्रूवमेंट के, और इसने मुझे कुछ और चीज़ें बताई हैं। फॉर लूप हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने आप लोग को नहीं कराया, बट यू गॉट द पॉइंट कि यार चैट जीपीटी आपको सिर्फ सॉल्व करके नहीं देता है क्वेश्चन को, वो आपको ये भी बताने का दम रखता है कि आपने कहाँ सही कहाँ गलत और क्या इंप्रूव किया हो सकता था। इसलिए चैट जीपीटी को अपने फ्लो में इंक्लूड करो, लर्निंग फ्लो में इंक्लूड करो। प्रोफेशनल फ्लो में तो करो ही करो, लर्निंग फ्लो में भी इंक्लूड करो। चलो यार ये लर्निंग काफ़ी बढ़िया, आई होप आप लोगों को लगी होगी। अब चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस जो चैप्टर 5 है ना वो बड़े कमाल का चैप्टर है क्योंकि इसमें हम सेट्स और डिक्शनरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपनी इस पीडीएफ पर जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, डिक्शनरी एंड सेट्स, और जो हमारा ये एग्जिस्टिंग फोल्डर है ना चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट वाला, वो मैं बंद कर दूंगा। डिक्शनरी और सेट्स क्या होते हैं? ये भी कलेक्शंस होती हैं, ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है पाइथन में, लेकिन लिस्ट और टपल से ये किस तरह से अलग होती है मैं आपको बताता हूँ। जो डिक्शनरी होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स स्टोर करने हैं तो आप उनके नाम को उनके मार्क्स से मैप कर सकते हो और इस तरह के बहुत सारे नाम और मार्क्स के पेयर्स को स्टोर कर सकते हो। What does that mean and how to do that in Python programming? आ जाओ सीखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, फोल्डर बनाऊँगा एक चैप्टर नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का फोल्डर बनाने के बाद मैं इसको खोल लूँगा VS कोड में। तो सबसे पहला जो मेरा फाइल बनने वाली है यहाँ पर वो है डिक्शनरीज dig.py। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट मार्क्स इज इक्वल टू, और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ हैरी, मैं कहूँगा हैरी के मार्क्स हैं 100 आउट ऑफ 100। फिर शुभम के मार्क्स हैं मान लो 56, रोहन के मार्क्स हैं जो कि एक अच्छा लड़का नहीं है, 23 ही ला पाया बेचारा, तो 23। और अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स को प्रिंट करूँगा,
फिट टाइप ऑफ मार्क्स को प्रिंट करूँगा, ठीक है। इन दो को मैं प्रिंट करूँ तो आप लोग देखोगे कि मार्क्स की डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है और उसी के साथ साथ क्लास डिक्ट प्रिंट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इसका टाइप डिक्शनरी टाइप है। और ये जो डिक्शनरी टाइप है वो पाइथन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। पाइथन बता रहा है कि भाई साहब ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी का सोल प्रयोग यही है कि आप की वैल्यू पेयर्स में खेल सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि की वैल्यू एक दूसरे से एसोसिएटेड रहें और उसी के साथ साथ हमें एक लिस्ट टाइप की कलेक्शन मिल जाए, बेसिकली मैं इसको कह सकता हूँ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, मतलब की वैल्यू से एसोसिएटेड हैं और उसी के साथ साथ आपने क्या किया, इसको एक कलेक्शन में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब बढ़िया बात पता है क्या है, मज़े की बात बताता हूँ आपको। मज़े की बात यह है कि आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट में हम 0 से गिनती करके इंडेक्सिंग कर रहे थे, 0 1 2 3 वाली बात कर रहे थे। यहाँ मज़े की बात क्या है, यहाँ मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पर मार्क्स 0 नहीं कर सकते। अगर आप मार्क्स 0 करोगे तो आपको यहाँ पर की एरर मिलेगा कि भाई 0 क्या है, 0 की है ही नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पर मार्क्स हैरी कर सकते हो, क्योंकि हैरी नाम की मौजूद है और ये आपको बता देगा उसके करस्पॉन्डिंग पेयर क्या है। ये एक डिक्शनरी को बनाने का सिंटेक्स है। हैरी के करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स हैं ये बता देगा। और आप यहाँ देख सकते हो इसने बता दिया 100। अगर मैं शुभम लिखूं तो ये बता देगा, ठीक है, शुभम के मार्क्स बता देगा। रोहन लिखूं, रोहन के मार्क्स बता देगा। अब ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं थोड़ा सा अंदर की बात आपको बताता हूँ कि यार पाइथन प्रोग्रामिंग में डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली होता क्या है कि ये जो लुकअप होता है, यानी कि अगर मान लो मार्क्स में मेरे पास 1000 मार्क्स होते, 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते, तो ये लुकअप बहुत फास्ट होता है। यानी कि अगर मैं मार्क्स ऑफ हैरी ढूंढता हूँ तो एकदम बिग ओ ऑफ वन टाइम में मुझे बता दिया जाएगा यहाँ पर कि 100 है, ठीक है। समझ लो आप लोग इस बात को, हैरी के मार्क्स 100 है, शुभम के मार्क्स 56 हैं। और अगर मैं इसी चीज़ को जुगाड़ करके लिस्ट में लिखने की कोशिश करता, देखो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे स्टोर करता हैरी के मार्क्स 100, मतलब मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बना सकता हूँ, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट में बना सकता हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट इज़ अलाउड इन पाइथन, तो मैं ये बना सकता हूँ। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डायरेक्टली हैरी का नाम लेके 100 को नहीं ले पाएंगे और कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर लिखेंगे तो वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। खैर ये थोड़ी हाई लेवल की बातें हो गई इसलिए इसको मिटा देता हूँ। बट कुल मिलाकर आप ये समझो कि डिक्शनरी डेटा टाइप जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत अहम होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू द नोट्स, आप यहाँ पर की वैल्यू हैरी कोड मार्क्स 100 लिस्ट ये लिखा हुआ है अगर आपने, तो आप कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। ऐसी अगर आप यहाँ पर ए लिस्ट करोगे तो आपको 1 to 9 मिलेगा, क्योंकि लिस्ट की के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर देखो, ये जो लिस्ट है इसके करस्पॉन्डिंग 1 to 9 है। बढ़िया, आई होप दैट मेक सेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन डिक्शनरीज, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, इट इज़ अनऑर्डर्ड। दूसरा, इट इज़ म्यूटेबल। तीसरा, इट इज़ इंडेक्स्ड। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज़, ये म्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ, म्यूटेबल का मतलब कि हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट थी म्यूटेबल, स्ट्रिंग थी इम्यूटेबल, टपल था इम्यूटेबल, डिक्शनरी आ गई है गेम में, ये है म्यूटेबल। यानी कि आप एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को चेंज कर सकते हो, आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो चीज़ों को, एग्जिस्टिंग कीज़ के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो और उसी के साथ साथ इसमें डुप्लीकेट कीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इट इज़ इंडेक्स्ड का मतलब ये है कि इसकी इंडेक्सिंग होकर रखी हुई होती है, यानी कि अगर आप रोहन बोलोगे तो एकदम तुरंत आपको 23 मिल जाएगा। ये एक एक करके लुकअप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि मार्क्स सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ये रोहन है, क्या ये रोहन है, क्या नहीं, ये एकदम इंडेक्स होकर इसको मिलेगा और रोहन के करस्पॉन्डिंग 23 प्रिंट हो जाएगा। तो चलो यार अब डिक्शनरी के कुछ मेथड्स को देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो डिक्शनरी है मार्क्स वाली वो बिल्कुल वही रखेंगे और उसके बाद हम डिक्ट मेथड्स को देखेंगे। तो मैं मेथड्स यहाँ पर लिख देता हूँ .py और यहाँ पर जो हमारी मार्क्स की डिक्शनरी है उसको मैं ऐसे ही रखूँगा। अच्छा, क्या की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, 0 हैरी हो सकता है? हाँ हो सकता है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर इंटीजर्स यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिक्शनरी के कुछ मेथड्स के बारे में। तो जो पहला मेथड डिक्शनरी का है वो है .items। तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ और मैं कहूँ marks.items, तो marks.items क्या करता है कि हमें डिक्शनरी के ये सारे आइटम्स देता है, यानी कि की वैल्यू पेयर्स का एक लिस्ट देता है और की वैल्यू पेयर्स जो हमें मिलते हैं वो टपल्स के फॉर्म में मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर marks.items को
प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो मुझे डिक्ट आइटम्स मिल गए। अब इसको मैं आइट्रेट कर सकता हूं यूजिंग फॉर लूप, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा मेथड है वो है डॉट कीज़। अगर मैं यहाँ पर ए डॉट कीज़ कर दूं, अगर मैं यहाँ पर ए डॉट मार्क्स डॉट कीज़ कर दूं कुछ इस तरह से, तो मुझे मार्क्स की कीज़ मिल जाएंगी। आप देख सकते हो मुझे मार्क्स की कीज़ मिल गई। अब मैं एक काम करता हूँ ना कि जस्ट सो दैट आपके पास ये कोड रहे, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। तो कीज़ का क्या मतलब है, ये हैरी, शुभम, रोहन और ज़ीरो, यानी कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो, और राइट हैंड साइड पर आपके जो है 100, 56, 23 ये वैल्यूज़ होती हैं, और इनको हम प्रिंट कर सकते हैं मार्क्स डॉट वैल्यूज़ करके। तो अगर मैं मार्क्स डॉट वैल्यूज़ करूँ तो देखो डिक्शनरी की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़, मार्क्स डॉट वैल्यूज़ क्या होते हैं और मार्क्स डॉट कीज़ क्या होती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अपडेट कर सकते हैं, और हम अपडेट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मार्क्स, मैं यहाँ पर लिखूँ अगर मार्क्स डॉट अपडेट, और मैं कहूँ कि भाई देखो ऐसा है ना कि जो हैरी है मेरा, यार उसके मार्क्स को ना 99 कर दो, एक मार्क्स काट लो उसका, मतलब 100 नहीं देना चाहिए किसी को, एक मार्क्स काट लेते हैं। तो ऐसा होता है सीबीएसई में, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना कमेंट में। एक मार्क काट लिया जाता है, मतलब किसी ना किसी रीज़न से एक मार्क काट लेते हैं, 99 देते हैं, 100 नहीं देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मार्क्स डॉट अपडेट हैरी कोलन 99 करूँगा तो मेरी ओरिजिनल डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरी डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। तो म्यूटेबिलिटी का सबूत यहाँ पर मिलने वाला है अभी आपको। मैं मार्क्स को प्रिंट करूँ अगर, और मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ वैल्यूज़ वाले प्रिंट को, तो आप देखो कि जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है उसमें हैरी 99 हो गया। यानी कि आप क्या करते हो, मार्क्स डॉट अपडेट लिखकर एक नई डिक्शनरी पास करते हो, और उस डिक्शनरी में जो जो कीज़ हैं और मैच हो रही हैं वो अपडेट हो जाती हैं, और जो कीज़ नहीं है, जैसे रेणुका नहीं है, मैं कहूँ रेणुका जो है वो हैरी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 100 है मार्क्स उसके, तो रेणुका भी ऐड हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो जो की वैल्यू पेयर्स नहीं है वो ऐड हो जाएंगे। कहाँ पर नहीं है, मार्क्स में। अगर मैं लिखता हूँ मार्क्स डॉट अपडेट, थोड़ा आपको आराम से बताता हूँ, मार्क्स डॉट अपडेट लिखा मैंने, एक डिक्शनरी पास करी, तो जो डिक्शनरी मैंने पास करी उसमें जो की वैल्यू पेयर्स मेरे मार्क्स में हैं वो तो अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि हैरी 100 था तो वो यहाँ से आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और जो नहीं है, जैसे कि रेणुका नहीं थी, वो क्या होगा, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी इसके हिसाब से, मतलब यहाँ जो की वैल्यू पेयर्स हैं उनको रखते हुए मार्क्स वाली डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये था हमारा अपडेट मेथड, जो कि एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। अब गेट मेथड में आपको बताता हूँ। गेट मेथड का क्या मतलब है, ए डॉट गेट नेम में करता हूँ तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड कीज़, और वैल्यू इज रिटर्न, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, और मैं लिखूँ मार्क्स डॉट गेट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ शिविका, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ शिविका तो मुझे नन मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हैरी तो क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर हैरी के मार्क्स मिलेंगे जो कि 100 है। मैंने ये कमेंट आउट कर दिया 99 वाला, इसलिए 100 दिखा रहा है ये, ठीक है। अब आप कहोगे यार कि मार्क्स डॉट गेट हैरी और ये वाला जो था हमारा मार्क्स हैरी, इसमें डिफरेंस क्या है, और ये इंटरव्यू में आता है, तो इसलिए ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ अभी, बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप मुझसे कहते हो मार्क्स डॉट गेट हैरी और मार्क्स हैरी, मतलब आपने कहा कि यार देखो मार्क्स डॉट गेट हैरी ये है, मार्क्स हैरी ये है, आप अगर मुझसे ये कहते हो कि यार ये दोनों तो सेम है, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं, सेम नहीं है। सेम ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी मैं इसको रन करूँगा तो दोनों ने 100 मुझे दिया, लग रहा है सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हैरी 2 कर दूँ तो ये वाली लाइन मुझे नन देगी, लेकिन ये वाली लाइन मुझे एरर देगी, ठीक है। तो मार्क्स, और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यूज करते हो तो आपको एरर मिलता है इफ की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, और अगर आप लोग डॉट गेट मेथड का यूज करते हो तो आपको नन मिलता है। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर की एरर आया, लेकिन यहाँ पर आपको नन मिला, यानी कि ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रिंट्स नन, और ये क्या करेगा, रिटर्न्स एन एरर, ठीक है, ये एरर रिटर्न करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई चीज़। तो ये थे हमारी डिक्शनरी के कुछ मेथड्स। नाउ अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आप डॉक्स पे जाओ, लेकिन डॉक्स से भी बेटर मैं कहूँगा आपसे आप चैट जीपीटी पे जाओ, और चैट जीपीटी पे जाकर चैट जीपीटी से पूछो गिव मी सम डिक्शनरी मेथड्स, ठीक है। और यहाँ पर पाइथन लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा प्रॉम्प्ट हो जाएगा ये, गिव मी सम पाइथन डिक्शनरी मेथड्स। और यहाँ पर देखो डिक डॉट क्लियर, एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है, खाली कर देता है डिक्शनरी को।
एक और मेथड होता है डिग डॉट कॉपी, आपको शैलो कॉपी बना के देता है डिक्शनरी की। फ्रॉम कीज करके आप यूज़ कर सकते हो, एक नई डिक्शनरी बना सकते हो जिसमें कि क्या होगा कि जो कीज़ होंगी वो यहाँ से ली जाएंगी और वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। पॉप होता है, पॉप आइटम होता है, सेट डिफ़ॉल्ट होता है, अपडेट होता है। लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है। बाकी यू कैन ऑलवेज यूज़ ChatGPT एंड गूगल। जैसे कि पॉप मेथड होता है डिक्शनरी का, काफ़ी फेमस है, आप उसको जो है यहाँ पर ज़रूर ट्राई आउट करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेथड्स आप लोग को ज़रूर ट्राई आउट करने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए पॉप मेथड जो है, ठीक है, कहाँ गया पॉप मेथड, अभी था यहाँ पर। पॉप मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद पॉप आइटम आपको पता होना चाहिए। तो पॉप और पॉप आइटम आप लोग देख लेना, बाकी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। और अब हम बात करेंगे सेट्स की। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेट्स। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। याद आया कुछ? हाँ, अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट है तो आपको याद आया होगा, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एंड यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स याद आएगी। और मैथमेटिक्स इसलिए आपको याद आएगी क्योंकि ये मैथमेटिक्स के आधार पर पूरा बेस्ड है, पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है। अगर आपने आपकी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 देखा होगा, मैं साइंस स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं यार मैथ्स, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेट है ये किस तरह से काम करता है। तो चलो मैं आपको ना शुरू से बताऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 03_sets.py यहाँ पर बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ s इज इक्वल टू ऐसे, मैं ऐसे बना दूँ तो क्या होगा? तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये एक सेट बन जाएगा। तो एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपको बनानी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपको बनानी है, d इज इक्वल टू ये कर दोगे, अगर आप इस तरह से d इज इक्वल टू ऐसे कर दोगे तो ये क्या होगा कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट करके एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाने का तरीका है। तो मैं आपको ज़रा रैपल पे लाके चीज़ें समझाता हूँ। तो देखो, अगर आप यहाँ पर पाइथन लिखते हो और आप यहाँ पर लिखते हो d इज इक्वल टू कुछ इस तरह से, और फिर आप लिखते हो प्रिंट टाइप ऑफ d, ठीक है, तो ये क्लास डिक्ट आ गया। तो यार खाली सेट कैसे बनाएं? क्योंकि सेट तो ऐसे लिखा जाता है, मतलब डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, पता है डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, लेकिन जो सेट्स होते हैं उनमें आप वैल्यूज डालते हो सिर्फ। और दोनों ही सेट्स एंड डिक्शनरीज दोनों ही कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि यार ठीक है, आपने जो बताया बहुत बढ़िया था, 1, 5 और 32 जो है एक सेट बनाएगा विद वैल्यूज 1, 5 और 32, और डिक्शनरी ऐसे लिखी जाती है। बट एक एम्प्टी सेट कैसे बनाएं? तो क्योंकि सेट और डिक्शनरी दोनों कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज किए जाते हैं, इसलिए हमको एम्प्टी सेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैं इसका नाम ई रख देता हूँ यार, ठीक है। नाम तो कुछ भी रख सकते हो, वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए बस। ई इज इक्वल टू सेट ऐसे लिखकर आप लोग एक एम्प्टी सेट बनाते हो। तो अगर मैं रैपल पर दोबारा आऊँ और इस बार थोड़ा जूम कर लूँगा, वरना आप कहोगे यार कि यार ये इंसान जूम क्यों नहीं करता है, ठीक है। पाइथन और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एस इज इक्वल टू सेट, और अगर मैं टाइप ऑफ एस प्रिंट करूँ तो ये क्लास सेट मुझे दे रहा है, ठीक है। तो एक एम्प्टी सेट बनाने के लिए ये यूज़ नहीं होता है, ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाता है, ये यूज़ होता है एम्प्टी सेट बनाने के लिए, ये सेट। डोंट यूज एस इज इक्वल टू ये एज इट विल क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई एक एम्प्टी सेट बनाकर दिखाओ, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और इंटरव्यू रिजेक्ट कर देता है कि यार ये क्या है यार, मतलब तुम्हें एक एम्प्टी सेट बनाना भी नहीं आता यार, तुम चाहते हो मैं हायर करूँ, तुम्हें इतना पैसा दूँ, समझ रहे हो आप। तो आप मत बनना उन लोगों में से। अब देखो सेट क्या है, क्यों सेट का इस्तेमाल होता है पाइथन में, क्यों बनाया गया सेट। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। सेट में अगर आपने 1, 5, 32 लिखा, अगर आपने यहाँ पर 5, 5, 5 दो बार भी लिख दिया, 5, 5, 5 बार बार लिख दिया, और आप अगर प्रिंट करो एस को, तो आप देखो यहाँ पर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, 32, 1, 5 और 54। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेट है हमारा वो हर वैल्यू को सिर्फ एक बार लेगा, 1 को एक बार लेगा, 5 को एक बार लेगा। हालांकि 5 यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक बार लेगा, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा यूज केस होता है जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज। तो 1, 5, 32, 54, 5, 5, 5 हमने यहाँ पर लिखा था, लेकिन हमको 32, 1, 5 और 54 मिला। अब आप देखो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है ना, वो यहाँ पर मेंटेन नहीं किया है इसने, तो ये चीज़ नोट करने वाली है। अगर आपको ऑर्डर चाहिए
तब आपको लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि यार मेरे एलिमेंट्स रिपीट ना हो, तब आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब जिस तरह से मैंने आपको सेट के बारे में बताया, मैंने आपको लिस्ट के मेथड्स बताए, मैंने आपको टबल के मेथड्स बताए, डिक्शनरी के मेथड्स बताए, सेट्स के भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा 04_set_methods.py, ठीक है। लेट्स गो। तो हम क्या करेंगे, यही वाला सेट यूज़ करेंगे। क्या सेट में दूसरे डेटा टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हैरी लिख सकता था क्या 5 के बाद? क्या मैं ये कर सकता था? हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट एस और टाइप ऑफ एस करूँ और मैं इसको चलाऊँ, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा सेट प्रिंट हो गया और ये क्लास सेट मुझे बता रहा है, विच मीन्स कि ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है, मैं ये कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मैं आपको सेट के मेथड्स के बारे में बताता हूँ। तो सेट के मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऐड होता है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है सेट्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ऐड, ठीक है। तो ऐड अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो सेट्स में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा s.add, ठीक है। मान लो मैं 566 ऐड करना चाहता हूँ, मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ s और टाइप ऑफ एस भी कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। तो ये सेट ही रहेगा और इसमें 566 भी ऐड हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो, और क्लास सेट मुझे दिखा रहा है। बाय द वे, आप इसको एज अ टैब भी बना सकते हो, जस्ट सो दैट यू डोंट नो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आप इसको ऐसे एज अ टैब भी देख सकते हो। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो सेट के मेथड्स थे वो मैंने आपको बताया, s.add में 566 s टाइप s मैंने किया अगर, तो 566 ऐड हो गया। अब मैं आऊँगा ChatGPT में और मैं कहूँगा गिव मी सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट मेथड्स इन पाइथन, ठीक है। सेट मेथड्स कर देते हैं इसको इन पाइथन, और ये मुझे सेट के मेथड्स देगा। तो यहाँ पर आप देखो, ऐड हमने देख ही लिया, ठीक है। इसके बाद एक क्लियर होता है जो कि खाली कर देता है सेट को, और एक कॉपी होता है। बाकी डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट ये मैं आपको बताऊंगा अभी। डिस्कार्ड होता है एक, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले कि अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऑर्डर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सेट से। ऐसा नहीं है कि आपने 1 2 3 4 दिया तो आप सोच रहे हो कि वो 1 2 3 4 की तरह ही स्टोर होगा। हमने एग्जांपल देख लिया ऑलरेडी, हमारा 32 बाद में प्रिंट हो रहा था, हमने देखा था यहाँ पर एग्जांपल अभी। अब आप यहाँ पर देखो कि देयर इज़ नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट्स, ठीक है। आपने एक बार ऐड कर दिया सेट में, तो ऐसा नहीं है कि आप उस आइटम की जगह कुछ और कर दो। आप उस आइटम को निकाल के एक नया आइटम ज़रूर डाल सकते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज करना सेंस भी नहीं बनाता सेट्स में, क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो कि रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। सेट्स डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं कंटेन कर सकते, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। और सेट्स अनइंडेक्स्ड होते हैं, यानी कि आप बाय इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते सेट के एलिमेंट्स को। ऐसा नहीं है आप 0 1 2 3 4 करके गिनती करो, वो सब यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं सेट्स पर। सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हो? सबसे पहले तो लेंथ आप एक सेट की निकाल सकते हो, लेंथ आप डिक्शनरी की भी निकाल सकते हो। इन केस मैंने आपको अगर डिक्शनरी में नहीं बताया कि डिक्शनरी की लेंथ आप लोग निकाल सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर, मैं इसको डी लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। अगर मैं यहाँ पर 0:1 करूँ और 1:हैरी करूँ, बेसिकली मैं की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं करली ब्रैकेट से इसको बंद करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ डी करूँ तो यहाँ पर 2 मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 की वैल्यू पेयर्स हैं। तो डिक्शनरी में भी लेन काम करता है, सेट में भी लेन काम करता है। लेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे लिस्ट में काम करता है, टपल में काम करता है, डिक्शनरी में भी काम करता है, सेट में भी काम करता है, ठीक है। ये 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि लेंथ जो है सेट की वो 4 है, ठीक है। यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं, इसलिए 4 रिटर्न कर रहा है। हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट को और हमारा सेट अपडेट हो जाएगा। अगर हमने s.remove चलाया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ s.remove और मैं लिखूँ यहाँ पर 1, तो 1 मेरे सेट से रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको ज़रा डुप्लीकेट करूं, जस्ट सो दैट यू नो मैंने डुप्लीकेट कैसे किया, मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल करता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की दबाते हो आप, तो आपका डुप्लीकेट हो जाता है। ऑल्ट दबा के आप एरो की से इसको नीचे ले जा सकते हो, कुछ इस तरह से। VS कोड के शॉर्टकट से ही, जस्ट सो दैट यू नो। इसको चलाएंगे हम, तो आप देखो हमने क्या किया कि हमने रिमूव कर दिया 1, इसलिए 1 हमारे सेट से गायब हो गया आफ्टर वी रैन s.remove। तो s.remove को हमने चलाया तो हमारा 1 जो है वो गायब हो गया, ठीक है। ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब वापस आऊँगा, मैं आपको s.pop दिखाऊंगा। पॉप क्या करता है कि एक रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देता है सेट से। और मैं नहीं कहूँगा कि आपको पॉप यूज़ करना चाहिए अपने सेट्स पर, क्योंकि यार ये एक रैंडम से एलिमेंट को रिमूव कर रहा है सेट में से, विच इज़ नॉट गुड इन माई ओपिनियन, ठीक है। क्लियर क्या करेगा, आपके सेट को खाली कर देगा और एकदम आपका सेट खाली हो जाएगा अगर आपने s.clear चला दिया तो। अब मैं आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताता हूँ। अगर मैं यूनियन की बात करूँ सेट्स में, तो यूनियन का मतलब होता है कि
वो वैल्यूज़ ले लो जो दोनों सेट्स में है, ठीक है। और मैं इसके लिए एक नई फाइल बनाऊंगा। और अगर आप लोग मैथ स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात आती होगी, सेट यूनियन इंटरसेक्शन डॉट पी वाई, ठीक है। मान लो मेरे पास एक S1 नाम का सेट है और उसके अंदर वैल्यूज़ है 145 और 6, और मेरे पास एक S2 नाम का सेट है जिसमें कि वैल्यूज़ हैं 7, 8 और 1, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, 78 भी ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रिंट और मैं कहूँ S1 डॉट यूनियन और मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, मैं कह दूँ S2, मैं कहूँ S1 डॉट यूनियन S2, तो यूनियन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यूज़ भी ले लो और इसकी वैल्यूज़ भी ले लो विद नो वैल्यू रिपीटेड व्हाटसोएवर, ठीक है। तो क्या होगा, 145, 6, 7, 8, 1 तो था ही और 78, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आ गई, वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती सेट में, ये तो हमारा रूल था ही शुरू से, तो वो रूल भी फॉलो होगा, ठीक है। तो क्या करेगा हमारा ये जो यूनियन है, यूनियन का मतलब इन दोनों सेट की वैल्यूज़ को ले लो। अब इंटरसेक्शन नाम की एक चीज़ होती है सेट्स में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि क्या करो कि इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो ले लो। तो दोनों में कौन सी कॉमन वैल्यूज़ हैं, 1 है सिर्फ, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू में सिर्फ 1 आ जाएगा, एक सेट आएगा जिसमें सिर्फ 1 है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे भी 78 होता, अगर यहाँ भी 78 होता तो इसका यूनियन क्या होता है, यूनियन तो सेम रहता है क्योंकि इसकी भी वैल्यूज़ और इसकी भी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी यूनियन में। इंटरसेक्शन का मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें इनकी ओवरलैपिंग वैल्यूज़ हों, जो कि 1 और 78 है। और यूनियन और इंटरसेक्शन सबको आना चाहिए, इसलिए कम से कम ये दोनों आपको आने चाहिए। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं सेट्स पर, बट मैं कहूँगा कि ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो 1, 6, 7, 8, 45, 78 और 178 इंटरसेक्शन आ गया। तो ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा चला के आपको दिखाऊं तो ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। बाकी आप एक्सपेरिमेंट खुद करो, कभी भी कोई भी डाउट आए ना कि यार इसका आउटपुट क्या होगा, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, रैपल चला लिया करो अपने कंप्यूटर में यार, राइट क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक किया करो और टर्मिनल में क्लिक करके आप पाइथन लिखकर रैपल चला लिया करो, ठीक है। मतलब ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी कि यार ये फ्री होता है, मतलब हमें कभी कभी लगता है यार कौन करे, रैपल चला के खुद चला के देखा करो, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा सीखोगे आप, किसी के कहने से, किसी से आप पूछो कि यार यूनियन में ये करेंगे तो कैसे क्या होगा, करके देख लो उसको, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं हमारे सेट्स में, बट मैं सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन आपको कहूँगा। अगर आप मैथ स्टूडेंट नहीं है, आप लोग मैथ से नाता ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट करने के लिए या फिर AI वगैरह के लिए, तो अभी के लिए आप सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन सीख सकते हो। जाने से पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम समझा कर जाना चाहता हूँ। मान लो जो पहला वाला सर्कल है उसका एरिया A है और ये वाला जो सर्कल है उसका एरिया B है, और ये R1 है, ये R3 है। मतलब कि ये वाला जो एरिया है ये R1 है और ये वाला जो एरिया है ये R3 है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसका एक स्निप लेता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैं एक काम करता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यानी कि ये पूरा एरिया ये R1 है, ठीक है। और अगर मैं दूसरा कलर लूँ तो ये वाला जो एरिया है ये R3 है, ठीक है। और R2 जो है वो ओवरलैपिंग वाला एरिया है। तो मान लो मैं अगर ये वाला कलर ले लूँ सियान वाला, तो ये R2 है, ठीक है। और A क्या है, A पूरा सर्कल है, B पूरा सर्कल है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मैथमेटिक्स सुनकर बोर हों, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं करी है, बट दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझाता है चीज़ों को। जो R1 है वो इतना एरिया है, तो अगर मैं R2 की बात करूँ तो वो A इंटरसेक्शन भी है। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन का मतलब वो वैल्यूज़ जो कि A में भी हैं और B में भी हैं, और ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया आता है उसको हम R2 कहते हैं और ये इंटरसेक्शन B कहते हैं। अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 की बात करूँ तो वो A यूनियन B है, यानी कि वो वैल्यूज़ जो कि दोनों सेट्स में है, मतलब दोनों सेट्स की कंबाइंड वैल्यू। इसके बाद A ट्राइंगल B, R1 प्लस R3 जो है A ट्राइंगल B है, ठीक है। तो अगर हम R1 और R3 की बात करें तो ये A ट्राइंगल B है। फिर R1 जो है वो A माइनस B है, यानी कि A जो कि पूरा है और माइनस कर दिया उसमें से हमने B का जो भी एरिया आ रहा है वो, तो R1 होता है। और R3 क्या होता है, B माइनस A। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से काम करता है। और आप लोग अगर मैं आपको यहाँ पर रैपल में करके दिखाता हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वैसे मैं थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ, बट मैं आप लोग को ये बात समझाना चाहता हूँ इन केस आपके ये काम आए। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 1,23,45 और मैं S2 को लिखूँगा लेट अस से 6,1,3,23 और फिर यहाँ पर 54, ठीक है। अगर मैं कहूँ S1 माइनस S2 तो ये मुझे एक सेट देगा, जो वैल्यूज़ S1 में है और माइनस कर देगा वो वैल्यूज़ जो कि S2 में है। तो 1 कटेगा और 23 कटेगा तो सिर्फ 45 बचेगा। क्यों बचा सिर्फ 45? क्योंकि भाई जो 45 है वो वैल्यू
यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो S1 माइनस S2 हो गया। अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि माइनस कर सकते हैं हम सेट में, हम लोग ये ऑपरेशंस भी कर सकते हैं सेट में। यूनियन के लिए मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आ जाओ तो आप देखो डिफरेंस मेथड होता है, इंटरसेक्शन है, यूनियन हमने देखा, इस सबसेट इस सुपरसेट, दो मेथड्स होते हैं। सबसेट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक सेट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं सेट थ्योरी में ज़्यादा नहीं घुसना चाहता क्योंकि ये पाइथन का ट्यूटोरियल है, बट मैं आप लोगों को ये सबसेट वाली बात बताऊंगा। जैसे मान लो ये है, इसका सबसेट क्या होगा, 1 इसका सबसेट होगा, ठीक है। 1,45 भी इसका सबसेट होगा। सबसेट मतलब कि सबसेट कोई भी सेट तब होगा जब उसके अंदर की एलिमेंट्स इस सेट में ऑलरेडी हों, ठीक है, तब ये सबसेट होगा। तो क्या 6,78 इस सेट का सबसेट होगा? हाँ होगा। क्या 1,2,3 इस सेट का सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि इसमें ना 2 है ना 3 है। क्या 7,8 इस सेट का सबसेट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा इसका सबसेट? क्योंकि 7 भी है इसमें, 8 भी है, ठीक है। तो ये सबसेट होता है और ये उस सबसेट का सुपरसेट होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही है तो आप देखो यहाँ पर ये दो मेथड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा आप लोग यूज़ करो S1 डॉट इज सबसेट और set1। तो अगर सबसेट होगा कोई भी सेट तो वो बताएगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो set1 था, यहाँ पर set1 क्या है, 1,2,3 है, ठीक है। तो 1,2,3 का ये सबसेट है, इसीलिए डॉट इज सबसेट ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार आप लोग थोड़ा सा इस पे टाइम बिता के, अगर आप सेट में जाना चाहते हो, चीज़ें मतलब आपको सेट से रिलेटेड अगर सीखनी है, तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई सेट में आपको थोड़ा बहुत और टाइम लगाना पड़ेगा। सो या दैट वाज अबाउट चैप्टर नंबर 5। आई एम सो हैप्पी कि हमने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट मेरे दिल के बहुत करीब है। करेंगे इसको सॉल्व और उसके बाद हम चैप्टर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो यार चैप्टर 5 के प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। ऑलराइट गाइस, चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, अपने एग्जिस्टिंग VS कोड को मैंने बंद कर दिया है और मैं चैप्टर 5 PS पर यहाँ पर ओपन विद कोड करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिखूंगा 01_problem1.py, ठीक है। तो मैंने problem1.py यहाँ पर लिख दिया। पहला क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी। हमको एक डिक्शनरी बनानी है ऑफ हिंदी वर्ड्स विद वैल्यूज एज देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आपको जो वैल्यूज है उनको एज इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग को बताना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो हमें क्या करना है, वर्ड्स इज इक्वल टू, जैसे कि मैं लिख दूंगा मदद और मैं लिख दूंगा यहाँ पर हेल्प, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर कुर्सी, चेयर, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा बिल्ली, मैं लिखूंगा यहाँ पर कैट। अभी मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि वर्ड इज इक्वल टू इनपुट लूँगा, एंटर दी वर्ड यू वांट मीनिंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वर्ड आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, वर्ड्स, वर्ड को। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वर्ड एक वेरिएबल है और जो भी आप इनपुट करोगे वो वर्ड के अंदर आ जाएगा। और वर्ड जब आप करोगे तो क्या होगा, अगर आपने मदद लिखा है तो यहाँ पर वर्ड्स मदद आ जाएगा, अगर आपने कुछ और लिखा है तो वो आ जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जैसे इसको मैं रन करूँगा, आप देखो यहाँ पर एंटर द वर्ड, तो मैं मदद लिखूँगा, अगर एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पर हेल्प आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना इजी था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले तो एक डिक्शनरी बनाई। इस डिक्शनरी को बनाने के बाद हमने यहाँ पर इनपुट का इस्तेमाल किया। हमने कहा कि वर्ड के अंदर हमें वो वर्ड बताओ जिसका मतलब आप जानना चाहते हो। फिर हमने स्मार्टली इस वेरिएबल को यहाँ पर डाल दिया, यानी वर्ड्स वर्ड, और वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा वर्ड लिखूंगा जो कि नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तब क्या होगा, तब आप देखो यहाँ पर ये की एरर मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि आपकी डिक्शनरी में वो वर्ड होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द यूनिक नंबर्स वंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8 नंबर्स को जो है इनपुट लेना है। और ये सिंपल क्लासिक प्रॉब्लम है यार सेट्स की। पूरा सेट का यूज केस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा n इज इक्वल टू इनपुट और मैं लिखूँगा एंटर, इसको ज़रा कैपिटल कर देते हैं, नंबर 1। और आपको ऐसा कितनी बार करना है, आपको ऐसा करना है 8 बार, ठीक है। तो 8 बार आपको करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सेम वेरिएबल यूज़ करूँगा और यहाँ पर 8 बार इनपुट लूँगा। और 8 बार इनपुट लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा
सबसे पहले एक एम्प्टी सेट बनाएंगे, एस इज इक्वल टू सेट, और हमें पता है कि सेट को इनफैक्ट एक एम्प्टी सेट को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये हमें पता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एस डॉट ऐड और एन, लेकिन नहीं, हमें इंट एन करना पड़ेगा या हमें इंट इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें इंटीजर्स का सेट बनाना है। और यहीं पर ट्रिकीनेस थी इस प्रॉब्लम की कि आपको इंटीजर बनाने के बाद डालना है सेट में। तो हाँ बढ़िया। और यहाँ पर मैं नंबर 1 ना करके क्यों ना मैं इसको ऐसे कर दूँ, एंटर नंबर, और मैं इसको 8 बार डुप्लीकेट करूँगा, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड पर प्रेस किया ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की, एक बार और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की मैंने 7 बार प्रेस किया, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सेट को। तो आप देखो यहाँ पर मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ये मुझसे नंबर पूछ रहा है 3 5 3 2 1 1 2 2, और देखो इसने 1 2 3 5 मुझे दे दिया, क्योंकि यूनिक नंबर्स मुझे डिस्प्ले कराने थे। देखा आपने कितना इजी था सेट का यूज़ केस। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो फ्रेम ही मैंने इस तरह से किया है कि आपको सेट का यूज़ केस आ जाए, कि आपको पता चले कि यार यूनिकली कैसे डिस्प्ले कराना है नंबर्स को। कैन वी हैव अ सेट विद 18 एज एन इंटीजर एंड 18 एज अ स्ट्रिंग एज वैल्यू इन इट, क्या ये पॉसिबल है? आज ट्राई करते हैं, आज ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 3। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को प्रोग्राम चला के देखना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ, मैं सेट डॉट ऐड 18 करता हूँ, एस डॉट ऐड, और एस डॉट ऐड 18 करता हूँ एज अ स्ट्रिंग, करते हैं प्रिंट एस को। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करें नीचे और मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या होगा, क्या एक बार 18 आएगा या 2 बार 18 आएगा। टाइम स्टैम्प जरूर लगा देना ताकि मुझे पता चल जाए आपने कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो चलो यार अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको मैंने रन किया एंड यस आप देखो 18 एज अ स्ट्रिंग एंड 18 एज एन इंटीजर दोनों आपके सेट में हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग वैल्यूज है, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है। तो हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, यस वी कैन हैव अ सेट विद 18 एज एन इंटीजर एंड 18 एज अ स्ट्रिंग वैल्यू इन इट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने क्या किया, 20 ऐड किया, फिर 20.0 ऐड किया, फिर आपने 20 एज अ स्ट्रिंग ऐड कर दिया। द आंसर इज सिंपल, ये तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, लेंथ ऑफ एस विल बी 3। तो अगर मैं यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको ना कॉपी करता हूँ कोड को, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गए तुम VS कोड, क्वेश्चन नंबर 404 अंडरस्कोर प्रॉब्लम 4.py, और हम प्रिंट करेंगे एस को, सॉरी लेन ऑफ एस को, लेन ऑफ एस को, या एस को ही कर लेते हैं प्रिंट, लेन ऑफ एस तो आ ही जाएगा। ये क्या हुआ यार, हमने सोचा था कि 3 आएगा, ये तो 2 आया, ऐसा क्यों हुआ? एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है पाइथन में। मैं आप लोगों को रैपल से समझाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसको समझाना मेरा फ़र्ज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 = 1.0। आपको लगेगा कि 1 = 1.0 पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉल्स रिटर्न करेगा, बट एक्चुअल में ये ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि जब दोनों नंबर सेम है, पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और जो यहाँ पर इंटीजर नंबर है उनकी इक्वालिटी को ट्रू दिखाता है। और आप देखो यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज़ चैट जीपीटी के पास लेकर जाऊँ, मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि भाई एक्सप्लेन दिस बिहेवियर, तो ये क्या होगा, अरे मैंने क्या लिख दिया, बिहेवियर्स। अब यहाँ पर देखो चैट जीपीटी ने समझा दिया। तो चैट जीपीटी का प्रयोग करो यार, एआई का प्रयोग करो। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कुल मिला के ये बोलेगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज़ को चेक करता है, अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो डेटा टाइप से फर्क नहीं पड़ता है पाइथन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 = 1.0 इवैल्यूएट्स टू ट्रू, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर को कंपेयर करते वक्त पाइथन इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और डिटरमिन ये करता है कि अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं तो ट्रू दिया जाए, ठीक है। तो ये पाइथन की प्रॉपर्टी है, और उसके कारण क्या हुआ कि इस सेट की जो लेंथ है, इस सेट की लेंथ वो क्या होगी, 2 होगी। व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट, व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अगर आप लेन ऑफ एस करो तो क्या होगा, वो 2 होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, और इसीलिए मैंने डाला है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों से ही ज़रूर पूछना जिसको लगता है कि पाइथन उन्हें आता है, ये क्वेश्चन पूछना, उनके भी शायद होश उड़ जाए। प्रॉब्लम नंबर 5 कहती है एस = ऐसे बनाया तो टाइप क्या है एस का। बहुत सारे लोग बोलेंगे सेट है, नहीं भाई ये डिक्शनरी है। एस है तो इसका मतलब ये नहीं सेट है, समझ रहे हो, कंफ्यूज करने के तरीके समझो।
एस इज इक्वल टू खाली करली ब्रैकेट लगाकर दे दिया इंटरव्यूअर ने आपको, आपसे वो उम्मीद ये लगा रहा है कि आपने वेरिएबल का नाम एस लिखा है तो सेट होगा। अरे भाई नहीं, अगर मैं इसको मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स कह दूं तो थोड़ी ना हो जाएगा आईफोन 15 प्रो मैक्स, रहेगा तो ये एसी का रिमोट ही ना। तो वही बात है यार, ठीक है। आई होप आप समझ गए चीज़ों को। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, एस इज इक्वल टू ये करा, टाइप ऑफ एस अगर आप करोगे तो डिक्शनरी होगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। और मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर ही देता हूँ यार यहाँ पर जल्दी से। 05_problem5.py, एस इज इक्वल टू ये करा, प्रिंट करा टाइप ऑफ एस, और ये एक डिक्ट आएगा क्योंकि भाई डिक्शनरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 प्रॉब्लम के लिए जगह बनाएंगे, प्रॉब्लम 6.py। क्या कह रहा है 6 प्रॉब्लम, कह रहा है कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाओ, 4 फ्रेंड्स को अलाउ करो टू एंटर देयर फेवरेट लैंग्वेज एज वैल्यू एंड यूज की एज देयर नेम्स, ठीक है। जैसे कि हैरी पाइथन, ठीक है, शुभम C++, रोहन असेंबली लैंग्वेज, इस तरह से, ठीक है। एज्यूम दैट देयर नेम्स आर यूनिक, ठीक है, उनके नाम यूनिक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे। एम्प्टी डिक्शनरी बन गई, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू इनपुट करूँगा और मैं लिखूँगा एंटर फ्रेंड्स नेम, ठीक है। फिर लैंग इज इक्वल टू मैं करूँगा इनपुट और मैं कहूँगा एंटर लैंग्वेज नेम, एंटर लैंग्वेज नेम। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी में मैं ऐड कर दूंगा, क्या करूँगा, डी डॉट, कैसे करते हैं ऐड, मैं लिखूँगा डी डॉट अपडेट नेम कोलन लैंग। और आप यहाँ पर देखो कि मैं ये चीज़ कितनी बार करूँगा, ये चीज़ मैं 4 बार करूँगा। और ऐसा क्यों करूँगा, मैं 1 2 3 बार और करूँगा, यानी टोटल 4 बार करूँगा। क्यों कर रहा हूँ मैं 4 बार ऐसा, क्योंकि भाई मेरे 4 दोस्त हैं, मुझे 4 दोस्तों के लिए करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप लोग देखो, इस प्रोग्राम को रन करने पर मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैरी और फिर मैं लिख रहा हूँ पाइथन। एक्चुअली मुझे एट दी एंड यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए था डी को, तभी तो यहाँ पर ये दिखेगी फाइनल मेरी डिक्शनरी कैसी दिख रही है। तो जल्दी जल्दी मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा हैरी, फिर मैं लिखूँगा पाइथन, फिर मैं लिखूँगा रोहन, फिर मैं लिखूँगा असेंबली, फिर मैं लिखूँगा शुभम, फिर मैं लिखूँगा सी, फिर मैं लिखूँगा दिव्या, फिर मैं लिखूँगा CPP। और यहाँ पर देखो हमारी जो डिक्शनरी है वो बन चुकी है। की में नाम है, वैल्यू में लैंग्वेज है, हैरी पाइथन रोहन असेंबली शुभम सी दिव्या CPP। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ द नेम्स ऑफ 2 फ्रेंड्स आर सेम, मतलब कि इस केस में अगर 2 दोस्तों के नाम सेम है तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, बस ये है कि हमारा जो अपडेट मेथड है वो क्या करेगा, अपडेट करता जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया रोहन C, तो बाद में जो एंटर की गई है लैंग्वेज वो रोहन की लैंग्वेज मानी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा शुभम पाइथन, हैरी भी पाइथन, मान लो रोहन के लिए मैंने C लिखा और फिर दोबारा मैंने रोहन के लिए JS लिख दिया, तो रोहन के लिए सिर्फ JS आएगा यहाँ पर, क्योंकि रोहन की अपडेट हो गई। यहाँ तक तो जब यहाँ वाला इनपुट मैंने डाला था वहाँ तक तो रोहन की लैंग्वेज C थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरे रोहन ने JS डाला तो वो अपडेट हो गई, क्योंकि मैंने अपडेट मेथड चलाया डिक्शनरी का। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। उम्मीद मेरी यही है कि आप लोग को समझ में आ गई ये चीज़। जब मैंने डी डॉट अपडेट लिखा तब क्या हुआ, अपडेट हो गई मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन कहता है कि यार अगर लैंग्वेजेस सेम है 2 दोस्तों की तब क्या होगा प्रोग्राम में। देखो भाई, की अगर सेम है तब तो ये होगा कि अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई शुभम, हैरी और रोहन ही कीज थी हमारी, क्योंकि रोहन हमारी 2 बार एंटर हो गई थी और दूसरी वाली बार में वो अपडेट हो गई थी। एक बार सेट हुई वो C, फिर उसके बाद वो अपडेट हो गई टू JS। लेकिन अगर वैल्यू सेम हुई, जैसे कि आप देखो यहाँ पर शुभम भी पाइथन है, हैरी भी पाइथन है, वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, डिक्शनरी में आइडेंटिफायर की होती है, यानी कि जो पहले लिखा जाता है वो होता है। जैसे कि इसका आइडेंटिफायर शुभम है, अगर मुझे पाइथन चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं डी शुभम लिखूंगा तो मुझे पाइथन मिलेगा, मैं डी हैरी लिखूंगा तो मुझे पाइथन मिलेगा, डी रोहन लिखूंगा तो मुझे JS मिलेगा, ठीक है। तो वैल्यू सेम हो सकती है, बस की जो कि हमारा आइडेंटिफायर होता है वो सेम नहीं होना चाहिए, वरना आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। बेसिकली अपडेट हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कैन यू चेंज द वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट विच इज कंटेन्ड इन अ सेट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ, इसको करते हैं और कोशिश करते हैं अपडेट करने की, और हम अपडेट कर सकते हैं कि नहीं
ये भी हमें पता चलेगा। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 9। तो यहाँ पर मैं 07 अंडरस्कोर प्रॉब्लम 7.py बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या होगा, दी वैल्यूज एंटर्ड लेटर विल बी अपडेटेड। ठीक है, और यहाँ पर 08 वाले में मैं क्या करूँगा, 08 वाले में भी मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम 8.py और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि नथिंग विल हैपन। ठीक है, नथिंग विल हैपन, दी वैल्यूज कैन बी सेम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो 9th वाली प्रॉब्लम है उसका कोड मेरे पास क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो रखा है। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम 9.py लिखूंगा और इसको जो है पेस्ट करूंगा यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करूं भाई चेंज, कर ही नहीं सकता। आप बताओ आप क्या चाह रहे हो कि मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं 0 1 2 3 4, लेकिन मैंने बताया था भाई सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है। लेकिन मान लो कि कोई मूर्ख क्या करता है 0 1 2 3 4 करके इसकी इंडेक्सिंग करने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद कहता है कि भाई इसके 0 को कर दो इज इक्वल टू 9। पाइथन बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या खा लिया, क्या पी लिया, क्या फूक लिया। ठीक है, तो ये बोलेगा पाइथन। आप यहाँ देख सकते हो S40 इज इक्वल टू 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कह रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ये कह रहा है कि भाई पहली बात तो इस लिस्ट का सेट ही नहीं बन सकता क्योंकि लिस्ट हैशेबल ही नहीं होती है। दूसरी बात ये कि अगर होती भी ना तब भी नहीं करने दिया जाता आपको। तो यहाँ पर दो बातें हैं, दो रीज़न से हम अपडेट नहीं कर सकते। पहली बात तो हम लिस्ट को एक सेट के अंदर इंक्लूड ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कर भी सकते होते ना तो हम इंडेक्सिंग करके चेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, समझ रहे हो। तो अगर मैं इस चीज़ को चैट जीपीटी को पकड़ाऊँ और मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि भाई मुझे थोड़ा और विजडम दो अराउंड दिस, मैं इसको ये पूरा क्वेश्चन ही दे देता हूँ। No, you cannot change the value inside a list contained in a set. In fact, you cannot even have a list as an element in a set because sets in Python require all the elements to be immutable and hashable. समझ रहे हो इस बात को आप लोग? Immutable and hashable होने चाहिए आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो। Lists are mutable, मैंने आपको बताया mutable का क्या मतलब है, चेंज जिसे किया जा सकता है, and not hashable, so they cannot be added to a set. ठीक है, बढ़िया। अभी कह रहा है कि भाई जो तो मतलब करना चाह रहे हो और विजडम इसने दिया है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ चैट जीपीटी या जो भी एआई, अगर बाद में कुछ और आ जाता है यूज़ करो, यूज़ एआई टू योर एडवांटेज। जल्दी सीखने के लिए इस्तेमाल करो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है चैट जीपीटी को बोलो मुझे विजडम दो यार इस टॉपिक के अराउंड, वो देगा आपको विजडम। समझ रहे हो आपको? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया। मेरी उम्मीद यही है कि आपको यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही हैं और आने वाले टाइम में बहुत ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सी यू देयर। गैस चैप्टर 6 हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशंस है। अब ये क्या होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन? देखो क्या होता है, कभी कभी हम एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से अपने काम को करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यूजर ने एंटर किया 7, तो मे बी हम उसको दिखाना चाहेंगे कि यू एंटर्ड एन ऑड नंबर। और अगर किसी ने 6 अगर एंटर किया यूजर ने हमारे, तो हम उसको दिखाना चाहेंगे दिस इज एन इवन नंबर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी एनालॉजी के साथ समझाऊंगा, अपने वाले तड़के के साथ समझाऊंगा। यहाँ पर चैप्टर 6 का फोल्डर मैंने बना लिया, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा और ये फोल्डर यहाँ पर खुल जाएगा। तो पहला प्रोग्राम जो है वो है conditionals.py। क्या है कंडीशनल्स? कंडीशनल्स होता है इफ एल्स एलिफ इन पाइथन। क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि कभी कभी ना आप एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से काम करते हो। आज संडे है, चलो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। रोज बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते, इनफैक्ट इट्स नॉट हेल्दी। तो संडे है तो चलो करते हैं, संडे है तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। मे बी रोज़ नहीं खाएंगे आइसक्रीम, लेकिन संडे है तो चलो आज आइसक्रीम खा लेते हैं। तो ये कंडीशन है कि आज संडे है इसलिए आइसक्रीम खाते हैं। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है इसलिए मैं इसको 10,000 का गिफ्ट दूंगा। वैसे 10,000 का गिफ्ट देता नहीं है कोई, बट अगेन अगर 10,000 का गिफ्ट कोई दे रहा है तो बर्थडे के दिन, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़ देगा। कंडीशन है कि भाई तेरा बर्थडे है इसलिए मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, वरना तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुझे रोज़ गिफ्ट दूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि समटाइम्स वी वांट टू प्ले पबजी ऑन आवर फोन इफ द डे इज संडे, कि संडे चलो यार पबजी खेल लेते हैं, बाकी दिन तो पढ़ाई करते ही हैं, इस टाइप से। समटाइम्स वी ऑर्डर आइसक्रीम ऑनलाइन इफ द डे इज सनी, अगर सनी है दिन तो हम कहेंगे चलो यार गर्मी बहुत पड़ रही है, 40-50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, चलो यार आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। कभी कभी हम हाइकिंग जा सकते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स अलाउ किया, मम्मी ने कह दिया अरे भाई कोई ज़रूरत नहीं हाइकिंग वाइकिंग जाने की, तब नहीं जाएंगे, ठीक है, इस टाइप का सीन है। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है कि भाई हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे सिर्फ तभी जब एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो, ठीक है। एक बार और, इन पाइथन प्रोग्रामिंग वी मस्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ऑन अ सर्टेन कंडीशन बीइंग मेट, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द कंडीशनल्स आर फॉर, ठीक है। बढ़िया, यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको कोड में समझेंगे। होता क्या है कि मान लो मैंने कहा कि भाई यूज़र तुम अपनी एज एंटर करो, एंटर योर एज, ठीक है, और इसको ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग आउटपुट करता है, इसलिए हमको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर बनाने के लिए। तो मैंने a इज इक्वल टू इंट इनपुट यहां पर कर दिया। अब मैं कह सकता हूं इफ मतलब अगर जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है, कोलन लगाऊंगा यहां पर, ये सिंटैक्स है पाइथन का। देखो यहां पर समझना आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। कोलन मैंने लगा दिया, कोलन का मतलब कि अब हम इफ के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, जो मेरा कर्सर था वो यहां नहीं आया, वो यहां आया, और ये जो स्पेस होती है इसको पाइथन में कहते हैं इंडेंटेशन। एक बार और, जब मैंने इफ लिखा, ए ग्रेटर देन 18 लिखा, ब्रैकेट में कंडीशन लिखी, कोलन लगाया जो कि इफ का सिंटैक्स है, एंटर जैसे ही मारूंगा मैं, ये ऑटोमेटिकली ये स्पेस मुझे दे देगा। इस स्पेस को लगाया जाता है पाइथन में इंडेंट करने के लिए। इंडेंट का मतलब कि तुम इफ के अंदर घुस चुके हो। मैंने ऐसे किया, मैंने लिखा प्रिंट यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है, और इसके बाद एंटर मारोगे आप और वापस आ जाओ, मतलब इफ के अंदर थे आप। इस स्पेस का मतलब कि आप इफ के अंदर घुसे हुए हो। इफ से बाहर आने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, और एल्स आप कर दो, वरना प्रिंट, और मैं ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेता हूं, इसको ही कॉपी कर लेता हूं, यू आर बिलो द एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है। तो अब समझते हैं इस प्रोग्राम को। मैं स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लेता हूं आपके लिए। इफ ए इज ग्रेटर देन 18, फिर हम इफ के अंदर आ गए, यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, और अगर मैं इसी इफ के अंदर एक और लाइन लिखना चाहता हूं, मान लो मैं लिखना चाहता हूं गुड फॉर यू, तो वो भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इस इफ के अंदर रहना पड़ेगा, यानी कि ये स्पेस देनी पड़ेगी। इस स्पेस का मतलब है आप इफ के अंदर हैं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश में भी देखा होगा कि इस तरह से किया जाता है कि भाई स्पेस दे दी जाती है कि भाई हम इस हेडिंग के अंदर हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडेंटेशन दे दिया जाता है। आपने ये चीज़ देखी होगी बुक्स वगैरह में कि एक हेडिंग डली होती है, फिर नीचे जो भी चीज़ लिखी होती है हेडिंग के अंदर वो एक स्पेस देकर लिखी होती है, यानी कि थोड़ा गैप देकर लिखी होती है, और दूसरी हेडिंग शुरू होती है तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। पाइथन में भी इस तरह का इंडेंटेशन यूज होता है, और इस तरह के इंडेंटेशन को यूज करके हम इफ के अंदर, एल्स के अंदर, इफ के बाहर और एल्स के बाहर आ सकते हैं। अब यहां पर ये इफ इस एल्स से कनेक्टेड है। अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तब ये प्रिंट होगा, लेस देन 18 है या इक्वल टू 18 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं, जस्ट सो दैट ग्रेटर देन इक्वल टू पर ये आए। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप देखो ये मुझसे पूछेगा एंटर योर एज, मालूम मैंने 56 एंटर करी, यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है। कॉन्सेंट की स्पेलिंग गलत है, कॉन्सेंट और गुड फॉर यू, ठीक है। यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, गुड फॉर यू। तो अगर मैं दोबारा से चलाऊं और मैं अपनी एज को 5 लिखूं, यू आर बिलो द एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉन्सेंट की स्पेलिंग दोबारा से ठीक कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ तो क्या होगा, 0 लिख दूँ तो क्या होगा, तो आप देखो यू आर बिलो द एज ऑफ कॉन्सेंट आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, एक बार ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रोग्राम इस इफ के अंदर घुसेगा, वो कहेगा क्या जो इसने एंटर किया है वो 18 से ग्रेटर है, अगर हाँ तो ये प्रिंट करो, मतलब कि इफ के अंदर जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट करो और बाकी एल्स वाले को इग्नोर करो। इसके बाद सीधे यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल हमारा। कंट्रोल मतलब सीधे प्रोग्राम यहाँ पर चलेगा आकर। मान लो मैं लिखता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ और फ्लो समझाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 56 लिखी एज, ठीक है। अब आप देखो मैंने 56 लिखी तो क्या हुआ, यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, गुड फॉर यू आ गया।
यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो मेरा कंट्रोल था प्रोग्राम का वो इसके अंदर आ गया और इसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस को उसने एग्जीक्यूट कर दिया और एल्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि भाई इफ की कंडीशन जब ट्रू होती है तो एल्स नहीं चलता है, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तभी एल्स चलता है। तो क्योंकि इफ की कंडीशन यहाँ पर ट्रू है इसलिए ये चलेगा और ये चलने के बाद सीधा प्रोग्राम जंप करेगा एल्स के बाहर, यानी कि यहाँ पर, इसलिए एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हो गया। आई होप मैंने इसको आप लोगों को समझा दिया। बस यही है इफ एल्स। अब मैं आप लोगों को एलिफ के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर चीज़ें करते हैं। इसका यूज़ केस आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि क्या a ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। लेकिन ज़रा सोचो, किसी ने अगर अपनी एज को -78 लिख दिया तब भी यही बता रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई नेगेटिव एज दे अगर, तब उसको एक हेड्सअप मिले और प्रोग्राम उसको बताए कि भाई साहब आपको क्या हो गया है, आप नेगेटिव एज क्यों डाल रहे हो, नेगेटिव एज तो होती नहीं है। मतलब -8 ईयर्स ओल्ड देखा है कभी आपने? अब कमेंट में ये मत लिखना मैंने देखा है, नहीं देखा होगा आपने। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं एक फटकार लगाना चाहता हूँ अपने यूज़र को, ठीक है, अजीब सा साउंड कर रहा है बट लगाना चाहता हूँ कि भाई तुम नेगेटिव एज क्यों डाल रहे हो मेरे प्रोग्राम में, क्यों तुम मेरे प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो मैं एल इफ लिखूंगा। मैं कहूँगा एल इफ a इज लेस देन 0, मतलब कि अगर a नेगेटिव है, ठीक है, और कोलन लगाऊंगा मैं, एंटर मारूंगा और यहाँ पर प्रिंट लिख करके लिखूंगा मैं कि भाई साहब देखो यू आर एंटरिंग एन इनवैलिड एज, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। ये इफ, एलिफ और एल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर आपने इफ लिखा, उसके बाद एलिफ लिखा और उसके बाद एल्स लिखा, तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये तीनों आपस में काम करते हैं। कैसे आपस में काम करते हैं? पहले इफ की कंडीशन चेक होगी। इफ की कंडीशन एक बार चेक हुई तो क्या होगा कि अगर वो ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा और ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ध्यान से सुनना, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब क्या होगा कि तब आपका ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यार आपकी जो इफ के अंदर ये कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, तो वो अगले वाले एलिफ की कंडीशन को चेक करेगा। ये भी अगर ट्रू नहीं हुई तो इसके बाद अगर कोई एलिफ हुआ तो उसकी कंडीशन को चेक करेगा। मान लो कि मैं एक एलिफ यहाँ पर रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इफ़ a इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर a 0 के बराबर है, यू आर एंटरिंग 0, ठीक है, विच इज़ नॉट अ वैलिड एज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो, वरना अगर किसी ने नेगेटिव एज डाल दी तो उसको मैं बताऊँ कि भाई इनवैलिड नेगेटिव एज मत डालो। मैं इसको इनवैलिड नेगेटिव एज लिख दिया मैंने। फिर किसी ने 0 डाल दिया तो मैं चाहता हूँ कि यू आर एंटरिंग 0 विच इज़ अ वैलिड एज, और उसके बाद अगर ये सब में से कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये चलेगा, ठीक है। तो ये चारों एक साथ काम करते हैं, तो इसे कहते हैं इफ़ एलिफ एल्स लैडर। क्या कहते हैं? इफ़ एलिफ एल्स लैडर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ़ एलिफ एल्स लैडर, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर 02_ इफ़ एलिफ एल्स लैडर .py के नाम से एक प्रोग्राम बनाएंगे और थोड़ा सा इसको मैं रीडेबल रखना चाहता हूँ, ठीक है, इफ़ एलिफ एल्स लैडर। और मैं चाहता हूँ कि यार एक बार हमने ये कोर्स ख़त्म कर लिया ना तो आपके पास बढ़िया से रहे सब कुछ। और कंडीशनल्स में मैं सिर्फ यहाँ पर ये डालना चाहता हूँ, इफ़ और एल्स डालना चाहता हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इफ़ और एल्स डालना चाहता हूँ। ये हमारा लैडर हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं इफ़, इसको इफ़ एल्स कहते हैं और इसे कहते हैं इफ़ एलिफ एल्स लैडर, ठीक है। ये इफ़ एल्स हो गया हमारा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ बहुत सही से डॉक्यूमेंट करूँ चीज़ों को, ताकि एक बार हमने ये कोर्स ख़त्म कर लिया ना तो आपके पास ये प्रोग्राम्स का सेट एक रिसोर्स की तरह रहे, ठीक है। इंट इनपुट एंटर योर एज, एक बार आपकी एज एंटर हुई, चलो ये प्रोग्राम चला के आपको दिखाता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कैसे ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंटर योर एज इसने पूछा, मान लो मैंने 78 डाल दिया। मैंने जैसे ही 78 डाला तो कंडीशन मैच हो जाएगी, यानी कि इफ़ के अंदर की कंडीशन मैच हो जाएगी, 78 इज़ ग्रेटर देन 18। और क्योंकि ये ग्रेटर देन 18 है इसलिए इसके अंदर का जो ये दोनों लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एंड क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी इसलिए ये एलिफ और ये एल्स इग्नोर होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया है और ये इग्नोर हो गया है इसलिए ये चलाने के बाद प्रोग्राम सीधे एंड ऑफ प्रोग्राम पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम है ना वो किसी भी इफ, एलिफ या एल्स के अंदर नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन
इफ के अंदर है क्योंकि यहाँ पर स्पेस है इफ के बाद। ये वाली लाइन एलिफ के अंदर है क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, इसको इंडेंट कहूंगा मैं आपसे, स्पेस नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, इंडेंट कहूंगा, इंडेंट नाम होता है इसका। एलिफ यहाँ पर लिखा है, ये वाली लाइन इस एलिफ के अंदर है क्योंकि इंडेंट लगा हुआ है यहाँ पर, इंडेंट मतलब ये वाली स्पेस, ठीक है। ये वाली लाइन एल्स के अंदर है क्योंकि यहाँ पर इंडेंट लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ गए हम लोग। ये लाइन बिल्कुल बाहर है क्योंकि इंडेंट नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल चिपकी हुई है ये लाइन यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो कि आपने एज एंटर करी, इफ वाली कंडीशन मैच हुई, इफ के अंदर का मसाला जो था एग्जीक्यूट हुआ, जो कि 2 लाइंस थी, इफ के अंदर की दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हुई, और इसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। क्या आ गया? एंड ऑफ प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊँगा, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाकर मैं -78 डाल दूंगा। अब -78 जब मैंने डाला, ये कंडीशन तो मैच हुई नहीं क्योंकि -78 18 से बड़ा यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो ये एलिफ में चेक करेगा इस वाली कंडीशन को। ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई क्योंकि -78 इज लेस देन 0, तो ये वाली कंडीशन जो है ये यहाँ पर हमारी मेट हो गई, और क्योंकि ये कंडीशन मेट हो गई इसीलिए ये हमारा प्रिंट हो गया। और एक बार इफ एलिफ 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 जितने भी एलिफ्स हो और एल्स हो, उनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाती है तो बाकी सब इग्नोर होता है। तो क्योंकि ये मैच हो गई कंडीशन, इसलिए बाकी जो एलिफ था एल्स ही सब इग्नोर होंगे और डायरेक्टली यहाँ पर आएगा हमारा कंट्रोल। और आप यहाँ पर देखो कि यू आर एंटरिंग एन इनवैलिड नेगेटिव एज, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि मैं 0 डाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर 0 डालूंगा तो आप देखो यहाँ पर ही कह रहा है यू आर एंटरिंग 0 विच इज नॉट अ वैलिड एज, कि भाई साहब 0 क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाली कंडीशन यहाँ पर इसने मैच करने की कोशिश करी, नहीं हुई। ये वाली कंडीशन मैच करने की कोशिश करी, नहीं हुई। ये वाली मैच हो गई क्योंकि 0 था, इसलिए इसने प्रिंट किया ये, एंड डायरेक्टली इस लैडर से बाहर आकर इसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो लैडर में से सिर्फ एक चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं इसको चलाकर दिखाऊं, और अगर मैं यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा नंबर डाल दूं और जो कि मान लो 4 हो, ठीक है, तो ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई, ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई, ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई, यू आर बिलो द एज ऑफ कॉन्सेंट आ गया, एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। आई होप आप लोग समझ गए इस चीज़ को। आते हैं नोट्स में, मैंने नोट्स में एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है कि इफ़ else and elif statements are a multi-way decision taken by our program due to certain conditions in our code, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई if elif होता है तो क्या होता है। फिर यहाँ पर एक कोड एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है if else का। अब एक क्विक क्विज आप लोगों को करनी है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट yes when the age entered by the user is greater than or equal to 18। आपको क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट yes when the age entered by the user is greater than or equal to 18। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इनफैक्ट मैंने सिमिलर प्रोग्राम इसके लिख दिया है यहाँ पर, तो आपको शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े इस प्रोग्राम को लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बट लिखना एक प्रोग्राम जो कि प्रिंट करे येस अगर एज एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, वरना आप नो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। करके मुझे बताओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प लिख कर कि आई हैव फिनिश्ड द क्विक क्विज। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि आई हैव फिनिश्ड द क्विक क्विज। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। क्या है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंडीशंस इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। सम एग्जांपल्स आर इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स और लेस देन इक्वल्स। मैंने आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पहले भी बताया था कि भाई इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी हमने बात की थी और हमने यहाँ पर एंड और नॉट पर एक बहुत भारी चर्चा करी थी। हमने कहा था कि एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, मतलब कि अगर दोनों ट्रू हुए तब एंड ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि अगर मैं ट्रू एंड ट्रू करूँगा तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा। लेकिन और में ऐसा केस नहीं है, और को कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू चाहिए होता है ट्रू होने के लिए, यानी कि ट्रू और फॉल्स भी ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू भी ट्रू होगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। और नॉट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। हमने बात करी थी इन तीनों के बारे में, ठीक है। अब एलिफ क्लॉज के बारे में मैंने आप लोग को समझा दिया कि भाई एलिफ आपके कितने भी हो सकते हैं, कंडीशन आपकी एक एक करके चेक होती है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को एलिफ क्लॉज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और एलिफ जो है वो आप लोगों को
लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इफ़ एल्स भी लिख सकते हो, मतलब कि आप सिर्फ ऐसा प्रोग्राम भी लिख सकते हो जिसमें सिर्फ एक इफ़ और एक एल्स हो, और आप ऐसा प्रोग्राम भी लिख सकते हो जिसमें इफ़ तो हो ही हो, बहुत सारे एलिफ्स हो बीच में और एक एल्स हो। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, और उसके बाद हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। वो एग्जाम्पल हमारा है 03_ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स का, ठीक है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स का एग्जाम्पल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन 45, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेम प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, मैं सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिखने वाला हूँ सबसे पहले, और फिर आप लोग को समझाऊंगा। और यहाँ पर इफ एज इज ग्रेटर देन, हमने 18 लिखा था, यहाँ पर इफ लिखा था, एलिफ लिखा, एलिफ लिखा। मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, 2 इफ यहाँ पर लगाता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ a% 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो है 0 आता है अगर, तो प्रिंट कर दो a इज इवन, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये कर दिया। तो इसका किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा ये मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप कौन सा इफ कौन से एल्स से और कौन से एलिफ से मिला हुआ है, सबसे पहले ये डिटरमिन करो। अगर आप इस प्रोग्राम को देखो तो ये वाला इफ जो है, इसके बाद कोई एल्स नहीं है, इसके बाद कोई एलिफ नहीं है, इसलिए ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इफ है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा इफ स्टेटमेंट 1, ठीक है, इस इफ स्टेटमेंट नंबर 1, और मैं इसका नाम रख दूंगा इफ स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, इसका रख दूंगा इफ स्टेटमेंट नंबर 2। तो इफ स्टेटमेंट नंबर 1 और इफ स्टेटमेंट नंबर 2। तो इफ स्टेटमेंट नंबर 1 ये हो गया, इफ स्टेटमेंट नंबर 2 ये हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली चलेगा और ये वाला भी अपने आप में इंडिपेंडेंटली चलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पर ये वाले जो 3 हैं ये अपने में चलेंगे और ये अपने में चलेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट अपने में चलेगा और ये वाला स्टेटमेंट अपने में चलेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़। अगर और इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते तो हमें सबसे पहला काम जो क्या करना पड़ता, वो ये करना पड़ता कि कितने इफ स्टेटमेंट्स आपस में काम करेंगे उनको हम सेगमेंट कर लें बेसिकली। अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि अगर मैंने 18 एंटर कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, या मैंने मान लो 28 एंटर कर दिया, ठीक है, मैंने 28 एंटर कर दिया अगर, तो 28 में क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा और ये बोलेगा a इज इवन, और उसके बाद ये पूरा लैडर चलेगा। इसमें क्या होगा, a ग्रेटर देन 18 है, हाँ है, 28 इज ग्रेटर देन 18, ये चल जाएगा, ये इग्नोर और फिर एंड ऑफ प्रोग्राम चलेगा। आप देख सकते हो इसको। तो ये कॉम्प्लेक्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स थोड़े से आप लोगों को समझने पड़ेंगे, और मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम को, जो थर्ड वाला प्रोग्राम मैंने कराया है, उसको आप लोग दोबारा से चला कर देखो, क्योंकि आप लोग दोबारा से चलाओगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें और भी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हो सकते थे। अगर मैं इसके बाद एक और इफ स्टेटमेंट डाल देता तो वो अपने आप में अलग से चलता है इंडिपेंडेंट। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक इफ स्टेटमेंट डाल देता तो वो इफ स्टेटमेंट इससे मिल जाता है इसे, ठीक है। तो आपको ये डिटरमिन करना है सबसे पहले कि कौन कौन से इफ, एलिफ और एल्स एक साथ काम करने वाले हैं, और उसके बाद आप आउटपुट निकालो प्रोग्राम का। क्योंकि कुछ इफ इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर इफ ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इफ को एल्स की ज़रूरत नहीं है, इफ अकेला भी हो सकता है, एल्स अकेला नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एल्स लिख दूँ, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, देखो एल्स प्रिंट, देखो यहाँ पर ये मुझे एरर दिखा रहा है, मान लो मैं ऐसे कर दूँ तो ये कह रहा है भाई किसका एल्स है, किसका एल्स है, ये मैं इसको रन करूँगा तो नहीं चलेगा, ये कह रहा है भाई इनवैलिड सिंटैक्स है, किसका एल्स है। तो एल्स अकेला नहीं हो सकता, एलिफ भी अकेला नहीं हो सकता, एलिफ भी अकेला नहीं हो सकता। अगर एलिफ a ग्रेटर देन 5 में करूँ तो एलिफ भी अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा ये इफ स्टेटमेंट के साथ काम कर रहा है, और इसके बाद ये जो एंड ऑफ प्रोग्राम है ये अपने आप में अलग से काम कर रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीज़ समझ में आ गई। सो वापस आऊँगा मैं अपने नोट्स में, और आप यहाँ पर देख सकते हो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट्स। ई यहाँ पर स्मॉल होगा, एलिफ में ई स्मॉल होता है, और जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव होती है।
लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल द कंडीशंस इनसाइड एलिफ्स फेल। मतलब जो लास्ट वाला एल्स है वो एग्जीक्यूट तभी होता है, जैसे इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये और ये तीनों कंडीशंस एग्जीक्यूट ना हो पाए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई ये चीज़ आप लोगों को। एंड दिस एंड्स अवर चैप्टर नंबर 6। हम बहुत ही अच्छी पेस से आगे बढ़ रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट हम कितना अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, यहाँ पर इंथू आ रहा है मेरे को। चैप्टर 6 के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को मिलता हूँ। सो गाइस, चैप्टर 6 प्रैक्टिस सेट के लिए मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, इसको बंद करता हूं और यहाँ पर चैप्टर 6 प्रैक्टिस सेट के लिए एक नया फोल्डर बनाता हूं, चैप्टर 6 PS। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो शिफ्ट राइट क्लिक करके VS कोड में इसको खोल लूँगा और पहला प्रॉब्लम जो है सॉल्व करूँगा, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम 1.py और यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं। तो मैं कहूँगा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि लिख दूंगा एंटर नंबर 1। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आप लोग को स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। एंड इसको मैं एक काम करता हूँ, A1 A2 A3 A4 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 2 3 और 4 कर देता हूँ। 4 नंबर्स हमारे पास हैं, A1 A2 A3 A4। हमें पता करना है चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो मैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं कहूँगा इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 एंड और मैं यहाँ पर एंड लिखूंगा ऐसे, एंड A1 इज ग्रेटर देन A3। ठीक है, एंड और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, A1 इज ग्रेटर देन A4। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पर नंबर इज A1। ठीक है, और कोलन लगाकर A1 को मैं प्रिंट भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि भाई A1 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन अगर यही चीज़ A2 के साथ होती है, यानी कि जो A2 है हमारा, मैं यहाँ पर A2 कर देता हूँ, A2 कर देता हूँ यहाँ पर, A2 हमारा A1 से भी बड़ा है, A3 से भी बड़ा है और A4 से भी बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इज A2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा A2 ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर इफ, और मैं यहाँ पर एलिफ लिखूंगा क्योंकि इन चारों में से एक चीज़ मुझे करनी है, एलिफ करना है मुझे। तो A1 अगर बड़ा है, A2 अगर बड़ा है, फिर इसके बाद आएगा A3 अगर बड़ा है A1 A2 और A4 से, तब क्या होगा, A3 हमारा ग्रेटेस्ट होगा, वरना हमारा क्या ग्रेटेस्ट होगा, वरना हमारा A4 ग्रेटेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम एल्स ना भी लगाए ना, सिर्फ एलिफ भी रखें ना, तब भी एक वैलिड प्रोग्राम होता है। तो मैं अगर यहाँ पर A4 कर दूँ, यहाँ पर A4 कर दूँ और यहाँ पर A4 ग्रेटर देन A3 कर दूँ, यानी कि A4 बड़ा है A1 से भी, A2 से भी और A3 से भी, तब A4 विल बी ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो आ जाओ इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और फिर समझेंगे कैसे मैंने लिखा। इसको रन करो और रन करने के बाद मान लो मैंने एक लिया 1, एक लिया 2, एक लिया 3, एक लिया 4 और ग्रेटेस्ट नंबर इज A4 कोलन 4 आ गया। ठीक है, दोबारा अगर मैं चलाऊँ, कुछ और नंबर्स मैं यहाँ पर एंटर करूँ, मान लो मैं नेगेटिव नंबर्स भी एंटर कर दूँ यहाँ पर और ये करूँ, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है ग्रेटेस्ट नंबर इज A3 2 3 4 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसने मुझे बता दिया कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, समझते हैं दोबारा से इसको। सबसे पहले मैंने A1 A2 A3 और A4 को एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर लिया यूजिंग इनपुट फंक्शन, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनपुट फंक्शन का आउटपुट एक स्ट्रिंग होता है, इसीलिए मैंने उसको टाइप कास्ट किया, यानी कि चेंज किया उसका टाइप फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। चारों नंबर्स मेरे पास इंटीजर के फॉर्म में आ गए। फिर मैंने देखा कि अगर A1 सारे नंबरों से बड़ा है तो A1 सबसे बड़ा है, अगर A2 सारे नंबरों से बड़ा है, यानी बचे हुए नंबर्स जो कि A1 A3 और A4 हैं, तो A2 सबसे बड़ा है। अगर A3 बचे हुए बाकी नंबर से बड़ा है तो A3 बड़ा है। अगर A4 बचे हुए सारे नंबर से बड़ा है तो A4 बड़ा है। सिंपल एज दैट यार, सिंपल एज दैट। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। दूसरी वाली प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ स्टूडेंट इज पास्ड और फेल्ड इफ इट रिक्वायर्स टोटल 40% एंड एटलीस्ट 33% इन ईच सब्जेक्ट टू पास। और 3 सब्जेक्ट्स हमें एज्यूम करने हैं और जो मार्क्स है वो यूज़र बताएगा। तो क्या है कि हमें 3 सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट लेना है और वो इनपुट लेने के बाद हमें देखना है कि सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 33% होना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए, 100 में से 33 होने चाहिए। और टोटल अगर हम निकालें परसेंटेज तो 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता परसेंटेज कैसे निकालना है, देखो मैं बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आराम से, क्योंकि यार मेरा यहाँ पर उद्देश्य ही है आप लोग को समझा देना पाइथन, और अगर उसके बीच में छोटी मोटी मैथ्स वगैरह आ रही है तो वो समझाना भी मैं अपना काम समझता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मार्क्स 1 करूँगा
इंट ऑफ इनपुट। ये जो इंट ऑफ इनपुट है ना, इसकी तो आप गांठ बांध लो, ठीक है, एकदम गांठ बांध लो कि भाई इंट लगाना ही लगाना है जब भी नंबर हमें लेना है तो, ठीक है। एंटर मार्क्स 1, ठीक है, एंड सेम चीज़ करेंगे मार्क्स 2 और 3 के साथ भी। तो यहाँ पर मैं मार्क्स 2 कर दूंगा, ऑल्ट दबा के मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा हूँ VS कोड की, ऑल्ट दबाऊंगा, जहाँ जहाँ क्लिक करूंगा वहाँ कर्सर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कर लिया, अब इसको 3 करूंगा तो दोनों तरफ मैं 3 कर सकता हूँ, मैं 50 कर्सर्स भी लगा सकता था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक फॉर टोटल परसेंटेज, जो कि 40% होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये मार्क्स आउट ऑफ 100 है हमारे, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं मार्क्स आउट ऑफ 100 है हमारे। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि टोटल अंडरस्कोर परसेंटेज इज इक्वल टू, हमेशा बड़े वेरिएबल के नाम जो कि डिस्क्रिप्टिव हों वो आपको यूज़ करने चाहिए। इस वेरिएबल का नाम मैं टी नहीं रखूंगा, टोटल अंडरस्कोर परसेंटेज रखूंगा। और कभी भी हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की बात करें अगर, वहाँ पर हमें हमेशा अपने वेरिएबल्स के नाम भले ही वो बड़े हो जाएं, लेकिन हमें डिस्क्रिप्टिव रखना है अपने वेरिएबल्स के नाम को। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो टोटल परसेंटेज है ये टोटल परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 और प्लस मार्क्स 3। अब देखो एक ट्रिक आपको दिखाता हूँ, अगर मैं M3 लिखूंगा तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे मार्क्स 3 सजेस्ट कर दिया। यहाँ पर VS कोड मुझे बता रहा है कि मैंने मार्क्स 3 इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि आपने M3 लिखा है और मार्क्स 3 नाम का वेरिएबल का M मैच हो रहा है और 3 मैच हो रहा है। देखो M और 3 हाईलाइटेड है। ये बातें कोई बताता नहीं है, मैं आपको निटी ग्रिटीज के साथ समझा रहा हूँ चीज़ें। मार्क्स 3 अगर आपको लिखना है आप M3 लिख दो, और आपका एक बहुत बड़ा वेरिएबल है टोटल परसेंटेज, TP लिख के एंटर मार दो, खुद सजेस्ट हो जाएगा वो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो मुझे टोटल परसेंटेज लिखना है, TP लिखूंगा, एंटर मारूंगा, आ गया। देखो, तो बड़े वेरिएबल के नाम से लिखो और VS कोड जैसी ID का इस्तेमाल करो, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। अब टोटल परसेंटेज क्या होगा, इन तीनों को डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। देखो तीनों जो मार्क्स हैं मेरे उनको सम किया, देखो टोटल मार्क्स आपके जितने आए और टोटल जितने मार्क्स हैं, 3 सब्जेक्ट के 100 300 हो गए, ठीक है। ये तो समझते हो यार आप, अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं 300 मार्क्स हैं तो इंडिविजुअली अगर आपके मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 आ रहे हैं, अगर मान लो 70 आ रहे हैं तो तीनों जुड़ के डिवाइड बाय 300 आपकी परसेंटेज होगी। अब मैं कहूँगा इफ़ टोटल परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा यू आर पास, ठीक है, ठीक है। वरना मैं क्या करूंगा, वरना मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट करूंगा यू फेल्ड, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने, बड़ा हार्श हो गया ना, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर सुन के बड़ा अजीब लगता है, पूरा साल गया मेरा, ठीक है। टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए, तभी आप पास हो, वरना आप पास नहीं हो। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, हमें इंडिविजुअली भी सब्जेक्ट्स को देखना है। लेकिन सिर्फ हम इतना करके देखते हैं। अभी मान लो एक बच्चे के आए 40 मार्क्स, फिर दूसरे में आए उसके 41 मार्क्स, फिर एक में उसके 23 आ गए, तो यहाँ पर देखो यू फेल ट्राई अगेन आ गया। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊँ तो देखो, अगर मैंने 66, 78 और 21 आ गए मार्क्स उसके, तब भी वो फेल हो गया बेचारा, क्योंकि 40 से उसके मार्क्स जो है ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ, मान लो किसी के 100 आए, फिर से 100 आए और 33 आए अगर, या 31 आए, तो देखो तब भी वो फेल हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेट मी चेक, 230 डिवाइडेड बाय 300, ओके। तो मुझे इसको इंटू 100 भी करना है यार, इसको इंटू 100 भी करना है, तो मुझे इसको इंटू 100 भी करना है। तो मैं कहूँगा, क्योंकि यार देखो जो टोटल परसेंटेज होती है वो होती है 100 मल्टीप्लाई 100 बाय आपका ये डिवाइडेड बाय आपका 300, ठीक है। तो देखो मैंने ब्रैकेट्स कितने प्यार से लगाए, कितने प्यार से ब्रैकेट्स लगाए, ये बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि 100 को मल्टीप्लाई करो इसके सम से, फिर डिवाइड कर दो 300 से, वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। देखो टोटल सम डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको परसेंटेज के लिए, माई बैड, ठीक है। अब करते हैं, देखो 21 आए किसी के, 100 आए, तो वो यू आर पास्ट, ठीक है। लेकिन अगर किसी के 21, 33 और 21 आए तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके 100 में से परसेंटेज जो है वो ख़राब आएगी। तो मैं काम करता हूँ, यू आर पास्ट, मैं उसकी परसेंटेज भी लिख देता हूँ यार यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, TP लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर उसकी TP लिख देते हैं यहाँ पर भी, ताकि हमें पता चले टोटल परसेंटेज क्या है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 234 गलत लिख दिया यार मैंने, 100 में से था, बट लेट्स रन इट अगेन। ये 2% मार्क्स, देखो ये कौन नालायक बच्चा होगा जिसके 100 में से 2, 100 में से 4 और 100 में से 1 आएंगे, ठीक है। बट आते हैं लोगों के, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि क्या फ़ायदा है नाम लेने में।
आ जाओ वापस से ये वाला चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो अब एटलीस्ट 33% भी होने चाहिए सब सब्जेक्ट्स में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए एंड मार्क्स 1 शुड बी ग्रेटर देन 33 एंड मार्क्स 2 शुड बी ग्रेटर देन 33 एंड मार्क्स 3 शुड बी ग्रेटर देन 33। ठीक है, क्या इक्वालिटी भी लगा दूँ? इक्वालिटी भी लगा देता हूँ। मतलब क्या हुआ इस बात का, इक्वालिटी भी लगा दूँ मतलब अगर 33 भी हो गए तब भी उसको पास कर दिया जाएगा। देखो इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में 33 आने चाहिए और टोटल भी उसके 40 आने चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? टोटल परसेंटेज आपकी 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, 40 या 40 से ज़्यादा, और इंडिविजुअली मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में 33 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन भाई साहब के एक सब्जेक्ट में 21 मार्क्स आए, लेकिन बाकी दोनों में इनके 100 आए, लेकिन ये फिर भी फेल हो गए 73% आने के बाद भी। क्यों फेल हुए ये फेल इसलिए हुए क्योंकि इनके इंडिविजुअली सब में 33 नहीं थे। लेकिन एक और महाशय हैं जिनके 34 और 100 मार्क्स आए, ये भाई साहब पास हो गए क्योंकि इनकी टोटल 56% थी और 33 से ज़्यादा इन्होंने मेंटेन करी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर, अगर मैं प्रोग्राम में आऊँ, प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से बताऊँ आप लोग को ये चीज़, तो पहले हमने मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 को एज एन इंटीजर इनपुट कर लिया यूज़र से। इसके बाद हमने टोटल परसेंटेज को निकाला जो कि होती है सम ऑफ द मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है फॉर्मूला इतना बड़ा। वैसे तो मैं यहाँ से ये 2 0 हटा भी सकता था और यहाँ से ये 100 हटा देता, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी समझ में आए। फिर हमने कहा कि देखो भाई टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में मार्क्स आपके 33 या 33 से ज़्यादा होने चाहिए, तब आप पास हो, वरना आप फेल हो। टोटल परसेंटेज हमने दिखा दी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और आप समझ गए कि किस तरह से हमने इसको यूज़ किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो काफ़ी मेरे दिल के करीब है क्योंकि इसमें मैं आपको इन कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, IN इन कीवर्ड। और आप लोग ये मत कहना कि यार आपने इन कीवर्ड के बारे में, मुझे कमेंट्स आते हैं चैप्टर 6 में नहीं बताया, प्रैक्टिस सेट में क्यों बता रहे हो? मैं जब आपको चैप्टर 6 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसमें भी लर्निंग्स है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे इस चीज़ से रिलेटेड। तो मैं आपको इन कीवर्ड के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। अ स्पैम कमेंट इज डिफाइंड एज अ टेक्स्ट कंटेनिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स। किसी भी कमेंट में अगर ये शब्द हुए तो वो एक स्पैम माना जाएगा। होता है ना कि लोग कहते हैं कि टेलीग्राम पे आ जाओ, मेरे भी यूट्यूब में आते हैं कमेंट्स बहुत सारे, कहते हैं कि हाय कोड विद हरी 1 के नाम से कोई बना लेता है, कोड विद हरी 77 के नाम से बना लेता है और लोगों को कमेंट में रिप्लाई करता है कि भाई साहब आपको टेलीग्राम पे मैं मैकबुक प्रो देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। अरे भाई मतलब क्या क्या है ये, मैं फरारी देना चाहता हूँ। भाई फरारी मेरे पास है नहीं यार, तो तुमको कैसे दे दूंगा मैं? कुछ लोग मासूम होते हैं, फंस जाते हैं उसमें। तो इस तरह के स्पैम कमेंट्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए उसका हमें प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो फ्रेसेस है ना इनको ले लूँगा, मैं इनको ले लूँगा और मैं इनको P1 P2 P3 के नाम से बनाऊँगा। देखो मैं ये प्रोग्राम कैसे बनाता हूँ और उसके बाद आपको पता चलेगा problem3.py। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसको मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करके, एक्चुअली ये डबल कोट नहीं है, ये कोई और कैरेक्टर है, तो चेंज ऑल अकरेंसेस करके इसको एक वैलिड डबल कोट से मैंने रिप्लेस कर दिया। और इसको भी करूँगा चेंज ऑल अकरेंसेस, बैकस्पेस किया, डबल कोट लगाया। हाँ अब ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इनको P1 P2 P3 के नाम से सेव कर लूँगा। ठीक है, P1 P2 P3 के नाम से इन्हें मुझे सेव करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा P1 यानी कि फेस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी मैं P2 P3 करूँगा और P3 यहाँ पर और P4 यहाँ पर, P3 P4। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 4 फ्रेसेस कर दिए। अब मैसेज इज इक्वल टू इनपुट। मैसेज एक स्ट्रिंग है, एंटर योर कमेंट। ठीक है, मैसेज एक स्ट्रिंग है, आप एक कमेंट लिखोगे, फिर मैं कहूँगा इफ P1 इन मैसेज और P2 इन मैसेज और P3 इन मैसेज और P4 इन मैसेज। और इस बात का क्या मतलब हो, मैं एक काम करता हूँ ब्रैकेट्स भी लगा देता हूँ यहाँ पर, जस्ट सो दैट रीडेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं ये करूँगा और ये करूँगा और ये करूँगा, और आप इसको समझना इन कीवर्ड क्या करता है। मैं जल्दी से आना चाहूँगा रैपल में, जब भी मुझे कुछ चीज़ें समझानी होती है मैं रैपल में आ जाता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है A इज इक्वल टू हैरी भाई इज़ अ गुड बॉय। अब अगर मैं लिखूँ एक स्ट्रिंग ले लूँ हैरी इन A तो वो ट्रू होगा, अगर मैं लिखूँ शुभ इन A तो वो फॉल्स होगा, क्योंकि शुभ नाम की स्ट्रिंग इसमें नहीं आती है। तो अगर ये वाली स्ट्रिंग इसमें आती है तभी ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो हैरी भाई इज अ गुड बॉय मैंने लिखा, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ
ट्रू आएगा इसका या फॉल्स आएगा? कैपिटल HARRY इन ए अगर मैं करूंगा तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लगा के बताना है। आई एम वेटिंग फॉर यू। एंड प्लीज़ यार टू वे इंटरेक्शन रखो प्लीज़ यार, आप लोग कमेंट ज़रूर करो। यस आपने सही कहा, फॉल्स आएगा क्योंकि इसका एच कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये वाली जो सब स्ट्रिंग है वो इसकी सब स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग इसकी सब स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट। ये स्ट्रिंग इसकी सब स्ट्रिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एच कैपिटल है, इसका एच स्मॉल है। आई होप दैट इज़ क्लियर। और इसको बंद करके अब मैं आपको वापस से क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। कोलन लगा के एंटर मारूंगा और यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगा, दिस इज अ स्पैम, दिस कॉमेंट इज अ स्पैम। वरना क्या होगा, एल्स प्रिंट करूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉमेंट इज नॉट अ स्पैम। तो हमने एक तरह का स्पैम फिल्टर बना दिया यहाँ पर। इसी तरह के लॉजिक्स लिखे जाते हैं गाइस, इसी तरह के लॉजिक्स यूट्यूब वगैरह में लिखे जाते हैं, यूट्यूब के बैक एंड वगैरह में, कि भाई कौन से को स्पैम मार्क करना है कौन से को नहीं करना है। काफ़ी सिमिलर इस तरह से लिखे जाते हैं। चलो इसको चलाते हैं। कमेंट लिखो, हे आई एम गुड प्लीज़ बाय नाउ। दिस कमेंट इज अ स्पैम आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें बाय नाउ था। अगर मैं लिखूं नाइस वीडियो भाई, नाइस वीडियो भाई, तो दिस कमेंट इज नॉट अ स्पैम। लेकिन अगर मैं लिखूं नाइस वीडियो भाई क्लिक दिस, तो ये स्पैम होगा क्योंकि इसमें ये क्लिक दिस आता है। ये काफ़ी पुराना इम्प्लीमेंटेशन मैं कहूँगा है स्पैम फिल्टर की। बहुत पहले स्पैम फिल्टर्स ऐसे ही लिखे जाते थे, आजकल तो AI वगैरह के थ्रू लिखे जाते हैं, बट कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये P1 इन मैसेज, P2 इन मैसेज, P3 इन मैसेज हमने क्यों किया और ये करके क्या फ़ायदा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन यूजर नेम कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स और नॉट। सुपर सिंपल क्वेश्चन, सुपर सिंपल क्वेश्चन। 04_problem4.py और यहाँ पर आप देखो कि हमें क्या करना है कि एक यूज़र नेम लेना है। यूज़र नेम इज इक्वल टू इनपुट, इंट नहीं चाहिए इस बार, इंट नहीं चाहिए, एंटर यूज़र नेम। इफ़ यूज़र नेम की जो लेंथ है, यानी कि इफ़ लेन ऑफ यूज़र नेम इज ग्रेटर देन, क्या था क्वेश्चन, कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स और नॉट। लेस देन 10 your username contains less than 10 characters, वरना else में हम क्या करेंगे, all is well। मान लो मैंने ये लिखा, ठीक है। तो अगर मेरा यूज़र नेम हैरी है तो आप देखो योर यूज़र नेम कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स, और इसको मैं ऐसे कोलन स्पेस कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा जब मैं टाइप करूँगा। तो रन करूँगा इसको, जैसे ही मान लो मैं लिखता हूँ हैरी भाई अच्छे हैं जी, तो यहाँ पर देखो ऑल इज़ वेल, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिख दिया रैंडमली। तो हमें यहाँ पर डिटेक्ट करना था कि एक यूज़र नेम में लेस देन 10 कैरेक्टर्स है कि नहीं, बट ऑल इज़ वेल से बेटर मैं यहाँ पर प्रॉपरली लिख दूँ भाई कि योर यूज़र नेम कंटेन्स मोर देन और इक्वल टू 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बना दी। सुपर सिंपल क्वेश्चन यार, मुझे नहीं लगता इससे सिंपल हो सकता है कुछ। राइट अ प्रोग्राम विच फाइंड्स आउट वेदर गिवन नंबर नेम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट। तो हमने लिस्ट की बात करी थी एंड इन कीवर्ड लिस्ट में भी काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 05_problem5.py लिखाऊंगा। तो मेरी एक L नाम की मान लो लिस्ट है और इसमें 5 नाम है, एक है हैरी, एक है रोहन, एक है शुभम और एक यहाँ पर है दिव्या, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा नेम इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, इनपुट लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एंटर योर नेम, ठीक है। इसको अपर केस बना देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ नेम इन L प्रिंट कर दो योर नेम इज इन द लिस्ट, ठीक है। वरना क्या कर दो, एल्स प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। बढ़िया, योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट यहाँ पर आ गया। रन करते हैं इस प्रोग्राम को और यहाँ पर मैं हैरी लिखूँगा अगर कैपिटल H के साथ, तभी मुझे दिखाएगा योर नेम इज़ इन द लिस्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा रोशनी, तो रोशनी इज़ नॉट इन द लिस्ट, रोशनी नहीं है इसमें। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लो शुभ नहीं है इसमें,
कैपिटल एस से शुभम लिखूंगा तब योर नेम इज इन द लिस्ट आएगा, लेकिन अगर मैं दिव्या को स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा तब भी यहाँ पर आएगा योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि दिव्या इन लोअर केस इज नॉट इन द लिस्ट। दिव्या का डी कैपिटल करूंगा अगर, तब जाके ये मुझे बताएगा कि दिव्या इज इन द लिस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर योर नेम इज इन द लिस्ट आ गया। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको लिस्ट के साथ इन कीवर्ड यूज़ करना आता है तो लिस्ट के साथ भी हम इन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी हम इन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इन कीवर्ड के बारे में भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम हिज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम। तो एक स्कीम दी हुई है कि भाई 90 से 100 मार्क्स आए तो EX ग्रेड लगेगा, 80 से 90 आए तो A ग्रेड लगेगा, 70 से 80 आए तो B लगेगा। ये IIT खड़गपुर में ऐसे लगाया जाता है ग्रेड, ठीक है। लेस देन 50 पे फेल हो जाते हैं और इसको बोला जाता है फक्का लग गया, इसको EX लग गया बोलते हैं, इसको A लग गया, और ये होता है, ठीक है। कुल मिला के तो D के बाद P होता है एक्चुअली, फिर F होता है, बट अगेन हम लोग इसी स्कीम के साथ करेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 6 यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी से, 06_problem6.py, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मार्क्स इज इक्वल टू लिखेंगे एंट इनपुट एंटर योर मार्क्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100 है, एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है अगर, तब क्या है, ग्रेड इज इक्वल टू हम कहेंगे EX, ठीक है। वरना फिर हम क्या करेंगे, एलिफ में सेम कंडीशन हम लाएंगे और हम यहाँ पर ग्रेड इज इक्वल टू को खाली कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ पर खाली कर देते हैं। और आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी बार मुझे रेप्लिकेट करना है, 1 2 3 4 5 बार मुझे इसको रेप्लिकेट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से 1 2 3 4 यानी टोटल 6 बार मुझे करना है इसको। अरे और बार करना होगा तो देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा, फिर 9 लिखूँगा, फिर 8 लिखूँगा, फिर 7 लिखूँगा, 7 0, फिर 6 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, फिर 5 लिखूँगा, और यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, 8 लिखूँगा, फिर 7 लिखूँगा, फिर 6 लिखूँगा, फिर 5 लिखूँगा, 5 लिखूँगा, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा, लेस देन 50 होगा एक्चुअली, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पर लेस देन होगा सिर्फ, ठीक है। लेस देन, क्योंकि इक्वल टू 90 पे ये लग रहा है तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन लगेगा, ठीक है। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा। ग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पर F हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा D। देखता हूँ मैंने सही लिखा है कि नहीं, 100 90 90 80, 100 90, अच्छा 100 90, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 90 लेस देन 100, ठीक है चलेगा। 90 से 100 के बीच में ये हो गया, 80 से 90 के बीच में ये हो गया, 70 80 60 70 50 60, हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर फाइनली हम प्रिंट कर देंगे योर ग्रेड इज़, और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ग्रेड वेरिएबल को लिख देंगे, और यहाँ इंडेंटेशन हटा दूंगा मैं क्योंकि मैं इस एलिफ के अंदर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपस में इंडिपेंडेंटली काम करेगा और साथ में काम करेगा ये, और उसके बाद मुझे बताएगा फाइनली ये कि कौन सी ग्रेड लगनी चाहिए। और ग्रेड वेरिएबल एक बार पॉपुलेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर योर ग्रेड इज करके प्रिंट हो जाएगी जो भी ग्रेड होगी। तो इसको मैं चलाता हूँ और आप लोग देखो, एंटर योर मार्क्स 45 मैंने किया, योर ग्रेड इज F। लेकिन अगर यही मार्क्स में 67 कर दूं तो देखो योर ग्रेड इज C आ गया, क्योंकि 60 और 70 के बीच में मेरे मार्क्स हैं। तो इस तरह से बनाई जा सकती है एक प्रोग्राम जो कि आपके मार्क्स बताएगी, ठीक है। तो ये हमने ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट जो है निकाल लिया उसके मार्क्स से। अब हम लिखेंगे प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट हैरी और नॉट। क्या मतलब हुआ इसका, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, 07_problem7.py। और यहाँ पर क्या होगा कि हम लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू हे आई एम, हे हैरी बाय इज गुड, हैरी इज वेरी गुड एंड हैरी इज ग्रेट। मान लो ये किसी ने लिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार किसी ने ये लिखा अगर तो हम कहेंगे इफ हैरी इन पोस्ट, और हम लिखेंगे दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट हैरी, ठीक है। तो आप देखो इसको मैं रन करूंगा तो दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट हैरी। अगर मैं इसको एज एन इनपुट ले लूँ, ठीक है, इनपुट और एंटर दी पोस्ट, और उसके बाद मैं इसको रन करूँ तो देखो हैरी इज गुड एंड हैरी बाय इज ग्रेट। तो मैंने ये लिखा, अगर मैं इसको एज अ टैब बना देता हूँ यहाँ पर,
अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये यहाँ पर कह रहा है कि दिस पोस्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट हैरी। मैं ज़रा एक एल्स लगाकर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस पोस्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट हैरी, पोस्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट हैरी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं अगर करूँगा यहाँ पर और मैं इसको ज़रा चलाता हूँ दोबारा से, तो आप देखो एंटर द पोस्ट हैरी इज गुड लिखा, तो दिस पोस्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट हैरी। ऐसा क्यों हुआ? हैरी के बारे में बात कर तो रहा है पोस्ट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल HARRY इन पोस्ट। तो मुझे ये देखना होगा कि कोई अगर इस तरह से भी हैरी लिख रहा है ना, अगर मान लो मैंने इस प्रोग्राम को चलाया और मैंने लिखा हैरी इज गुड, ठीक है, तो अगर कोई ऐसे भी हैरी लिख रहा है ना, HARRY भी लिख रहा है ना कोई, तब भी डिटेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरह के डिटेक्शन को करने के लिए मैं क्या करूँगा? इस तरह के डिटेक्शन को करने के लिए सिंपल सा काम जो मैं कर सकता हूँ वो है कि मैं कहूँगा हैरी डॉट लोअर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लोअर फंक्शन चला दिया, इन पोस्ट डॉट लोअर। मतलब मैंने कहा कि हैरी को भी लोअर केस में पूरे को कन्वर्ट कर लो, वो स्ट्रिंग अगर पोस्ट को भी लोअर केस में कन्वर्ट कर लो उसमें है, तो दोनों लोअर केस हो गए कंपैरिजन के टाइम पर, दोनों को कंपेयर कर दो। अगर वो स्ट्रिंग है हैरी के अंदर, तब आप क्या करो, तब आप कह दो दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट हैरी, और दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क लाइक चार्म। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क लाइक चार्म। अगर मैं लिखूँ हैरी, दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट हैरी। मैं ज़रा इसको क्लियर करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ क्लियर करके। अगर मैं लिखूँ HARRY इज गुड, तो देखो दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट हैरी। क्योंकि मैंने क्या किया कि जो हैरी स्ट्रिंग थी इस पूरे को पहले लोअर केस किया, उसको कंपेयर किया हैरी स्ट्रिंग से बाय यूजिंग इन कीवर्ड। मैंने कहा कि लोअर केस वाला हैरी अगर है पोस्ट डॉट लोअर में, यानी कि पोस्ट में आप किसी भी केस में कुछ भी लिखो, उसको मैं लोअर केस में पूरे को कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी कि कंपैरिजन के टाइम पर आपका जो पोस्ट है जो ये है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और फिर कंपेयर होगा हैरी वर्ड कि ये हैरी वर्ड इसमें है कि नहीं। समझ गए ना आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए कि आई होप कि आप लोग ये बात भी समझ गए कि यहाँ पर जो ये है हैरी, ये लोअर केस में हैरी आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे सिर्फ, ठीक है। मैं कहूँगा ये वाला जो वर्ड है अगर है पोस्ट के लोअर केस वाले फॉर्म में, मैंने पोस्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया और फिर कंपेयर किया कि हैरी इसमें है कि नहीं, ठीक है, और मैंने कह दिया अगर है तो दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट हैरी। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इसमें जो मेरा पोस्ट है उसमें हैरी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें हैरी हो सकता है ऑल कैप्स फॉर्म में, कोई कैप्स में, कोई लोअर केस वाले फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और मुझे सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करना है। सो आई होप आप समझ गए इस बात को, और इसी के साथ हमारा रैप अप होता है चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट। चैप्टर 7 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मिलता हूँ मैं आप लोगों से चैप्टर 7 में। चैप्टर नंबर 7 हमारा लूप्स है। लूप्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ क्या होते हैं लूप्स। कभी कभी हमें चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। मैं अपना पुराना चैप्टर यहाँ से बंद करके एक चैप्टर 7 के नाम से फोल्डर बना लूँगा। चैप्टर 7, ये बन गया हमारा चैप्टर 7। शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन विद कोड। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चैप्टर 7 है उसमें हमारी पहली फाइल लूप्स होगी। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल देता हूँ, 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट करो। आप लोग बैठ जाओगे ऐसे करने के लिए, मतलब अगर आप लोगों को नहीं आते लूप्स तो आप ऐसे बैठ जाओगे, ठीक है, और आप कहोगे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक लिखोगे भाई? हाँ मुझे पता है आपके अंदर बहुत एनर्जी है, लिख भी लोगे, लेकिन क्या इसको करने का एक एफिशिएंट तरीका है? हाँ, इसको करने का एफिशिएंट तरीका है और वो है लूप्स। अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 5 तक करो, आप थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट होकर कर दोगे। चलो आप 1 से 100 तक भी कर दोगे, मुझे पता है आप जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हो, कर दोगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 1000 तक, 10,000 तक, 10 करोड़ तक तो नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे यार, टाइम लगेगा आपको और आप गिव अप कर ही दोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काम करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ द सेम टास्क कैन बी डन लाइक दिस। सबसे पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखा दूँ, 1 से लेकर 5 तक आएगा ऑब्वियसली, लेकिन इसी काम को किया जा सकता है एक फॉर लूप की सहायता से। मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज 1,6। ये बिल्कुल इंडेक्सिंग की तरह काम करता है, जैसे कि हमने देखा था लिस्ट में, स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग 1:6 हम लिखते थे। यहाँ पे कॉमा है बाय द वे, आप ध्यान रखना। 1:6 हम लिखते थे तो उसमें 1 to 5 होता था। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करके आई लिखूँ तो क्या होगा, आई की वैल्यू एक एक करके 1 से लेकर 5 तक आएगी। और ये रेंज फंक्शन क्या करता है, देखो 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली सेम चीज़ इसने प्रिंट करी। अब वापस से आ जाओ PDF पर।
समटाइम्स वी वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन आवर प्रोग्राम, जैसे कि 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स हमें प्रिंट करना है। लूप्स प्रोग्रामर के लिए आसान बनाते हैं इस काम को करना। 2 तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। जो लूप मैंने आपको अभी दिखाया वो एक फॉर लूप था, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए वाइल लूप्स के साथ, ठीक है। तो वाइल लूप्स डॉट पी वाई एक्सटेंशन है पाइथन फाइल, ठीक है। अब हम आएंगे वापस से अपनी पीडीएफ में। क्या होता है ये वाइल लूप? अच्छा, वाइल लूप और फॉर लूप 2 अलग अलग तरह के लूप्स होते हैं, हमने इस बारे में बात करी। तो क्या दोनों अलग होते हैं? बेहतर कौन सा होता है? देखो, दोनों ही सेम चीज़ को करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। कौन सा कब यूज़ करना है ये सब आप लोगों को इस चैप्टर में मैं सिखा दूंगा। तो सबसे पहले वाइल लूप को सीखो। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है आई, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा वाइल, इसके अंदर लिखूंगा कंडीशन। मान लो मैं लिखता हूं आई इज लेस देन 6, कोलन लगा के एंटर मारूंगा, देखो इंडेंट हो गया, मतलब मैं वाइल लूप के अंदर घुस चुका हूं, और अब मैं अगर यहां पर प्रिंट आई लिखूं तो क्या होगा? आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी, क्या 1 6 से छोटा है? यस। तो वाइल लूप तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है इस केस में? 1 इज लेस देन 6 इज ट्रू, तो ये वाइल लूप के अंदर आएगा, प्रिंट करेगा आई को जिसकी वैल्यू 1 है, और इसके बाद मैं लिख दूंगा आई प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि आई की वैल्यू को क्या कर दो? आई की वैल्यू को 2 कर दो। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, यहां पर आया कंट्रोल मतलब जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो चेक हुआ, 1 लेस देन 6 वॉज ट्रू, ये प्रिंट हुआ, कंसोल में 1 प्रिंट हो जाएगा, ये होगा, यानी आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। वाइल क्योंकि एक लूप होता है इसलिए ये कंट्रोल वापस इधर जाके कंडीशन को चेक करता है। इस बात को ध्यान से सुनो, एक बार 1 वैल्यू के साथ ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहां पर इसी के अंदर वैल्यू 2 हो गई आई की, ये वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर चलाएगा इस कोड को, फिर वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर इसको चलाएगा, फिर वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा, और फिर इसके बाद इसको चलाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर हमेशा कंडीशन ट्रू है तो ये एक इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाएगा, जो कि आइडियल सिनेरियो में हमें नहीं चाहिए। बट आप लोग यहाँ पर देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि आउटपुट नाम से यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे ही, मल्टी लाइन कमेंट बना लेते हैं जिसमें आपको बता रहा हूँ कि आउटपुट क्या होगा। समझाने के लिए मैं यहाँ पर ट्रिपल सिंगल कोट का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर ज़रा स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लेते हैं ताकि मैं इस तरह के ऑपरेशन करूँ तो आप पूछो नहीं कि कैसे कर रहे हो, सीधा देख लो नीचे कौन सी की दब रही है, ठीक है, बढ़िया। अब आप देखो यहाँ पर कि जब आई की वैल्यू 1 थी तो ये कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट आई हुआ, यानी कि 1 हो गया प्रिंट, आई की वैल्यू अब 2 है। 2 लेस देन 6 होता है क्या? हाँ होता है, इसलिए 2 भी प्रिंट हो जाएगा, इसलिए ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 लेस देन 6 होता है क्या? हाँ, प्रिंट आई होगा, यानी कि प्रिंट 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी। 4 लेस देन 6 होता है क्या? हाँ, तो 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 लेस देन 6 होता है क्या? हाँ, 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 लेस देन 6 होता है क्या? नहीं होता है, इसीलिए 6 लेस देन 6 पर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप एग्जिट कर जाएगा, यानी कि कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और ये लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो जो काम मैंने आपको फॉर लूप से करके दिखाया वही काम यहाँ पर देखो वाइल लूप से ऐसे होता है। तो वाइल लूप क्या करता है? एक बार कंडीशन को चेक करेगा, अंदर का सारा मसाला एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू हुई तो दोबारा चेक करेगा, फिर से सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से चेक करेगा कंडीशन को, एंड सो ऑन, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एक बात वाइल लूप में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहां पर कंडीशन को कभी ना कभी फॉल्स कराना पड़ेगा, वरना आपका वाइल लूप कभी एग्जिट नहीं करेगा। यानी कि आपको जो भी आप यहां पर कंडीशन में चेक करा रहे हो वो समहाउ आप वाइल लूप के अंदर ऑल्टर करो। जैसे इस केस में हमने आई की वैल्यू को चेंज किया और इवेंचुअली हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 6, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गई। लेस देन 6 जो है फॉल्स हो गई। बेसिकली मैं कहूंगा कि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई इवेंचुअली हमारी वाइल की कंडीशन फॉल्स हुई, जिसकी वजह से हमारा वाइल लूप एग्जिट हुआ। आई होप दैट इज क्लियर नाउ, आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आओ वापस नोट्स में मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए लिखा है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा अंटिल कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर वाइल लूप के बारे में
अच्छे से बताना चाहता हूँ. इन while loops the condition is checked first. If it evaluates to true, the body of the loop is executed, otherwise not. If the loop is entered, the process of condition check and execution. यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका, फिर कंडीशन चेक हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, एंड सो ऑन. ये कंटिन्यू होती रहती है until the condition becomes false. क्विक क्विज आप लोगों के लिए. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग अ व्हाइल लूप, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 51 करेंगे, हम इसको 51 करेंगे. हाँ, तो 51 करेंगे तो 1 से लेके 50 तक हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी. सिंपल है, ठीक है, क्योंकि जब आई की वैल्यू 51 होगी तब कुछ प्रिंट नहीं होगा, आई की वैल्यू 50 होगी तभी तक प्रिंट होगा. ठीक है, तो ये चलता रहेगा लूप. पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3 4 ऑल द वे टिल जब 50 होगी वैल्यू तब भी कंडीशन ट्रू रहेगी, और जब 51 होगी तब भी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई और समझ में आ गई. अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो क्विक क्विज है चाहूँगा कि आप लोग खुद से क्विक क्विज को सॉल्व करें. ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है कि हैरी को 5 बार प्रिंट करना है. तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू को 0 किया, वाइल आई इज लेस देन 5 किया, अंदर प्रिंट हैरी लिख दिया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखा, विच इज सेम एज राइटिंग आई प्लस इक्वल्स टू 1. आप ये लिख लो या आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख लो, वही बात है. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप सीखते रहो. आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और क्विक क्विज है. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप्स. कैसे करोगे व्हाइल लूप से कंटेंट ऑफ अ लिस्ट? आ जाओ आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 03 list यूजिंग while.py. तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मान लो कुछ नंबर्स हैं. ठीक है, एक 1 है, एक हैरी है, एक फॉल्स है, फिर इसके बाद दिस है, फिर इसके बाद मान लो रोहन है, फिर इसके बाद मान लो शुभम है, फिर इसके बाद मान लो शुभी है. ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि वाइल लूप से मैं इसको प्रिंट करूँ. तो मैं i इज इक्वल टू 0 करूँगा, वाइल i इज लेस देन लेंथ ऑफ l कर दूंगा यहाँ पर, और +1. क्यों किया मैंने +1 आपको बताऊंगा अभी. अब मैं क्या करूँगा, लिखूंगा प्रिंट और लिख दूंगा li, और ये मैं करूँगा, और जैसे इसको मैं रन करूँगा आप लोग देखो, और i इज इक्वल टू आई प्लस 1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार. यहाँ पर अगर मैंने वो नहीं लिखा तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. तो आप देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया. इनफैक्ट मुझे लेंथ ऑफ l करना चाहिए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होकर लेंथ ऑफ l -1 तक जाएगा. तो माई बैड, मुझे इसको ऐसे करना चाहिए. और आप देखो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है. ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर हैरी फॉल्स दिस रोहन शुभम शुभी, और 1 भी किया होगा प्रिंट इसने. मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हो 1 आया, फिर हैरी आया, फॉल्स दिस रोहन शुभम शुभी. ये सारी वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी. क्यों करी इसने सारी वैल्यूज प्रिंट, समझते हैं आप स्टेप बाय स्टेप. आई की वैल्यू सबसे पहले 0 थी, तो आई की वैल्यू 0 थी. आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एल, जो इस लिस्ट की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, इस लिस्ट की लेंथ 7 है, 7 से छोटा है 0, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा L0. फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर प्रिंट करेगा L1, फिर L2, फिर L3, फिर L4, फिर L5, फिर L6. फिर जब i की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 लेस देन 7 इज फॉल्स, और हमारा जो वाइल लूप है वो एग्जिट हो जाएगा. जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाइल लूप जो है एग्जिट हो जाएगा, और हम लोगों को फाइनली ये लिस्ट के कंटेंट प्रिंट होकर मिल जाएंगे. आई होप दैट वॉज ईजी. आई होप आप लोग समझ गए कैसे हम करेंगे एक लिस्ट के कंटेंट को प्रिंट यूजिंग वाइल लूप्स. ठीक है, फॉर लूप्स की बात करते हैं. वाइल लूप का भाई ही होता है ये. मैं वाइल लूप का भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो काम वाइल लूप से हो सकता है वो फॉर लूप से भी हो सकता है. तो चलो आ जाओ 04 for loops.py करते हैं. एंड बहुत ही सिमिलर है. हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लिखेंगे, और रेंज के अंदर हम जो भी नंबर लिखेंगे, मान लो हमने 4 लिखा तो ये ऑटोमेटिकली इसको 0,4 कर लेगा. ठीक है, तो अगर हम आई इन रेंज 4 करेंगे तो 0 से लेके 3 तक जाएगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रिंट आई करके, और आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होता है. 0 1 2 3 इसने प्रिंट कर दिया. तो बेसिकली रेंज फंक्शन क्या करता है, 0 से लेकर n-1 तक आपको नंबर्स जनरेट करके देता है ऑन द फ्लाई. तो आप फॉर आई इन रेंज करेंगे तो रेंज 4 का क्या मतलब हुआ, रेंज 4 में 0 1 2 और 3 होगा. ठीक है, तो क्या होगा, ये 0 से लेके n-1 तक जाता है. तो आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर रेंज फंक्शन, तो रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप साइज, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था
कहाँ पर देखा था हमने, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में देखा था। तो आप ये स्टेप साइज को एक्सप्लोर करें कि स्टेप साइज क्या होता है। लेकिन मैं आप लोग को रैपल में क्विकली दिखाना चाहूँगा स्टेप साइज के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाइथन और मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर आई इन रेंज और मैं मान लो लिखूँ यहाँ पर 0 to 100 और मैं यहाँ पर लिखूँ 4 का स्टेप और मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर लिख के टैब दबा के प्रिंट आई लिख कर एंटर मारूँ, शिफ्ट एंटर मारूँ, तो ये देखो इसने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, फिर 4 कर दिया, फिर 8 कर दिया। तो स्टेप साइज का 4 अगर मैं करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले तो 0 से लेके 100 तक आप नंबर्स लेकर लो, फिर 0 से स्टार्ट करो 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाले चैप्टर में देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही आपको छलांगे लगानी है। ठीक है, तो मैं आपको छलांगे लगाने का मतलब बताता हूँ क्या है। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, मान लो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 0:100 ये ऑल द वे टिल 100 जाएगा। 0 लिखो, 1 2 3 4, 4 लिखो, 1 2 3 4, 8 लिखो, बिल्कुल वैसे ही हुआ ये 0 4 8 12। मैंने आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको। बट आई होप कि आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाला चैप्टर अच्छे से देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को स्टेप साइज के बारे में बताया था। तो आप रेंज फंक्शन में स्टेप साइज भी दे सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो फॉर लूप इज यूज टू आइटरेट थ्रू अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग में भी फॉर लूप लगा सकते हो, आप लिस्ट में भी लगा सकते हो, आप टपल में भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक लिस्ट के कॉन्टेंट को कितने ईजिली जो है आप आइटरेट कर सकते हो। फॉर लूप iterate.py। तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लो 1 है, 4 है, 6 है, 2 3 4 है, दोबारा से 6 है और 7 6 4 है। अगर मैं लिखूँ फॉर आई इन एल और प्रिंट आई लिखूँ तो इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो 1 4 6 2 3 4 6 और 7 6 4, ये क्या हो रहा है कि एक एक करके प्रिंट हो जा रहे हैं सारे नंबर्स। आई इन एल मैंने कर दिया। तो अब अगर यही काम मैं टपल के साथ करूं, मैं t इज इक्वल टू लिखूं और मैं यहाँ पर मान लो एक टपल बनाऊं, मान लो मैं 6 से स्टार्ट करूं, 2 3 1 से स्टार्ट करूं, 75 1 2 2 और मैं फॉर आई इन टी करके प्रिंट आई कर दूं, तब आपको दिखेगा ये चारों नंबर्स एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। तो 6 2 3 1 75 और 1 2 2, और ये जो आउटपुट है ये ऊपर वाले का है। तो अगर एक बार के लिए मैं ऊपर वाले को जस्ट कमेंट आउट कर दूं तो आप देखो 6 2 3 1 75 और 1 2 2 यहाँ पर आ गया है, और ये चारों इस टपल के पार्ट हैं। तो इस टपल के अंदर 6 2 3 1 75 और 1 2 2 है, और फॉर आई इन टी अगर मैं कर रहा हूँ प्रिंट आए तो एक एक करके ये एलिमेंट्स प्रिंट हो जा रहे हैं। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली कि कैसे आप आइट्रेट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखा है कि आप टपल, लिस्ट, इवन स्ट्रिंग को भी आइट्रेट कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको स्ट्रिंग का, और मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर आई इन एस और प्रिंट आई, और इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर दूंगा। और आप लोग देखो इसको मैं जैसे ही ऐसे लिखूंगा, आप देखो HARRY यहाँ पर लिखकर आ गया है। ठीक है, तो एक एक करके कैरेक्टर्स आएंगे, H आएगा, फिर A आएगा, R आएगा, R आएगा और Y आएगा एज वैल्यूज ऑफ I। तो फॉर आई इन एस करूंगा तो एक बार H आएगा, फिर A आएगा, फिर R आएगा, फिर R आएगा, फिर Y आएगा, और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को आइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ज़रा कुछ अच्छी अच्छी हेडिंग्स यहाँ पर दे देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है फॉर लूप्स विद टपल्स, ये है फॉर लूप्स विद लिस्ट, और ये है फॉर लूप विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। तो ये वाला एग्जाम्पल लिस्ट के लिए, टपल के लिए, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, बढ़िया। अब रेंज फंक्शन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, आप लोग रेंज फंक्शन का स्टेप साइज को एक्सप्लोर करो। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको स्टेप साइज बता ही दिया है। अब रेंज फंक्शन का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया, फॉर आई इन रेंज 0 to 7 करेंगे तो ये 0 से लेकर 6 तक जाएगा, 0 से लेकर 6 तक जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत कम पढ़ाया जाता है और बहुत कम लोगों को आता है, और आप अलग बन सकते हैं इसको जानकर, वो है फॉर लूप विद एल्स। फॉर लूप के साथ एक एल्स स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है, एक ऑप्शनल एल्स यूज किया जा सकता है, जो कि क्या करेगा, मैं आपको दिखाता हूं क्या करेगा। तो बेसिकली मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, मैंने कहा फॉर आइटम इन एल प्रिंट आइटम, तो होगा क्या, जब ये एग्जिट करने वाला होगा फॉर लूप तब ये एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं इसी एग्जांपल के साथ आप लोगों को फॉर लूप विद एल्स समझाता हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि फॉर लूप चलता रहेगा जब तक उसको वैल्यूज मिलती रहेंगी, फॉर लूप चलता रहेगा जब तक उसको वैल्यूज मिलती रहेंगी, और एक बार उसको वैल्यूज मिलना बंद हो गई तब वो क्या करेगा, तब वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। मैं ज़रा इसको प्रॉपरली इंडेंट कर देता हूँ, ये एक्चुअली इंडेंट नहीं हुआ है सही से, तो मैं इसको जल्दी से सही से इंडेंट करता हूँ
और आप यहाँ पर देखो कि क्या हुआ कि लिस्ट थी मेरी 178 फॉर आइटम इन एल, और प्रिंट आइटम किया, फिर मैंने एल्स किया, प्रिंट डन किया, दिस इज प्रिंटेड व्हेन द लूप एग्जॉस्ट्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि फॉर आइटम इन एल मैंने किया और प्रिंट आइटम किया, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, एंड फाइनली जब कोई और वैल्यू बचेगी नहीं इसके पास प्रिंट करने के लिए, तब ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट डन। ठीक है, तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी आपकी। तो मैं अगर आपको ये प्रोग्राम चलाकर दिखाऊं तो क्या होगा, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हुआ, फाइनली ये अगली वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं कर पाया क्योंकि फॉर लूप एग्जॉस्ट हो चुका था, एंड इसलिए इसने एल्स के अंदर एंट्री मारी और डन को प्रिंट किया। तो फॉर लूप एल्स के साथ कब यूज करते हैं, एल्स के अंदर तब जाएगा फॉर लूप का कंट्रोल जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए इस चीज़ को। तो फॉर लूप विद एल्स इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या इसको प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है? मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की बात करूँ तो बहुत कम यूज़ किया जाता है फॉर लूप विद एल्स का, लेकिन हाँ इंटरव्यूअर आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि भाई फॉर लूप को एल्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये मुझे बताओ, ताकि आप फंसो और उसके बाद वो आपको घुमा सके। तो ये सारे काम इंटरव्यूअर आपके साथ हाँ कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट्स की। ठीक है, क्या है ब्रेक? ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड। ये एग्जिट करा देता है एब्रप्टली। ठीक है, एब्रप्टली एग्जिट करा देता है ये प्रोग्राम को। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फॉर लूप चल रहा है जो कि 0 से लेके 80 तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, चीज़ों को मैं यहाँ पर जल्दी से ब्रेक, कंटिन्यू और पास आपको बताता हूँ। मैं काम करता हूँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू डॉट py बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है फॉर आई इन रेंज 100, मान लो मैंने लिखा है, प्रिंट आई मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप कहोगे हाँ यार पता है 0 से लेकर 99 तक प्रिंट कर देगा, क्या करें फिर? मैं बताता हूँ कि ब्रेक क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई देखो ऐसा है कि फॉर आई इन रेंज 100 तुम एक एक करके प्रिंट करते रहो वैल्यूज को, लेकिन अगर आई की वैल्यू 34 हुई तब तुम यहीं से ब्रेक कर दो। यानी कि 0 से लेकर 33 तक प्रिंट करो, आई की वैल्यू मुझे 34 मिली, वैसे ही इस ब्रेक को रन कर दो। मतलब कि ब्रेक का क्या मतलब है कि एग्जिट द लूप राइट नाउ, सब कुछ भुला के एग्जिट मार दो लूप को। क्या होता है ब्रेक का मतलब? सब कुछ भुला के एग्जिट मार दो लूप को। तो मैं अगर इसको रन करूं तो आप देखोगे यहां पर कि 33 तक प्रिंट हुआ, 0 से लेके 33 तक प्रिंट हुआ, क्योंकि ब्रेक का मतलब होता है सब कुछ भुला के एग्जिट हो जाओ लूप से, सब कुछ भुला के। ठीक है, तो आई होप समझ गए आप लोग कि क्या है ब्रेक। आई इन रेंज 100 हमने लिखा, आई इक्वल्स टू 34, ब्रेक यानी कि एग्जिट कर दो लूप को राइट नाउ। ठीक है, एक कंटिन्यू भी होता है, कंटिन्यू भी काफी सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस समझना दोनों में। ब्रेक कहता है कि इस लूप को एग्जिट कर दो और भूल जाओ इस लूप को, लेकिन कंटिन्यू कहता है कि इस आइट्रेशन को भूल जाओ, स्किप दिस आइट्रेशन। इसका मतलब होता है स्किप दिस आइट्रेशन। आइट्रेशन का क्या मतलब होता है? आई की वैल्यू 0 है वो एक आइट्रेशन है, आई की वैल्यू 1 हुई वो एक आइट्रेशन है, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 99 तक हुई वो एक आइट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 99 तक हर वैल्यू एक आइट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आई की वैल्यू 34 है तो कंटिन्यू कर दो, तो ये क्या करेगा? ये कहेगा आई की वैल्यू 0 हुई, ये फॉल्स हुआ तो प्रिंट कर देगा आई को। आई की वैल्यू 1 हुई, ये फॉल्स हुआ, प्रिंट कर देगा आई को। आई की वैल्यू 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, ये पूरा ऑल द वे टिल कहाँ तक जाएगी? 33 तक जाएगी। तो ये क्या करेगा? 33 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 34 होगी कंटिन्यू देखेगा तो ये इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा अगली वैल्यू के लिए रन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब कि उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर दो, यानी कि इस लूप में इस आइट्रेशन का अब तक का जो भाग एग्जीक्यूट हुआ सो हुआ, लेकिन इसके नीचे का नहीं होना चाहिए। अब सीधा वैल्यू को क्या करो? अगली वैल्यू के लिए तुम चलो। क्या करो? तुम अगली वैल्यू के लिए चलो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? कंटिन्यू का मतलब अगली वैल्यू के लिए चलो। तो ये क्या करेगा? आई की वैल्यू 34 थी, ये रन नहीं होगा क्योंकि 34 में कंटिन्यू कर दिया हमने, 35 के लिए रन होगा सीधे। ठीक है, तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा तो 34 को स्किप करेगा। तो देखो अब अगर क्लोजली इसको देखो तो 31, 32, 33, 34 को स्किप किया, फिर 35। तो जैसे ही कंटिन्यू दिखता है उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करता है, लेकिन ब्रेक दिखता है लूप को ही एग्जिट कर देता है। ब्रेक का मतलब कि अब से लेके बाद की कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, मतलब लूप की कहानी खत्म, लूप को किल कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट।
लेकिन जो कंटिन्यू होता है वो क्या करता है, कंटिन्यू कहता है भाई ये जो वैल्यू है उसके लिए नीचे का जितना भी ये भी बचा है मसाला वो एग्जीक्यूट मत करो, अगली आइट्रेशन को एग्जीक्यूट करो। जैसे कि आई की वैल्यू 34 थी, उसके नीचे जो भी है कंटिन्यू के वो एग्जीक्यूट मत करो, सीधे 35 के लिए काम करो अब, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 35 होगी, ये फॉल्स होगा, फिर 36 होगी, ये फॉल्स होगा। तो कंटिन्यू दिख गया तो वो आइट्रेशन स्किप होती है, ब्रेक दिख गया तो लूप ही स्किप हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू के, आपको समझ में आएगा। तो वापस से नोट्स में आऊँ तो देखो, कंटिन्यू इज यूज्ड टू स्टॉप द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप and continue with the next one. It instructs the program to skip this iteration. Continue का मतलब skip this iteration. और break का क्या मतलब है, exit the loop now. It instructs the program to exit the loop now. और यहाँ पर क्या instruction है, skip this iteration, ठीक है। मैंने आपको बताया 0 से लेके 80 तक अगर हमने ब्रेक किया आई की वैल्यू 3 पर तो क्या होगा, 0 1 2 3 तो प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ये ब्रेक इसको दिखेगा ये एग्जिट हो जाएगा इस लूप से। यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू 2 है तो आइट्रेशन स्किप हो जाएगी 2 वाली, 3 और 4 जो है वो यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग यार इसको चला के देखो अपने अपने कंप्यूटर्स में, ऐसे मूवी की तरह मत देखो इसको, मतलब सीरियसली यार मूवी की तरह मत देखो इसको, ठीक है। पास की बात करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम सिंपली फॉर लूप के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर मान लो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये फॉर लूप है मेरा, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 08_pass.py। मान लो मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज 645 कोलन। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं बाद में करूँगा, मैं एक दूसरा वाइल लूप लिख लूँ पहले, वाइल आई इज़ लेस देन 45। इसको भी मान लो मैं चाहता हूँ बाद में करूँ, या फिर मैं अभी ही कर लेता हूँ, प्रिंट आई कर दूँ और फिर इसके बाद आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूँ, मैं यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूँ, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 कर दूँ। और मैं सोचूंगा कि यार ये तो चलेगा ही नहीं और ये चल जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं रन करूँगा मुझे एक एरर मिल रहा है, इंडेंटेशन एरर। ये कह रहा है भाई ये इंडेंटेशन कैसा है तुम्हारा, क्या कर क्या रहे हो तुम, यहाँ पर तुम देखो कि तुमने आधा अधूरा छोड़ दिया, फॉर लूप कंप्लीट करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मैं बाद में कर लूँगा, यार मैं अभी इसको छोड़ के ये करना चाहता हूँ, मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ, ये छोड़ना चाहता हूँ। तो इसके लिए पाइथन ने कन्वीनियंस कीवर्ड दिया जिसका नाम है पास। पाइथन कहता है पास लिख दो, इसका मतलब कि तुम यहाँ पर बाद में काम करोगे। रन करो, देखो चल गया ये 0 से लेके 44 तक जो हमारा ये वाइल लूप का आउटपुट आना था वो आ गया, ठीक है। तो पास हम लोग लिख देते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं पास क्या होता है, पास इज अ नल स्टेटमेंट इन पाइथन, इट इंस्ट्रक्ट्स टू डू नथिंग। अगर आप पास नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, लेकिन अगर आप पास लिख दोगे तो इसका मतलब कि फॉर लूप के अंदर या कुछ भी मत करो, तो ये स्किप ही हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। विदाउट पास द प्रोग्राम विल थ्रो एन एरर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यार, क्योंकि यार लूप्स तो बहुत तगड़े समझ में आ गए एंड यार क्या मस्त यहाँ पर ये कोड्स बन रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद माई सेल्फ, कितनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन निकल के आ रही है चीज़ों की, मज़ा ही आ गया यार, मुझे खुद को मज़ा आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों को कितना मज़ा आने वाला है जब ये वीडियो पब्लिश होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार लिखकर, मुझे दिल से अच्छा लगता है आप लोग फीडबैक देते हो। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से चैप्टर 7 के प्रैक्टिस सेट में। सो गाइस अब हम चैप्टर 7 के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। मैंने चैप्टर 7 PS के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है और मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके पहले इस फोल्डर को बंद करूँगा, फिर शिफ्ट राइट क्लिक करके इस फोल्डर को खोल लूँगा VS कोड में। पहला सवाल हमारा प्रैक्टिस सेट 7 का है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ और इसके बाद मैं लिखूँगा लेट n इज इक्वल टू इनपुट और मैं लिखूंगा एंटर अ नंबर कोलन स्पेस करूंगा मैं, और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके मैं 11 तक जाऊंगा, तब जाके मुझे 1 से 10 तक मिलेगा, क्योंकि ये इस नंबर से लेके n-1 तक जाता है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट और मैं एक एफ स्ट्रिंग का प्रयोग करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एफ स्ट्रिंग क्या होती है। एफ स्ट्रिंग यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, आप एक एफ लगाते हैं यहाँ पर और नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं, और अब आप इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो n और फिर इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय और हम लिखेंगे यहाँ पर i इज इक्वल टू और हम यहाँ पर लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी इसकी वो आ जाएगी। तो चलो आ जाओ इसको देखते हैं। तो ये नंबर पूछ रहा है मुझसे, मान लो मैं 7 लिखना चाहता हूँ, तो देखो 7 की टेबल इसने मुझे दे दी। बट अगेन मैंने वही गलती करी जिसके बारे में हम इस पूरे कोर्स में बात कर रहे थे कि जब भी इंटीजर की बात हो रही है तो आपको इंट इनपुट करना पड़ेगा, यह आपका फ़र्ज़ है, आपको करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर 7 लिखूँगा तो 7 की सही टेबल जो है वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि 7 × 5 35 बिल्कुल सही करेगा यार, पाइथन है ये।
ये आप और मैं नहीं है जो गलती करेंगे, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो हो चुकी है। प्रॉब्लम 2 देखते हैं क्या कह रही है। राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट ऑल द पर्सन्स नेम स्टोर्ड इन अ लिस्ट एल विच स्टार्ट्स विद एस। अभी कह रहा है कि बेसिकली ये आपकी एक लिस्ट है, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक लिस्ट है, आपको सिर्फ उसे ग्रीट करना है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा फॉर नेम इन एल और मैं लिखूँगा इफ नेम डॉट स्टार्ट्स विद कैपिटल एस प्रिंट हेलो नेम, और मुझे इसको एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा और मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पर हेलो सोहम, हेलो सचिन आ गया। हैरी और राहुल एच और आर से स्टार्ट होते थे इसलिए उनका नाम नहीं आया। अब यहाँ पर मैंने इसको बनाया कैसे, मैंने कहा कि सारे नेम्स के लिए इस लिस्ट में फॉर नेम इन एल एक एक करके नेम की वैल्यू हैरी, सोहम, सचिन और राहुल होगी। मैंने कहा अगर नेम स्टार्ट हो रहा है एस से, इफ नेम डॉट स्टार्ट्स विद एस, तब आप क्या करो प्रिंट कर दो हेलो और नेम, यानी कि नेम अगर स्टार्ट हो रहा है एस से तो आप उसको ग्रीट कर दो वरना आप उसको ग्रीट मत करो। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि सोहम सचिन को ग्रीट किया गया, हैरी और राहुल को ग्रीट नहीं किया गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रॉब्लम 1 को वाइल लूप से करो, यानी कि हमने ये जो टेबल लिखी थी इसे हमें वाइल लूप से करना है। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 3 को यहाँ पर वाइल लूप से प्रॉब्लम नंबर 1 को करूँगा प्रॉब्लम नंबर 3 में। तो मैं सबसे पहले तो इस कोड को एज इट इज लिख दूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा i इज इक्वल टू 1 और मैं लिखूँगा वाइल i इज लेस देन 11 और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर i प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी एंड फाइनली क्या होगा कि हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सा कन्वर्जन है फॉर लूप से वाइल लूप में, ठीक है। 8 लिखूंगा, 8 की टेबल आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई देखो n इज इक्वल टू, ये एक वैल्यू ले लो यूजर से, किस नंबर की टेबल लिखना चाहते हो, फिर i इज इक्वल टू 1 करो, i इज इक्वल टू 1 करके स्टार्ट करो। फिर इसके बाद वाइल i इज लेस देन 11, वाइल i इज लेस देन 11 यानी कि 1 से लेके 10 तक जाएगा, आप टेबल को प्रिंट करो और लूप की हर आइट्रेशन में i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो, ठीक है। i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहना है लूप की हर आइट्रेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़िया यार, आई थिंक अमेजिंग, गुड स्टफ, ठीक है। आ जाओ वापस और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न, लेकिन उससे भी पहले राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो क्या होता है कि किसी भी एक नंबर को प्राइम नंबर घोषित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 04_problem4.py। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है जब सिर्फ उसको या तो 1 डिवाइड कर रहा है या वो नंबर खुद डिवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम सबसे पहले नंबर लेंगे एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू इंट एंटर नंबर कर देंगे, फिर हम कहेंगे फॉर i इन रेंज 1 से लेके n तक, और हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ i% और हम लिखेंगे इफ n%i इज इक्वल टू 0, यानी कि वो डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट और लिखेंगे नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। और मैं यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं करूँगा, 2 से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ n लिखूँगा क्योंकि 2 से लेके n-1 तक चेक किया जाएगा कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं जैसे इसको रन करूँगा, मान लो मैंने 6 लिखा, नंबर इज़ नॉट प्राइम, नंबर इज़ नॉट प्राइम आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार नंबर प्राइम नहीं है तो मैं ब्रेक कर दूँ, क्योंकि अगर ये डिवाइड हो गया 2 से लेके n-1 तक किसी भी नंबर से, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैं नंबर इज़ नॉट प्राइम करके ब्रेक कर दूंगा, यानी कि मुझे बाकी नंबर से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो मैं इसको चलाऊँ, अगर यहाँ पर मान लो मैं 4 लिख दूँ तो नंबर इज़ नॉट प्राइम। अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 5 लिखूँगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो मैं एक काम करूँगा कि अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है फॉर लूप, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एल्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँगा और मैं लिखूँगा नंबर इज़ प्राइम, ठीक है। बढ़िया, देखो अब क्या होता है, मैंने यहाँ पर अगर 7 लिखा तो नंबर इज़ प्राइम आ रहा है, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर 8 लिखा तो नंबर इज़ नॉट प्राइम आ रहा है। क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ, 2 प्राइम नंबर है। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखूंगा तो यहाँ पर नंबर इस प्राइम आ रहा है, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो प्राइम नंबर्स कुल मिला के वो होते हैं जिसके फैक्टर्स में या तो 1 आए और वो खुद नंबर आए। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, और आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा, मैं कोई भी नंबर यहाँ पर डालूँ, मान लो 565 डालूँ, तो ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 5 से डिवाइड होता है। जैसे अगर मैं 1 डालूँ
तो आप देखो कि ये 1 को प्राइम दिखा रहा है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अगर 3 करूँ तो ये नंबर इस प्राइम दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर को बनाने का प्रोग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप की सहायता से हमें नंबर्स को सम करना है। बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। कैसे करोगे, व्हाइल आई इज लेस देन एन सम प्लस इक्वल्स टू आई और फिर इसके बाद प्रिंट सम, ठीक है। अब आप कहोगे भाई क्या क्या कर रहे हो, आप कह सकते हो ये बात कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो मैं जो है आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं कहीं देख के नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। सारा दिमाग से लिख रहा हूँ मैं। आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नंबर को ले लेते हैं एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। तो मैं n इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट एंटर दी नंबर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ये करूँगा, आप देखो कि यहाँ पर मान लो मैंने 6 लिखा और यहाँ पर क्या हो गया, ये सम ओके सम इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा मुझे। सम को 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, आई को 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर सम प्लस इक्वल्स टू आई करूँगा। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा आई को, और यहाँ पर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से तो लेस देन इक्वल टू आएगा। और मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैंने 7 लिखा तो 28 आ गया। मैं 3 लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 6 होता है। तो 3 लिखूंगा तो 6 आना चाहिए, हाँ आ रहा है। तो बढ़िया, मतलब कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं बताता हूँ ये प्रोग्राम मैंने कैसे लिखा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यूज़र से इनपुट ले लिया कि भाई यूज़र इनपुट दे दो कौन से नंबर तक सम चाहिए। तो मैं 1 से लेके मुझे शुरू करना है 1 से, और मुझे जाना है ऑल द वे टिल n। तो क्योंकि मुझे 1 से लेके n तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, या कंडीशन में लिख दूंगा i इज लेस देन इक्वल टू n। तो ये वाला लूप चलेगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऑल द वे टिल n के लिए भी चलेगा। अगर मैं ये इक्वल टू नहीं लगाता तो सिर्फ n-1 तक चलता। देखो मान लो n की वैल्यू 10 है, ठीक है, 10 है n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 10 है यहाँ पर, तो आप लोगों का जो लूप है वो 1 से लेके 9 तक चलता है, अगर i लेस देन n लिखा है तो। लेकिन अगर i लेस देन इक्वल टू n लिखा है तो 1 से लेके पूरा 10 तक चलेगा। सम की वैल्यू 0 है, उसमें हमने i जोड़ दिया, ठीक है। तो पहले 1 जोड़ेगा, 2 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, जहां तक आपको चाहिए जोड़ेगा। तो अगर मैंने 7 लिखा तो मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 का जो रिजल्ट है वो दिखेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। इसको मैं अगर चलाऊं दोबारा से, एंटर नंबर में अगर मैं 56 लिखूं, बहुत बहुत बड़ा नंबर लिख दिया एक्चुअली मैंने। अगर मैं 5 लिखूं तो 1 + 2 + 3 जो कि 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, और 10 और 5 15 होता है। तो ये 15 यहाँ पर आ गया, ठीक है। बढ़िया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है कि फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। ओके, अब समझो फैक्टोरियल क्या होता है। देखो भाई, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आगे बढ़ना है तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ समझाने के लिए चीज़ें। देखो 1 2 3 4 5, अगर मुझे 5 फैक्टोरियल, जिसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है 5 फैक्टोरियल लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कहूँगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ये होती है फैक्टोरियल की डेफिनेशन कि आप 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक मल्टीप्लिकेशन कर दो। सिंपल है। तो फैक्टोरियल 5 कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल n कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम नंबर को लेंगे एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। एक बार मैंने नंबर को ले लिया एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, मैं फॉर लूप चलाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज, और मैं लिखूंगा 1 से लेकर जाओ उस नंबर तक। तो उस नंबर तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर n+1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस नंबर तक जाना है भाई, उस नंबर -1 तक नहीं जाना है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और प्रोडक्ट को 1 कर दूंगा। सम को 0 किया था, प्रोडक्ट को 1 किया। क्यों? क्योंकि सम में हम ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करते हैं तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से करते हैं। तो देखो 1 से मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, 1 × 1 2 3 4। तो फाइनली क्या होगा, प्रिंट करेंगे और एक एफ स्ट्रिंग दी फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे n इज, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट की वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को, प्रोडक्ट। तो मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सब कुछ ठीक ठीक किया, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। एंटर द नंबर 6, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालते हैं जो कि 6 होता है, हाँ, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। बढ़िया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। एक बार और एक्सप्लेन करूंगा जाने से पहले। सबसे पहले मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया नंबर,
प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऑल द वे टिल n तक गया मैं। अब मुझे पता है कि रेंज कहाँ तक जाता है, 1 से लेके n-1 तक। अगर मैं रेंज 1 to n लिखता हूँ तो रेंज जाता है 1 से लेके n-1 तक, लेकिन मुझे पूरा n तक लेकर जाना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर n+1 लिख दिया। ठीक है, समझ गए ना आप, समझ गए ना आप? हाँ, तो 1 से लेके n+1 तक मैंने किया, तो ये 1 से लेके n तक जाएगा, क्योंकि n+1 - 1 n होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग रही है भाई साहब, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग, थोड़ा पेन पेपर लेके बैठो अगर हो सके तो। 1 से लेके n+1 तक, और आपने यहाँ पर देखा कि 1 से लेके n तक जाएगा, रेंज में 1 से लेके n+1 लिखूंगा तो, और प्रोडक्ट मेरा इस तरह से आ जाएगा। तो अगर मैं 5 लिखूंगा यहाँ पर, तो ये 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए चलेगा। तो मुझे 1 to 6 लिखना पड़ेगा अगर मैं 1 से लेके 5 तक चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने n+1 लिखा। ठीक है, बढ़िया। रिविजिट करेंगे फैक्टोरियल को हम लोग जब रिकर्शंस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ये हो गया। प्रॉब्लम 7 हमें लिखना है, ये वाला स्टार पैटर्न हमें बनाना है। स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स भाई साहब बहुत ज़्यादा क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं मैं कहूँगा। ठीक है, तो हमें इस तरह का स्टार पैटर्न बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न। ये स्टार पैटर्न बनाना है कि एक स्टार, फिर 3 स्टार, फिर कितने स्टार हैं, 5 स्टार हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कैसे बनेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी होगी 07_problem7.py, और मुझे ये वाला स्टार पैटर्न बनाना है। कैसे बनेगा ये स्टार पैटर्न? इस स्टार पैटर्न को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखो कि यहाँ पर देखो क्या है, एक स्पेस है। अगर मुझे यहाँ पर n=3 है तो मुझे यहाँ पर कितनी स्पेसेस देनी पड़ेंगी, 1 2 3। मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो देखो क्या है कि 1 2 3 4 5 स्टार्स यहाँ पर है। ठीक है, हैं 5 स्टार्स यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 स्टार्स हैं, 1 2 3, फिर इसके बाद एक स्टार यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्पेसेस आई, 1 स्टार आया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 स्पेस आई, 3 स्टार आए। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 स्पेसेस आई, कितने स्टार्स आए, 5 स्टार्स आए। और ये किसके लिए हो रहा है, n=3 के लिए हो रहा है। ठीक है, तो जब n=3 था, मैं ज़रा इसको एक मल्टी लाइन कॉमेंट पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, एक मल्टी लाइन कॉमेंट में मैं इस चीज़ को लगाना चाहता हूँ ताकि ईजिली मैं आप लोग को समझा पाऊँ ये चीज़। तो देखो क्या हुआ, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर n=3। n=3 के लिए ये है स्टार, फिर ट्रिपल स्टार, फिर स्टार 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 स्टार। तो ये यहाँ पर जो है ऐसे हमने इसको जो है कर दिया है। ठीक है, n=3 के लिए। तो n=3 के लिए स्टार्टिंग में कितनी स्पेसेस हमें चाहिए, 2 स्पेसेस चाहिए, फिर 1 स्पेस चाहिए, और हमें स्टार्स कितने चाहिए, स्टार्स हमें पहली लाइन में 1 चाहिए, दूसरी लाइन में 3 चाहिए, ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो n=3 के लिए हम 2 स्पेस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर n=4 होता तब क्या करते, n=4 होता तो हम कितने स्पेसेस से स्टार्ट करते, हम 3 स्पेसेस से स्टार्ट करते। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले n की वैल्यू को हम लोग लेंगे। आ जाओ करते हैं इसको ट्राई। सबसे पहले हम n की वैल्यू को लेंगे। हमने n की वैल्यू को लिया और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 स्टार प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रिंट करो पहली लाइन में कितने स्टार्स, प्रिंट करो स्टार और मल्टीप्लाई बाय कितना, यहाँ पर n=n-1। ठीक है, n-1। ठीक है, ये आपको स्पेसेस प्रिंट करनी है। और स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, आपको स्टार्स प्रिंट करने हैं सिर्फ 1। स्टार्स आपको प्रिंट करने कितने, स्टार्स आपको i प्रिंट करने। i क्या है, i क्या है, i 1 से स्टार्ट होगा एंड ऑल द वे टिल जितनी भी लाइन है n तक जाएगा। तो फॉर i इन रेंज 1 to n+1। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 से लेकर n तक लेकर जाना है। और यहाँ पर हमने n-1 जो है यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट करी, जैसे कि हमने यहाँ पर कितनी स्पेसेस प्रिंट करी, यहाँ पर हमने 2 स्पेसेस प्रिंट करी थी n=3 के लिए। फिर इसके बाद हमें 1 स्पेस प्रिंट करनी है, तो मैं इसको n-i कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं n-i कर दूंगा। देखो n-i स्पेसेस आएंगी और ये i आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट के एक आर्ग्यूमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि होता है end=this। end=this लगाने से प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन ऐड नहीं करता है। ठीक है, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा कुछ इस तरह से \n। ठीक है, और अब मैं इसको चलाऊंगा अगर n=3 के लिए, लेटर से मैं इसको n=3 के लिए चलाता हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ 1 2 3, जबकि मुझे चाहिए थे ये 3 और ये चाहिए थे मुझे 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ करी है थोड़ी सी, तो मैं इस गड़बड़ को ज़रा फिक्स करता हूँ। तो ये 1 तो प्रिंट हो गया ठीक से, यहाँ पर 3 प्रिंट करने थे मुझे और यहाँ पर 5 प्रिंट करने थे।
तो मैं नंबर ऑफ स्टार्स जो प्रिंट कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 3 स्टार्स मैं 2 स्टार्स प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कितने प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 5 मैं 3 प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं इसको करूँगा 2n-1, ठीक है। इसको मैं करूँगा नंबर ऑफ स्टार्स हो जाएंगे 2i-1, 2 इंटू i-1 जो कि ऑड नंबर्स का सीरीज होता है, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं इसको 3 करूंगा पहले, और देखो ये हमारा पैटर्न जो है प्रिंट हो चुका है, ठीक है। कैसे किया मैंने इस पैटर्न को प्रिंट आपको बताता हूँ मैं। देखो अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे कर दूँ ना, सिर्फ प्रिंट भी लिख दूँ ना, तब भी मुझे एक न्यू लाइन मिलेगी एक्चुअली, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखो हमारा ये वाला स्टार पैटर्न बन चुका है। 5 के लिए अगर इसको चलाऊँ मैं, तो ये देखो ऐसा स्टार पैटर्न है। तो इसको समझाने के लिए भाई मुझे चाहिए आपका थोड़ा सा टाइम, और मैं वो टाइम आपका लूँगा। और मैंने ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रखा इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना है। सिंपल क्वेश्चन देके मैं आपको खुश नहीं करना चाहता। तो हाँ भाई क्वेश्चन मुश्किल तो है, और सुन लो समझा के जाऊँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर ले लिया n, यूज़र से मैंने कहा कि भाई इनपुट दो। मैंने क्या किया, फॉर लूप को चलाया। अब देखो n = 3 के लिए 3 लाइन्स हमारी है, तो फिर मैं 1 से लेकर n+1 तक चलाऊंगा तो n लाइन्स होंगी, ठीक है। ये तो आता है यार, ठीक है, सिंपल है। पहले प्रिंट में मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टार जो ब्लैंक स्पेस है उसको लगा दो n-i टाइम्स। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 2 स्पेसेस हैं, फिर 1 स्पेस है, तो यहाँ पर 3- कितना होगा, 3-1 2, फिर 3-2 1, ठीक है। तो n-i, मुझे कैसे पता चला ये n-i होगा, ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। आप यहाँ पर देखो, जब आप n = 3 के लिए बनाओ, आप एक n = 5 के लिए भी बना लो। चलो आ जाओ, n = 5 के लिए भी बना लेते हैं। n = 5 के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, n = 3 के लिए यहाँ पर 3 2 5 होंगे, ठीक है। तो n = 5 वाला कैसे बनेगा, n = 5 वाला ऐसे बनेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जो लास्ट वाला होगा उसमें 1 2 3 4 5 उसमें होंगे हमारे बहुत सारे स्टार्स होंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो आएगा उसमें सिर्फ एक स्पेस होगा, बाकी स्टार्स होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5। तो कितनी स्पेसेस आ रही हैं यहाँ पर देखो आप, 1 2 3 4 स्पेसेस आ रही हैं पहले वाले में, 1 2 3 स्पेसेस आ रही हैं दूसरे वाले में। तो n-i, ये i क्या है, मेरी रो नंबर 1 2 3 4 5। तो n-i टाइम्स मुझे स्पेस प्रिंट करनी है, और स्टार मुझे कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, i टाइम्स प्रिंट नहीं करना है। ये गलती करी थी मैंने स्टार्टिंग में, i टाइम्स प्रिंट नहीं करना है। अगर i टाइम्स प्रिंट करना होता तो यहाँ पर 1 स्टार होता है, या 2 होते, या 3 होते, ऐसा नहीं है। या 1 है, या 3 है, ये 5 है, ये सीरीज होती है 1 3 5 7 ऑड नंबर्स की सीरीज, जो कि 2i-1 से आती है। आप i की वैल्यू को 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 करोगे तो 3 आएगा, 3 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 1 3 5 7 ऐसे आएगा पूरा। तो मैंने स्टार को 2i-1 टाइम्स प्रिंट कर दिया। और इसके लिए आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो i अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 2i+1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट होता है तो 2i-1 है। और end = ब्लैंक लिखने से क्या होता है, देखो जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन दे देता है। अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन ना दे, तो आप end = ब्लैंक लिखते हो प्रिंट स्टेटमेंट में। ये प्रिंट स्टेटमेंट का आर्ग्यूमेंट होता है, कॉमा लगा के end = ब्लैंक लिखोगे तो वो आपको एक न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट नहीं देगा। ओके बढ़िया। तो हमने ये दोनों चीज़ें तो प्रिंट कर दी, लेकिन इसके बाद हमें एक न्यू लाइन देनी थी। देखो ये भी न्यू लाइन नहीं देगा, ये भी न्यू लाइन नहीं देगा। अगर मैं ये वाला प्रिंट नहीं लगाता बिना end = ब्लैंक के, तो न्यू लाइन आती ही नहीं। मुझे चाहिए थी भाई एक न्यू लाइन तो चाहिए ना, मतलब ये एक बार लाइन प्रिंट हो गई मेरी रो, तो मुझे एक न्यू लाइन चाहिए ना। तो वो न्यू लाइन के लिए मैंने एक एम्प्टी प्रिंट डाला, ठीक है। प्रिंट \n नहीं डाला मैंने, क्योंकि वो डालूंगा तो एक तो \n की न्यू लाइन आ जाएगी, और एक जो प्रिंट बाय डिफॉल्ट डालता है न्यू लाइन वो आ जाएगी। तो इसलिए मैंने प्रिंट खाली कर दिया, यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रिंट मत करो। और प्रिंट बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन तो ऐड कर ही देता है, वो मुझे मिल गई, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए। तो ये था हमारा स्टार पैटर्न का प्रोग्राम। हाँ भाई मुश्किल होता है, मुझे पता है मुश्किल होता है, बट मुझे इंक्लूड करना था और मैं इंक्लूड करूँगा। आगे भी आप लोगों को मुश्किल चीज़ें कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए। 7 प्रॉब्लम वॉज अ बिट डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ, लेकिन अगेन कराना था भाई मुझे, मैं क्यों ना कराऊँ, मैं आपको कराऊँगा मुश्किल चीज़ें, ठीक है। मेरे हिसाब से जो सबसे गलत मैं आपके साथ कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि भाई मैं सब कुछ आसान आसान करा दूँ और आपको लगे चीज़ें आसान होती हैं, और फिर बाद में आपको पता चले कि यार चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम नंबर 7 जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 8 है, उसमें इतना सर्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, सिंपली प्रॉब्लम नंबर 8 में स्टार को हमें
सिंपली आई टाइम्स प्रिंट कर देना है, ठीक है, सिंपली आई टाइम्स प्रिंट कर देना, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो मैं 5 लिखूंगा तो ये हो गया, देखो। और आपने 7th कर लिया तो 8th वाला तो आपको बिल्कुल ही हलवा लगेगा, हलवा, एकदम हलवा, ठीक है। तो 3 करूंगा तो देखो ऐसे प्रिंट हो गया, 1 2 3, ठीक है। आई टाइम्स प्रिंट कर देना स्टार को बस, ठीक है। ऑल राइट, अगले वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर पूरे होंगे, यहाँ पर एक मिस होगा और फिर यहाँ पर पूरे होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 9th वाला क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग खुद से ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं होता है 9th वाला क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्यूशन को देखना, लेकिन मैं भी आपको सॉल्यूशन जो है इसका करा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें हमें क्या करना है कि पहली लाइन में और आखिरी लाइन में हमें सारे स्टार्स प्रिंट करने हैं, बाकी बीच की लाइन में सिर्फ शुरू और आखिरी में हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो आ जाओ यार, सबसे पहले तो हम इनपुट लेंगे यूज़र से और हमारा लूप चलाएंगे, ये तो हमारा सेम होने वाला है एकदम। तो मैं इसको ही पूरे को कॉपी करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि इफ़ i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1 और i इक्वल्स टू n, तब क्या करो, तब करो प्रिंट स्टार को प्रिंट कर दो कितनी बार, आई टाइम्स प्रिंट कर दो, ठीक है। आई टाइम्स प्रिंट कर दो, आई टाइम्स भी नहीं n टाइम्स प्रिंट कर दो स्टार को, ठीक है। वरना क्या करो, एल्स, वरना हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में करना है एक तो प्रिंट स्टार, वरना क्या करो, प्रिंट करो स्टार प्रिंट करो, ठीक है। और इसके बाद प्रिंट करो एक, यहाँ पर एंड इज इक्वल टू ब्लैंक करूंगा, और उसके बाद हमें स्पेसेस प्रिंट करनी है कितनी बार, n-2 बार। देखो n-2 बार करनी है स्पेसेस प्रिंट, ठीक है, क्योंकि 1-2 बार तो स्टार होंगे और n-2 बार क्या होगा, हमारी स्पेस होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ब्रैकेट में n-2, और इसके बाद हमें दोबारा से ये जो स्टार है वो प्रिंट करना है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है एक ब्लैंक, ताकि हमारा एक न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। और ये भी हम जो करने वाले हैं ना, ये एंड इज इक्वल टू ब्लैंक करेंगे। लेट्स सी कि मैं प्रोग्राम ठीक से बना पाया कि नहीं। 3 के लिए चलाता हूँ सबसे पहले, हाँ चल गया 3 के लिए। 7 के लिए चलाता हूँ, हाँ 7 के लिए भी चल गया। देखो ये पूरा एक रिंग बन गया 7 के लिए ऐसे, ठीक है। सो आई होप कि मज़ा आया आप लोगों को और समझ गए आप लोग किस तरह से इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोबारा से समझाता हूँ। मुझे क्या करना है, एक तरह से ऐसी रिंग बनानी है, ठीक है। तो इस रिंग को बनाने के लिए मुझे पहली रो में सारे स्टार्स चाहिए, आखिरी रो में सारे स्टार्स चाहिए। तो मैंने कहा अगर पहली या आखिरी रो है तब स्टार प्रिंट कर दो n टाइम्स, ठीक है। जितने भी n की वैल्यू है उतने स्टार्स प्रिंट कर दो। वरना क्या करो, शुरू में स्टार प्रिंट करो, आखिरी में स्टार प्रिंट करो, और बचे कितने n-2, क्योंकि शुरू में और आखिरी में 2 बार स्टार प्रिंट हो चुका है। तो बीच के कितने बचे, ये जो स्पेसेस है कितनी बची, ये बची n-2, ठीक है। कितनी बची है, n-2 ये बची। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक स्पेस जस्ट रीडेबिलिटी के लिए दे रखी है, बट यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस आएगी, जस्ट सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, बता दूँ आपको, ये ऐसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पर n-2 बची स्पेसेस, n-2 टाइम्स मैंने क्या किया, स्पेस प्रिंट करी, फिर एक स्टार एंड में प्रिंट किया, फिर उसके बाद एक आइट्रेशन हो गई तो मैंने एक न्यू लाइन ले ली थी, क्योंकि मुझे न्यू लाइन भी लेनी है ना यहाँ पर। सिंपल यार, सिंपल, बढ़िया। 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन यूजिंग फॉर लूप्स इन रिवर्स ऑर्डर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। आई एम एक्साइटेड। मतलब सिंपल प्रॉब्लम से इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जितना मुश्किल प्रॉब्लम से होता है। तो अगर मुझे सीधी सीधी टेबल प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट करूँगा। मैं कहूँगा कि जो n है, n मल्टीप्लाई बाय i इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा लो, n और स्टार और i, मतलब सिंपल सी चीज़ है, हो जाएगा। n को ले लो एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, बट हमें इसको करना है उल्टा। क्या करना है हमें, इसको उल्टा। अब देखो इसको करने के कई तरीके हैं, या तो मैं एक लिस्ट में इसको लेकर रिवर्स करके लिस्ट को प्रिंट कर दूं, ठीक है, बट क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हैं। तो देखो मैं चाहता हूँ सबसे पहले 10 से प्रिंट हो, तो लेकिन हो रहा है 1 से प्रिंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 10 मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, देखो 1 से लेके 10 तक जा रहा है और मुझे 1 से 10 तक ना ले जाके 10 से 1 तक चाहिए। तो देखो ये ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और मुझे चाहिए क्या, 1 की जगह चाहिए 10, 2 की जगह चाहिए 9, 3 की जगह क्या चाहिए मुझे 8, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 7, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 6, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 5, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 4, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8, ठीक है। 8 की जगह मुझे क्या चाहिए 3, और 9 की जगह मुझे 2, और 10 की जगह मुझे चाहिए 1। कैसे होगा? क्या आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो, इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम 11 है। तो अगर मैं 11 माइनस आई लिख दूँ, 11 माइनस आई, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? आप बताओ,
हाँ हो जाएगा। तो 11 माइनस आई लिखकर मेरी जो टेबल है वो उल्टी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर भी 11 माइनस आई लिखना पड़ेगा तभी वैल्यूज़ एक्यूरेट आएंगी। एंड बढ़िया यार, देखो 5 लिखा मैंने, उल्टी टेबल प्रिंट हो गई मेरी 5 की, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 5 इंटू 10 लिखा, फिर 5 इंटू 9 लिखा, 11 माइनस आई मतलब 1 2 3 4 आई है, तो 10 9 8 7 क्या होगा, 11 माइनस आई, n प्लस 1 माइनस आई। ठीक है, समझ रहे हो अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता होगा ये सब पढ़ाया जाता है उसमें। जेईई एडवांस में तो भाई साहब ये सब इस तरह की चीज़ें, जनरलाइजेशन और ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। बट अगर आप लोग को एक बात बताता हूँ, अगर आप इसको डिफ़िकल्ट पा रहे हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी परेशानी से भी अगर ये सब समझ में आया ना आपके, बस वही मैटर करता है। अगर देख देख के भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स इट। घबराना मत, परेशान मत होना इस बात से कि यार मैं तो देख देख के कर पा रहा हूँ, डायरेक्टली मुझसे हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं हुआ तो यू विल डू बेटर इन द फ्यूचर। ठीक है, एंड विद दैट सेट हमारा प्रैक्टिस सेट 7 खत्म हो चुका है। अब हम चैप्टर 8 की तरफ मूव करेंगे। सो चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। आई एम वेरी एक्साइटेड, सी यू इन चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 है हमारा फंक्शन, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को मज़ा आएगा इसको समझने में। फंक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, ये होता है हमारा फंक्शन। जब एक प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तब कभी कभी हम एक पर्टिकुलर लॉजिक को सेपरेट करना चाहते हैं प्रोग्राम से, और तभी हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन का। और मैं आप लोगों को फंक्शन को इन एक्शन दिखाता हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले यार कि फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चैप्टर 8 के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर के अंदर हम शिफ्ट राइट क्लिक करके VS कोड में इस फोल्डर को खोलेंगे। सबसे पहले जो फाइल बनाऊंगा 01_functions.py बनाऊंगा। मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, नंबर्स का एवरेज निकाल रहा है, 4 नंबर्स का एवरेज निकाल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास मान लो a इज इक्वल टू है मान लो 12, ठीक है, और मेरे पास है b इज इक्वल टू 45, ठीक है, और मेरे पास है मान लो c इज इक्वल टू मान लो 56, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं। चलो मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ चीज़ों को, 3 नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एवरेज इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 3, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ प्रिंट एवरेज। और बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इन तीनों का एवरेज जो है वो निकल के आ जाएगा, नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर। लेकिन ज़रा सोचो, मुझे दोबारा से ये काम करना पड़ गया कुछ और नंबर्स के लिए। ठीक है, ये तो मैंने इन 3 नंबर्स के लिए किया, मान लो मुझे यही काम करना पड़ गया किसी और यहाँ पर सेट ऑफ नंबर्स के लिए। मान लो मेरा जो अगला नंबर है वो है कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लो है 3 2 और 1, 3 2 और 1 का एवरेज भी मुझे प्रिंट करना है। तो अगर मैं बार बार एक ही चीज़ करे जा रहा हूँ, मतलब कि एवरेज निकाल के प्रिंट करे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम रिपीटेबल हो रहा है। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कब और आपका प्रोग्राम रिपीटेबल होगा। मान लो मैं कहता हूँ एंटर योर नंबर, मान लो मैं कुछ इस तरह से कहता हूँ, और मैं ये चीज़ करता हूँ मान लो तीनों नंबर्स के लिए, मतलब मैं तीनों नंबर्स को एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र लेता हूँ और मैं एवरेज को प्रिंट कर दे रहा हूँ। और ऐसा मान लो मुझे 50 बार करना है, तो मैं मान लो 3 नंबर्स ले रहा हूँ और उनका एवरेज प्रिंट हो जा रहा है। फिर उसके बाद दोबारा मैं 3 नंबर्स ले रहा हूँ, उनका एवरेज प्रिंट हो जा रहा है। मान लो मुझे ये करना है 50 यूज़र्स के लिए, तो मेरे प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइन्स कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार तुम एक काम करो, ये मत करो, तुम यूज़ करो फंक्शंस का। फंक्शन से क्या होगा कि ये पीस ऑफ लॉजिक को आप एक नाम दे दोगे। दोबारा बोलता हूं, ये पीस ऑफ लॉजिक को आप एक नाम दे दोगे। अब मैं आपको बताता हूं ये चीज़ फंक्शन से कैसे आसान की जा सकती है। फंक्शन से हम इस लॉजिक को सेपरेट कर सकते हैं। हम कहेंगे डेफ, फंक्शन का नाम लिखेंगे avg, आपकी मर्जी, आइडेंटिफायर जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे फंक्शन का भी नाम दे सकते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, कोलन लगा के एंटर लगाएंगे, और ये जो लॉजिक है ना ये पूरा कॉपी करके हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर कर देंगे। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर कर देंगे, मतलब इस फंक्शन के अंदर हम ये इंडेंट देके कर देंगे। तो मैं ये सेलेक्ट करके टैब दबाऊंगा। टैब क्यों दबा रहा हूँ मैं, टैब इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन के अंदर हो। तो ये लाइन फंक्शन के अंदर है, ये लाइन फंक्शन के अंदर है, ये लाइन फंक्शन के अंदर है, और ये दोनों लाइन्स भी फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखो A B और C मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू ये लिखा है, प्रिंट किया है एवरेज। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। आप देखो मैंने चलाया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई आउटपुट ही नहीं है इस प्रोग्राम का। और उसका रीज़न ये है कि आपने लॉजिक को सेपरेट तो कर दिया, आपने कह दिया कि avg का मतलब है कि ये करो, लेकिन avg को कब कब करो ये आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे आप, कुछ इस तरह से बताओगे आप,
और आपने कह दिया यहाँ पर एवीजी को रन करो, मतलब ये पूरा कोड रन होगा। एवीजी को रन करो आपने बोला, मतलब क्या होता है कि हम एवीजी लिखते हैं फंक्शन का नाम और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसका मतलब फंक्शन को रन करो, यानी कि फंक्शन के अंदर के कोड को चला दो यहाँ पर। तो मैं इसको अगर चलाऊंगा तो आप देखो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नंबर 5, 3 और 2, और इसने मुझे एवरेज निकाल कर दे दिया नंबर्स का। अगर यही काम मैं 5 बार करना चाहता हूं, मैं सिंपली इसको 5 बार रेप्लिकेट कर दूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये 5 बार मैं कर सकता हूं। आप देखो मैं इस चीज को 5 बार कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार इसने मुझे ये चीज करके दी, क्योंकि मैंने एवरेज को 5 टाइम्स कॉल किया, ठीक है। हाउ कूल इज दैट। तो क्या है फंक्शन, दोबारा से रीट्रेट करते हैं और समझते हैं चीजों को। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। व्हेन अ प्रोग्राम गेट्स बिगर इन साइज एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज, इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अ प्रोग्राम टू कीप ट्रैक ऑन विच पीस ऑफ कोड इज डूइंग व्हाट। समझ रहे हो आप, कौन सा कोड क्या कर रहा है, इसका ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम लॉजिक को सेपरेट करना चाहते हैं, लॉजिक को ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि हम उसको रीयूज कर पाएं, और इसलिए हम एक पर्टिकुलर लॉजिक को एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। आपने लिखा func1, जो कि नाम है, एक वेरिएबल के नाम की तरह हम एक फंक्शन को भी नाम दे सकते हैं, और उसके बाद आपने लिखा प्रिंट हेलो, और आपने जैसे ही प्रिंट हेलो यहाँ पर लिखा, आप जैसे ही फंक्शन 1 को कॉल करोगे आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर का जो लॉजिक है वो रन हो जाएगा। तो ये है सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन। दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो फंक्शन का सिंटैक्स तो ये है, मतलब हमने सिंटैक्स लिखकर फंक्शन बना तो दिया, बहुत अच्छी बात है, फंक्शन बना दिया आपने, लेकिन कब उसको चलाना है ये आपको डिसाइड करने के लिए फंक्शन कॉल देनी होती है। फंक्शन कॉल का मतलब, इसे फंक्शन कॉल कहते हैं। func1 लिख के ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहां आप कह रहे हो कि फंक्शन को चला दो। क्या कह रहे हो आप, फंक्शन को चला दो। whenever we want to call a function we put the name of the function followed by parenthesis as follows। मतलब आपने ये जहां पर भी लिख दिया वो func1 नाम के फंक्शन को ढूंढेगा, उसके लॉजिक को उठा के यहां रख देगा और चला देगा, ठीक है। और ये आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार चलाएगा, जहां लिखोगे वहां चलाएगा, प्रोग्राम के फ्लो में जब लिखोगे तब चलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि हर एवरेज के बाद यहां पर थैंक यू लिख कर आए, ठीक है, हर एवरेज के बाद। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर एवरेज के बाद यहाँ पर थैंक यू लिख कर आए, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ मान लो कि पहले, दूसरे और तीसरे एवरेज के बाद थैंक यू लिख कर आए, उसके बाद ना आए लिख कर थैंक यू। और आप देखो यहाँ पर कि पहले और दूसरे एवरेज के बाद थैंक यू लिख, पहले दूसरे और तीसरे एवरेज के बाद थैंक यू लिख कर आया, उसके बाद नहीं आया लिख कर, ठीक है। और आप देख सकते हो 5 बार मेरा एवरेज चला। तो मैं बेसिकली अपने फ्लो में किसी भी फंक्शन को या किन्हीं भी फंक्शन को, मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हैं हम एक प्रोग्राम में, उनको कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी होगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई ये चीज़ आप लोगों को। इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। तो एवीजी ये क्या है, ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखते हैं यार इसको, फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या है ये, फंक्शन की डेफिनेशन है इतनी पूरी। और ये क्या है, ये है फंक्शन कॉल, ठीक है। और ये काम आएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये किताबी टर्म्स नहीं, ये काम आएंगे। आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे ना, आपसे बोला जाएगा फंक्शन कॉल हटाओ, फंक्शन डेफिनेशन में जाओ, तब आप भटकना मत। अरे क्या होता है, अब क्या होता है ना कि लोग हवा हवा में कोडिंग सीख लेते हैं, उन्हें पता होता नहीं है डेफिनेशन क्या है, कॉल क्या है। उनसे बोला जाता है फंक्शन कॉल में जाओ। फंक्शन कॉल कहाँ पर हो रहा है, वो कहते हैं कॉल, ये क्या होता है, फोन वाली कॉल नहीं। आपको टर्म्स से भी अवेयर रहना है, समझ रहे हो मेरी बात, क्या चीज़ क्या होती है पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये है फंक्शन कॉल और ये है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन है, पार्ट कंटेनिंग द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, वो होती है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। क्विक क्विज करते हैं। एक प्रोग्राम लिखो टू ग्रीट अ यूजर विद गुड डे यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि उसका नाम पूछूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्विक क्विज के नाम से ही बना लेता हूँ, क्विक quiz.py, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेफ गुड डे के नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली एकदम फॉलो करता हूँ और मैं यहाँ पर गुड डे लिख दूँगा, ठीक है। तो मैं गुड डे फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं गुड डे यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। आप चाहो तो उसका नाम भी प्रिंट कर सकते हो उसके बाद, बट मैंने जो क्वेश्चन था वो सॉल्व किया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी क्विक क्विज थी। आपने एक प्रोग्राम लिखा जो कि एक यूज़र को ग्रीट करता है विद गुड डे। अब 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन।
यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपका होता है वो फंक्शन जो कि आप खुद लिखते हो। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो कि आप नहीं लिखते हो लेकिन वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है पाइथन के अंदर। मतलब कि वो फंक्शन जो कि पाइथन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं बिना किसी इंपोर्ट के, वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे कि प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे क्या होते हैं। सबसे पहला बिल्ट इन फंक्शन लेन होता है जो कि आप इंपोर्ट नहीं करते हो कहीं से, पाइथन वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करता है। रेंज फंक्शन होता है, वो हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, वो हमें मिला, वो बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट हम बिना कुछ इंपोर्ट किए यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन फंक1 ये फंक्शन हमने बनाया, डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने इसको कॉल किया, तो ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी होते हैं, आप कहीं से इंपोर्ट नहीं करते हो। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी यूज़र ने डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट, अब मज़ा आएगा आप लोगों को भी। क्या होता है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट मिल जाए फंक्शन को। क्या मतलब वो इस बात का, जैसे कि अगर मैं ये मैं लिखूंगा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स डॉट पी वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि जो ग्रीट कर रहा है ये यूज़र को, ये इसका नेम भी ले ले, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गुड डे हैरी, तो गुड डे हैरी ये प्रिंट करे। अगर मैं लिखूँ गुड डे रोहन, तो वो गुड डे रोहन करे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार गुड डे फंक्शन तुम एक काम करो कि तुम इस नाम को भी ले लो एज अ वेरिएबल नेम। कॉन्सेप्ट को समझना बड़े ध्यान से। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे मैंने लिखा हैरी, तो ये हैरी जाएगा नेम के वेरिएबल में और नेम को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ और शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दिया। मैंने कहा गुड डे और नेम, तो ये दोनों स्ट्रिंग मिल जाएंगी और ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होके गुड डे नेम बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसको चलाकर। तो आप देखो यहाँ पर गुड डे हैरी लिख कर आ गया। मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा तो ये और अच्छा लगेगा, गुड डे हैरी, ठीक है। तो मैंने गुड डे हैरी यहाँ पर लिखा, तो देखो गुड डे हैरी आ गया। तो यहाँ पर नेम क्या है, नेम एक पैरामीटर है, नेम एक पैरामीटर है। हमने हैरी को पास किया एज नेम, जो कि एक वेरिएबल के अंदर आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ गुड डे और मैं यहाँ पर लिख दूँ रोहन, तो गुड डे रोहन प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ गुड डे दिव्या, तो गुड डे दिव्या यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखो गुड डे हैरी, गुड डे रोहन, गुड डे दिव्या। तो ये है फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर डे की जगह मैं एक और आर्ग्यूमेंट लेना चाहता हूँ। मान लो मैं देना चाहता हूँ एंडिंग नाम से एक आर्ग्यूमेंट लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एंड हो थैंक यू में, थैंक यू में एंड हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये प्रिंट करना चाहता हूँ एंडिंग भी, ठीक है। तो मैं एक और आर्ग्यूमेंट कॉमा लगा के ले सकता हूँ। तो यहाँ पर नेम में क्या पास होगा, हैरी पास होगा, और यहाँ पर एंडिंग में क्या पास होगा, थैंक यू पास होगा। तो जब मैं लिख रहा हूँ गुड डे हैरी कॉमा थैंक यू, तब क्या हो रहा है कि हैरी चला जाएगा नेम में, थैंक यू चला जाएगा एंडिंग में, और फिर जब ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ पर होगा गुड डे, इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, हैरी वैल्यू है, तो गुड डे हैरी, फिर इसके बाद थैंक यू प्रिंट हो जाएगा क्योंकि एंडिंग में थैंक यू है, ठीक है। चलो अब इसको चला के देखते हैं। आप देखो गुड डे हैरी थैंक यू, गुड डे रोहन थैंक यू, गुड डे दिव्या थैंक यू, ठीक है। मान लो दिव्या थोड़ी स्टाइलिश है, वो थैंक यू नहीं बोलती है, वो थैंक्स बोलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थैंक्स कर देंगे। इसको चलाएंगे तो देखो गुड डे हैरी थैंक यू, गुड डे रोहन थैंक यू, गुड डे दिव्या थैंक्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर साउथ दिल्ली वाला उसने थैंक्स यहाँ पर कह दिया दिव्या ने। तो अगर आप चाहते हो कि जो साउथ दिल्ली वाला यूज़र है वो थैंक्स बोले और बाकी लोग थैंक यू बोले, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स है। हमने दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास किए, नेम और एंडिंग। नेम में नाम आ गया, एंडिंग में यहाँ पर क्या आया, एंडिंग में आ गया आपका जो भी आप लिखते हो एंडिंग में, थैंक यू लिखते हो थैंक यू आ गया, थैंक्स लिखते हो थैंक्स आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो ये थे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट सम वैल्यू, इट कैन वर्क विद। तो बेसिकली हमने एक वैल्यू दी फंक्शन को जिसके साथ फंक्शन काम कर सकता है। जैसे कि हमने नेम दे दी और एंडिंग दे दी, और उसके बाद क्या होता है कि इन वैल्यूज़ को हम पैरेंथेसिस में पुट करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया, डेफ ग्रीट, इसमें मैंने नेम लिया और मैंने फिर जब इसको कॉल किया तो मैंने ग्रीट हैरी किया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक रिटर्न वैल्यू भी होती है फंक्शन की, यानी कि अभी आप देखो मैं सिर्फ फंक्शन को चला रहा था। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, मैं इसको हटा देता हूँ इन दोनों को, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ a इज इक्वल टू और मैं लिखूँ गुड डे और मैं प्रिंट करूँ a को, तो गुड डे कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब मैं अगर यहाँ पर इसको रन करूँ तो देखो ये नन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट हुआ गुड डे हैरी, प्रिंट हुआ थैंक यू, फिर ये वापस आया, ए के अंदर क्या आया, कुछ भी नहीं आया।
अगर मैं चाहता हूँ ए के अंदर कुछ आ जाए तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा। तो मैं कहूँगा इस फंक्शन से कि फंक्शन तू एक वैल्यू लेकर जा अपने साथ और जो भी वेरिएबल मांगे उसको दे देना। क्या कहूँगा मैं फंक्शन से? रिटर्न का क्या मतलब है? रिटर्न का मतलब है फंक्शन तू एक वैल्यू लेकर जा और जो भी वेरिएबल मांगे उसको दे देना। इस केस में किसको मिलेगी ये वैल्यू? ए को मिलेगी। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिटर्न और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डन, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, ए में इस बार डन आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर डन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिटर्न 7 करते हो तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिटर्न ओके करते हो तो ओके आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आप रिटर्न करते हो वो इसकी वैल्यू हो जाएगी और आप किसी भी वेरिएबल को वो वैल्यू देते हो तो उस वेरिएबल में वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमने देखा आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट, ये नेम और एंडिंग आर्ग्यूमेंट्स है। हमने देखा रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ओके रिटर्न वैल्यू है जो कि ए के अंदर असाइन हो जाएगी अगर हम कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखते हैं तो। और ये हम कब यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ तब करते हैं जब हमें एक वैल्यू देनी होती है। जैसे कि मान लो एवरेज वाले केस में मैं यहाँ पर तो एवरेज को प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू लेकर जाए, यानी कि जब ये फंक्शन चल जाए जो आउटपुट आया उसको ले जाइए, मतलब हमने बेसिकली एक लॉजिक को रन किया, उस लॉजिक को रन करके हमें एक वैल्यू मिली। अगर मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू वापस चली जाए तो मैं ऐसे कर दूंगा ए इज इक्वल टू एवरेज मैं करूंगा, ए के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इस केस में ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वो वैल्यू नन होगी, लेकिन अगर मैंने रिटर्न एवरेज कर दिया तो क्या होगा? तो वो वैल्यू ए के अंदर आ जाएगी अगर मैं ए इज इक्वल टू एवीजी लिखूंगा तो। इस चीज़ को आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो हमने रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा, हमने आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट देखा। अब डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है ये? वी कैन हैव अ वैल्यू एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन। तो आप देखो क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ 04_default argument.py के नाम से बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार गुड डे तो हम कर ही रहे ना, गुड डे तो हम कर ही रहे हैं और नेम ले लेते हैं, एंडिंग ले लेते हैं, लेकिन एंडिंग बाय डिफॉल्ट थैंक यू होगी। तो अगर किसी ने चला दिया गुड डे हैरी तो गुड डे हैरी थैंक यू चलेगा। लेकिन अगर किसी ने, मैं यहाँ पर ज़रा नेम भी लिख देता हूँ या फिर इस बार क्या करता हूँ मैं एफ स्ट्रिंग लगा के करता हूँ इसको। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मेरी मर्जी मैं कैसे भी कर सकता हूँ, प्लस लगा के करूँ, मैं कॉमा लगा के करूँ, एफ स्ट्रिंग लगा के करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ये लॉजिक बेसिकली रन हो जाएगा, ठीक है, विद वैल्यू हैरी एज नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा डेफ गुड डे, नेम लिखा, एंडिंग इज इक्वल टू थैंक यू लिखा, प्रिंट किया मैंने एफ स्ट्रिंग के साथ गुड डे और कॉमा नेम। और आप देखो इसको मैं चलाऊंगा अगर तो क्या हो रहा है, गुड डे हैरी प्रिंट हो जा रहा है। और इसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एंडिंग को भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप देखो मैं जैसे इसको रन करूँगा गुड डे हैरी थैंक यू। अब मैंने यहाँ पर एंडिंग में कुछ दिया नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये चल गया। अगर ये मैं ऐसे नहीं करता, मान लो मैं ऐसे नहीं करता ये और चलाता, तो ये शिकायत करता, ये कहता भाई गुड डे में आपने एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपका मिसिंग है। लेकिन क्योंकि ये इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो अगर मैं तुम्हें एंडिंग सप्लाई करूँगा, एंडिंग की वैल्यू अगर मैं तुम्हें सप्लाई करूँगा तब तो तुम उसको ले लेना, लेकिन अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू रखना जो कि थैंक यू है, ठीक है। आई होप आप समझ गए इस चीज को। तो यहां पर अगर मैं दे देता हूं मान लो थैंक्स, तब तो गुड डे हैरी थैंक्स आ जाएगा, ठीक है, गुड डे हैरी थैंक्स आ गया। लेकिन अगर मैं ये थैंक्स नहीं देता हूं, मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, मैं गुड डे रोहन कर देता हूं यहां पर, तब क्या होगा, ये थैंक्स ना आके ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेगा। मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं वैल्यू दे दूं तो ठीक है, नहीं दूं तो बाय डिफॉल्ट तुम ये यूज करना। समझ गए? आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को। होता है ना कि जब भी आप रेलवे में सीट बुक करते हैं तब आपको कोई सी भी बर्थ मिल जाती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई सी भी बर्थ मिल जाती है, लेकिन अगर आपने सप्लाई करा कि भाई मुझे यही वाली बर्थ चाहिए तो आपको वही वाली बर्थ अगर हो सके तो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर गुड डे हैरी थैंक्स मैंने लिखा तो ये जो थैंक्स की वैल्यू है ये आ जाएगी, लेकिन अगर मैंने सिर्फ रोहन लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट थैंक यू लेगा क्योंकि एंडिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू थैंक यू है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गई हमारी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। यहाँ पर मैंने ग्रीट फंक्शन का एग्जांपल दिया है जो कि काफ़ी सिमिलर है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। अब जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रिकर्शन का, एंड रिकर्शन का कॉन्सेप्ट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं टाइम लेके समझाऊंगा आप लोगों को और आप लोग को मज़ा आएगा इसको समझने के बाद। तो क्या है रिकर्शन? रिकर्शन बताता हूँ क्या है। रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल करता है। अब आप कहोगे अपने आप को क्यों कॉल कर रहा है भाई एक फंक्शन अपने आप को कॉल इसलिए करता है क्योंकि
उससे उसका लॉजिक जुड़ा हुआ होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? एकदम माइंड ब्लो हो गया यार सुन के। क्या कह रहे हो हैरी भाई आप? मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को दोबारा से फैक्टोरियल पे लेकर जाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, जो फैक्टोरियल होता है, जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 में लिखूँ, क्या होता है फैक्टोरियल 5? मैंने आपको बताया था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं ना, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका लॉजिक ही रिकर्सिव होता है, यानी कि उनका लॉजिक उनके टर्म्स में ही डिफाइन किया जा सकता है। समझाता हूँ और मैं आपको समझा के ही मानूंगा, मैं समझा के ही मानूंगा आपको। अगर मैं यहाँ पर कहूँ फैक्टोरियल 1 क्या होगा? फैक्टोरियल 1 होगा सिर्फ 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल 3 ये होता है, मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आप फैक्टोरियल 3 यहाँ करता हूँ या फैक्टोरियल 2 करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 ये हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आता है? ठीक है, आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो मैं क्या यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको फैक्टोरियल n अगर बोलूं, मतलब कोई भी अगर नंबर आए यहां पर, तो आप ये कह सकते हो n होगा, फिर n-1 होगा, फिर डॉट 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 ये पूरा जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि भाई फैक्टोरियल n जो होता है वो होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1, समझ गए आप क्या कहा मैंने? देखो इतने को मैं फैक्टोरियल n-1 लिख सकता हूं ना भाई। फैक्टोरियल n क्या होता है? उस नंबर से 1 तक जाओ, तो मैं इसको फैक्टोरियल n-1 लिख सकता हूं। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं कह सकता हूं कि उस नंबर को उसके नंबर -1 के फैक्टोरियल से इंटू कर दो। कह सकता हूं ना? बिल्कुल कह सकता हूं मैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिकर्शन को समझाने का, और रिकर्शन बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और कभी कभी कुछ टीचर्स तो इस टॉपिक को स्किप भी कर देते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं आपको ये सिखा के ही मानूंगा। तो हमने 1 से लेके n तक फैक्टोरियल देखे और हमने ये फॉर्मूला समझा कि ऐसा क्यों होता है। अब एक बार हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि n का फैक्टोरियल निकालता है। मैंने यहाँ पर डेफ लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, n लिखा जो कि ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। एंटर मार के मैं इस फंक्शन के अंदर घुस गया, इंडेंट ऑटोमेटिकली मुझे VS कोड ने दे दिया। मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा रिटर्न कर दो फैक्टोरियल ऑफ n-1, n इंटू फैक्टोरियल n-1 रिटर्न कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 उससे भी पहले अगर n की वैल्यू 1 हो या फिर n की वैल्यू 0 हो तब रिटर्न कर दो 1। ये रूल होता है। फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, और एक चीज और जो आपको जानने की जरूरत है वो है फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 इज बाय डेफिनेशन 1, ठीक है। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। तो अगर किसी ने 1 दिया या 0 दिया तब तो 1 आ जाएगी वैल्यू, वरना क्या होगा? वरना ये फॉर्मूला टूटता जाएगा और ये अपने आप को ही कॉल करता जाएगा, फिर वैल्यूज को रिजॉल्व करता जाएगा। आओ इसे ट्राई करते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं n इज इक्वल टू इंट इनपुट करता हूं और मैं लिखूंगा एंटर अ नंबर, और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा एक f स्ट्रिंग को। मैं लिखूंगा द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज, क्या फैक्टोरियल है इस नंबर का? मैं यहाँ पर बेसिकली f स्ट्रिंग लिख दूंगा और मैं कहूँगा फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है। मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और देखते हैं काम करता है कि नहीं। एंटर नंबर 6, द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज 720। चलो 1 का देखते हैं, 1 का क्या बता रहा है फैक्टोरियल? ये सही बता रहा है, 1 का फैक्टोरियल 1 बता रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं 2 का क्या फैक्टोरियल है? 2 है। अप एरो की दबाई, मैंने एंटर मारा। 3 का क्या फैक्टोरियल है? 6 है। बढ़िया, 3 2 6, 6 4 24 आना चाहिए, 4 का 24 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज बिल्कुल सही दे रहा है। तो हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लिया इस फंक्शन के अंदर, और हमने रिकर्शन का बेसिकली यूज किया। अब आप में से कई लोग कहोगे यार मैं फॉर लूप लगा के कर लेता
नहीं, हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि इस फंक्शन को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है। क्योंकि इस फंक्शन को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है, हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके रिकर्शन का यूज़ करेंगे। रिकर्शन का यूज़ क्यों करेंगे? जो कोड शायद हम बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड में लिखते, हमने वही कोड 4 लाइन्स ऑफ कोड में लिख दिया। हमने कहा कि भाई सिंपल इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो और रिजॉल्व करते जाओ चीज़ों को। तो आप इस डायग्राम को देखो, बड़ा कमाल का डायग्राम है ये। क्या होगा जब आपने फैक्टोरियल 5 लिखा, तब 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 आपने लिखा तो वो 5 यहाँ पर आएगा, फैक्टोरियल 5। अगर n की वैल्यू 1 है या n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 रिटर्न हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, फिर 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 5 यहाँ पर आ गया, फैक्टोरियल 4 को वो रिजॉल्व करेगा, फैक्टोरियल 4 को वो रिजॉल्व करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 में, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद ये क्या करेगा, फैक्टोरियल 3 को रिजॉल्व करेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 आ गया हमारे पास। फिर ये क्या करेगा, फैक्टोरियल 2 को रिजॉल्व करेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 हमारे पास आ गया, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 है। देखो हमने यहाँ लिखा है कि भाई n की वैल्यू 1 हो तो रिटर्न कर दो 1। एंड फाइनली ये कैलकुलेशन होके हमें मिल जाएगी, ये वाली पर्टिकुलर कैलकुलेशन होके हमें मिल जाएगी और फाइनली हमको रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रोग्रामर नीड्स टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल वर्किंग विद रिकर्शन टू इंश्योर दैट द फंक्शन डजंट इनफाइनाइटली कीप कॉलिंग इटसेल्फ। क्योंकि अगर प्रोग्रामर ने गलती करी तो हो सकता है कि रिकर्शन कभी एंड ही ना हो, तो बेस कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि फाइनली कभी ना कभी ये रिकर्शन रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर रिकर्शन बहुत ईजी बना देता है चीज़ों को अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला याद हो तो। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि अगर गलती करी आपने तो ये रिकर्शन अपने आप को कॉल करता रहता है और स्टैक जाती है आगे। इसको बेसिकली स्टैक कहते हैं, फंक्शन की स्टैक। ये फंक्शन जो है चलता जाता है ऑन लूप, एंड फाइनली क्या होता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है अगर आपने गलती करी तो। रिकर्शन ईजी तो बनाता है चीज़ों को अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि दिक्कत कर देता है। अब हमने फैक्टोरियल में क्यों रिकर्शन यूज़ किया, क्योंकि ये कभी कभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत डायरेक्ट तरीका होता है, जैसे कि इस केस में हमने देखा। तो रिकर्शन हम यूज़ करते हैं बिकॉज समटाइम्स इट इज़ द मोस्ट डायरेक्ट वे टू कोड एन एल्गोरिदम। ठीक है, एक एल्गोरिदम को कोड करने का सबसे डायरेक्ट तरीका होता है। आई होप आप फंक्शन समझे, आई होप आप रिकर्शन समझे। आप लोगों को फंक्शन और रिकर्शन मैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में और अच्छे से समझाऊंगा। तो इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो मैं मिलूंगा आपको चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट में, जहां पर आप लोग को और क्लैरिटी दूंगा रिकर्शन की, फंक्शंस की। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट को। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को बंद करूंगा और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट, चैप्टर 8 और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। तो मैं चैप्टर 8 PS यहाँ पर लिखूंगा और इसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा। और यहाँ पर आप लोग देखो कि पहली जो फाइल मैं बनाऊंगा problem1.py, और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। इस बार हमें फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे होगा फंक्शन का इस्तेमाल 3 नंबर्स का, मतलब तीनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक फंक्शन बनाऊँगा ग्रेटेस्ट के नाम से, और वो क्या करेगा, वो 3 नंबर्स लेगा A, B और C। और मैं सेम लॉजिक लिखूंगा यहाँ पर कि भाई अगर A बड़ा है B से एंड A बड़ा है C से तो ग्रेटेस्ट इज A। ठीक है, प्रिंट, या फिर मैं एक काम करता हूँ रिटर्न A कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं एलिफ लगाऊंगा एक, मैं कहूँगा एलिफ अगर जो B है वो बड़ा है A से और B ही बड़ा है C से तो रिटर्न कर दो B। वरना क्या होगा, वरना सेम लॉजिक में यूज़ करूंगा और मैं कहूँगा C बड़ा है B से और C बड़ा है A से तो हम रिटर्न करेंगे C। ठीक है, और यहाँ पर A, B और C जो है वो यहाँ पर हमने 1 2 3 लिए हुए हैं, और मैं क्या करूँगा कि प्रिंट करूँगा ग्रेटेस्ट ऑफ A, B और C। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट ऑफ A, B और C इस तरह से करूँगा तो देखो 3 प्रिंट हो गया। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को, तो देखो 3 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको 23 कर दूं तो 23 प्रिंट होगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि एक फंक्शन के अंदर ये पूरा लॉजिक लिख दिया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। तो सेल्सियस टू फॉरेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप यहाँ पर 37 लिखोगे इसमें, तो ये फ़ारेनहाइट में आपके निकल के आएगा करीब 102 103, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ले लिया, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय F माइनस 32/9 ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा F इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर टेम्परेचर इन F, और यहाँ पर फिर मैं प्रिंट C कर दूंगा। लेकिन मुझे याद है मुझे फंक्शन से करना है, पहले मैं ऐसे ही टेस्ट करूँगा। फ़ारेनहाइट में मान लो मैं 100 करूँ तो यहाँ पर देखो 37.77 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा F/C यानी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, F मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है इसको, और रिटर्न मैं कर दूंगा C, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे रिटर्न भी कर सकता हूँ, रिटर्न दिस। और अब आप यहाँ पर देखो कि मैंने F की वैल्यू एक इनपुट ली, और यहाँ पर मैं लिखूँगा F/C और फिर इसके बाद यहाँ पर F लिख दूंगा। यानी कि अगर मैं अब यहाँ पर 100 लिखूँगा तो आप देखो यहाँ पर 37.77 आएगा। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम कोलन स्पेस करते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर रन करूँ और मैं यहाँ पर 66 करूँ तो देखो यहाँ पर 18.88 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक F स्ट्रिंग के तौर पे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे F स्ट्रिंग के तौर पर, F लिखो, डबल कोट्स लगाओ, ये टेम्परेचर आ गया आपका, और आपका यहाँ पर आ जाएगा डिग्री C, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग को दिखाना चाहूँगा मैं कि आप डिग्री जो है इंटरनेट से कॉपी भी कर सकते हो, डिग्री का जो सिंबल है, ठीक है। तो आप गूगल पे अगर सर्च करो डिग्री, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ गिव मी डिग्री साइन, ये लो, ये मिल गया मुझे डिग्री साइन, में से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा इस तरह से। और अब आप देखो मैं यहाँ पर अगर 100 लिखूँगा तो ये 37 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ना अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर जैसे मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ ना तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ना पाइथन में एक राउंड फंक्शन होता है जिसको मैं कुछ इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि भाई राउंड कर दो इसको टू डेसिमल प्लेसेस। तो राउंड का पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो वैल्यू जिसको आप राउंड करना चाहते हो, और मैं काम करता हूँ एक C नाम का ना वेरिएबल ही बना लेता हूँ मैं, C इज इक्वल टू ऐसे कर लेता हूँ ताकि जो प्रोग्राम है हमारा रीडेबल रहे, ठीक है। वरना हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो खत्म हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा C इज इक्वल टू F/C और F दे दिया इसको मैंने, और इसके बाद मैंने F स्ट्रिंग बनाकर क्या बोला, राउंड C, 2 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो मैं इसको रन करूँगा और मैं यहाँ पर 100 लिखूँगा तो 37.78 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं ऐसे कर दूँ तो और बेटर लगेगा। तो हाँ, आपको कभी ना कभी ट्रायल एंड एरर 2-3 बार करना पड़ सकता है, फिर फाइनली आपका जो प्रोग्राम है मस्त निकल के आएगा। कूल यार, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिवेंट पाइथन प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट अ न्यू लाइन एट द एंड। मैंने आपको एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था, तो बस वही बात यहाँ पर की गई है। मैंने आपको जल्दी बता दिया, और मैंने नोट्स में जो है, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट A, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ B, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ C, और मैं यहाँ लिखता हूँ D, ठीक है। अब आप देखना मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा ऑल्ट दबाकर कुछ इस तरह से, और आप देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ऑल्ट दबाया मैंने, यहाँ पर एक कर्सर मुझे यहाँ पर चाहिए, फिर ऑल्ट दबाकर एक यहाँ पर चाहिए, और मैं यहाँ पर एंड इज इक्वल टू ब्लैंक कर दूंगा। तो आप देखो A और B के बीच में तो न्यू लाइन आएगी, लेकिन C और D के बीच में न्यू लाइन नहीं आई क्योंकि मैंने एंड इज इक्वल टू ब्लैंक किया हुआ था। तो ये एंड इज इक्वल टू ब्लैंक क्या करता है, न्यू लाइन को अवॉइड करवाता है पाइथन में। तो अगर आप चाहते हो कि न्यू लाइन ना आए तो आप क्या करोगे, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक लिख दोगे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है कि आप कैसे प्रिवेंट करोगे प्रिंट फंक्शन में न्यू लाइन ऐड करवाना एट द एंड, ठीक है। ऑसम, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हमें रिकर्सिव फंक्शन लिखना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने का। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी अगर आपको रिकर्शन समझ में नहीं आया, और ये आपका एक और मौका है रिकर्शन को समझने का। और मैंने क्वेश्चन भी इसीलिए ऐड किया है क्योंकि मैं आप लोग को रिकर्शन समझाना चाहता हूँ। तो देखो मल्टी लाइन कमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे सम करना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होगा, वो होगा 1 + 2 + क्या होगा 3 + 4 ऑल द वे टिल n, ठीक है। सम ऑफ 1 करूंगा तो क्या होगा, सम ऑफ 1 विल बी इज इक्वल टू 1। सम ऑफ 2 क्या होगा, सम ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 1 + 2। सम ऑफ 3 क्या होगा, सम ऑफ 3 विल बी 1 + 2 + 3।
सम ऑफ 4 क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4. सम ऑफ 5 क्या होगा? सम ऑफ 5 विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड ऑल द वे टिल n. यहाँ पर सम ऑफ n आ जाएगा 1 2 3 4 ऑल द वे टिल n. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ n को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ n - 1. तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं n - 1 आएगा एक बार, फिर इसके बाद n आएगा. तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ n - 1 और इसके बाद मैं लिख दूंगा +n. तो अगर मैं यहाँ पर डेफ सम बनाऊँ, सम नाम का एक फंक्शन बनाऊँ, तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न कर दो सम n - 1 + n. और मुझे एक बेस कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वरना फिर ये तो फिर ऐसा हो जाएगा सम -1 सम -2 में चला जाएगा. मतलब जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 हो जाएगा, सम ऑफ 0 सम ऑफ -1. तो उसको रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इफ़ n = 1 रिटर्न कर दो 1, क्योंकि सम ऑफ 1 = 1. तो ये कैलकुलेट करता हुआ आएगा, जैसे ही इसको सम ऑफ 1 मिलेगा उसकी जगह पर ये 1 लिख देगा. ठीक है, बढ़िया. तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे सम ऑफ 4, जो कि क्या होगा? सम ऑफ 4 क्या होगा? 4 3 7 3 10. तो क्या 10 प्रिंट हो रहा है? होगा यार, क्यों नहीं होगा, 10 प्रिंट हो रहा है. ठीक है, तो क्या हुआ, हमने इसको रिकर्सिव फॉर्म में लिखकर एक बेस कंडीशन लगा दी. बेस कंडीशन क्यों लगाते हैं? बेस कंडीशन इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो रिकर्शन है वो इनफाइनाइटली उल्टा ना चला जाए. क्या मतलब है इस बात का? मान लो आपने सम ऑफ 3 कैलकुलेट किया, वो बोलेगा 1 प्लस सम ऑफ 3 कैलकुलेट किया, वो बोलेगा सम ऑफ 2 + 1. फिर सम ऑफ 2 कैलकुलेट होगा, सम ऑफ 1 + 1. फिर सम ऑफ 1 कैलकुलेट होगा. अगर आपकी बेस कंडीशन नहीं है तो सम ऑफ 1 क्या कैलकुलेट हो जाएगा? सम ऑफ 0 + 1. फिर सम ऑफ 0 क्या कैलकुलेट हो जाएगा? सम ऑफ -1 + 0. फिर सम ऑफ -1 क्या हो जाएगा? सम ऑफ माइनस. तो हम वो सम ऑफ -1 तक ना जाए, इसीलिए हम n = 1 पे इसको रोक देते हैं. इसलिए बेस कंडीशन लगती है ताकि n = 1 हिट हो, और n = 1 जैसे ही हिट हो वैसे ही आपका इफ n = 1 रिटर्न 1 हो जाए. आई होप कि समझ रहे हो आप लोग चीज़ों को. ठीक है, समझते हो आप, ऐसी बात नहीं है नहीं समझते हो. आ जाओ अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो है इस पैटर्न को प्रिंट करो, फर्स्ट 10 लाइन्स को प्रिंट करो. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको भी मैं रिकर्शन से कर सकता हूँ. कैसे करूँगा? मैं कहूँगा कि यार इसको n को प्रिंट करने के लिए क्या करो, n - 1 को प्रिंट कर दो और 3 स्टार्स प्रिंट कर दो. ठीक है, देखो प्रॉब्लम 5.py. तो मैं क्या करूँगा, एक पैटर्न नाम का फंक्शन बनाऊंगा और इसको मैं n दूंगा. मैं कहूँगा कि देखो भाई, पैटर्न को प्रिंट करने के लिए क्या करो, सबसे पहले प्रिंट कर दो स्टार. कितनी बार? स्टार को प्रिंट कर दो इंटू n टाइम स्टार को प्रिंट करो, और फिर क्या करो, फिर उसके बाद पैटर्न को चला दो n - 1 के लिए. ठीक है, सिंपल है. और बेस कंडीशन क्या होगी इसकी? बेस कंडीशन होगी कि इफ n = 0 तब क्या करो, प्रिंट नथिंग. ठीक है, प्रिंट नथिंग, दैट्स इट. ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा इसको मैं. रिटर्न से क्या होता है? रिटर्न के देखो 2 काम होते हैं. एक तो वैल्यू रिटर्न करना होता है, वो हमने देखा था कि यार अगर हमने किसी फंक्शन में एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके कोई वैल्यू लिख दी तो वो सीधा उस वेरिएबल को पास होगी जिस वेरिएबल को आपने a = फंक्शन की कॉल करके लिखा होगा. ये हमने देखा था पहले. ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा. आपको नहीं समझ में आया तो आप चैप्टर में जाकर देख सकते हो भी पीछे करके वीडियो को, बट वो मैंने आपको समझाया था. दूसरा जो काम रिटर्न का है उसको एम्फसाइज करूंगा, और वो होता है कि अगर ये फंक्शन चल रहा है, जैसे ही इसको रिटर्न स्टेटमेंट दिख गया, इसका मतलब कि बात खत्म, फंक्शन अब आगे नहीं चलेगा, वो फंक्शन की कॉल वहीं खत्म हो जाएगी जैसे ही रिटर्न दिखा उसको. तो यानी कि अगर इसको रिटर्न दिखा तो नीचे वाला कॉल नहीं होगा. समझ लो, अब नीचे वाला कॉल नहीं होगा. रिटर्न का मतलब बात खत्म, अब जाओ. रिटर्न का क्या मतलब? बात खत्म, अब जाओ. तो अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को कॉल करूँ, मान लो मैं पैटर्न 5 को कॉल करूँ, तो यहाँ पर देखो ये मेरा पैटर्न 5 कॉल हो गया. ठीक है, तो यही हमें करना था कॉल. तो आप देखो हमने रिकर्शन से ये कॉल किया. अब n = 3 के लिए भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि n = 3 के लिए अगर मैं करूँ, पैटर्न 3 करूँ, आप इंट इनपुट करके यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, बट 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार आप देख सकते हो यहाँ पर, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार. एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राइट अ पाइथन फंक्शन विच कन्वर्ट्स इंचेस टू सेंटीमीटर्स. इंचेस टू सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पर प्रॉब्लम 6.py, तो डेफ इंच टू cms. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू लूँगा इंच. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
इंचेस टू सेंटीमीटर के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अरे क्या कर दिया मैंने, 5v क्यों कर दिया, 54 करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, n इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू इन इंचेस, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, थोड़ा तमीज़ से लिखूँगा, दी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन cms इज क्या हो जाएगी, इंच टू cms n, ठीक है। तो रन करते हैं और चेंज कितने होते हैं, तो चेंज होते हैं 15.24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो चेंज कितने होते हैं 15.24 सेंटीमीटर्स। 7 इंच कितने होते हैं, 7 इंच 17.78 सेंटीमीटर्स होते हैं। 8 इंच कितने होते हैं, 8 इंच कितने होते हैं 20.32 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई, प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, बढ़िया। 7वां सवाल कहता है, राइट अ पाइथन फंक्शन टू रिमूव अ गिवन वर्ड फ्रॉम अ लिस्ट एंड स्ट्रिप इट एट द सेम टाइम। हमें एक वर्ड को एक लिस्ट में से हटाना है एंड स्ट्रिप करना है उसको एट द सेम टाइम। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। इस प्रॉब्लम का मतलब ये है 07_ मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉब्लम 7.py, ठीक है, प्रॉब्लम 7.py। इस प्रॉब्लम का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एक लिस्ट है, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है और इसका नाम है हैरी और रोहन और इसके बाद शुभम, और मान लो मैं an को रिमूव करना चाहता हूँ और इसके बाद an है। तो अगर मैं उस फंक्शन को ये लिस्ट दूंगा, यानी कि अगर मैं लिखूँ def n या फिर रिमूव नाम से, मैं rem के नाम से बनाता हूँ जो कि l नाम की एक लिस्ट लेती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर आइटम इन l करूँगा और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं रिमूव करूँगा, मैं कहूँगा l डॉट रिमूव और मैं क्या कर दूँगा और w कर दूँगा या वर्ड कर दूँगा, तो WORD कर दूँगा और मैं इस चीज़ को रिटर्न कर दूँगा। तो मैं l लिखूँगा और यहाँ पर वर्ड लिखूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट rem और यहाँ पर लिखूँ l और an, तो क्या होगा, जो मेरा आउटपुट होगा वो कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिटर्न l डॉट रिमूव नहीं करना चाहिए था, मुझे रिटर्न l करना चाहिए था। हाँ अब ठीक है, तो मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखो इसमें से an रिमूव हो चुका है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमें an को स्ट्रिप भी करना है, यानी कि हमें डॉट स्ट्रिप फंक्शन चला के an भी करना है हर वर्ड से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर आइटम इन l करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस आइटम को मैं चेंज करूँगा और मैं स्ट्रिप कर दूंगा इसमें से an। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नई लिस्ट बनाऊँगा और मैं n इज इक्वल टू क्या करूँगा, एक एम्प्टी अरे बनाऊँगा, मतलब लिस्ट बनाऊँगा और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन l और मैं l डॉट रिमूव नहीं करूँगा। इस बार मैं कहूँगा कि यार देखो इफ आइटम इक्वल्स टू वर्ड, या मैं कहूँगा इफ आइटम इज नॉट इक्वल्स टू वर्ड, तब हम क्या करेंगे, आइटम को अपेंड करेंगे, एंड में अपेंड करेंगे आइटम डॉट स्ट्रिप और वर्ड। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि an स्ट्रिप हो जाएगा, स्ट्रिप फंक्शन होता है और स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग से और एंड से कोई भी एक वर्ड को निकाल देता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा मैं क्या, n रिटर्न करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि हैरी रोहन में से an हट गया और an वर्ड भी यहाँ से हट गया और ये शुभम, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, बट अगेन आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि अगर आपको एक नई लिस्ट रिटर्न करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर आपके समझ में नहीं आया फर्स्ट टेक में क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया है और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैंने फ्रेम किया और सॉल्यूशन भी आपको दिया। आई होप मज़ा आया आपको। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पाइथन फंक्शन लिखो टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। आ जाओ लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। तो 08_ problem8.py और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक मल्टीप्लाई के नाम से टेबल लिखेंगे और हम लिखेंगे फॉर i इन रेंज 1 to n+1 और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट कर दूँगा मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लगाकर n और यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय i और इज इक्वल टू हो जाएगा n* i और बस। तो मल्टीप्लाई
5 करूँगा तो ये 5 की टेबल प्रिंट कर देगा। और इसने कर दी। मुझे n+1 मैंने नहीं लिखना चाहिए था, मुझे 11 लिखना चाहिए था क्योंकि मुझे 10 तक चाहिए। तो 5 की टेबल आ गई, 5 × 1 से लेके 5 × 10 तक। यही कह रहा था ना क्वेश्चन, राइट अ पाइथन फंक्शन टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, एंड यस वी डिड इट। एंड दैट्स रैप्स अवर चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा चैप्टर 9 में, विच इज़ एन अमेजिंग चैप्टर। और उससे पहले हम करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट, तो रेडी रहना आप उस प्रोजेक्ट के लिए। सो या दैट्स अबाउट इट। मिलता हूँ मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट 1 में। दोस्तों बहुत ही गौरव के साथ मैं ये फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट 1। और प्रोजेक्ट 1 जो है हमारा, वो हम मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आप लोग सीखने वाले हो कि एक गेम कैसे बनाना है। शिफ्ट राइट क्लिक करके इस फोल्डर को खोलूंगा VS कोड में, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन नहीं है यार, ये एक बड़े धमाकेदार प्रोजेक्ट है। स्नेक वाटर गन वाला गेम खेला ना, स्नेक वाटर गन खेलते थे ना बचपन में, वही बनाने वाले हैं आज पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से। आ जाओ भाई बनाते हैं। तो हमने सबने खेला है स्नेक वाटर गन, रॉक पेपर सीजर। अगर आपने नहीं खेला है तो गूगल कर लेना, वैसे गूगल करने की ज़रूरत किसी को पड़ने वाली है नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर main.py नाम से एक फाइल बनाएंगे। जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यूजुअली main.py के नाम से हम फाइल बनाते हैं, जिसमें कि हमारा मेन कोड रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले कहूँगा कंप्यूटर जी आपका क्या इनपुट रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर का मान लो इनपुट है स्नेक वाटर गन, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि लिखूँगा कि भाई देखो ऐसा है, 1 इज फॉर स्नेक, 1 फॉर स्नेक, ठीक है, -1 फॉर वाटर और 0 फॉर गन, ठीक है। ऐसा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हम ये कर लेते हैं कि भाई 1 जो है वो स्नेक के लिए है, -1 जो है वाटर के लिए और 0 गन के लिए, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, या तो -1 चुनेगा या 1 चुनेगा या 0 चुनेगा, ठीक है। मान लो कंप्यूटर ने -1 चुना, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या चुना, तो u = हो जाएगा int ऑफ इनपुट ऑफ एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो स्नेक वाटर गन में से आप कुछ भी एक चुनोगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ और फिर मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगा। मैं कहूँगा देखो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्नेक वाटर गन जो भी एंटर कर रहे हो वो आप S, G और W एंटर करोगे, ठीक है। एंटर योर चॉइस। अब क्या होगा कि आप यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाओगे। अब आप कहोगे चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है ये? देखो अगर 1 है तो स्नेक, ठीक है, S। और इनफैक्ट एक काम करते हैं यार, S इसकी की रखते हैं, 1 वैल्यू रखते हैं, ठीक है। W के लिए क्या हो जाएगा ये -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। और G के लिए क्या हो जाएगा ये 0। देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो हमने कहा, देखो सबसे पहले हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है चीज़ों को कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है। मैंने कहा 1 फॉर स्नेक, -1 फॉर वाटर, 0 फॉर गन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने एंटर योर चॉइस लिखा। मैंने यूजर से कहा कि भाई तू S, W और G में से एक एंटर कर दे, ठीक है। S, W और G में से वो एक एंटर करेगा। मैं काम करूंगा यहाँ पर U = मैं लिखूंगा इनपुट एंटर योर चॉइस, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा unum = udict का U। अब आप कहोगे क्या करा है यार, ये करा क्या है? देखो पहले मैंने यूजर से S, W और G के फॉर्म में इनपुट ले लिया, फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर S होगा तो 1 हो जाएगा, W होगा तो -1 हो जाएगा, G होगा तो 0 हो जाएगा। तो मैंने डिक्शनरी का यूज़ यहाँ पर कर लिया है। तो मैं कहूँगा कि इस डिक्शनरी में ये डाल दो जो भी यूज़र ने एंटर किया है, और उसके बाद जो वैल्यू है वो unum में असाइन कर दो। सिंपल है। S एंटर करेगा तो 1 हो जाएगा, वाटर एंटर करेगा, W एंटर करेगा तो -1 हो जाएगा, G एंटर करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अब U है और मेरे पास कंप्यूटर है और मेरे पास U है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको USTR करता हूँ, इसको U करता हूँ। देखो वेरिएबल के नाम में कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी USTR आएगा। तो मैंने U एज अ स्ट्रिंग यूजर से मांगा, उसको U में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास कंप्यूटर है और U है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि अगर कंप्यूटर जो है उसने एंटर किया -1, ठीक है। अगर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर = -1 एंड U = क्या, U = 1, तो कौन जीता? तो मैं यहाँ पर कर दूंगा U win, ठीक है। अगर कंप्यूटर ने कहा वाटर और आपने कहा स्नेक, तो स्नेक वाटर को पी जाएगा, U win, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर एलिफ लिखूंगा। मैं कहूँगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कंप्यूटर ने -1 किया और आपने 0 किया, तो यू लूज़,
ठीक है। अगर कंप्यूटर ने इस बार 1 एंटर किया, अगर कंप्यूटर ने 1 एंटर किया, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कंप्यूटर ने 1 एंटर किया और आपने -1 एंटर किया, तो कौन जीतेगा? कंप्यूटर ने कहा वाटर, आपने कहा स्नेक, ठीक है, आपने कहा स्नेक, तो कौन जीतेगा? आप जीतोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर इज इक्वल टू 1 हो गया और u इज इक्वल टू यहाँ पर -1 हो गया। सॉरी, कंप्यूटर स्नेक है, आप वाटर है, तो आप लूज कर जाओगे, ठीक है, लूज। और अगर कंप्यूटर 1 है और आपने 0 किया, तो कंप्यूटर ने स्नेक किया, आपने गन किया, तो गन उड़ा देगी स्नेक को, ठीक है। तो कौन जीतेगा? तो आप जीत जाओगे, तो यू विन हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हम एक और पॉसिबिलिटी लेंगे जिसमें कंप्यूटर ने कहा होगा, देखो कंप्यूटर के -1 वाली पॉसिबिलिटी हमने ले ली दोनों, कंप्यूटर के 1 वाली पॉसिबिलिटी हमने ले ली, अब कंप्यूटर के 0 वाली पॉसिबिलिटी हम लेंगे। कंप्यूटर 0, आप -1, कौन जीतेगा? कंप्यूटर ने कहा गन, आपने कहा स्नेक, कंप्यूटर जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू लूज हो जाएगा और यहाँ पर यू विन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने इसको सही से एन्यूमरेट कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, खेलते हैं यार इस गेम को खेलते हैं, मज़ा आएगा खेलने में। एंटर योर चॉइस एस, ठीक है, यू विन और समथिंग वेंट रॉन्ग भी आ गया, ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो मैंने यहाँ पर एलिफ नहीं लगाया, ये गड़बड़ हो गई, तो एलिफ भी लगाना, इफ एलिफ एलिफ एलिफ, यहाँ पे भी एलिफ आएगा, एलिफ 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 एल्स, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको चला के। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैंने वाटर चुना, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, वील हैव टू सी व्हाट्स रॉन्ग, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कंप्यूटर ने -1, ओके, तो कंप्यूटर ने -1 चुना, ठीक है, और हमने क्या चुना था? हमने भी -1 चुना। देखो अगर हम और कंप्यूटर दोनों बराबर हैं तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहली एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ कंप्यूटर इज इक्वल टू यू, इट्स अ ड्रॉ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा एल्स ये पूरी लैडर रन कर दो, ठीक है। अब देखो ये नेस्टेड इफ एल्स का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि मैंने इफ के अंदर एक बात लिखी, एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लैडर चला दी, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? मतलब अगर ड्रॉ नहीं हुआ तभी हम आगे इवैल्यूएट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे आगे इवैल्यूएट, ठीक है। आई होप मज़ा आ रहा है आप लोगों को। इसको चलो चला के देखते हैं यार, अब चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। और एक काम करूँगा मैं, चलाने से पहले मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा कि आपने क्या किया, कंप्यूटर ने क्या किया, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं बताऊँ इट्स अ विन और अ लूज़, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा एक एफ स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर कहूँगा यू चोज, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या लिखूँ मैं चाहता हूँ कि ये पता चल जाए कि आपने स्नेक चूज़ किया, कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया। तो मैं काम करूँगा कि मैं लिखूँगा कंप्यूटर चोज, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रिवर्स डिक्शनरी बनाऊंगा, रिवर्स डिक्ट, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कंप्यूटर। अब मेरी रिवर्स डिक्ट क्या होगी? रिवर्स डिक्ट मेरी ये बताएगी कि क्या स्नेक है, क्या वाटर है, क्या गन है, ठीक है। उप्स, मैंने इसको सही से लिखना है, Ctrl+C करूँगा। रिवर्स डिक्ट में मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा और मैं स्नेक लिखूँगा कुछ इस तरह से, और फिर इसके बाद -1 में मैं लिखूँगा वाटर, और 0 में मैं लिखूँगा गन, कुछ इस तरह से कंप्यूटर। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा यू चोज, और यहाँ पर डिक्ट, और इसके बाद यू हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ इस तरह से, और एंड यहाँ पर ! लगाते हैं। कंप्यूटर ने ये चुना, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, एक बार और क्लीन रन करूँगा। तो एंटर योर चॉइस वाटर, तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आपने चूज़ किया डिक्ट -1, ही क्या हुआ, यू चोज डिक्ट -1 क्यों लिख कर आ रहा है यहाँ पर? यू चोज, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया डिक्ट, यू डिक्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी यू डिक्ट आएगा यहाँ पर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब चलाता हूँ इसको, मैंने वाटर किया तो ये कह रहा है कि यू डिक्ट यू, कंप्यूटर चोज दिस, की एरर -1, तो यू डिक्ट में की एरर -1 आ रहा है। तो यहाँ पर u की वैल्यू, ओके, तो मुझे रिवर्स डिक्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। मुझे रिवर्स डिक्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स डिक्ट में 1 स्नेक -1 वाटर है। तो अगर यहाँ पर u की वैल्यू 0 1 2 जो भी होगी, 0 -1 0 जो भी होगी, 1 -1 0 जो भी होगी, वो यहाँ पर
आ जाएगी मेरी। तो अब ये प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छे से चल जाएगा और मैं आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा। एस किया, आपने चुना स्नेक, कंप्यूटर ने चुना वाटर, आप जीत गए। ठीक है, दोबारा से खेलते हैं। मैं चुनूंगा वाटर, कंप्यूटर ने भी चुना वाटर, इट्स अ ड्रॉ। ठीक है, दोबारा से खेलते हैं। मैंने चुना वाटर, कंप्यूटर ने चुना वाटर, इट्स अ ड्रॉ। दोबारा से खेलते हैं। मैंने चुना वाटर, कंप्यूटर ने चुना वाटर, इट्स अ ड्रॉ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि कंप्यूटर ने क्या चुना, समझ रहे हैं आप लोग, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रैंडम नंबर हम लोग जनरेट करेंगे पाइथन में। रैंडम नंबर पाइथन में जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रैंडम मॉड्यूल का। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँगा। जनरेट अ रैंडम नंबर आउट ऑफ -1, 0 and 1 इन पाइथन। और ये देखो, ये मुझे बता देगा रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करके कैसे ये किया जा सकता है। तो देखो, हम कुछ इस तरह से रैंडम डॉट चॉइस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा कि हमें इन तीनों में से कोई भी एक नंबर चूज़ करने में हेल्प करेगा। कभी कभी चैट जीपीटी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि याद नहीं रहते हैं यार फंक्शंस। लेट मी टेल यू कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, ये याद नहीं रहता है। मुझे रैंडम डॉट चॉइस याद था, मुझे रैंडम डॉट रैंडेंट भी याद था, लेकिन मेरे हिसाब से चैट जीपीटी जो आपको बताता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है आज की तारीख में। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि पहले खुद का इम्प्लीमेंटेशन करो और फिर चैट जीपीटी से भी पूछ के देखो कि वो क्या करेगा। अब ये गेम बन गया हमारा परफेक्ट। एंट्री और चॉइस, मैंने स्नेक किया, कंप्यूटर ने भी स्नेक चुना, ड्रॉ हो गया। मैं दोबारा स्नेक चुनूंगा, कंप्यूटर ने वाटर चुना, मैं जीत गया। अब मैं गन चुनूंगा और यहाँ पर देखो ये ड्रॉ हो गया। अभी तक एक बार भी नहीं हारा हूँ मैं दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। गन चुनूंगा, देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं हर बार, इसका मतलब मैं हूँ एक स्नेक वाटर गन चैंपियन। कमेंट में मैं चाहता हूँ आप सभी लोग लिख दो, हैरी भाई इज अ स्नेक वाटर गन चैंपियन। सब लोग लिखो कमेंट में और टाइम स्टैम्प भी लगा देना। सब लोग लिखो कमेंट में। और मज़ा आया इस प्रोजेक्ट को बनाने में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम वंस अगेन। ठीक है, हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया ताकि हम -1, 0 और 1 में से कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकें। हमने कहा USTR इज इक्वल टू एंट्री और चॉइस, मतलब आप S, W और G में से कोई भी एक चॉइस एंटर कर दें। ठीक है, आपने करी एंटर, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी U में। U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 0 या -1। एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मैं आपसे 1, 0 और -1 एंटर करवाऊँ। मैं चाहता था कि प्रोग्राम इंट्यूटिव रहे, जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1, 0 या -1 में से कोई भी एक आप चूज़ करें और वो नंबर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास 2 नंबर आ गए। अब एक कंप्यूटर है मेरे पास नंबर, एक U है मेरे पास नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय नाउ वी हैव 2 नंबर्स विच इज़ 2 नंबर्स U एंड कंप्यूटर। ठीक है, 2 नंबर्स वेरिएबल्स U एंड कंप्यूटर। U और कंप्यूटर में -1, 0 और 1 है। तो हमने एक रिवर्स डिक्शनरी भी बनाई, जो कि क्या करेगा, नंबर को स्नेक वाटर गन में कन्वर्ट करेगा। तो हमने प्रिंट कराने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपने क्या चूज़ करा है, हमने रिवर्स डिक्ट का इस्तेमाल किया। हम डिक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू डिक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रिवर्स डिक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम रिवर्स डिक्ट का इस्तेमाल, क्योंकि इसके अंदर 1 को स्नेक, -1 को वाटर और 0 को गन बनाने की शक्तियाँ हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या किया हमने, उसके बाद हमने कहा कि देखो भाई, अगर कंप्यूटर और आपने दोनों ने एक ही चीज़ चुन ली, अब आपने भी स्नेक चुन लिया, कंप्यूटर ने भी स्नेक चुन लिया, तो इट्स अ ड्रॉ। ठीक है, इट्स अ ड्रॉ। वरना क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा एक एक पॉसिबिलिटी को, कि अगर कंप्यूटर ने -1 किया है, आपने 1 किया है, तो आप जीत गए। ठीक है, कंप्यूटर ने -1 किया है, आपने 0 किया है, तो आप हार गए। कंप्यूटर ने 1 किया, आपने -1 किया, तो आप हार गए। अब आप जीत कब कब रहे हो, देखो आप जीत रहे हो ऐसे। ठीक है, 1, 0, 0, -1 और 0, 1 में आप लोग जीत रहे हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि जीत में ना एक पैटर्न निकाल लेते हैं, मतलब इसमें ना एक पैटर्न निकाल लेते हैं। क्या करते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या मतलब है इस बात का, बट मैं प्रोग्राम समझाना एंड करता हूँ। तो हमने एक एक पॉसिबिलिटी देखी, इफ़, एलिफ लगा के यहाँ तक। समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं आना चाहिए हमने, लेकिन फिर भी लगा दिया, जस्ट इन केस कुछ हुआ तो हमें पता चल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि फाइनली हमें बता देगा कौन जीता कौन हारा। एक सिंपल सा प्रोग्राम, आपकी ज़िंदगी का पहला गेम। अगर आप लोगों ने बनाया तो कमेंट सेक्शन में लिख दें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उन सभी लोगों को ये कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला गेम बनाया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा दिल से। अब आप देखो यहाँ पर कि लोग क्या करते हैं। अब अगर मैं इसको सम कर दूँ, इसको सम कर दूँ, तो ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 0, जिसमें आप लोग को मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं एक नई फाइल में ले लेता हूँ और आप लोग के साथ ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ। देखो, ये हो गया 0, इन दोनों को सम किया, ये हो गया -1, इन दोनों को सम किया, ये हो गया 0, इन दोनों को सम किया, ये हो गया 1, इन दोनों को सम किया, ये हो गया -1, इन दोनों को सम किया, ये हो गया 1,
ठीक है, मतलब मैंने 0 और 1 को ऐड कर दिया। अब देखो जब जब आप जीत रहे हो तो ऐसा कोई मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कोई ऐसा पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि आप जीत रहे हो तो कुछ भी मतलब -1 हो या फिर 0 से छोटा हो, ऐसा कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा। तो ये वाला पैटर्न तो फेल हो गया। अब मैं एक और पैटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। क्या होगा वो होगा कंप्यूटर -u कैलकुलेट करूँगा मैं। यहाँ पे आएगा कंप्यूटर -u, -2, -1, -1, -2। ये थोड़ा एडवांस एनालिसिस चल रहा है दोस्तों, मैं आपको कराऊंगा, लेकिन फिर भी -1 -0 क्या होगा, -1 हो जाएगा। 1 -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 -0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 -1 प्लस का 1, ये -1 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं क्या कोई हमें पैटर्न मिला यहाँ पर। यू लूज -1 है, यू लूज में 2 है, यू लूज में -1 है, और आप जब जब जीत रहे हो तब या तो 1 है या -2 है। देख रहे हो आप लोग, या तो 1 है या -2 है। -1 में आप लोग हार रहे हो और 2 में, प्लस के 2 में भी आप लोग हार रहे हो। ठीक है, तो आप कब कब हार रहे हो, आप तब हार रहे हो जब -1 आ रहा है ये चीज़ और जब ये 2 आ रही है। बाकी केसेस में 1 या -2 में आप जीत रहे हो। तो आप एक सिंपल सी चीज़ से इसको रिप्लेस कर सकते हो। इफ़ कंप्यूटर -u, आपने कहा कि ये वाला जो मेट्रिक है अगर इसकी वैल्यू हो जाती है क्या, अगर इसकी वैल्यू हो जाती है -2, 1 तो इज इक्वल टू -1, और इसकी वैल्यू हो जाती है 2। ठीक है, 2 में भी आप जीत रहे हो ना, नहीं 2 में नहीं, -2 में आप जीत रहे हो। या इसकी वैल्यू हो जाती है एक मिनट, हमने यहाँ पर लूज़ का निकाल लें हम। तो अगर ये -1 हो जाती है तो आप लूज़ कर रहे हो, या फिर ये 2 हो जाती है तब आप लूज़ कर रहे हो, या फिर ये 2 हो जाती है तब आप लूज़ कर रहे हो, वरना आप जीत रहे हो। ठीक है, तो इतनी सारी लाइंस को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो कि इफ़ ऐसा होता है तो प्रिंट करो यू लूज़। ठीक है, क्योंकि -1 पे आप लूज़ कर रहे हो, वरना क्या होगा, वरना आप जीत रहे हो। ठीक है, वरना यू आर विनिंग, एल्स यू आर विनिंग। बट ये प्रोग्राम रीडेबल नहीं होगा। मतलब आप ये तो कर सकते हो, एल्स आप यहाँ पे कह सकते हो एल्स प्रिंट यू विन, तो आप ये कर तो सकते हो, लेकिन अगेन ये बात सिर्फ आपके दिमाग में कि आपने ये लॉजिक क्यों लिखा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि इस लॉजिक को कमेंट आउट करूँ और यहाँ पर ये लॉजिक लिखूँ, तो आप देखो यहाँ पर कि आपका प्रोग्राम काम करेगा। तो देखो मैंने मान लो स्नेक किया, कंप्यूटर ने वाटर चुना, आप जीत गए। अगर आपने वाटर चुना, कंप्यूटर ने भी वाटर चुना, ये ड्रॉ हो गया। अगर आपने मान लो गन चुनी और कंप्यूटर ने स्नेक चुना तो आप जीत गए। तो ये लॉजिक तो भले हमने नंबर ऑफ लाइंस तो कम कर दी, हमने 4 लाइन ऑफ कोड में कर दिया इतने बड़े कोड को, लेकिन रीडेबिलिटी इसमें कम है। तो आपको या तो कमेंट्स लिखने पड़ेंगे समझाने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर आप लोगों को स्टिक करना पड़ेगा इसी से। तो मैं ये चीज़ रेकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये हमने क्यों किया, ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, मैं करना चाहता था एक्सप्लेन आप लोगों को। ठीक है, तो मैं काम करूँगा कि ये जो प्रोग्राम, ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, इसको यहाँ से कट करूँगा और मैं मेन shorten.py के नाम से एक बनाऊँगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको और इसको सबसे पहले रीडेबल बनाते हैं। हाँ, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, जस्ट सो दैट आपके पास रहिए। और मैं यहाँ पर एक मल्टी लाइन कमेंट डालूँगा, जस्ट सो दैट आपके पास ये लॉजिक आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसका सम कंप्यूटर -u निकाला है। बेसिकली यहाँ पे मैंने कंप्यूटर -u निकाला है। कंप्यूटर -u, मैं यहाँ पर लिखूँ कंप्यूटर -u इज इक्वल टू -2। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, कंप्यूटर -u निकाला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर -u निकाला है, कंप्यूटर -u की वैल्यू निकाली है। कंप्यूटर -u की वैल्यू जो भी आ रही है उसके आधार पे मैंने ये लॉजिक लिखा है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दी बिलो लॉजिक इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर -u। ठीक है, तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से कंप्यूटर -u की वैल्यू जो भी आ रही है उसके हिसाब से हमने विन या लूज़ प्रिडिक्ट कर लिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर y को कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं, बढ़िया लगेगा। सो या दैट्स अबाउट इट। आई होप आप लोग को मज़ा आया, और मैं आपको ये जो रोलर कोस्टर राइड्स पे लेके जा रहा हूँ इस तरह के लॉजिक्स बता कर, आई होप आपको ये भी पसंद आ रहा है। और मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ इसको, एंड
आपके हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूँ तो शायद वो बढ़ेगा अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को स्किप करूँगा, बट मैं नहीं करना चाहता स्किप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, थोड़ा एडवांस एनालिसिस करें। थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो अगर आप लोगों को, तो आप जब समझ जाओगे ना इन चीज़ों को, और जब आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाओगे, तभी आप डिफ्रेंशिएट हो पाओगे एक नॉर्मल या फिर मैं कहूँगा येट अनदर प्रोग्रामर से। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। एंड विद दैट सेड हमारा जो प्रोजेक्ट 1 है वो ख़त्म हो गया है। अगला जो चैप्टर है, इट्स एन अमेजिंग चैप्टर। व्हाई एम आई सेइंग इट, क्योंकि इसकी सहायता से आप लोग फाइल में रीड राइट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से मिलूँगा चैप्टर 9 में, विच इज़ फाइल आयो। तो अगला चैप्टर हमारा है फाइल आयो, जिसका मतलब है फाइल इनपुट आउटपुट। आप किस तरह से फाइल रीड कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये समझने के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ सबसे पहले कि एक फ़ाइल क्या होती है और एक प्रोग्राम किस तरह से चलता है। तो जब भी आप एक पाइथन प्रोग्राम रन करते हैं तो वो सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है। तो मेमोरी का क्या मतलब होता है? मेमोरी का मतलब होता है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका प्रोग्राम आया रैम में आके वो चला और उसके बाद एकदम गायब हो गया, मतलब परसिस्ट नहीं किया। अब ये टर्म्स आप समझना, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और परसिस्ट, क्या मतलब हुआ इन 3 टर्म्स का, ये समझाता हूँ। वोलेटाइल का मतलब जिस पर डेटा परसिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आपने एक प्रोग्राम चलाया, उसका आउटपुट आया, उसमें कुछ कंप्यूटेशन हुई, जो भी रास्ते का डेटा होगा, जो इंटरमीडिएटरी डेटा होगा, यानी कि वो सारा डेटा जो कि बना, जैसे कि वेरिएबल का डेटा हो गया हमारा, फिर हमारा एक फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू आई, उसको हमने 4 में ऐड किया, जो भी कर रहे हो आप प्रोग्राम में, वो सब हुआ, वो सब आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होकर वो टेम्परेरीली वहाँ पर रहता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फाइल आयो को समझेंगे। तो प्रोग्रामर ने हमारे प्रोग्राम लिखा और वो एक फाइल से रीड राइट कर सकता है अगर वो चाहता है कि उसका डेटा परसिस्ट करे। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि एक पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करता है। मान लो मेरे पास एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है, उसमें से मैं ईमेल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम है ईमेल एक्सट्रैक्ट करने का, मैंने वो लिख दिया। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पर जल्दी से चैप्टर नंबर हमारा ये 9 है, तो चैप्टर 9 के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले, और इसको VS कोड में खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर बनाऊंगा 01_file.py और यहाँ पर आप देखो कि एक मल्टी लाइन कमेंट बनाकर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मान लो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारा जो कि A = मान लो एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग, मान लो जिसमें ईमेल्स हैं, विद ईमेल्स, और आपने एक प्रोग्राम लिखा ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करने का। मान लो आपके पास ईमेल्स एक लिस्ट में आ गए, उस प्रोग्राम का आउटपुट था ईमेल्स जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में आ रहा था। एक बार वो प्रोग्राम चल गया, मान लो उस प्रोग्राम ने टाइम लिया चलने में, मान लो 3 सेकंड्स लिए, 3 सेकंड्स लिए उस प्रोग्राम ने चलने में। अब आपने उस प्रोग्राम को चला दिया एक बार, तो क्या आपको वो ईमेल्स कहीं पर स्टोर होकर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। प्रोग्राम चला, ईमेल्स जनरेट हुए, प्रोग्राम एग्जिट हुआ, बात खत्म। ठीक है, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईमेल्स आपने जनरेट किए, फिर बात खत्म। लेकिन आप नहीं चाहते बात खत्म हो जाए, तो वो जो डेटा आपके प्रोग्राम ने जनरेट किया वो आप कहीं पे स्टोर अगर करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फाइल का। एक फाइल होती है हमारे पास, जैसे कि टेक्स्ट फाइल होती है, हमारे पास MP4 फाइल होती है जो कि वीडियो फाइल होती है, MP3 होती है जो कि गाना स्टोर कराती है, मतलब गाने की फाइल होती है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। ये सारी फाइल्स में डेटा स्टोर्ड होता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि डेटा स्टोर कर पाओ, यानी कि आपके प्रोग्राम ने जो भी जनरेट किए चीज़ें उनको आप परसिस्ट करना चाहते हो, परसिस्ट का मतलब सेव करना चाहते हो, आपकी डिस्क में सेव करके रखना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तब आप फाइल का प्रयोग करोगे, फाइल में राइट करोगे, तभी आपका डेटा परसिस्ट कर पाएगा। परसिस्ट का यहाँ पर मतलब हुआ सेव हो जाए। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क में एक फाइल है, तो वो फाइल आपकी हार्ड डिस्क में परसिस्ट करती है। आपने प्रोग्राम चलाया, आपकी रैम में लोड हुआ, वो बंद हो गया, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। तो अगर आप डेटा परसिस्ट करना चाहते हो, आप यूज़ करोगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, जो कि HDD है, आपकी हार्ड डिस्क या SSD है, या आपकी पेन ड्राइव है, या आपका SD कार्ड है मोबाइल का। वहाँ पर डेटा हमेशा हमेशा के लिए रहता है, लेकिन आपकी रैम में डेटा टेम्परेरीली लोड होता है। तो आप नहीं चाहोगे आपका डेटा टेम्परेरीली लोड हो, आप चाहोगे कि सम केसेस में आप डेटा को सेव कर पाओ। जैसे कि मान लो एक पाइथन प्रोग्राम है जो कि मशीन लर्निंग की सहायता से एक टेक्स्ट में से स्पैम
कमेंट्स निकाल रहा है कि भाई ये वर्ड की वजह से ये स्पैम है, या मान लो एक बहुत बड़ी मेरे पास कमेंट की लिस्ट है, उसमें से स्पैम कमेंट्स निकाल रहा है वो। तो अगर आप चाहते हो ये बात स्टोर करना कि कौन से कमेंट स्पैम है, तो आप एक फाइल में राइट करना चाहोगे, और इसी के लिए हम यूज़ करते हैं फाइल आयो। तो वोलेटाइल का मतलब वो मेमोरी जिसमें टेम्परेरीली प्रोग्राम लोड होता है। तो आप कहोगे यार हम रैम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, HDD कर लेना यूज़ ताकि रहे डेटा हमेशा के लिए। नहीं, रैम जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, और हमें रैम फास्ट इसलिए चाहिए होती है ताकि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट कर सके। HDD या SSD हमारी जो मेमोरी होती है वो रिलेटिवली इन जनरल स्लो होती है, और वो स्लो मेमोरी हमारे डेटा को हमेशा हमेशा के लिए परसिस्ट करने के काम आती है। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल एंड ऑल इट्स कंटेंट आर लॉस्ट वंस अ प्रोग्राम टर्मिनेट्स इन ऑर्डर टू परसिस्ट द डेटा फॉर एवर। हम यूज़ करते हैं क्या, फाइल्स को। ठीक है, a file is data stored in a storage device. A Python program can talk to the file by reading content from it and writing content to it. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि एक Python प्रोग्राम बात कर सकता है फाइल से। It can talk to a file by reading content from it। या तो हम रीड कर सकते हैं एक फाइल से, या हम राइट कर सकते हैं एक फाइल पे। ठीक है, या हम रीड कर सकते हैं एक फाइल से, या राइट कर सकते हैं एक फाइल में। ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि रीडिंग एंड राइटिंग किस तरह से काम करती है फाइल में। तो दो तरह की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स इन जनरल। टेक्स्ट फाइल्स कौन सी होती है, जिसको हम VS कोड में खोल सकते हैं, उसके कंटेंट को देख सकते हैं। .py फाइल भी इनफैक्ट एक टेक्स्ट फाइल ही है, क्योंकि हम इसमें टेक्सचुअल कैरेक्टर की सहायता से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो फाइल को किस तरह से आप लोग रीड करोगे, तो फाइल को रीड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मैं यहाँ पर file.txt लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ दिस इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ हैरी इज़ अ गुड बॉय ना, दिस क्यों लिखूँ, हैरी इज़ अ गुड बॉय मैंने लिखा। तो फाइल को रीड करने के लिए मैं लिखूँगा f इज़ इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा file.txt, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डेटा इज़ इक्वल टू f.read, प्रिंट कर दूँगा डेटा को, और कर दूँगा f.close। ठीक है, रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, और आप लोग देखो हैरी इज़ अ गुड बॉय आउटपुट आ गया, यानी कि हमने इस फाइल को रीड कर लिया है। तो ओपन क्या है, ओपन एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में जो कि फाइल्स को ओपन करने में मदद करता है। f.read से क्या होता है, f.read बेसिकली रीड करने के काम आता है हमारे फाइल्स को। ठीक है, तो f.read जैसे ही मैंने रन किया तो f के अंदर जो भी फाइल खुली होगी उसका कंटेंट डेटा में आ जाएगा। फिर मैंने डेटा को प्रिंट किया, और ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, f.close। जब भी हम एक फाइल को खोलते हैं इट्स अ ड्यूटी टू क्लोज इट। अगर आपने उसको क्लोज कर दिया तो बेसिकली आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि कंप्यूटर जी मैंने इस फाइल से जो भी लेना था वो ले लिया है, अब आप इसको क्लोज कर दो। जैसे कि आपके घर में फ्रिज होता है, आप फ्रिज खोलते हो, उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकालते हो, पानी पीते हो, बॉटल रख देते हो अंदर, फ्रिज बंद करते हो ना, f.close भी करना आपसे। ठीक है, क्योंकि आप फ्रिज भी बंद करते हो, f.close भी आपकी जिम्मेदारी है करना, ताकि वो फाइल खुली ना रहे। बाद में अगर कोई या फिर कोई और प्रोग्राम अगर उस फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो वो कर पाए। तो f.close करना इज़ अ गुड प्रैक्टिस। f.close अगर आप नहीं भी करते हो तब भी काम चल जाएगा, बट f.close करने की आदत हमें डालनी चाहिए। क्यों डालनी चाहिए, क्योंकि हमने एक बार फाइल को एक्सेस कर लिया, हमारा काम हो गया, तो हम एक सिग्नल देना चाहते हैं कंप्यूटर को कि भाई हमारा काम हो चुका है, इस फाइल को अब हम रीड नहीं कर रहे हैं, ये फाइल अब हमारे प्रोग्राम में नहीं खुली है। ठीक है, बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गई ये चीज़। आते हैं वापस से हम नोट्स में। दो तरह की फाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक तो है टेक्स्ट फाइल्स, एक है बाइनरी फाइल्स। अब पाइथन में हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में से एक फंक्शन है ओपन, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये दो पैरामीटर्स लेता है, एक फाइल का नाम लेता है, एक मोड लेता है। यहाँ पर आप देखो कि मैंने मोड नहीं दिया था, मैंने सिर्फ फाइल का नाम दिया था, और उसका रीज़न ये है कि ओपन फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है वो रीड होता है, आर होता है, आर फॉर रीड। अगर मुझे फाइल को राइट करना है तो मुझे कॉमा लगा के W लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आर ऐसे लिख भी दूँ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आर ही होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। अगर आपको रीड मोड में कोई फाइल खोलनी है, डायरेक्टली ओपन और फाइल का नाम लिख दो और आपकी जो फाइल है वो खुल जाएगी। तो ये था हमारे पास फाइल का बेसिक। ठीक है, और file.txt नाम की हमारे पास एक फाइल है। अब मैं आप लोगों को फाइल को राइट करना सिखाऊंगा। ठीक है, file_write.py। ठीक, फाइल में राइट कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और वो है st हे हैरी यू आर अमेजिंग। ये स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो सकती थी। मैं क्या करूँगा, राइट करूँगा एक फाइल में, तो मैं उस फाइल का नाम माई फाइल रख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा f इज इक्वल टू ओपन माई फाइल.txt, और इस बार मैं उसको राइट मोड में खोलूँगा। W का मतलब होता है राइट मोड। राइट मोड मतलब कि मैं इस फाइल में
राइट करना चाहता हूँ। एंटर मारूंगा मैं, f इज इक्वल टू ओपन, मैंने लिखा माई फाइल डॉट टी एक्स टी राइट। अब मैं f डॉट राइट का प्रयोग करूंगा और मैं st नाम की स्ट्रिंग दे दूंगा एंड फिर इसके बाद मैं f डॉट क्लोज कर दूंगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग ली, मैंने एक फाइल को खोला, उस फाइल का नाम दिया, राइट मोड में खोला, f डॉट राइट फंक्शन का प्रयोग किया, उसको एक स्ट्रिंग दे दी। f डॉट राइट हमारा एक स्ट्रिंग लेता है, जो भी आप स्ट्रिंग राइट करना चाहते हैं इस फाइल में वो आप f डॉट राइट के अंदर लिख देते हैं। और फिर मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। तो पहले मैंने फाइल को खोला, फिर फाइल में राइट किया, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूंगा आप लोग देखोगे कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी यहाँ पर बन गई है। आप वीडियो थोड़ा पीछे करोगे तो आपको पता चलेगा कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी अभी अभी बनी है। आओ इसे खोल के देखते हैं। वाह, इसमें तो ये हे हैरी यू आर अमेजिंग आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फाइल में सक्सेसफुली राइट कर पाए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है और आप लोग को पता चला कैसे रीड और राइट करते हैं फाइल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कुछ है तो वो है फाइल में रीड और राइट करना। ठीक है, तो किसी भी फाइल में रीड और राइट हम करते हैं इन दो फंक्शंस का यूज़ करके, रीड और राइट। और भी कुछ फंक्शंस होते हैं फाइल से रिलेटेड, जैसे कि रीड लाइन से एक फंक्शन होता है, रीड लाइन एक फंक्शन होता है, रीड लाइन भी एक फंक्शन होता है, रीड लाइन्स भी एक फंक्शन होता है। रीड लाइन क्या करता है, एक एक करके आपकी लाइन्स को रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइल है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 03_more फाइल फंक्शंस के नाम से बनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फ़ाइल ले लूँगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक फाइल डॉट टी एक्स टी है जिसमें कुछ मल्टीपल लाइन है। आई एम अ सेकंड लाइन कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, और मैं ज़रा यहाँ पर टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड भी कर लेता हूँ, दिस इज़ अमेजिंग कर देता हूँ। एक में मैं लिख देता हूँ ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकल की स्पेलिंग ही नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, लिटिल स्टार। ठीक है, ट्विंकल की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, नहीं तो मतलब सही लिख देता हूँ, नहीं तो कमेंट्स आएंगे कि तुम्हें आती नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा f इज़ इक्वल टू ओपन, कौन सी फाइल थी ये, फाइल डॉट टी एक्स टी। डबल कोट्स में ज़रूर लिख देना इसको, फाइल डॉट टी एक्स टी को डबल कोट्स में ज़रूर लिख देना, फाइल डॉट टी एक्स टी। और हम इसको रीड मोड में ही खोल रहे हैं तो मुझे r लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर लिखूँ लाइन्स इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स, तो जो रीड लाइन्स है ना वो रिटर्न करता है एक लिस्ट जो कि हमारी लाइन्स की लिस्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ लाइन्स को और मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ लाइन्स को तो आप देखोगे कि एक लिस्ट होती है। फिर f डॉट क्लोज करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊंगा और आप देखो यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है, हैरी इज़ अ गुड बॉय \n, हैरी आई एम अ सेकेंड लाइन \n, दिस इज अमेजिंग \n, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फाइनली आ गया। ठीक है, क्लास लिस्ट लिख कर आ रहा है क्योंकि ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। f डॉट क्लोज हमने कर दिया है और ये हमारे पास जो है f डॉट रीड लाइन्स फंक्शन होता है। लेकिन ये f डॉट रीड लाइन फंक्शन क्या होता है, f डॉट रीड लाइन फंक्शन आप जितनी बार चलाओगे उतनी बार आपकी लाइन्स रीड होती जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं लिखूँगा line 1 इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा लाइन, और मैं एक काम करता हूँ, ज़रा इसको कॉपी करके ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कोड मिल जाए बाद में। बट अब यहाँ पर देखो line 1 इज इक्वल टू मैंने f डॉट रीड लाइन किया। अब मैं line 1 को और टाइप ऑफ line 1 को प्रिंट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं सेम चीज़ line 2 के साथ करूँगा और line 3 के साथ भी करूँगा। तो मैं line 2 के साथ ये करूँगा और line 3 के साथ ये करूँगा, और आप देखो कि मुझे line 2 और line 3 तीनों मिल जाएंगी। तो देखो मैंने एक बार इस फंक्शन को चलाया तो हैरी इज़ अ गुड बॉय आ गया, आई एम अ सेकेंड लाइन आ गया, दिस इज़ अमेजिंग आ गया। लेकिन दिस इज़ अमेजिंग के बाद तो कोई लाइन है ही नहीं, एक्चुअली है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसको भी प्रिंट करते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं line 4 इज इक्वल टू line 4 और टाइप ऑफ line 4 करूँगा जो कि स्ट्रिंग आएगा। आप देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्लास स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं line 5 करता हूँ, मान लो मैं line 5 करता हूँ, मैं इसको ही रिप्लिकेट करता हूँ, तब क्या होगा, तब क्या होगा line 5 में अगर यहाँ पर लिखूँगा तब क्या होगा। तो मैं इसको भी line 5 करता हूँ, यहाँ पर ऑल्ट दबा के मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का प्रयोग कर रहा हूँ, रन करूँगा इसको और आप देखो इसके बाद कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अगर मैं line 5 को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है बेसिकली। ठीक है, तो मैं अगर प्रिंट लाइन इक्वल्स टू ये करूँ तो आप देखो ये ट्रू आ रहा है, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, सो
यहाँ पर हमारी जो रीड लाइन है वो तब तक रीड करती रहती है जब तक आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग ना आ जाए, मतलब सारी लाइंस ख़त्म ना हो जाए। तो अगर यही काम मुझे लूप में करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये तो काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो गया। तो मैं इस काम को वाइल लूप में भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ वाइल एफ डॉट रीड लाइन इज इक्वल टू क्या, या मैं एक काम करूँगा, मैं कहूँगा लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। आपने एक लाइन रीड करी, अब आप कहोगे वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू, वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, प्रिंट द लाइन, ठीक है। और फिर लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट रीड लाइन। और आप देखो लाइन आपकी तब तक प्रिंट होती रहेगी जब तक आपके पास सारी लाइंस ना आ जाए। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब सारी लाइंस खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पर एक लाइन इज इक्वल टू सिंगल कोट हो जाएगा और लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल, आर ओपन फॉर रीडिंग, डब्ल्यू ओपन फॉर राइटिंग, ए ओपन फॉर अपेंडिंग। अब ये अपेंडिंग क्या होता है? देखो रीड और राइट तो हमने देखा। रीड का मतलब कि एक फाइल को आप रीड करना चाहते हो, राइट का मतलब एक फाइल के अंदर आप कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हो। ए का मतलब क्या होता है? अपेंडिंग का क्या मतलब होता है? अपेंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी फाइल के एंड में कुछ जोड़ना चाहते हो, उसे अपेंड बोलते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में अपेंड देखा था, अपेंड का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के एंड में कुछ जोड़ दो। तो अगर मैं अपेंड मोड में खोलूँगा किसी भी फाइल को, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 04_append.py। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर फाइल में राइट कर रहा था, अगर मैं अपेंड मोड में खोल दूँ किसी भी फाइल को और मैं इसको ए कर दूँ तो क्या होगा कि ये उस फाइल के एंड में इंसर्ट होता जाएगा। अभी हमारी myfile.txt के अंदर क्या है, सिर्फ एक बार हे हैरी यू आर अमेजिंग लिखा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो इसके एंड में सेम चीज़ ऐड हो जाएगी और जितनी बार मैं चलाऊंगा इसको ऐड होती जाएगी। और देखो इतनी बार मैंने ऐड कर दिया इसको, तो जितनी बार मैं चलाता रहूँगा ऐड होती जाएगी। सो आई होप आप समझ गए इस चीज़ को कि अपेंड फंक्शन क्या होता है, अपेंड मोड क्या होता है, सॉरी नॉट फंक्शन, अपेंड मोड क्या होता है हमारा। ये एक मोड होता है फाइल के एंड में ऐड करने के लिए। फिर हमारे पास अपडेट करने के लिए एक प्लस मोड होता है। फिर हमारे पास RB एक मोड होता है, रीड इन बाइनरी। फिर RT होता है, रीड इन टेक्स्ट, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड भी होता है, ठीक है। तो RB लिखोगे तो रीड होगा इन बाइनरी, RT लिखोगे तो रीड होगा इन टेक्स्ट। हमने देखा किस तरह से राइट किया जाता है पाइथन में फाइल्स को, और यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब विद स्टेटमेंट एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्या है विद स्टेटमेंट, और हम विद स्टेटमेंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है, with.py। अब ये विद स्टेटमेंट क्या होता है? मान लो मेरे पास एक फाइल है, मैं ओपन से उसको खोलूँगा, मैं कहूँगा कि भाई file.txt प्रिंट f.read और फिर f.close। ये f.close का बर्डन जो होता है ना वो काफ़ी हैवी होता है। अब आप कहोगे यार कि f.close करो ना, क्यों नहीं करना चाहते f.close, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। हाँ भाई करूँगा f.close, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका होता जो मुझे सेम काम करके दे देता एंड एट द सेम टाइम मुझे f.close भी नहीं करना पड़ता, तो कितना बढ़िया होता। और ऐसा ही एक तरीका है विद स्टेटमेंट। आप द सेम कैन बी रिटन यूजिंग विद स्टेटमेंट लाइक दिस, ठीक है। कैसे? आप यहां पर क्या करो, लिखो विद ओपन file.txt एज f, और आप यहां पर लिख दो f.read को प्रिंट कर दो आप कुछ इस तरह से, मतलब सेम चीज़ आप कर दो। एंड यू डोंट हैव टू क्लोज द फाइल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट द एंड, यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली क्लोज द फाइल, ठीक है। आपको फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही विद का कमाल है। तो इस कोड को आप ऐसे लिख सकते हो। और कभी कभी हमें f इज इक्वल टू ओपन और f.close के बीच में बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, तो वो कोड आप विद स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे। रूल वही है, पाइथन वाला कोलन लगा के इंडेंट करो और आप विद स्टेटमेंट के अंदर आ गए हो। और जैसे ही आप विद स्टेटमेंट के बाहर निकलोगे आपकी फाइल क्लोज हो चुकी होगी ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ एन अमेजिंग टूल, मैं कहूँगा ये एक सिंटैक्टिक शुगर कह लो, इसको टूल कह लो। फाइल क्लोज ऑटोमेटिकली कर देता है आपकी। अमेजिंग स्टफ, ठीक है। तो बेस्ट वे कहूँगा मैं इसको टू ओपन एंड क्लोज द फाइल ऑटोमेटिकली इज विद स्टेटमेंट। तो ये मैंने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम मूव करेंगे चैप्टर 9 के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि हम प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फाइल्स के साथ हम लोग डील करते हैं। कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 9 प्रैक्टिस सेट नाउ।
ऑलराइट गाइस, अब हम चैप्टर 9 के प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें कि हम लोग फाइल आईओ के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो फाइल आईओ के मैंने बड़े ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो पहला सवाल जो हमारा फाइल आईओ का है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में ये रहा। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम अ गिवन फाइल poems.txt एंड फाइंड आउट वेदर इट कंटेन्स द वर्ड ट्विंकल। तो हमें क्या करना है कि poems.txt नाम की एक फाइल बनानी है। शिफ्ट राइट क्लिक करके इस फोल्डर को VS कोड में खोलूंगा और यहाँ पर एक नई फाइल बना लूंगा। तो एक फाइल है हमारी poem.txt और poem.txt में मान लो लिखा हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कैसे हो मेरे भाई लोग यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको रीड करेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको ओपन करूंगा सबसे पहले poem.txt और मैं इसके बाद क्या करूंगा, लिखूंगा f.read और इसके बाद मैं f.close कर दूंगा। ये मतलब मैं कहूँगा आखिरी बार है जब मैं f की सहायता से इसको खोल रहा हूँ फाइल को। मैं विद का ही यूज़ करूँगा क्योंकि दैट इज़ द करेक्ट वे, इनफैक्ट द ईजीएस्ट वे एंड द बेस्ट वे टू ओपन अ फाइल, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं विद ही यूज़ करूँ, लेकिन अभी के लिए बस मैं c इज इक्वल टू मैंने कर दिया, यानी कॉन्टेंट इज इक्वल टू ये। फिर मैं लिखूँगा इफ ट्विंकल इन, एक मिनट, ट्विंकल एक स्ट्रिंग है, इन कॉन्टेंट, और इसको कॉन्टेंट ही कर देता हूँ यार, मतलब कॉन्टेंट ऑफ दिस फाइल। तो हमने क्या किया, ओपन किया इस फाइल को, इस फाइल के कंटेंट को रीड किया। फिर हम कह रहे हैं कि अगर ट्विंकल हुआ इस कंटेंट में तो प्रिंट कर दो ट्विंकल इज प्रेजेंट इन द कंटेंट, वरना हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, द वर्ड ट्विंकल इज प्रेजेंट इन द कंटेंट, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं कहूँगा एल्स the word twinkle is not present in the content, is not present in the content। तो हमने यहाँ पर word twinkle है, ये present है content में, ये लिखा। फिर इसके बाद word twinkle present नहीं है content में, else में ये लिख दिया। तो आ जाओ यार देखते हैं है कि नहीं है the word twinkle is present in the content, क्योंकि है हमारे content में twinkle। अगर मैं twinkle ना करके इसको कुछ ऐसे कर दूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो the word twinkle is not present in the content आ रहा है, बट let's चेंज इट टू ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, कि अगर होगा ट्विंकल वर्ड तो ये दिखाएगा, वरना ये नहीं दिखाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आ जाओ वापस से VS कोड में और PDF में अगला क्वेश्चन हमारा है कि गेम फंक्शन इन अ प्रोग्राम लेट्स अ यूजर प्ले अ गेम and returns the score as an integer. You need to read a file highscore.txt which is either blank or contains the previous high score. You need to write a program to update the high score whenever the game function breaks the high score. ठीक है, तो क्या करना है आपको कि ये गेम फंक्शन क्या करेगा कि एक यूज़र को एक गेम प्ले करने के लिए मदद करेगा एंड रिटर्न्स द स्कोर एज एन इंटीजर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये हाई स्कोर फाइल में या तो आपको उस स्कोर को सेव करना है, ठीक है, या फिर आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस हाई स्कोर से कंपेयर करके नए स्कोर को अपडेट कर देना है, ठीक है। तो आ जाओ यार एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर गेम फंक्शन बनाते हैं। तो आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। problem2.py और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेम फंक्शन बनाएंगे, गेम, और गेम फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्या कर रहा है, इट लेट्स अ यूजर प्ले अ गेम एंड रिटर्न्स द स्कोर एज एन इंटीजर। तो क्या गेम आप प्ले करवाओगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक रैंडम नंबर जनरेट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इम्पोर्ट रैंडम और मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न रैंडम डॉट रैंडेंट, और रैंडेंट क्या लेता है, दो इंटीजर्स लेता है जिसके बीच में ये नंबर देता है। तो मैं 62 1 और 62 के बीच में एक नंबर दे दूंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये you need to read a file highscore.txt which is either blank or contains the previous high score. You need to write a program to update the high score whenever the game breaks the high score, समझे। तो हम क्या करेंगे कि गेम खिलाएंगे यूज़र को, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे you are playing the game, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ your score, ये प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा योर स्कोर, और यहाँ पर स्कोर लिख देता हूँ एफ स्ट्रिंग बनाकर, और ये मैं एक स्कोर नाम के वेरिएबल में ले लूँगा, ठीक है। तो सिंपल है, हमने यहाँ पर स्कोर इज इक्वल टू ऐसे लिख देना है। तो हमने यहाँ क्या किया, यू आर प्लेइंग द गेम लिखा, ये किया ये किया। अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमारा स्कोर इज ग्रेटर देन हाई स्कोर है, तब हमें क्या करना है, तब हम यहाँ पर राइट कर देंगे राइट दिस हाई स्कोर टू दी फाइल, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फाइल में हाई स्कोर लिख देंगे, लेकिन हमें एक हाई स्कोर डॉट txt बनानी पड़ेगी पहले, जिसमें मान लो जो कि ब्लैंक है मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि इफ़ हाई स्कोर इज़ ग्रेटर देन हाई स्कोर, और ठीक है, और हाई स्कोर इज़ इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, इज़ इक्वल टू ब्लैंक। तो हम क्या करेंगे कि राइट कर देंगे हाई स्कोर फाइल में। तो क्या हुआ, हमारे पास गेम फंक्शन चलेगा, ये प्रिंट करेगा यू आर प्लेइंग द गेम, फिर स्कोर में एक रैंडम स्कोर जनरेट होगा, फिर हम क्या करेंगे, फेच दी हाई स्कोर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद ओपन और हाई स्कोर डॉट txt एज एफ, और हम कहेंगे हाई स्कोर इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो ये हाई स्कोर एक स्ट्रिंग होगी अभी यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि स्कोर इज ग्रेटर देन, अगर इंट ऑफ हाई स्कोर, अगर स्कोर इज ग्रेटर देन, एक काम करते हैं, हाई स्कोर को हम एफ डॉट रीड करते हैं और हम कहते हैं इफ़ हाई स्कोर इज इक्वल टू ब्लैंक, तब हम क्या करेंगे कि हाई स्कोर इज इक्वल टू इंट ऑफ हाई स्कोर। अब देखो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर समझने की कोशिश करना इसको। हमने क्या किया, गेम चलाया, गेम फंक्शन चलेगा, प्रिंट होगा यू आर प्लेइंग द गेम, फिर इसके बाद स्कोर में एक रैंडम इंटीजर आ जाएगा 1 और 62 के बीच में। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को रीड करके इसका हाई स्कोर एज एन इंटीजर ले रहे हैं। तो हमने पहले रीड कर लिया इसका कंटेंट, फिर हमने कहा अगर ये खाली है तब, अगर ये खाली है तो हाई स्कोर इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर ये खाली नहीं है तो हाई स्कोर 0 कर दूंगा। इफ़ हाई स्कोर इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक तो हाई स्कोर ये हो जाएगा, वरना क्या होगा, वरना हाई स्कोर इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर हाई स्कोर 0 है तो कोई भी स्कोर 0 से तो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि हम 1 से 62 के बीच में जनरेट कर रहे हैं। अरे भाई 1 से 62 के बीच में कोई भी नंबर 0 से तो बड़ा ही होगा ना। तो स्कोर इज ग्रेटर देन हाई स्कोर, तो हम राइट कर देंगे। तो हम इसी तरह की चीज़ हम यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि विद ओपन हाई स्कोर डॉट txt, दिस टाइम विल ओपन इट इन राइट मोड, और हम कहेंगे एफ डॉट राइट हाई स्कोर, एफ डॉट राइट हाई स्कोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर विद ओपन हाई स्कोर डॉट txt डब्ल्यू किया एज एफ डॉट राइट हाई स्कोर। हम ये स्ट्रिंग जो है हाई स्कोर राइट कर देंगे हाई स्कोर डॉट txt में, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ये रिप्लेस हो जाएगी, अपेंड नहीं होगी, रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ 62 है तो और नया हाई स्कोर, यहाँ पर मान लो 1 हाई स्कोर है, फिर हमने 10 बना दिया हाई स्कोर, तो 10 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। ओके, योर स्कोर ये आ गया। अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है, चला के देखते हैं इसको। ये आ गया यहाँ पर एरर, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ओके, तो हमें इसको str में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो राइट फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई अगेन। योर स्कोर 43, क्या 43 यहाँ पर आया? नहीं, 43 यहाँ पर नहीं आया। तो ये एक दिक्कत है, हमें स्कोर राइट करना है, सॉरी हाई स्कोर राइट नहीं करना है। अगर स्कोर बड़ा है हाई स्कोर से तो नया हाई स्कोर ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसलिए स्कोर को राइट करना है। मैं भी समझाता हूँ एक बार और इस प्रोग्राम को, बट लेट मी चेक कि चल रहा है कि नहीं। और स्कोर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब दूसरा मैं जनरेट करूँगा, 14 आया इस बार स्कोर, तो ये देखो 14 आ गया। फिर से मैं चला रहा हूँ, 45 आया, तो इस बार 45 हाई स्कोर है तो 45 आ गया। दोबारा चला रहा हूँ इसको मैं, 29 45 से छोटा है इसलिए 45 ही रहेगा हाई स्कोर। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, 45 ही रहा। तो यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। गेम नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि प्रिंट कर रहा है यू आर प्लेइंग द गेम। स्कोर हमने एक जनरेट किया 1 से 62 के बीच में, एक रैंडम इंटीजर, और फिर उसके बाद हमने इस फाइल को खोल के इसके अंदर का कंटेंट ले लिया। हमने कहा कि अगर ये फाइल खाली पड़ी है तब तो हाई स्कोर 0 मान लो, और अगर इसमें कुछ है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हाई स्कोर मान लो, ठीक है। जैसे अगर इसमें 42 है, 72 है, देखो जब हम एफ डॉट रीड करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हाई स्कोर, और हाई स्कोर इज इक्वल टू इंट हाई स्कोर, मतलब हाई स्कोर को उसके इंटीजर काउंटर पार्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, लेट मी टेल यू। फिर हमने स्कोर प्रिंट किया और हमने कहा कि अगर आपका स्कोर हाई स्कोर से बड़ा है तब इस हाई स्कोर को हाई स्कोर डॉट txt फाइल में राइट कर दो एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि आप राइट करोगे तो एज अ स्ट्रिंग ही करोगे। आई होप एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से आपको और आपको समझ भी आ गया। नहीं आया तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो और खुद से कोड करने का ट्राई करो। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 2 to 20 एंड राइट इट टू डिफरेंट फाइल्स। प्लेस दीज फाइल्स इन अ फोल्डर फॉर अ 13-year-old। अब देखो 2 से 20 तक के पहाड़े हमें लिखवाने हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है यार, मज़ा आएगा इसको करने में। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है,
उसकी बुक हो गई यार, वो एक बुक से याद करता था टेबल्स, उसकी बुक हो गई। वो कहता है यार बुक हो गई मेरी 2 से 20 की टेबल, अब मेरे पास नहीं है। तो हम पाइथन से जनरेट करेंगे उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर लूप ऐसे ही लिख लेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 21, सॉरी 2 से लेके 21, 2 से लेकर 20 तक जाएगा ये फॉर लूप। अब हम क्या करेंगे, जनरेट टेबल के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और हम कहेंगे कि आई दे दो इसको। अब जनरेट टेबल क्या है, जनरेट टेबल एक फंक्शन होगा जो कि एक इंटीजर लेगा और टेबल जनरेट करके फाइल्स में राइट करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेफ जनरेट टेबल आई नहीं एन कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है, एन कोई भी एक नंबर की टेबल जनरेट करेगा फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, हम क्या करेंगे, या 1 to n+1 कर देता हूँ, 1 से लेके 11 करता हूँ ताकि 1 से लेके 10 तक जाए। और मैं एक टेबल इज इक्वल टू ऐसे करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ टेबल इज इक्वल टू। अब मैं कहूँगा टेबल प्लस इक्वल्स टू, इसमें एक एफ स्ट्रिंग मैं ऐड करूँगा और मैं कहूँगा टेबल प्लस इक्वल्स टू, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगा n और मैं डालूंगा मल्टीप्लाई बाय, फिर मैं डालूंगा i, फिर मैं डालूंगा इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय i, फिर एक बैकस्लैश n डालूंगा। ठीक है, फिर ये जब स्ट्रिंग मेरी पूरी बन जाएगी तब मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को एक फाइल में ऐड करूँगा। मैं कहूँगा विद ओपन और एक फाइल में टेबल नाम के फोल्डर में बनाऊँगा, टेबल्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से आप फोल्डर बनाते हो, अगर आपको नहीं पता, यहाँ से फाइल बनाते हो, यहाँ से फोल्डर बनाते हो, तो एक फोल्डर बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा ये फोल्डर। ये जो फाइल सिस्टम है हमारा वो सिंक में रहता है। VS कोड में जो दिख रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा होता है। तो यही मतलब होता है VS कोड में करने का ये सब, टेबल स्लैश और मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेबल अंडरस्कोर और यहाँ पर मैं आई लिख दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से टेबल स्लैश टेबल अंडरस्कोर आई, तो एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ये टेबल अंडरस्कोर आई का मतलब टेबल ऑफ एन लिखता हूँ, सॉरी नॉट आई, एन, टेबल ऑफ जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसकी टेबल यहाँ पर हमें दिख जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को ओपन कर रहे हैं और इसमें राइट कर रहे हैं टेबल को, और इसको एज एफ भी करना पड़ेगा, सिंटेक्स ठीक से लिखना पड़ेगा। और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो एक एरर आ रहा है, टेबल ओके, टेबल्स नाम से मैंने फोल्डर बनाया है तो मैं इसको टेबल्स करूँगा, इसको दोबारा से रन करूँगा मैं, और यहाँ पर ये कह रहा है नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो मुझे राइट मोड में खोलना पड़ेगा, मैंने एक और गलती कर दी, मुझे W मोड में खोलना पड़ेगा। और अब देखो, मैं जैसे ही इसको रन करूँगा मेरी टेबल्स जनरेट हो गई हैं, देख रहे हो दोस्तों, ये देखो। अब मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर .txt भी लगाना पड़ेगा ताकि एक्सटेंशन इसकी ठीक हो जाए। तो मैं ये अपना टेबल्स वाला फोल्डर डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको जनरेट करता हूँ। मैं टेबल्स वाले फोल्डर को मैं यहाँ पर बनाऊँगा मैनुअली टेबल्स, और इसको प्रोग्राम को मैं जैसे ही रन करूँगा, आप देखो इसके अंदर मेरे पास टेबल्स जनरेट हो गई हैं। ये टेबल्स ठीक भी हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं। 15 की टेबल ठीक है, 18 की टेबल भी ठीक है, 17 की देखता हूँ, 17 की भी ठीक है, और यहाँ पर ये भी ठीक है, और देखता हूँ मैं ये भी ठीक है। तो बढ़िया यार, मतलब मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये आप दे दो किसी 13 ईयर ओल्ड को, वो करेगा याद बैठ के। ठीक है, तो अब कोई बहाना नहीं बना सकता कि यार हमारे पास टेबल ख़त्म हो गई हैं, जो भी है। अब देखो, A file contains a word donkey multiple times. You need to write a program which will replace this word with ये। तो आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें डंकी वर्ड है जिसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है इससे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे और इसको बंद कर देता हूँ फोल्डर को, 04_ problem4.py। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिखेंगे वर्ड इज इक्वल टू, और ये हम लिख देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर फाइल .txt के नाम से बना लेता हूँ, नॉट अ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डोंकी इज अ नाइस डोंकी बट नॉट अ बैड डोंकी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा विद ओपन फाइल .txt, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल .txt, और मैं इसको रीड मोड में खोल रहा हूँ और मैं लिख ही देता हूँ r एज f। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूँगा, कंटेंट इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा f.read। तो मैंने इसका कंटेंट रीड कर लिया। अब मैं लिखूँगा कंटेंट न्यू इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रिप्लेस, और मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा डोंकी विथ 1 2 3 4 5 6, ये इससे रिप्लेस करूँगा। और फिर उसके बाद मैं राइट मोड में क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि आप वापस से राइट कर दो इस फाइल में, f.write, और यहाँ पर मैं कंटेंट लिख दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वर्ड इज इक्वल टू डोंकी किया,
और मैं इसको वर्ड कर देता हूँ यहाँ पर। फिर मैंने इस फाइल के कंटेंट को रीड कर लिया, मैंने कहा इस फाइल के कंटेंट में क्या है उसको रीड किया जाए। फिर इसके बाद मैंने एक नया कंटेंट जनरेट किया जिसमें मैंने रिप्लेस किया वर्ड को इससे, एंड फाइनली मैंने इसको वापस से राइट कर दिया file.txt में ही। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। और यहाँ पर ये कह रहा है txtr देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, तो मुझे कॉमा लगाना था यहाँ पर। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, यहाँ पे भी मुझे कॉमा लगाना है भाई, तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर कि ये जो है ये नहीं हुआ इसको कुछ। मैं देखता हूँ क्या इशू है यहाँ पर। मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ। मैंने राइट किया f.write, कंटेंट न्यू करना था यार, कंटेंट कर दिया मैंने राइट गलती से। अब मैं चलाऊंगा तो देखो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियाँ आप करेंगे। देखो मैंने ये भी गलती कर दी थी, कंटेंट न्यू लिखना था, कंटेंट लिख दिया उसकी जगह। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल कोडिंग, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रिपीट प्रोग्राम 4 फॉर अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स टू बी सेंसर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बार पहले सिर्फ एक वर्ड था, अब हमें क्या करना है, बहुत सारे सेंसर्ड वर्ड की लिस्ट हमें दी जाएगी और हमें उस लिस्ट में सारे वर्ड के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। और आप देखो कि अच्छे से प्रोग्राम लिखने का फ़ायदा क्या होता है। मैं इसी प्रोग्राम को रीयूज़ करके प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व कर दूंगा। तो इस बार हमारे पास वर्ड नहीं है, इस बार हमारे पास वर्ड्स हैं। और मान लो वो वर्ड्स ये हैं, ठीक है। मान लो ये 2 वर्ड्स हैं, मान लो ये वर्ड्स हैं हमारे पास, डोंकी, बैड और गंदा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा डोंकी, यहाँ पर मैं लिखूँगा गंदा। भाई आप बहुत ही गंदे डोंकी हो, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, इस फाइल में ये वर्ड्स जो है वो लिख दिए, गंदे भी लिख दिया, गुड भी लिख दिया, सब लिख दिया, ठीक है। इनफैक्ट ये गंदा है तो मैं ये लिखता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। और कंटेंट न्यू जो हम इस बार जनरेट करने वाले हैं, हम कहेंगे कंटेंट न्यू इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रिप्लेस वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम इस बार कंटेंट न्यू नहीं करेंगे, इनफैक्ट कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रिप्लेस करेंगे, ताकि हम सेम वेरिएबल को ही अपडेट कर दें, ठीक है। और आप देखो मैंने सेम वेरिएबल को अपडेट कर दिया है। और मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, वर्ड, और इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं डबल कोट में ऐसे करूँगा और मैं कहूँगा इनटू लेन ऑफ वर्ड, ठीक है। मतलब जितने भी लेंथ है वर्ड की उतनी बार ये हैश आ जाए, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, और ये हैश से हटा देता हूँ यहाँ पर। और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो ये सारे वर्ड सेंसर हो गए। और ये कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये लिस्ट ले रहे हैं वर्ड की, और इसके बाद हम रीड कर रहे हैं इस फाइल के कंटेंट को। फिर हम हर वर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कंटेंट को रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ वर्ड है वहाँ उतनी बार स्टार लगा दो जितनी भी लेंथ है वर्ड की, ठीक है। सिंपल सी चीज़ हमने करी है यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा file.txt f.write कंटेंट, मतलब कि राइट कर दो वापस से इस कंटेंट को। तो पहले हमने कंटेंट को रिप्लेस कर लिया, मतलब हर वर्ड की अकरेंस को हैश इनटू लेंथ ऑफ वर्ड से हमने रिप्लेस किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर राइट कर दिया दोबारा से इसको, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, और समझ गए आप लोग कि कैसे ये काम कर रहा है प्रोग्राम हमारा। अब राइट अ प्रोग्राम टू माइन अ लॉग फाइल एंड फाइंड आउट वेदर इट कंटेन्स पाइथन, ठीक है। तो हमें बस इतना बताना है कि किसी एक लॉग फाइल में पाइथन है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास एक लॉग फाइल है log.txt। अब हमें बस इतना पता लगाना है कि इसमें पाइथन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर अगर lorem 435 लिखूँ, मैं एक काम करता हूँ इसको HTML करता हूँ। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप HTML में lorem 435 करते हो तो एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग आपके लिए जनरेट हो जाती है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें पाइथन ऐड कर दूंगा यहाँ पर बीच में, ठीक है। पाइथन ऐड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लॉग फाइल को रीड करूँगा। तो मैं लिखूँगा विद ओपन log.txt और मैं लिखूँगा एज f, फिर मैं f.read करूँगा सबसे पहले, ठीक है। मैं कहूँगा कि इसका कंटेंट मुझे दे दो। कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा f.read, और फिर मैं लिखूँगा if, और मैं लिखूँगा पाइथन इन कंटेंट, तब क्या करो प्रिंट yes पाइथन इज प्रेजेंट, एल्स प्रिंट नो पाइथन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। बड़े सिंपल सा हमारा यहाँ पर है, देखो yes पाइथन इज प्रेजेंट प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। चलाऊंगा दोबारा से, yes पाइथन इज प्रेजेंट हो गया। और अगर मैं यही पाइथन हटा दूं log.txt में से,
अगर मैं ये पाइथन हटा दूं, ऐसे कर दूं इसको, तो क्या होगा, नो पाइथन इज नॉट प्रेजेंट आएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लाइन नंबर वेयर पाइथन इज प्रेजेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको मान लो लाइन नंबर पता करना है, किस लाइन नंबर में पाइथन आया है। वो कैसे करोगे आप? तो आप क्या करोगे, एक एक करके लाइंस को रीड करोगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये करना है। तो हम 07_problem7.py के नाम से बनाएंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, f.read नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन नंबर, लाइन इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर होगा 1, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, और हम कहेंगे लाइन इज इक्वल टू, हम कहेंगे लाइन इज इक्वल टू f.read लाइन, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इफ पाइथन इन लाइन, यस पाइथन इज प्रेजेंट, लाइन नंबर क्या होगा, लाइन नंबर हमारा हो जाएगा जो भी हमारी लाइन है, तो हम यहाँ पर लाइन लिख देंगे, और मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे हुआ, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं, टेंशन मत लो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट किया कि पाइथन है, और हमने लाइन नंबर यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। एक तो एक एक करके रीड लाइन कर लो, या लाइन्स इज इक्वल टू f.read लाइन्स कर लो, और फिर उसके बाद एक फॉर लूप चला दो, फॉर लाइन इन लाइन्स, ठीक है। और यहाँ पर लाइन इज इक्वल टू 1 कर दो, बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर इसके बाद लाइन नंबर प्लस इक्वल्स टू 1। तो एक एक करके हम हर लाइन में देख रहे हैं, और अगर ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, अगर ये लिस्ट हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, अगर ये लिस्ट हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है तो हम कहेंगे नो पाइथन इज नॉट प्रेजेंट। तो हमने फॉर के साथ एल्स पढ़ा था, एल्स में कब जाता है, जब फॉर लूप पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन एक बार हमें पाइथन और लाइन नंबर मिल गया तो हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, जब हम ब्रेक करते हैं तो एल्स नहीं चलता है। अगर पूरा लूप चल गया, यानी कि लूप एग्जॉस्ट हो गया पूरा, तब एल्स चलता है एट द एंड, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी फॉर विद एल्स में, यानी कि अगर आपने फॉर लूप चलाया और वो फॉर पूरा चल गया, मतलब सारी लाइंस के लिए चला है, अगर वो मतलब एक एक वैल्यू के लिए चला है लिस्ट में, तब आपका एल्स चलेगा जब वो लूप खत्म हो जाएगा, वरना वो नहीं चलेगा, एल्स नहीं चलेगा आपका, ठीक है। एल्स आपका तभी चलेगा जब फॉर लूप आपका कंप्लीट हुआ है। अगर आपने ब्रेक कर दिया बीच में तो आपका एल्स नहीं चलेगा। विद दैट सेड इसको रन करते हैं। नो पाइथन इज नॉट प्रेजेंट आ रहा है, बट अगर मैं log.txt में जाऊँ और यहाँ पर पाइथन लिख दूँ, मान लो मैं ऐसे करूँ और पाइथन लिख दूँ, तो पाइथन जो है वो लाइन नंबर 3 में आ रहा है। लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम अगेन। यस पाइथन इज प्रेजेंट, लाइन नंबर, एक्चुअली ये लाइन NO लिखना था मुझे, मैंने लाइन ही प्रिंट कर दी पूरी, लाइन नंबर लिखना था मुझे, तो दोबारा रन करते हैं। यस पाइथन इज प्रेजेंट, लाइन नंबर इज 3। अमेजिंग, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आ जाओ वापस से क्वेश्चन नंबर 8 में। राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कॉपी ऑफ अ टेक्स्ट फाइल this.txt। बहुत ही सिंपल है यार, this.txt एक फाइल है, इसकी हमें कॉपी बनानी है 08_problem8.py। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे with open this.txt as f content is equal to f.read। फिर हम कहेंगे with open this_copy.txt, w मोड में खोलो, एज एफ करो, कंटेंट इज इक्वल टू f.write कर दो, कंटेंट इज इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, f.write कंटेंट कर दो। दैट्स इट यार। this.txt में है मैं दिस हूँ, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, मैं मज़े में, मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद इसको चलाता हूँ और आप देखो इसको मैंने जैसे ही चलाया दिस कॉपी बन गई और इसमें भी सेम कंटेंट है। सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से। इसके बाद 9th क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ फाइल इज आइडेंटिकल एंड मैचेस द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल। तो आ जाओ, तो हमारे पास दो फाइल्स होंगी, एक फाइल 1 होगी, एक फाइल 2 होगी। तो हम 9th क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली फाइल हमारी होगी फाइल 1, फिर दूसरी होगी फाइल 2। तो हम कहेंगे फाइल 1.txt एज एफ, कंटेंट 1 इज इक्वल टू f.read। एंड सेम चीज़ हम करेंगे कंटेंट 2 के लिए, और हम कहेंगे कि भाई अगर जो हमारी फाइल 1 फाइल 2 के कंटेंट्स हैं, इफ़ कंटेंट 1 इज इक्वल टू कंटेंट 2, तब क्या करो, प्रिंट यस दीज फाइल्स आर आइडेंटिकल। वरना क्या प्रिंट करोगे कि नहीं है आइडेंटिकल, ठीक है। तो एल्स क्या करोगे, एल्स
एल्स आप करोगे नो, ये प्रिंट क्यों लिख दिया मैंने, नो दीज फाइल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो आ जाओ रन करके देखते हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि फाइल डॉट टी एक्स टी को कंपेयर करूंगा मैं मान लो पोएम डॉट टी एक्स टी से, एंड ऑब्वियसली ये कंटेंट सेम नहीं है फाइल डॉट टी एक्स टी एंड पोएम डॉट टी एक्स टी का, इसलिए आएगा नो दीज फाइल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अगर मैं दिस डॉट टी एक्स टी और दिस अंडरस्कोर कॉपी में कंपेरिजन करूँ, यानी कि मैं कहूँ दिस डॉट टी एक्स टी और यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस अंडरस्कोर कॉपी डॉट टी एक्स टी, तब ये मुझे दिखाएगा यस दीज फाइल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, सिंपल है। 10th क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू वाइप आउट द कंटेंट ऑफ अ फाइल यूजिंग पाइथन, एंड ये बहुत ही सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 अंडरस्कोर प्रॉब्लम 10.py कैसे होगा वाइप आउट एक फाइल का कंटेंट, बताऊं बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। ये देखो, ये देखो दिखाता हूं मैं यहाँ पर क्लोज अदर कर देता हूँ, क्लोज अदर्स। ये देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एफ डॉट राइट ब्लैंक कर दूंगा। सिंपल है, किसी भी फाइल में एफ डॉट राइट ब्लैंक कर दो और उसका कंटेंट वाइप हो जाएगा। तो देखो दिस अंडरस्कोर कॉपी में ये पड़ा हुआ है, रन करूँगा खाली हो गई दिस डॉट कॉन्टेंट, वाइप आउट कर दिया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीनेम अ फाइल टू रीनेम्ड बाय पाइथन डॉट टी एक्स टी। तो सबसे पहले हमें वो फाइल लेकर आनी पड़ेगी जिसको हमें रीनेम करना है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, problem.py, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फ़ाइल है log.txt, यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि old.txt बनाता हूँ मैं यहाँ पर एक I am old लिख देता हूँ और इसको मैं रीनेम करूँगा new.txt में। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम रीनेम, इसको रीनेम करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो कि एग्जिस्टिंग जो आपकी फ़ाइल है उसकी कॉपी बनाओ और आप रीनेम्ड बाय टीएक्सटी करो, और जो ये वाली फाइल है इसको आप डिलीट ही कर दो। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ओएस मॉड्यूल का, लेकिन मैं अभी ओएस मॉड्यूल का यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ओल्ड फाइल के कंटेंट को रीड करूँगा, और कंटेंट को रीड करने के लिए हमने वैसे ही बहुत कोड लिखा हुआ है, ये है कंटेंट को रीड करने का कोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर old.txt के कंटेंट को रीड करेंगे और हम क्या करेंगे कि उसका जो कंटेंट है वो डाल देंगे हम किस में, वो हम राइट कर देंगे एक दूसरी फाइल में, रीनेम्ड बाय पाइथन डॉट टी एक्स टी, कुछ इस तरह से रीनेम्ड बाय पाइथन डॉट टी एक्स टी हम ऐसे कर देंगे, रीनेम्ड बाय पाइथन डॉट टी एक्स टी, और हम इसमें कंटेंट को राइट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप ओएस मॉड्यूल का यूज़ करें या फिर sh-util करके एक मॉड्यूल होता है उसका यूज़ करें और इसको डिलीट भी कर दें old.txt को। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा sh-util जो कि एक मॉड्यूल है, और आप डिलीट कर सकते हैं फाइल को। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर renamed.python.txt बनाऊँगा जिसमें भी वही कंटेंट है जो कि old.txt में था, जो कि था I am old। ठीक है, ऑल राइट, सो इसी के साथ रैप होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 9। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ा आएगा आप लोगों को। चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, सी यू देयर। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का एक पैराडाइम है, एक तरीका है, और हमारे पास दो तरह के बेसिकली अप्रोच होते हैं प्रोग्रामिंग करने के। एक तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, और एक होता है फंक्शनल अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है कि हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और ये होता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोचेस इन प्रोग्रामिंग। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कॉन्सेप्ट फोकस करता है ऑन यूजिंग रीयूजेबल कोड, जिसे ड्राई भी कहते हैं। ड्राई स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि रिपीट मत करो, सेम चीज़ को यूज़ करो। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे अगर आप लोगों ने पहली बार सुना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, बट मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आ जाओ यार, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्लोजली समझते हैं। सबसे पहले देखो क्लास क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का?
एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। मान लो कि आप लोगों को एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम को देने के लिए आप लोगों को फॉर्म भरना है। मान लो IIT JEE का आपको फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में आप लोग नाम लिखोगे, आप लोग अपना मे बी ईमेल एड्रेस लिखोगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिखोगे। और एक बार आपने इस फॉर्म को भर दिया तो ये फॉर्म आपका फॉर्म कहलाएगा। अगर शुभम ने इस फॉर्म को भरा है तो ये शुभम का फॉर्म कहलाएगा, और अगर रोहन ने इस फॉर्म को भरा है तो ये रोहन का फॉर्म कहलाएगा। तो क्यों कहलाएगा ये रोहन का फॉर्म या शुभम का फॉर्म? क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, उसकी सारी डिटेल्स लिखी हैं। लेकिन जब ये फॉर्म खाली था तब ये फॉर्म किसका था? जब ये फॉर्म खाली था तब ये फॉर्म किसी का भी नहीं था, ये एक ब्लैंक फॉर्म था। यानी कि ये एक, आप कह सकते हो, क्लास थी। किसी ने इसको भर दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन क्लास होती है ब्लूप्रिंट, यानी उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, सिर्फ प्लेस होल्डर्स होते हैं, आपको जैसा समझ सकते हो। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप लोग अगर इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर्म्स होते हैं इंडियन रेलवे में जो कि आप लोगों को भरने पड़ते हैं। तो आप जाते हो इंडियन रेलवे से, फॉर्म उठाते हो, उसमें अपना नाम लिखते हो। जब वो फॉर्म खाली होता है तब वो किसी का फॉर्म नहीं होता है। जब वो फॉर्म खाली होता है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, उसमें किसी का बर्थ नंबर नहीं लिखा होता है, उसमें किसी का भी प्रेफर्ड कोच नहीं लिखा होता है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो ये भी नहीं लिखा होता है। लेकिन एक बार आपने उस फॉर्म को भर दिया तो आप अपना नाम डालते हो, कहाँ से कहाँ आपको जाना है ये डालते हो, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये डालते हो, उनका नाम उनका एड्रेस डाल के फाइनली आप लोग उस फॉर्म को भर देते हो। और एक बार आप उस फॉर्म को भरते हो तब वो आपका फॉर्म कहलाता है। आपका फॉर्म आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, जहाँ पे भी आपको ट्रैवल करना है वो इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो जो एक खाली फॉर्म था वो तो एक क्लास था, लेकिन जो भरा हुआ फॉर्म है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हम एक सैम्पल क्लास बनाएंगे, बट दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्लास जो ब्लूप्रिंट है वो एक होता है और उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमारा ये खाली फॉर्म होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं और उसको बांटता रहता है कोई स्टेशन पे, और कोई भी ले सकता है उसको, अपनी ट्रेन नंबर अपनी डिटेल्स के साथ फिल करके उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो आ जाओ यहाँ नोट्स में, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखो क्या है कि एक ब्लैंक फॉर्म था आपके पास, ठीक है, आपने कंबाइन करी इन्फॉर्मेशन और एक वैलिड एप्लीकेशन बनाई उसको भरने के बाद। तो एक ब्लैंक फॉर्म था, वो क्या था? उसमें कंबाइंस इन्फो टू क्रिएट अ वैलिड एप्लीकेशन, मतलब उसमें प्लेस होल्डर्स होंगे। उसमें ये लिखा होगा कि भाई नाम क्या है आपका, बर्थ नंबर क्या है, प्रिफर्ड कोच क्या है, आपका कौन सा ट्रेन नंबर है, कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, ये सब लिखा होगा ब्लैंक फॉर्म में। लेकिन एक बार फिल हो गया वो तो उसमें क्या होगा कि रेलवे का वो फॉर्म बन जाएगा। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट का JEE का फॉर्म है तो उसमें कंबाइंड इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई क्या क्या इन्फो चाहिए। एक बार वो स्टूडेंट ने फिल कर दी तो वो उस स्टूडेंट की एप्लीकेशन बन जाएगी। उसी तरह क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है टू क्रिएट वैलिड ऑब्जेक्ट्स, और एक बार हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है ये भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, आएंगे हमारे फोल्डर में। यहाँ पर हम चैप्टर 10 नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और इसको मैं VS कोड में खोलूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड करूंगा और ये VS कोड में खुल जाएगा। यहाँ पर जो पहला प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूँ ना, पहला प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूँ class.py, ठीक है। मैं आप लोग को एक बेसिक क्लास बना के दिखाता हूँ। तो एक बेसिक क्लास को बनाने के लिए हम कुछ इस तरह की सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा क्लास एम्प्लॉई, अब मैं इसमें लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू, मान लो नेम इसमें है हैरी, ठीक है, और मान लो मैं कह देता हूँ यहाँ पर लैंग्वेज इज इक्वल टू, और मैं PY लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सैलरी इज इक्वल टू, एक 0 और लगा लेता हूँ अपनी सैलरी में, क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पर हो गई कितनी, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए की सैलरी हो गई, ठीक है। 12 लाख ही है ना, ये 3 2 5, हाँ बढ़िया। अब एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा हैरी इज इक्वल टू, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर एम्प्लॉय। तो अगर आप प्रिंट करोगे हैरी डॉट नेम और हैरी डॉट लैंग्वेज तो आपको हैरी और PY मिलेगा। तो ये एक बड़ा बेसिक तरीका हो गया एक क्लास बनाने का और ऑब्जेक्ट्स बनाने का, ठीक है। लेकिन हम लोग इससे आगे जाएंगे और चीज़ों को और गहराई में समझेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझो। यहाँ पर हैरी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास। व्हेन क्लास इज डिफाइंड अ टेम्पलेट इज डिफाइंड, मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली आफ्टर ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। जब आपने एक क्लास डिफाइन करी है तो एक टेम्पलेट डिफाइन हुई है बस, यानी कि खाली फॉर्म जो था वो बनाया है हमने, और जब तक हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन नहीं करेंगे तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन क्लास कैन इन्वोक द मेथड्स अवेलेबल टू इट विदाउट रिवीलिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स टू द यूजर, ठीक है। तो इसे एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन कहते हैं।
हम क्या करते हैं, देखो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउन जो क्लास है वो एम्प्लॉई है और एक नाउन है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि नेम हो गया, सैलरी हो गया, और जो वर्ब्स होते हैं वो मेथड्स होते हैं। क्या मतलब वो इस बात का, जो नाम होता है क्लास का नाम, जैसे एम्प्लॉई एक क्लास है, लैंग्वेज एक क्लास हो सकती है, एनिमल एक क्लास हो सकती है, तो ये यूजुअली एक नाउन होते हैं। एडजेक्टिव क्या है, एट्रीब्यूट्स हमारे, मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एज, उसकी सैलरी, ये एट्रीब्यूट्स कहते हैं इनको। जैसे कि इस केस में नेम एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, सैलरी एट्रीब्यूट है। तो मैंने बेसिकली एक ऐसी क्लास बनाई है जिसमें हर एम्प्लॉय का नाम हैरी होगा, हर एम्प्लॉय की लैंग्वेज पीवाई होगी और हर एम्प्लॉय की सैलरी 12 लाख होगी, जो कि आइडियली हमें नहीं चाहिए, मुझे मालूम है, बट मैंने एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आप लोगों को दिया क्लास का, ठीक है। और जो वर्ब्स होते हैं वो मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट सैलरी, इंक्रीमेंट, मतलब कुछ करो, कुछ करना मतलब मेथड चलाना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्लास एट्रीब्यूट्स की। एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज क्लास एट्रीब्यूट्स। क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर लिखा क्लास एम्प्लॉय, मैंने कहा नेम है हैरी, लैंग्वेज है पीवाई, सैलरी है ये। मान लो मैं नेम हैरी हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि नेम हैरी मैं क्यों ही रखना चाहूँगा, समझ रहे हो आप, मतलब हर एम्प्लॉय का नाम हैरी क्यों होगा। तो हैरी डॉट लैंग्वेज और हैरी डॉट सैलरी में प्रिंट करूँगा। तो मैंने हर एम्प्लॉय की लैंग्वेज पीवाई, मान लो एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करती है, तो हर एम्प्लॉय की जो लैंग्वेज है वो पीवाई होगी, और सैलरी मान लो मैं हर एम्प्लॉय को 12 लाख ही देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो रख दिया यहाँ पर। तो अगर मैं हैरी नाम का एक एम्प्लॉय बनाऊंगा कुछ इस तरह से, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय प्रिंट हैरी डॉट लैंग्वेज हैरी डॉट सैलरी, तो मैं हैरी की लैंग्वेज जो कि पीवाई है और हैरी की सैलरी जो कि 12 लाख है वो प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं एक और एम्प्लॉय बनाऊंगा जिसका नाम रोहन है, और मैं लिखूँ रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉय कुछ इस तरह से, और मैं फिर प्रिंट करूँ रोहन डॉट सैलरी, रोहन डॉट लैंग्वेज, ठीक है। इस बार मैंने सैलरी पहले प्रिंट करी है, लैंग्वेज बाद में प्रिंट करी है, आप देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सैलरी और लैंग्वेज क्या है, क्लास एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नामक क्लास को ये बिलोंग करते हैं, और लैंग्वेज इज इक्वल टू पीवाई, सैलरी इज इक्वल टू 12 लाख एम्प्लॉय का हिस्सा है। और जो भी ऑब्जेक्ट इस एम्प्लॉय से बनेगा, यानी कि इस फॉर्म को भर के जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसे लैंग्वेज पीवाई मिल जाएगी, सैलरी 12 लाख मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने 2 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर बनाए। तो सैलरी एंड लैंग्वेज आर क्लास एट्रीब्यूट्स, क्योंकि डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करते हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक नाम भी दूँ अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मैं कहूँगा कि यार हैरी डॉट नेम इज इक्वल टू, हैरी ऐसे रखना सही रहेगा, रोहन डॉट नेम इज इक्वल टू रोहन रो, ये सही रहेगा, ठीक है। और मान लो मैं रोहन रोरो रॉबिन्सन रखता हूँ नाम यहाँ पर, तो आप देखो रोहन डॉट नेम इज इक्वल टू ये आ गया। अब मैं नेम भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रोहन डॉट नेम को भी प्रिंट कर दो, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हैरी डॉट नेम को भी प्रिंट कर दो, हैरी डॉट नेम। और जैसे ही मैं रन करूँगा आप लोग देखो यहाँ पर हैरी पीवाई 12 लाख, रोहन रोरो रॉबिन्सन 12 लाख पीवाई, क्योंकि यहाँ पर नेम मैंने पहले प्रिंट किया है। तो मैं यहाँ पर नेम जो है उसको प्रिंट कर सकता हूँ, मैं लैंग्वेज और सैलरी प्रिंट कर सकता हूँ। अब जो बात मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है यहाँ पर। मैं here name is object attribute and salary and language are class attributes as they directly belong to the class, ठीक है, बढ़िया। और इसको मैं ऑब्वियसली एज अ कमेंट रखूँगा ताकि ये मेरे प्रोग्राम में एरर ना दिखाए। तो कंट्रोल// करके आप एक कमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, क्लास एट्रीब्यूट्स देखा। मैं यहाँ पर भी कमेंट लगा देता हूँ, जितना मैं डिस्क्रिप्टिव बना सकूँ अपने प्रोग्राम को उतना अच्छा होगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज अ क्लास एट्रीब्यूट, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट या इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं इनको, एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू द इंस्टेंस। और इट्स बेटर कि मैं इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट ही कहूँ, क्योंकि ज़्यादातर इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहा जाता है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर इंस्टेंस एट्रीब्यूट, तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट हमने देखा कि हमने डॉट लगाकर डायरेक्टली बना दिया। हमने कहा हैरी डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी, ठीक है। तो ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स टेक प्रेफरेंस ओवर क्लास एट्रीब्यूट ड्यूरिंग असाइनमेंट एंड रिट्रीवल। अब देखो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको समझाने के लिए तो भाई एक बनानी पड़ेगी फाइल, टेंस वर्सेस
क्लास एट्रीब्यूट्स डॉट पी वाई, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और मैंने उसकी लैंग्वेज को पी वाई कर दिया जो कि एक क्लास एट्रीब्यूट है। अब मान लो कि मैं एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं लैंग्वेज नाम का इंस्टेंस एट्रीब्यूट दे रहा हूं एक, और मैं लिख रहा हूं जावास्क्रिप्ट। आप कहोगे एक मिनट यार, आपने ऑलरेडी एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन किया हुआ है जो कि क्लास एट्रीब्यूट है, उसमें आपने लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन लिखा है, दोबारा से क्यों बना रहे हो भाई सेम नाम का इंस्टेंस एट्रीब्यूट? तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी, मैं बनाऊंगा। होगा क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस बार हैरी डॉट नेम प्रिंट करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हैरी डॉट नेम को हटा देता हूँ। अगर मैं हैरी डॉट सैलरी प्रिंट करूंगा तो 12 लाख आएगा, देयर इज नो सरप्राइज कि 12 लाख आएगा, सिंपल सी बात है, क्लास एट्रीब्यूट है वो फेच हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हैरी डॉट लैंग्वेज को प्रिंट करूंगा तो जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा या पाइथन प्रिंट होगा? द आंसर इज कि जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा। जावास्क्रिप्ट इसलिए प्रिंट होगा ये वाली बात की वजह से, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स टेक प्रेफरेंस ओवर क्लास एट्रीब्यूट्स ड्यूरिंग असाइनमेंट एंड रिट्रीवल। आप सेट करने की कोशिश करो या गेट करने की कोशिश करो, आपको इंस्टेंस एट्रीब्यूट ही मिलेंगे। तो हैरी डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू करूंगा तब भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट होगा। हैरी डॉट लैंग्वेज को प्रिंट करूंगा, पहले वो ये देखेगा कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट है कि नहीं, अगर इंस्टेंस एट्रीब्यूट है तो वो प्रिंट करेगा, वरना क्लास एट्रीब्यूट प्रिंट करेगा उस नाम का। लेट्स रन दिस प्रोग्राम और पुष्टि करते हैं इस बात की। एंड या जो मैंने आपको बोला वही हुआ। लेकिन अगर ये जावास्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता हैरी डॉट लैंग्वेज को इस तरह से, इसको कमेंट आउट कर दूं अगर मैं, तब क्या होगा? ऑब्वियसली तब पाइथन ही प्रिंट होगा, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट है और इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं मिल पाया तो क्लास एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस कि जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है वो प्रेफरेंस लेते हैं। तो व्हेन लुकिंग अप फॉर हैरी डॉट एट्रीब्यूट इट चेक्स फॉर द फॉलोइंग, इज द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, पहले ये देखेगा, फिर देखेगा क्या ये एट्रीब्यूट क्लास में प्रेजेंट है, अगर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट में लिख देगा, क्लास में प्रेजेंट है तो क्लास में लिख देगा, ठीक है। सेल्फ पैरामीटर, सेल्फ पैरामीटर क्या होता है ये बात जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब भी हम एक मेथड बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा इसके लिए और मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ डॉट पी वाई। अब देखो, मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक मैं गेट इन्फो नाम का फंक्शन बनाऊँ। तो आप एक क्लास के अंदर आप एक फंक्शन भी डाल सकते हैं। तो मान लो मैं गेट इन्फो के नाम से एक फंक्शन डालता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, एक एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ, दी लैंग्वेज इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लैंग्वेज, और मैं बता रहा हूँ ये गलत है और मैं फिर आपको सही बताऊंगा क्या है, और फिर मैं लिखूंगा दी सैलरी इज सैलरी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि यार ये एम्प्लॉय नाम की क्लास थी, लैंग्वेज पाइथन थी, सैलरी 12 लाख थी, फिर हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय किया, लैंग्वेज चेंज कर दी। अब मान लो आप चलाते हो क्या, अब आप लोग चलाते हो गेट इन्फो को, हैरी डॉट गेट इन्फो। तो हैरी डॉट गेट इन्फो करके आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हैरी एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली हैरी में लैंग्वेज आ गया, हैरी में सैलरी आ गई, हैरी में एक मेथड आ गया गेट इन्फो जो कि हैरी का अपना मेथड है। तो आप हैरी डॉट गेट इन्फो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हैरी क्लास के अंदर ये मेथड है क्योंकि हमने इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इसको बनाया। लेकिन अगर मैं इसको चलाऊंगा तो एक एरर आएगा, मुझे आप देख लो, ये कह रहा है एम्प्लॉई डॉट गेट इन्फो टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। मैंने तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो ये 1 वॉज गिवन क्यों आ रहा है? कहानी ये होती है कि जब आप कहते हो हैरी डॉट गेट इन्फो तो वो कुछ इस तरह की कॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एम्प्लॉई डॉट गेट इन्फो हैरी। समझ लो आप लोग। अब इसको देखकर आपको पता चलेगा कि हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया है जो कि यहां पर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो यहां पर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं सेल्फ के नाम से। आप किसी भी नाम से एक्सेप्ट कर सकते हो, बट सेल्फ के नाम से यूजुअली किया जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर ये मेथड रन हो रहा है। तो मैं उस ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज और उस ऑब्जेक्ट की सैलरी लूंगा। और अगर मैं अभी इसको चलाऊं एम्प्लॉय डॉट गेट इन्फो को, ऊपर वाले को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं, तो आप देखो कि यहाँ पर लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट, सैलरी इज 12 लाख आ रहा है। और ये जो लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली ऊपर वाला भी यही करता है। बस एक ही चीज़ को लिखने का 2 तरीका है। मैं कहूँगा सिंटैक्टिक शुगर है, हैरी डॉट गेट इन्फो मैं लिखूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस कॉल में। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि एरर क्यों आ रहा था कि एक आर्ग्यूमेंट दिया है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जा रहा था इसमें, और हैरी नाम का हमने जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हमने पास कर दिया था गेट इन्फो में, जो कि हम यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो एक बार हमने ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट किया, हम उस ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज और उस ऑब्जेक्ट की सैलरी
दोनों यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। अगर यहाँ पर हैरी डॉट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं होती तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज हमारी वो पाइथन होती। लैंग्वेज इज पाइथन, सैलरी इज 12 लाख, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने देखा कि मेथड्स कैसे बनाते हैं। हम कोई भी मेथड बनाए हमें एक सेल्फ देना पड़ता है, चाहे हम उसे यूज़ करें या ना करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे हम उसे यूज़ करें या ना करें। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक ग्रीट नाम का भी फंक्शन बनाता हूँ ना, और मैं अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ तो मुझे सेल्फ देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सेल्फ नहीं दूंगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पर कह दूँ हैरी डॉट ग्रीट, दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ हैरी डॉट ग्रीट तो क्या होगा कि ये कह रहा रहेगा, ये कह रहा है कि एम्प्लॉय डॉट ग्रीट टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एम्प्लॉय डॉट ग्रीट जो है, हैरी डॉट ग्रीट जो है एम्प्लॉय डॉट ग्रीट हैरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि भाई तुमने हैरी दे दिया इसको, आर्ग्यूमेंट तो ये ले नहीं रहा था, तो हमें बनाना पड़ेगा इसको कुछ इस तरह से, तब जाकर ये हमारा चलेगा ठीक से। आप देखो ये गुड मॉर्निंग कर रहा है, एंड इट मेक सेंस टू पुट द गुड मॉर्निंग बिफोर गेट इन फोन। ठीक है, बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, वो ही ज़रूरी है। हमने अभी तक देखा कि क्लासेस ब्लूप्रिंट होती हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, क्लासेस में क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि लैंग्वेज और सैलरी, और हमने देखा कि लैंग्वेज और सैलरी जिस तरह से क्लास एट्रीब्यूट्स हैं उसी तरह से हम इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं सीधा डॉट लगाकर। अगर मैं हैरी डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट बन जाएगा जो कि हैरी नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी। कुछ ऐसा समझ लो आपने अपने फॉर्म में लिख दिया कुछ, तो अगर आपने अपने फॉर्म में कुछ लिखा है तो दूसरों के फॉर्म तो चेंज नहीं होंगे ना। तो क्लास एट्रीब्यूट वो होता है जो कि हर क्लास के लिए, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास से उसके लिए होता है, लेकिन इंस्टेंस एट्रीब्यूट वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आपने अपने पेन से फॉर्म में कुछ लिख दिया और वो दूसरी फॉर्म्स को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने अपने फॉर्म में लिखा है पेन से। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। हमने सेल्फ देखा, सेल्फ का मतलब इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज़ ऑटोमेटिकली पास्ड विद अ फंक्शन कॉल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है, सेल्फ एक कन्वेंशन है। ठीक है, सेल्फ नाम यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको SLF कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसका नाम KK लिख दोगे, PP लिख दोगे, RR लिख दोगे, CR लिख दोगे, कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि अगर आपने यहाँ पर CR लिखा है तो यहाँ भी CR डॉट लैंग्वेज करोगे, बट सेल्फ डॉट लैंग्वेज थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है इसलिए हम सेल्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई साहब देखो, हमने यहाँ पर देखा कि यार ग्रीट एक फंक्शन था जो कि कुछ नहीं कर रहा था, बस गुड मॉर्निंग कर रहा था, लेकिन मैंने पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया यार उसको। आपको कि यार ऑब्जेक्ट पास करना पड़ा क्योंकि एरर आ रहा था ना वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वाला, क्या ही कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सेल्फ ना दूँ, यानी कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मैं पास ना करूँ, तो मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि ये सेल्फ नहीं लेता है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट का काम नहीं है, सेल्फ का काम नहीं है। मुझे ना ही लैंग्वेज चाहिए, ना ही सैलरी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो मैं ग्रीट को एक स्टैटिक मेथड मार्क कर दूंगा @ लगाकर। इसका मतलब है कि ग्रीट एक स्टैटिक मेथड है और उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और स्टैटिक मेथड एक डेकोरेटर होता है, हम लोग डेकोरेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये एक हमने @स्टैटिक मेथड लिख दिया इसके ऊपर, जिससे कि हमने इसको मार्क कर दिया एज अ फंक्शन जो कि सेल्फ नहीं लेगा, यानी कि इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड हमने देखा क्या होता है। अब इनिट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। इनिट इज़ अ स्पेशल मेथड विच इज़ फर्स्ट रन एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इनिट को कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ये एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेता है और बाकी आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता है जो कि आप चाहोगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग समझते हैं अच्छे से, एंड देन विल रैप दिस चैप्टर। कंस्ट्रक्टर में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेकर आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने अभी तक जो क्लास बनाई, हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई, हमने कहा चलो ठीक है एक हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय कर दो, फिर हमने प्रिंट किया हैरी डॉट नेम, हैरी डॉट सैलरी, और नेम था भी नहीं यहाँ पर, तो मान लो मैं नेम भी सेट करना चाहता हूँ तो हम हैरी डॉट नेम करके सेट कर रहे थे इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि और आसान तरीके से मेरा नेम सेट हो जाए। क्या करूँगा मैं, कैसे करूँगा? मैं क्या करूँगा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हैरी डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी, कुछ इस तरह से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूँगा इनिट। और आप देखो जैसे ही मैंने एंटर मारा इसने ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट कर दिया। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा अभी, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मैंने बस इसमें लिखा आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा आप लोग देखना,
यहाँ पर हैरी डॉट सैलरी नहीं है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉई, हैरी डॉट सैलरी में डबल वाई कर दिया है मैंने गलती से। अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को और आप देखो आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और हैरी 12 लाख आ रहा है। क्यों आ रहा है ये हैरी 12 लाख? ये हैरी 12 लाख इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर हैरी डॉट नेम और हैरी डॉट सैलरी प्रिंट किया। चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? इनिट को तो मैंने कॉल ही नहीं किया भाई, इनिट को तो मैंने बस बनाया है। गेट इन्फो को मैंने चलो कॉल किया था, इनिट को तो मैंने कॉल किया नहीं। इनिट एक स्पेशल मेथड होता है जिसे डंडर मेथड कहते हैं। ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले मेथड्स को पाइथन में डंडर मेथड्स कहते हैं, DUNDER। तो मैं इसको यहाँ पर मार्क करूँगा एज अ डंडर मेथड विच इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड। डंडर मेथड वो मेथड होता है जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, और डंडर मेथड ऑटोमेटिकली ये कॉल कर दिया जाएगा जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि आप लिखते हो हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय, डंडर मेथड कॉल कर दिया जाएगा। अगर आप लिखोगे रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉय, डंडर मेथड कॉल कर दिया जाएगा। आप देखो आपको एक बार और देखने को मिलेगा आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डंडर मेथड जो कि इनिट है वो कॉल कर दिया जाएगा। सारे डंडर मेथड्स कॉल नहीं होंगे। इनिट डंडर मेथड कॉल होता है जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिर्फ इनिट कॉल होता है, ठीक है। तो ये इनिट कॉल हो जाएगा जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तब, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर थिंग्स अप। चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है कि मैं चाहता हूँ कि हैरी डॉट नेम ना करके कितना बढ़िया होता कि अगर मैं इसको ऐसे बता देता कि भाई मुझे नाम हैरी चाहिए, सैलरी मुझे चाहिए 13 लाख, और मेरी फेवरेट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। मान लो मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पाइथन लिखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैं जावास्क्रिप्ट करना चाहता हूँ। ये क्लास एट्रीब्यूट है, मैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। अब देख रहे हो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ नेम सैलरी लैंग्वेज, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, और मैं लिख दूंगा नेम, फिर मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, फिर मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने नेम लिखा, मैंने सैलरी लिखी, मैंने लैंग्वेज लिखी, ठीक है। ये तीनों इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर पास किया हैरी 13 लाख और जावास्क्रिप्ट, तो क्या होगा कि हैरी डॉट नेम सेट हो जाएगा, ये जो भी मैंने पास किया है। हैरी डॉट सैलरी सेव हो जाएगी, मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट आ जाएगा एक सैलरी नाम का जो भी मैंने पास किया है। हैरी डॉट लैंग्वेज में आ जाएगी जो भी मैंने पास किया है। अब मैंने लैंग्वेज पास किया है तो लैंग्वेज आ जाएगा, जो भी पास किया है मैंने। जावास्क्रिप्ट पास किया है, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा लैंग्वेज में और यहाँ पर आ जाएगा। 13 लाख पास किया है मैंने, सैलरी में 13 लाख आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर हैरी पास किया है तो ये नेम में हैरी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बहुत ही ईजिली हमें समझ में आ रही चीज़ें। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखो कि रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉय मैंने लिखा, यहाँ पर अब एरर आ रहा है क्योंकि हमें 3 चीज़ें पास करनी थी। तो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करूँगा और दोबारा से चला के दिखाऊंगा आप लोगों को ताकि बिना एरर के चले। तो एक बार आपने ये ऐसे कर दिया ना, इनिट फंक्शन बनाकर ऐसे आपने कर दिया, तो आपको फिर ये तीनों वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो आपने रन किया इसको, तो आप देखो आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट जो कि मैं कर ही रहा था प्रिंट, और हैरी और 13 लाख आया, इस बार 12 लाख नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हैरी डॉट लैंग्वेज को भी प्रिंट करूँ तो आप देखो हैरी आएगा, 13 लाख आएगा, और उसके बाद जो लैंग्वेज है वो आएगी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हैरी आई, यहाँ पर 13 लाख आई, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आई। तो ये 3 जो है यहाँ पर आ गए हैं, हैरी आ गया है, 13 लाख आ गया है, और जावास्क्रिप्ट आ गई है। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है, बढ़िया। सो या दैट वाज अबाउट कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन। अब हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, एंड आई विल सी यू देयर। चैप्टर 10 प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल कहता है क्रिएट अ क्लास प्रोग्रामर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्यू प्रोग्रामर्स वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको प्रोग्रामर नाम की क्लास बनानी है और उसके बाद उसमें आपको स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामर्स वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 10 PS के नाम से एक बना लेता हूँ फोल्डर। इसमें हम शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे, और ओपन विद कोड करने के बाद हम यहाँ पर 01_ problem1.py के नाम से एक फाइल बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें एक क्लास प्रोग्रामर बनाएंगे, क्लास प्रोग्रामर, और हमें स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामर्स वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं पता है इस प्रॉब्लम को कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले कंपनी इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट लिख दूंगा, जो कि एक क्लास एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हर प्रोग्रामर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, और क्योंकि हर प्रोग्रामर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है इस पर्टिकुलर क्लास से बना हुआ, तो मैं इसको क्लास एट्रीब्यूट बना दूंगा।
फिर इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा और मैं कहूँगा डेफ इनिट। डेफ इनिट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर उनका नाम, नेम, सैलरी और पिन कोड, मतलब वो जहाँ रहते हैं उसका पिन कोड, ये 3 चीज़ें मैं स्टोर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और फिर इसके बाद आ जाएगा सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, फिर आ जाएगा सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू पिन। ठीक है, फिर इसके बाद मैं लिखूँगा p इज इक्वल टू प्रोग्रामर, और मैं यहाँ पर डालूँगा हैरी, और इसके बाद मैं डाल दूँगा 12 लाख की सैलरी मेरी, और पिन कोड हो जाएगा मेरा 245001। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रोग्रामर बन गया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ p डॉट नेम, p डॉट सैलरी, p डॉट पिन और p डॉट कंपनी प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। कंपनी हो जाएगी, पिन कोड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैरी, यहाँ पर हो जाएगा जो भी पैसे आ रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर रोहन लिखूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ रोहन, मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ R R R R R और यहाँ पर रोहन, और इसके बाद इसको रन करूँगा और आप लोग देखो रोहन 12 लाख ये और माइक्रोसॉफ्ट आ गया। तो इस तरह से हमने बना दी क्लास जिसमें कि हम स्टोर कर रहे हैं प्रोग्रामर्स वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद हमें कैलकुलेटर नाम की क्लास बनानी है, कैपेबल ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो हम कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 10 वाला VS कोड था इंस्टेंस वो बंद करूँगा और यहाँ पर बनाऊँगा मैं 02_problem2.py। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी क्या कह रही है? प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी एक क्लास कैलकुलेटर बनाने को कह रही है, और हमें इस क्लास में क्या करना है कि हमें इसे ऐसे बनाना है सच दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और मैं इस कंस्ट्रक्टर में जो भी नंबर है वो मैं स्टोर कर दूंगा। तो मैं कहूँगा n, जो भी नंबर है उसकी वैल्यू दे दो, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि सेल्फ डॉट n इज इक्वल टू n, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू लिखूँगा कैलकुलेटर। मान लो मैं एक क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर, और इसके बाद मैं यहाँ पर n बनाता हूँ या फिर 45 बनाता हूँ, या एक छोटा नंबर लेते हैं ना 4, और 4 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं कहूँगा डेफ स्क्वायर सेल्फ, और मैं अभी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट कर दो क्या, n स्टार n, द स्क्वायर इज n स्टार n। तो मैंने ये एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट कर दिया, द स्क्वायर इज n सेल्फ डॉट n इंटू सेल्फ डॉट n, और यहाँ पर भी n आ जाएगा। तो सेल्फ डॉट n में करूँगा तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी जो भी मैंने दी थी, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर a डॉट स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर जो कि 16 है वो प्रिंट हो जाएगा, द स्क्वायर इज 16। और आप किसी भी नंबर के साथ ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट तीनों चीज़ों की बात की थी, तो हम बाकी के बचे हुए फंक्शंस भी बना लेंगे। स्क्वायर के बाद था हमारे पास क्यूब, और क्यूब के बाद था स्क्वायर रूट। क्यूब में हम एक बार और सेल्फ डॉट n लिख देंगे, ये हमारा क्यूब का बन गया, इसको क्यूब कर दूंगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट करूँगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालूंगा? अब आप कहोगे यार स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? तो मैं सेल्फ डॉट n स्टार स्टार 1/2 कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं a डॉट स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, और मैं a डॉट क्यूब करूँगा तो क्या होगा, और a डॉट स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट और यहाँ पर क्यूब, और इसको मैं रन करूँगा तो देखो 16, 64 और 2.0 आ गया, जिसका मतलब ये है कि हमने बना लिया है कैलकुलेटर विच इज कैपेबल ऑफ स्क्वायरिंग, क्यूबिंग एंड स्क्वायर रूटिंग अ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्रिएट अ क्लास विद अ क्लास एट्रीब्यूट ए। तो हमें एक क्लास बनानी है जिसमें क्लास एट्रीब्यूट होगा ए। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट एंड सेट ए डायरेक्टली यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डज दिस चेंज द क्लास एट्रीब्यूट? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी वही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रॉब्लम 3.py, और यहाँ पर सिंपली क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई देखो क्या करना है कि एक क्लास बनानी है विद क्लास एट्रीब्यूट ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट ए के साथ बना दूंगा क्लास
मान लो मैं इसका नाम डेमो रखता हूँ और मैं a इज़ इक्वल टू 4 रखता हूँ। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ o इज़ इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ डेमो, कुछ इस तरह से। फिर मैं लिखता हूँ इसको डायरेक्टली मैं o डॉट a इज़ इक्वल टू 1 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज दिस चेंज द क्लास एट्रीब्यूट। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 0 करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इज इक्वल टू 0 करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ ओ डॉट ए, और मैं इससे पहले करूँ ओ डॉट ए को प्रिंट, पहले 4 होगा फिर 0 होगा। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया है। समझ रहे हो आप बात को मेरी? क्वेश्चन ने घुमाया ऐसे दिया है आपको कि ओ डॉट ए आपसे पूछा जा रहा है कि 4 था बाद में 0 हुआ, या आपसे क्लास एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है। आप देखो क्लास एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डज दिस चेंज द क्लास एट्रीब्यूट। द आंसर टू दिस इज, आपको लगेगा यस बट इट्स नो, क्लास एट्रीब्यूट चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ओ डॉट ए की जगह डेमो डॉट ए प्रिंट करता, अगर मैं कुछ ऐसा करता डेमो डॉट ए प्रिंट करता, अगर मैं कुछ इस तरह से, तो 4 ही प्रिंट होता, विच मीन्स कि क्लास एट्रीब्यूट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो गया है। तो जब मैंने यहाँ पर ओ डॉट ए लिखा तो ये प्रिंट कर रहा है क्लास एट्रीब्यूट को, क्लास एट्रीब्यूट, बिकॉज इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट। और क्योंकि इंस्टेंस एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं था, क्लास एट्रीब्यूट प्रिंट हुआ, लेकिन बाद में इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज सेट। और एक बार इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो गया तो ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट, बिकॉज इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट। समझे कहानी को दोस्तों? प्रिंट्स द क्लास एट्रीब्यूट बिकॉज इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट। सबसे पहले इंस्टेंस एट्रीब्यूट चेक हुआ, ए है कि नहीं, ए था ही नहीं, क्लास एट्रीब्यूट था ए, प्रिंट हो गया। इसके बाद हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट कर दिया। भाई जब ओ डॉट ए इज इक्वल टू 0 लिखा तो एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट होता है, डायरेक्टली करते हैं तो। फिर जब ओ डॉट ए प्रिंट करते हैं तो पहले चेक करता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट, वो था तो 0 प्रिंट हो गया। लेकिन क्लास एट्रीब्यूट भी है, वो प्रिंट नहीं हुआ, और यहां पर प्रिंट्स दी क्लास एट्रीब्यूट। तो क्लास एट्रीब्यूट का चेंज हुआ? नहीं, द आंसर इज नहीं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Add a static method in problem 2 to greet the user with hello। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 04_problem4.py। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक स्टैटिक मेथड ऐड करना है, और हमें यहाँ पर हेलो वर्ड लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए डॉट हेलो और इसको चला दूं तो हेलो वर्ड आ जाएगा। और ग्रीट हम किसी को ऐसे नहीं करते हैं, हेलो देयर लिख देता हूँ, ठीक है। रन कर रहा हूँ इसको मैं, और आप देखो हेलो देयर आ गया लिखकर। क्यों आया हेलो देयर लिखकर? क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रीट किया है, ए डॉट हेलो लिखा, तो ये स्टैटिक मेथड चल गया। स्टैटिक मेथड डेकोरेटर क्यों लगाया मैंने? इसलिए लगाया ये मार्क करने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे सेल्फ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑब्जेक्ट की कोई भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं करना है यहाँ पर। इसलिए मैंने क्या किया कि सेल्फ हटा दिया यहाँ से। कूल, अमेजिंग। आ जाओ भाई साहब, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, राइट अ क्लास ट्रेन विच हैज़ मेथड्स टू बुक अ टिकट, गेट स्टेटस एंड गेट फेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ रनिंग ट्रेन अंडर इंडियन रेलवे। एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन, येट वेरी ईजी, क्योंकि इसको हम बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 05_problem5.py। तो हम बनाएंगे क्लास ट्रेन, और क्लास ट्रेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें एक मेथड होगा बुक टिकट। तो डेफ बुक सेल्फ लिखूंगा यहाँ पर, अभी पास लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, गेट स्टेटस और गेट फेयर इन्फॉर्मेशन। तो एक हो जाएगा यहाँ पर डेफ गेट स्टेटस, और यहाँ पर सेल्फ और पास लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक हो जाएगा गेट फेयर सेल्फ और यहाँ पर पास, ठीक है। तो ये मैंने किया, तीनों मेथड्स ऐड कर दिए। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई देखो, जो गेट स्टेटस है ना, वो एक ट्रेन नंबर लेता है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये भी एक ट्रेन नंबर लेता है, ट्रेन नंबर भी लेगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाना है वो भी लेगा, ठीक है। फ्रॉम भी लेगा, टू भी लेगा, ठीक है। तो मैं FRO लिख देता हूँ इसको, क्योंकि फ्रॉम ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है पाइथन में,
जो भी कीवर्ड्स पाइथन में रिजर्व्ड होते हैं, जैसे डेफ होता है, पास होता है, क्लास होता है, फ्रॉम होता है, क्योंकि फ्रॉम हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कैसे करना है फ्रॉम का इस्तेमाल, बट फ्रॉम एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने FRO लिख दिया और यहाँ पर टू लिख दिया और पास लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका लॉजिक लिख दूंगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा प्रिंट टिकट इज़ बुक्ड इन ट्रेन नंबर, और यहाँ पर मैं इसको भी यही चीज़ दूंगा, क्योंकि यार देखो जब आप कोई टिकट बुक कर रहे हो ट्रेन नंबर, फ्रॉम और टू भी दोगे आप, ट्रेन नंबर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक F स्ट्रिंग, और मैं ट्रेन नंबर भी प्रिंट कर दूंगा, और मैं इसके बाद लिखूंगा फ्रॉम और FRO लिख दूंगा, FRO, और टू में लिख दूंगा मैं 2। ठीक है, तो ये बुक हो गई ट्रेन, और यहाँ पर मैं गेट फेयर में एक रैंडम नंबर दे दूंगा, टिकट फेयर इन ट्रेन नंबर दिस फ्रॉम ये टू ये इज़, मैं यहाँ पर रैंडम डॉट रैंडेंट 0 से लेके 555 तक दे दूंगा। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ ना, 222 से लेके 5555 तक दूंगा। तो हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, इंपोर्ट रैंडम। अच्छा, इंपोर्ट रैंडम करके रैंडम डॉट रैंडेंट लिखूँ, इससे अच्छा मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडेंट। ठीक है, इंपोर्ट रैंडेंट, तो मैं डायरेक्टली रैंडेंट को फिर यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल ये होता है, मैंने बता दिया आपको यूज़ केस आया तो। और अब आप लोग यहाँ पर देखो गेट स्टेटस अगर आप करोगे ट्रेन नंबर का, और मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, प्रिंट कर दूंगा कि ये जो ट्रेन है ये सक्सेसफुली चल रही है, ट्रेन इज़ रनिंग सक्सेसफुली, ट्रेन नंबर दिस इज़ रनिंग सक्सेसफुली, इज़ रनिंग ऑन टाइम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इज़ रनिंग ऑन टाइम। तो अब आप कोई भी एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हो ट्रेन क्लास का, आप उसमें ट्रेन नंबर भी सेट कर सकते हो एज एन इंस्टेंस एट्रीब्यूट। देयर आर टन्स ऑफ वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर देते और एक ट्रेन नंबर लिख देते, क्योंकि ट्रेन नंबर की ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये ऐसे ही हम दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट ट्रेन नंबर इज इक्वल टू ट्रेन नंबर, और ज़रूरी नहीं है ये वेरिएबल सेम ही हो, बट हमें सेम रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको n को कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ भी मैंने n को कैपिटल रखा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ट्रेन नंबर, यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट ट्रेन नंबर कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेन नंबर अभी क्या हो गया है कि सेल्फ का पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया है। तो जहाँ जहाँ मैं ट्रेन नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं सेल्फ डॉट ट्रेन नंबर कर दूंगा। एंड आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि क्लास ट्रेन है तो उसका इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा ट्रेन नंबर, और उसके बाद के जो भी काम होंगे वो हम इन मेथड्स के थ्रू करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा t इज़ इक्वल टू ट्रेन और 12399, फिर इसके बाद मैं t डॉट बुक लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम रामपुर और फिर लिख दूँगा दिल्ली। ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा और आप देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है टिकट इज बुक्ड इन ट्रेन नंबर 12399 फ्रॉम रामपुर टू दिल्ली। तो जिस तरह से यहाँ पर टिकट इज बुक्ड लिख कर आया, उसी तरह से हम बाकी के जो मेथड्स हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। तो बुक मैंने किया, गेट स्टेटस में करने वाला हूँ, फिर उसके बाद गेट फेयर भी मैं करने वाला हूँ। गेट फेयर में भी फ्रॉम एंड टू आ रहा है, गेट स्टेटस में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ट्रेन नंबर चाहिए। चलाता हूँ और आप देखो ट्रेन नंबर 12399 इज रनिंग ऑन टाइम। फिर टिकट फेयर इसने 1833 दिखा दिया, जो कि ठीक ठाक है। एक्चुअली महंगा है यार, डिपेंड करता है कौन सी स्लीपर का है, थर्ड एसी का है, कौन से कोच का फेयर है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट एनीवेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कैन यू चेंज द सेल्फ पैरामीटर इनसाइड अ क्लास टू समथिंग एल्स से हैरी, ट्राई चेंजिंग सेल्फ टू SLF और हैरी एंड सी द इफेक्ट्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सेम प्रोग्राम का इस्तेमाल करूँगा। तो हम 06_problem6.py बनाएंगे एंड मैं प्रॉब्लम नंबर 5 को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि यार तुम यहाँ सेल्फ यूज़ करते हो, अगर तुम SLF यूज़ करोगे तो कुछ होगा क्या? मैंने आपको बताया था होगा कि नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग टाइम स्टैम्प्स के साथ कमेंट करें कि कुछ होगा कि नहीं। आप लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग 2-वे इंटरैक्शन बनाकर रखें, आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात करें। SLF करूँगा तो क्या होगा, कुछ दिक्कत होगी क्या? द आंसर इज़ नहीं। बस SLF आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ भी आपको SLF ही लिखना पड़ेगा। और मैं जैसे इसको यहाँ पर रन करूँगा, आप देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं SLF को सेल्फ को हैरी लिखूँगा तब कुछ होगा क्या? हैरी डॉट ऐसे लिखूँगा तो देखो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब वाई वुड यू वांट टू राइट हैरी इन प्लेस ऑफ सेल्फ? रीडेबिलिटी खराब होगी प्रोग्राम की। बट अगेन आपका आउटपुट इंटैक्ट रहेगा,
आपके आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंड विद दैट सेड अबाउट चैप्टर 10 इज रैप्ड। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द पेस वी आर गोइंग, और काफ़ी मज़ा आएगा चैप्टर नंबर 11 में। सी यू ऑल इन चैप्टर नंबर 11। सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर 11 करने वाले हैं जो कि है इनहेरिटेंस, और हम थोड़ा और बात करेंगे ऊप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा चैप्टर 11 के नाम का, और शिफ्ट राइट टिक करके इसको मैं ओपन विद कोड करूंगा, और यहाँ पर आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है। मान लो हमारे पास एक क्लास है और वो है एम्प्लॉई, और उस क्लास के अंदर मान लो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। एक शो मेथड है हमारे पास जो कि क्या करता है, प्रिंट करता है एम्प्लॉई की the name is self.name और the salary is name.salary self.salary इस तरह से, and the salary is self.salary। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक क्लास है। अब मैं चाहता हूँ एक प्रोग्रामर क्लास बनाना, ठीक है, और मैं उसमें भी इसी तरह का शो मेथड चाहता हूँ प्लस सम अदर मेथड्स चाहता हूँ। ठीक है, मैं शो मेथड्स चाहता हूँ एंड शो लैंग्वेज मान लो एक मेथड होगा। ठीक है, वो भी कुछ इस तरह से होगा, और उसमें मैं प्रिंट करूँगा मान लो कुछ इस तरह से कि दी नेम इज़ जो भी होगा self.name एंड ही इज़ गुड। ठीक है, ही इज़ गुड विथ ये वाली जो self.language है, लैंग्वेज। ठीक है, मान लो मैंने इसमें एक नया ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जिसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी कहते हैं, वो ऐड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा वो, और मान लो मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो ये तरीका बहुत सही लग रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एम्प्लॉय के सारे मेथड्स ले लिए, सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली, और मान लो यहाँ पर हम एक चीज़ और रखते हैं कि एड्रेस या कंपनी मान लो हम रखते हैं यहाँ पर ITC। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जो प्रोग्रामर होगा वो ITC इन्फोटेक का होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि यार कंपनी को क्या कर दो ना, कंपनी इज इक्वल टू ITC इन्फोटेक कर दो। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ A इज इक्वल टू एम्प्लॉई, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ B इज इक्वल टू प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर, और मैं अगर प्रिंट करूँगा A.company और B.company, तो आप देखो कि एक बार ITC प्रिंट होगा और एक बार ITC इन्फोटेक प्रिंट होगा, क्योंकि दूसरे वाले में मैंने कंपनी चेंज कर दी। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर क्लास के सारे मेथड्स और इंस्टेंसेस चाहिए होते हैं, तो एक तरीका तो मैं यह है कि कॉपी कर सकता हूँ उसको। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक मेथड है शो। अगर शो जैसे 50 और मेथड्स होते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, आप कहोगे कॉपी पेस्ट कर लेते, यार कितना ही कोड है, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते, कॉपी करके दूसरी क्लास बना लेते। लेकिन अगर मैं कॉपी करके एक क्लास से 10 क्लासेस बनाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक क्लास से अलग अलग क्लासेस कॉपी करके बनाऊंगा, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरा यह है कि अगर मुझे चेंज करना पड़ गया बाद में, तो मुझे उन सारी की सारी 10 क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा, एंड ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम हो जाती है और एरर प्रोन भी होती है। मतलब कि मुझसे गलती भी हो सकती है चेंजेस करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे कहा फॉर सम रीज़न यहाँ पर द नेम इज नेम ऑफ द एम्प्लॉय कर दो, इसको ये लिखना है हमको, तो मुझे यहाँ पर भी वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये शो मेथड मैं सेम रखना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट रखना चाहता हूँ विद इन क्लासेस। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं क्या करूँगा, मैं इनहेरिटेंस का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा देखो प्रोग्रामर एक क्लास है जिसको मैं एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहा हूँ, यानी एम्प्लॉय में जो कुछ था वो सब तो प्रोग्रामर में है ही, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ या फिर ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इनहेरिट किया प्रोग्रामर को फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी मैं इसको रन करूँ तो आप देखो ITC इन्फोटेक आ रहा है। तो बेसिकली जो काम मैं कर रहा था इतने सारे लाइंस ऑफ कोड में, मैंने इतने कम लाइंस ऑफ कोड में किया, प्लस मुझे कोई भी चेंज करना है तो मुझे बस एक जगह करना है एम्प्लॉय में, और बाकी सारी जगह अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी जगह अपडेट वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपडेट? क्योंकि हम एम्प्लॉय से बना रहे हैं प्रोग्रामर क्लास को, और हमने एक बेस क्लास बनाई हुई है, इसे बेस क्लास कहते हैं, और पेरेंट क्लास भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इनहेरिटेड क्लास। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ कि बेस क्लास और डिराइव क्लास क्या होती है। बेस क्लास मतलब जिससे हम बना रहे हैं, और डिराइव क्लास मतलब जो कि डिराइव होकर बन रही है। इनहेरिटेंस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। सिंटेक्स क्या है, कुछ इस तरह का है, हमने देखा था, प्रोग्रामर में ब्रैकेट में एम्प्लॉय लिख दो, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बन जाएगी। ठीक है, वी कैन यूज़ द मेथड एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट, मतलब इसके सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे। मतलब आपने एक बार कह दिया प्रोग्रामर को एम्प्लॉय से बनाओ, तो एम्प्लॉय के सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स
आ जाएंगे ऑटोमेटिकली प्रोग्रामर में। और उसके बाद और कुछ आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कोड लिख लो। जैसे कि हमने यहाँ पर एक और फंक्शन ऐड किया शो लैंग्वेज। शो लैंग्वेज एम्प्लॉय में नहीं होगा लेकिन प्रोग्रामर में होगा, क्योंकि प्रोग्रामर को मैंने एम्प्लॉय से बनाया है और मैंने कहा है कि एम्प्लॉय के सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट के साथ साथ मुझे प्रोग्रामर में एक शो लैंग्वेज फंक्शन भी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब बेस क्लास से सिंपल एक डिराइव क्लास बन गई, सिंपल है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, जैसे कि आपकी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट्स। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय भी प्रोग्रामर में आ जाए, मतलब एम्प्लॉय के भी सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स प्रोग्रामर में आ जाए और एक और क्लास के भी आ जाएं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और मेरे पास एक कोडर क्लास है। कोडर कोई भी कोडर हो सकता है जो कि अपने घर में कोडिंग करता है, ठीक है। मान लो उसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन है मेरे पास, और उसमें मेरे पास मान लो लैंग्वेज है, और मान लो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इज़ पाइथन फॉर एवरीवन, ठीक है। सबके लिए बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पाइथन है। और मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ और वो लिखता हूँ प्रिंट लैंग्वेजेस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ, और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ, और मैं लिखूँगा आउट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस हेयर इज़ योर लैंग्वेज, ठीक है। मान लो एक मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया है सेल्फ डॉट लैंग्वेज, सिंपल सा मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई आपकी लैंग्वेज ये है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको जो प्रोग्रामर है उसको एम्प्लॉय और कोडर दोनों से बनाऊँगा। तो आप देखो जब मैं एम्प्लॉय और कोडर दोनों से बना रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करूँगा। इसका मतलब प्रोग्रामर में एम्प्लॉय की भी सारी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कोडर की भी आ जाएंगी। तो मैं रन करूँगा अगर इसको, तो आप देखो ITC इन्फोटेक तो आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको प्रिंट ना करके कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ b.show, मैं b.show भी चला सकता हूँ, मैं b.show लैंग्वेज तो चला ही सकता हूँ, मैं b.print लैंग्वेजेस भी चला सकता हूँ, क्योंकि जो प्रोग्रामर है उसमें उसके अपने सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो। एम्प्लॉय के भी हैं और कोडर के भी हैं, क्योंकि हमने प्रोग्रामर को बनाया है, इनहेरिट करा है एम्प्लॉय और कोडर दोनों से। तो एम्प्लॉय और कोडर प्रोग्रामर के पापा हैं, ठीक है, मतलब मम्मी पापा कह लो, आप पापा कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो पेरेंट्स हैं मतलब, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज सारी आ गई हैं प्रोग्रामर के अंदर, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रन करते हैं इसको और यहाँ पर कह रहा है प्रोग्रामर हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई कि प्रोग्रामर में नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि शो लैंग्वेज में मैंने नेम क्यों लिखा है यहाँ पर, ये मेरी गलती है, मुझे कंपनी लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने कंपनी लिखा, लैंग्वेज लिखा, ठीक है, बढ़िया। कंपनी यहाँ पर आ गई, शो लैंग्वेज में लैंग्वेज भी आ गई। लैंग्वेज क्यों आ गई, क्योंकि ये कोडर से बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं चलाऊँगा इसको, तो यहाँ पर ये कह रहा है सेल्फ डॉट नेम, मैंने नेम कहाँ पर लिखा, अच्छा यहाँ पर भी मैं लैंग्वेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय नेम ऑफ द एम्प्लॉय सेल्फ डॉट नेम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ डिफ़ॉल्ट नेम लिख देता हूँ। एक्चुअली नेम था नहीं इसलिए एरर शो कर रहा था, अब ये चल जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं इसको चलाऊँ, सैलरी भी नहीं है यार इसमें, तो मुझे कंपनी लिखना है, मुझे कुछ भी नहीं लिख देना है, नेम लिखना है, कंपनी लिखना है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पर भी, हाँ अब चल जाएगा ये, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज डिफ़ॉल्ट नेम एंड सैलरी इज ITC इन्फोटेक, ठीक है। कंपनी कर देता हूँ इसको, थोड़ा सेंस बनाएगा। मैं चाहता हूँ सेंसेबल प्रोग्राम्स हम लोग लिखें ताकि आप बाद में इन्फर करें उन प्रोग्राम्स को, तो आपको दिक्कत ना हो। तो नाम एम्प्लॉय का मैंने लिख दिया, कंपनी लिख दी, फिर आउट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस हेयर इज़ योर लैंग्वेज पाइथन। यहाँ पर आपका प्रिंट लैंग्वेजेस फंक्शन चला, फिर इसके बाद आपका ये वाला फंक्शन चला शो लैंग्वेज, द नेम इज़ ITC इन्फोटेक एंड ही इज़ गुड विद पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और आई होप आप समझ गए कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करती है। फिर एक होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि आपने पेरेंट से बना दिया चाइल्ड और चाइल्ड 1 से बना दिया चाइल्ड 2। जैसे कि आपने एम्प्लॉई से बना दिया प्रोग्रामर और प्रोग्रामर से आपने बना दिया प्रोग्रामर मैनेजर, ठीक है। तो आपने क्या करा, एम्प्लॉई से प्रोग्रामर बनाया, प्रोग्रामर से मैनेजर बनाया, एक ऐसा मैनेजर जो कि प्रोग्रामर तो है ही खुद, एम्प्लॉई भी है लेकिन वो मैनेजर भी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और सिंटेक्स एकदम सिमिलर रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी सिंटेक्स दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ 03_ मल्टी लेवल _ इनहेरिटेंस डॉट py, तो आप देखो यहाँ पर क्लास मान लो एम्प्लॉई है हमारे पास, और मान लो इसके अंदर कुछ भी है पास, मैं जस्ट सिंटेक्स लिख देता हूँ, और इसके बाद है हमारे पास प्रोग्रामर, और इसके बाद हमारे पास है मैनेजर। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि प्रोग्रामर आया एम्प्लॉई से और मैनेजर आया कहाँ से, प्रोग्रामर से। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ a = 1,
यहाँ लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं कहूँ o इज इक्वल टू एम्प्लॉय, तो अगर मैं प्रिंट करूँ o डॉट a तो वो प्रिंट हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा, ठीक है, आप देखो वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं o डॉट b कर दूँ तो वो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि b है ही नहीं एम्प्लॉय में, क्योंकि b तो प्रोग्रामर में है। लेकिन अगर मैं प्रोग्रामर से बनाऊँ इसी चीज़ को, और मैं यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट o डॉट a और मैं लिख देता हूँ प्रिंट्स द a एट्रीब्यूट और इसके बाद shows an error as there is no a, ठीक है, no b attribute in employee class, ठीक है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक o इज इक्वल टू, मान लो a इज इक्वल टू करता हूँ, नहीं a तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो o इज इक्वल टू ही लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोग्रामर और मैं लिखता हूँ प्रिंट o डॉट a o डॉट b। मैं ही कर सकता हूँ, o डॉट c करूँगा तो एरर आएगा, आप देखो o डॉट a o डॉट b करूँगा। अभी कह रहा है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट b, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट b। ओके, तो मुझे ये कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरर शो कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर कि 1 और 2 ये मुझे शो कर रहा है। अब अगर मैं यही चीज़ बनाऊँ मैनेजर से, तो मैं o डॉट a भी कर सकता हूँ, o डॉट b भी कर सकता हूँ, o डॉट c भी कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों इसमें हैं। आप देख सकते हो 1 1 2 1 2 3 तीनों मैं कर सकता हूँ। और आप इसमें मेथड्स वगैरह डालकर इसका और एडवांस्ड यूज़ केस देखो यार, ठीक है, खुद से एक्सप्लोर करो चीज़ों को। तो ये थी हमारी 3 तरह की इनहेरिटेंस। अब बात करेंगे सुपर मेथड की। सुपर मेथड क्या होता है कि जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर डेफ लिखूँ, इनिट लिखूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉई एंड लेट्स डू वन थिंग यार, एक नई फाइल बनाते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं जैसे कि हम अभी तक रखते आए हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर सुपर डॉट py बनाऊँगा, सुपर कीवर्ड आपको बता रहा हूँ, और इसकी क्यों ना एक कॉपी बना दी जाए और इस प्रोग्राम को तंग ना किया जाए, इस प्रोग्राम को ऐसे ही रखा जाए। जस्ट चेकिंग ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, क्योंकि मुझे कोड आप लोगों को देना है बाद में और आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखना है। तो आप देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया तो मैंने कह दिया कि ये कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉई है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर प्रोग्रामर लिखूँगा और यहाँ पर मैं मैनेजर लिखूँगा। आप देखो, जब मैं एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ यहाँ से, इसको मिटाता हूँ यहाँ से। मैं जब एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब क्या रन होगा, तब कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉई रन होगा। अब आप देखो, जब मैं प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब क्या होगा, तब प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर रन होगा। और जब मैं मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब क्या होगा, तब मैनेजर का कंस्ट्रक्टर रन होगा। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि मैनेजर के कंस्ट्रक्टर के साथ साथ ये दो कंस्ट्रक्टर भी रन हो, तो हम क्या करेंगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैनेजर जब भी चले तो मैनेजर का कंस्ट्रक्टर तो चले ही, लेकिन इसका पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी चले, यानी कि प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर भी चले। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सुपर, और हम लिखते हैं सुपर डॉट इनिट। सुपर मतलब सुपर क्लास, यानी कि प्रोग्रामर क्लास का जो भी फंक्शन आपको कॉल करना है। और क्योंकि मुझे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, मैं सुपर डॉट इनिट लिख दूंगा कुछ इस तरह से। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा, आप देखो यहाँ पर प्रोग्रामर का भी चलेगा कंस्ट्रक्टर, मैनेजर का भी चलेगा, ठीक है, दोनों चल रहे हैं। तो बेसिकली जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी चला देगा और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ मैनेजर। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है, बढ़िया, अमेजिंग, मज़ा आ रहा है। तो ये होता है सुपर कीवर्ड। कुछ नहीं, बस सुपर क्लास का कोई मेथड या कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है आपको डिराइव्ड क्लास के अंदर, तो आप कर सकते हो। बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इनको थोड़ा ध्यान से आप समझना। क्लास मेथड का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स का कॉन्सेप्ट, गेटर एंड सेटर का कॉन्सेप्ट। क्लास मेथड क्या होता है कि देखो, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा 05_class_methods.py। क्लास मेथड बेसिकली एक तरीका है आप लोगों के पास एक मेथड के अंदर क्लास को डायरेक्टली एक्सेस करने का। जैसे कि मान लो मैं एक यहाँ पर एम्प्लॉई बनाता हूँ और मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, फिर मैं कहता हूँ शो, और फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंट, और मैं एफ स्ट्रिंग लगा के दी वैल्यू ऑफ a इज़, और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट ए लिख देता हूँ, सेल्फ डॉट ए, और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ। अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पर
कि द क्लास वैल्यू ऑफ ए सेल्फ डॉट ए मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप देखो अगर मैं कहता हूँ ई इज इक्वल टू एम्प्लॉई, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, और मैं कहता हूँ ई डॉट ए इज इक्वल टू 45 और इसके बाद मैं मान लो कहता हूँ ई डॉट शो, तो आप बताओ 1 दिखाएगा या 45 दिखाएगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई नीड टू वे इंटरेक्शन दिस टाइम। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं क्या दिखाएगा, ये 45 दिखाएगा या फिर ये 1 दिखाएगा, क्या दिखाएगा ये? तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं इसको रन करूँगा तो ये 45 दिखाएगा, क्योंकि जब भी हम सेल्फ डॉट ए लिखते हैं तो ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट को दिखाता है। मैं चाहता हूँ कि यार ये क्लास वैल्यू को दिखाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास एट्रीब्यूट, तो मैं इसको रन करूँगा तो ये ऑब्वियसली 45 दिखाएगा, वी ऑल नो दैट। बट मुझे यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट चाहिए। तो अगर आपको क्लास एट्रीब्यूट चाहिए ना, तो आप क्या करो कि यहाँ पर लगा दो एक डेकोरेटर क्लास मेथड, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सेल्फ आप यहाँ पर CLS लिख दो। तो जब भी आप यहाँ पर एक डेकोरेटर लगाते हो क्लास मेथड का, जैसे हमने स्टैटिक मेथड का लगाया था, क्लास मेथड का डेकोरेटर लगाने से क्या होगा कि आपका ये जो CLS है आपकी क्लास एक्सेस हो जाएगी और डायरेक्टली ये क्लास एट्रीब्यूट दिखाएगा, ये आपको इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं दिखाएगा। तो आप देखो इसको रन करोगे तो ये 1 दिखा रहा है। यही होता है क्लास मेथड, डायरेक्टली आप लोग यूज़ कर सकते हो क्लास एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो आपका जो क्लास मेथड है वो सेल्फ की जगह CLS को यूज़ करता है, मतलब कि सेल्फ मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस पे मेथड चल रहा है, और यहाँ पर CLS का मतलब होता है वो क्लास जिसका वो ऑब्जेक्ट है जिस पर मेथड चल रहा है, ठीक है। दोबारा से सुन लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अब मैं आऊँगा प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स में और गेटर एंड सेटर में, ठीक है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स बड़े सिंपल होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 06_property decorators.py। प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स क्या होते हैं? मान लो मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉई, और इस क्लास के अंदर एक क्लास मेथड है। मान लो मैं चाहता हूँ कि एक इस तरह से मैं सेट कर सकूँ डायरेक्टली नेम, मैं कुछ ऐसे कह सकूँ, मैं कह सकूँ ई डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे कर सकूँ प्रिंट ई डॉट नेम, और मैं चाहता हूँ कि ये करने से क्या हो, मैं चाहता हूँ कि ये करने से डायरेक्टली प्रॉपर्टी मेरी सेट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मेथड बना सकता हूँ, और मैं बताऊँगा इसका यूज़ केस क्या है। पहले समझ लो क्या होता है, सिंटेक्स समझ लो अच्छे से, प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगाने से क्या होता है ये समझ लो पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंटेक्स समझेंगे। मैंने यहाँ पर डेफ नेम लिखा और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पर ये मैंने ऐसे कर दिया। तो मैं अगर यहाँ पर ई डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी करूँगा तो नेम में हैरी आ जाएगा, और जो मेरा इंस्टेंस प्रॉपर्टी है उसका नाम मान लो ई नेम में रखना चाहता हूँ, तो मैंने एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगा दिया। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से नेम डॉट सेटर कर सकता हूँ। मैं ज़रा इस कोड को ऑर्गेनाइज कर दूँ। बाय द वे आप लोग को जो कोड है वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लेना। अब मैं अगर कहूँ ई डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी और प्रिंट करूँ ई डॉट नेम, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होगा। आप देखो यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफ ए इज़ 1 आ गया, और प्रिंट भी करते हैं एक बार। ई डॉट नेम मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पर हैरी प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये सब क्या था, मतलब हम डायरेक्टली ई डॉट नेम हैरी करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं ई डॉट नेम। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी खान, ठीक है। मैंने यहाँ पर हैरी खान लिखा, और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 अलग अलग इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हों। एक तो मेरा इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो कौन सा, फर्स्ट नेम। तो मैं चाहता हूँ एक तो मेरा फर्स्ट नेम सेट हो, तो मैं कह सकता हूँ सेल्फ डॉट एफ नेम इज इक्वल टू, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर वैल्यू डॉट स्प्लिट और बाय स्पेस, ठीक है, और इसका 0। अब आप कहोगे ये क्या चल रहा है, आई नो दैट, आप कहोगे ये क्या चल रहा है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम डॉट स्प्लिट फंक्शन चलाते हैं किसी भी स्ट्रिंग पे, मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा रैपल में, क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग को आप लोगों की बहुत अच्छी रखना चाहता हूँ। तो देखो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है हैरी खान, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए डॉट स्प्लिट बाय स्पेस कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसके टुकड़े कर देगा स्ट्रिंग्स के कुछ इस प्रकार से कि स्पेस जहाँ पर है वहाँ पर एक टुकड़ा हो और एक लिस्ट बना देगा। अब आप देखकर समझ गए होगे क्या करेगा। तो हैरी के बाद एक स्पेस थी, यानी कि जो मैंने स्प्लिट के बाद दिया था वो था, तो इसने हैरी के बाद ये जो स्पेस थी इसको तोड़ के इस तरह की लिस्ट बना दी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ उस लिस्ट का जो 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है, 0 से गिनती शुरू होती है ना, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, उसको फर्स्ट नेम सेट कर दो, इसको लास्ट नेम सेट कर दो। तो फर्स्ट नेम हैरी, लास्ट नेम खान, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पता ना चले लोगों को कि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग सेव कर रहा हूँ फॉर सम रीज़न। मेरे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि यूज़र को कन्वीनियंस दिलाना, कि भाई वो अपना फुल नेम लिख दे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग मैं नहीं लिखवाना चाहता, वो कन्वर्ट मैं कर लूँगा उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ई डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी डॉट खान लिखा, तो मैं
ई डॉट नेम अगर एक्सेस करूं, जो कि एक एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि मैं इसको यहाँ पर जस्ट दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट एफ नेम कर दूंगा और यहाँ पर एक काम करते हैं, एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं एंड आई वांट कि आप लोग को समझ में आए। और यहाँ पर आ जाएगा सेल्फ डॉट एल नेम और यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। तो आप देखो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये मैंने हैरी खान यहाँ पर सेट किया इसको और यहाँ पर आप देखो ये हैरी खान प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं नेम की जगह अगर एफ नेम और एल नेम प्रिंट करूँ तो क्या होगा? एफ नेम और एल नेम प्रिंट करूँगा तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, हैरी और खान, ठीक है। लेकिन नेम नाम की एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसा इंस्टेंस एट्रीब्यूट बना दिया जिसको मैं एग्जिस्टिंग इंस्टेंस एट्रीब्यूट से मिलके बना रहा हूँ। तो मैंने दो डेकोरेटर्स का प्रयोग किया, एक प्रॉपर्टी और एक सेटर। तो मैंने कहा कि भाई देखो, नेम एक फंक्शन है जो कि चलेगा, जिसमें कुछ लॉजिक चलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत कराओ कि ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कि यूजर बस डॉट नेम प्रिंट कराए और तुम ये फंक्शन चला के जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पर रख दो, जो कि ये कर रहा था जब मैं प्रिंट कर रहा था ई डॉट नेम। और जब मैं ई डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग करूँ तो उस वैल्यू को लेके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट कर दो, यानी यूजर को पता ना चले कि इतनी मेहनत हो रही है, यूजर बस ई डॉट नेम इज इक्वल टू ये लिखे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं। यही है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आप लोग को नहीं दिख रहा है कि इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स इनकैप्सुलेट हो गई हैं। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हमने छुपा दिया यूजर से, और इनकैप्सुलेशन का मतलब हुआ कि हमने बहुत सारे काम करने वाले कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर यूनिट में पैक कर दिया, जो कि इस केस में क्लास है, क्लास एम्प्लॉई, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या होता है। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को रैप करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूँगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग .py, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक क्लास है और वो है नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसमें कर दिया क्लास के अंदर एक a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 कर दिया, मान लो, ठीक है। तो एक नंबर है, उसमें दो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, एक 1 है एक 2 है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना सकता हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज नंबर्स, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई इसके अंदर सेल्फ डॉट एन इज इक्वल टू एन कर दो, यहाँ पर कॉमा लगा के एन कर दो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो डेफ इनिट हमने लिखा और यहाँ पर सेल्फ कॉमा एन हमने लिखा, और हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू नंबर बनाएंगे 1 करेंगे, और मान लो m बनाएंगे नंबर 2 करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट n प्लस m, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर प्रिंट n प्लस m तो एक एरर आएगा, और वो एरर कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता कि प्लस क्या है, मतलब मुझे बताओ प्लस क्या होता है। पाइथन में सब कुछ क्लास होता है, पाइथन में इंटीजर भी एक क्लास होता है, सारे टाइप्स क्लास होते हैं, तभी हमें प्रिंट होकर मिलता है क्लास इंट, क्लास लिस्ट, क्लास टपल। और अगर हम लोग किसी भी दो ऑपरेंट्स पर क्या ऑपरेशन हो रहा है इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह के मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं। क्या मतलब वो इस बात का, मैं अंडरस्कोर ऐड जो फंक्शन है, जो कि हमारा एक फंक्शन है add, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्फ और नम, और मैं कह सकता हूँ रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट एन प्लस नम, और इस बार n प्लस एम में करूँगा तो यहाँ पर ये ऐड होकर मुझे मिल जाएगा। ये मुझसे कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंट फॉर प्लस इंट एंड नंबर, और मुझे यहाँ पर नम ना लिख कर क्या करना पड़ेगा, नम डॉट एन करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर भी यहाँ पर जो मैं पास कर रहा हूँ वो एक नंबर है। तो सेल्फ डॉट एन प्लस नम डॉट एन, और इस बार मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो 3 आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस तरह के ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्टार डिवाइड, इन पर क्या हो ये डिफाइन कर सकता हूँ। ऐड मल्टीप्लाई, इस तरह के फंक्शंस को लिखकर, जैसे कि मल नाम का मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन होता है कि MUL, SUB सब्ट्रैक्ट के काम आता है, ट्रू डिव होता है वो डिवाइड क्या करेगा इसके काम आता है, फ्लोर डिव जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे उसमें क्या होगा इसके काम आता है। तो ऑपरेटर्स इन पाइथन कैन बी ओवरलोडेड यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। अंडरस्कोर वाले मेथड्स को हम डंडर मेथड्स भी कहते हैं। एक अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर भी हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ पर ये अंडरस्कोर आएगा, तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है ये, मैं ये टाइप फिक्स कर दूंगा, अंडरस्कोर str एक स्ट्रिंग मेथड होता है विच इज यूज टू सेट व्हाट गेट्स डिस्प्लेड अपॉन कॉलिंग स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब अगर मैंने प्रिंट किया तो क्या होगा, अगर मैंने प्रिंट किया किसी चीज़ को तो क्या होगा, या फिर मैंने अगर str में कन्वर्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए इस चीज़ को। फिर अंडरस्कोर len अंडरस्कोर
ये डिफाइन करता है क्या होगा अगर मैंने लेंथ इसकी कैलकुलेट करने की कोशिश करी यूजिंग द लेन फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेन फंक्शन चलाओगे तो क्या होगा, इज डिफाइंड बाय दिस अंडरस्कोर एलियन अंडरस्कोर। आई होप दैट मेक सेंस। और अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 11 के प्रैक्टिस सेट पे। तो सी यू इन चैप्टर 11 प्रैक्टिस सेट। सो गाइस, चैप्टर 11 के प्रैक्टिस सेट को करने का टाइम आ चुका है। तो मैं यहाँ पर सिंपली चैप्टर 11 के प्रैक्टिस सेट के लिए एक फोल्डर बनाता हूँ और मैं यहाँ पर अपने इस पाइथन फोल्डर को बंद करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करूँगा। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1.py और पहला प्रॉब्लम हमसे कह रहा है कि एक 2D वेक्टर नाम की क्लास बनानी है और उसके बाद हमें क्रिएट करना है एक क्लास जो कि 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा 2D वेक्टर, ठीक है, 2D वेक्टर। और मैं क्या करूँगा कि इसके बाद एक 3D वेक्टर की क्लास बनाऊँगा। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ और कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट आई इज़ इक्वल टू आई, सेल्फ डॉट जे इज़ इक्वल टू जे, और यहाँ पर मैं सेल्फ के बाद आई और जे लिखूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं एक 3D वेक्टर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3D वेक्टर आई जे और के आ जाएगा इसमें। और इस बार ना मैं क्या करूँगा कि इसमें के भी मैं लिख देता हूँ। इस बार मैं इसमें क्या करूँगा कि आई जे और के में, एक मिनट, इसको जे किया, आई को आई किया, मैं सिर्फ के को सेट करूँगा। और आप लोग कहोगे यार के को क्यों सेट कर रहे हो, सिर्फ आई और जे को सेट क्यों नहीं कर रहे हो? और उसका रीज़न ये होगा कि मैं सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट आई और जे। तो इससे क्या होगा कि सेल्फ डॉट आई और सेल्फ डॉट जे सेट हो जाएंगे क्योंकि ये फंक्शन रन करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब 3 डायमेंशनल वेक्टर का आप करोगे इस तरह से तो क्या होना चाहिए कि सुपर डॉट इनिट कॉल होना चाहिए सबसे पहले, ताकि आई और जे सेट हो जाए और उसके बाद हम लोग के को सेट करेंगे। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। आज जो इनके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर O इज इक्वल टू 2 डायमेंशनल वेक्टर बनाऊंगा और इसमें 1 और 2 दूंगा। फिर मैं इसमें O2, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको M और N कर देते हैं, A और B कर देते हैं, बात वही है, ठीक है। B इज इक्वल टू हम लोग करते हैं 3D वेक्टर और यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं और एक शो मेथड लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डेफ शो सेल्फ, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि लिखूँगा प्रिंट दी वेक्टर इज, और मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट आई, ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिख दूँगा प्लस, फिर जे और के लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आई लिखा, इसके बाद मैं जे लिखूँगा और मैं प्लस इसके बाद के लिख दूँगा। तो यहाँ पर जे लिखो जे, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखो के, ठीक है, बढ़िया। तो एक्चुअली के लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि के इसमें नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, इसका शो मेथड और इसका शो मेथड अलग अलग बनाऊँगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये मैंने किया और यहाँ पर से के मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर a डॉट शो चलाऊँ और b डॉट शो चलाऊँ तो आप देखो यहाँ पर कि इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है और ये कह रहा है टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर कुछ दिक्कत मैंने कर दी है। ये कह रहा है इनिट टेक्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पर जो गड़बड़ मैंने करी है कि मैंने 3D वेक्टर को यहाँ पर 2D वेक्टर से नहीं किया इनहेरिट, ये गलती करी थी मैंने। अभी मैं चलाऊंगा इसको एंड आप देखो 1i + 2j आ गया, 1i + 2j + 3k आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर मान लो 5 2 3 करूँ तो ये 5 2 3 यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा रहा है, 1i 2j और फिर 5 2 और 3 दिखा रहा है। अमेजिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ पेट्स नाम की क्लास बनाओ एनिमल नाम की क्लास से, फिर फर्दर एक डॉग बनाओ फ्रॉम पेट्स, ठीक है। तो एक एनिमल होगी, फिर पेट होगी, फिर डॉग होगी, फिर हमें बार्क मेथड ऐड करना है डॉग में। तो इसके लिए 02_problem2.py में यहाँ पर लिखूंगा और सबसे पहले मुझे क्लास बनानी है एनिमल। तो एनिमल के नाम से बनाऊंगा मैं क्लास। हमेशा क्लास को हमें सिंगुलर रखना चाहिए, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम क्लास को सिंगुलर रखें। तो मैं एनिमल्स ही लिखूंगा क्योंकि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है। तो मुझे एक एनिमल्स नाम की क्लास बनानी है और एनिमल्स नाम की क्लास बनाने के बाद मुझे पेट्स नाम की क्लास बनानी है। तो मैं अभी के लिए इसमें पास लिख दूंगा और मैं फिर बनाऊंगा पेट्स, इसमें भी मैं पास लिख दूंगा। फिर मैं क्लास बनाऊंगा एक डॉग जिसको मैं इनहेरिट करूंगा। तो पेट्स को मैं एनिमल से इनहेरिट करूंगा। मैंने आपको बताया कि क्लास का नाम हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है
प्लूरल रखने को तो प्लूरल ही रखना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है वो आपको करना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पर पास 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 लिख दिया। पास कीवर्ड हमें पता है, अगर हम बाद में कोई चीज़ करना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते हैं, तो हम पास कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर पेट्स फ्रॉम क्लास एनिमल्स एंड फर्दर क्रिएट अ क्लास डॉग फ्रॉम क्लास पेट्स, ठीक है। डॉग सिंगुलर है यहाँ पर, तो डॉग मैंने डॉग लिखा है ऐसे ही। फिर हमें एक बार्क मेथड ऐड करना है डॉग में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेफ बार्क, एक सेल्फ लिखूँगा और मैं एक काम करूँगा, इसको बनाऊँगा स्टैटिक मेथड। क्यों बनाऊँगा स्टैटिक मेथड में? आप कहोगे क्यों कर रहे हो यार, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो चीज़ों को? कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए सेल्फ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख दूँगा बाऊ, ठीक है। और ये एक स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड डेकोरेटर मैंने लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ d इज इक्वल टू डॉग और मैं लिखूँ d डॉट बार्क और मैं इसको रन करूँ अगर, तो आप देखो बाऊ यहाँ पर आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने पेट्स में और एनिमल्स में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं डाली क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं कहता था और ना ही वो इतना नेसेसरी था। अब हमें बनानी है क्लास एम्प्लॉय और ऐड करना है सैलरी एंड इंक्रीमेंट प्रॉपर्टीज़ टू इट। तो क्लास एम्प्लॉय बनाते हैं और सैलरी बनाते हैं और फिर उसके बाद हम इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी डालेंगे उसमें। तो मैं क्या करूँगा कि 03_ problem3.py, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक क्लास एम्प्लॉय और पास। अब हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट भी बना ही लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसकी सैलरी सेट करूँगा। सैलरी इज इक्वल टू मान लो 234 रुपीज़ पर डे और एड सैलरी एंड इंक्रीमेंट प्रॉपर्टीज टू इट, और एक इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी डालूंगा मैं। तो देखो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी डालने के दो तरीके हैं। अगर मैं इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1 या मान लो मैं 80% इंक्रीमेंट देता हूँ जो कि बहुत हो जाएगा, 20% ही रखते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ। तो अगर मुझे इनको एज अ क्लास प्रॉपर्टी बनाना है तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे इसको एज एन इंस्टेंट एट्रीब्यूट बनाना है तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, तो मैं ई डॉट करके यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद हमें एक सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट मेथड बनाना है विद अ प्रॉपर्टी डेकोरेटर विद अ सेटर विच चेंजेस द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द सैलरी। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट नाम का एक मेथड होगा जिसमें एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाऊँगा, तो मैं कहूँगा सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट और इसको मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं @प्रॉपर्टी कर देता हूँ, ठीक है। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के बारे में कि भाई देखो अगर आप @प्रॉपर्टी करके कुछ भी लिखते हो तो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ क्या, सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कुछ ऐसे समझ लो आप। और हाँ, मुझे सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा, मुझे सेल्फ डॉट सैलरी लिखना पड़ेगा, वो सब मैं कर लूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो सैलरी है यहाँ पर उसको मैं सेल्फ डॉट लिखूँगा, ठीक है। सेल्फ डॉट लिखूँगा और यहाँ पर भी मुझे सेल्फ लिखना पड़ेगा। और अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा डॉट सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, मान लो मैं सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट लिखूँ, तो आप देखो इसको मैं रन करूँगा तो मुझे सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट ये दिखा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसी के साथ साथ क्या यहाँ पर गेटर भी लगाना है, देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर कह रहा है तो लगा देंगे। और एक सेटर भी हमें लगाना है जो कि वैल्यू ऑफ चेंजेस द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द सैलरी। तो अगर आप कहते हो कि भाई सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट मेरी 500 है तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी चेंज करनी है, हमें वैल्यू चेंज करनी है इंक्रीमेंट की। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा @increment डॉट सेटर और मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफ इंक्रीमेंट सेल्फ। और जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि आप यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं और इसके बाद एक वैल्यू आपके पास आएगी, वैल्यू। और आपके पास क्या है कि आपने यहाँ पर बेस्ड ऑन सैलरी हमें चेंज करना है। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। तो हमें क्या करना है, चेंज द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द सैलरी। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी सैलरी आई, ठीक है, ये सैलरी आई। अब इंक्रीमेंट कितना होगा हमारा, इंक्रीमेंट कितना होगा अगर हमारी न्यू सैलरी इतनी है तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। देखो अब क्या होता है कि अगर मैं आपको मैथ्स पे लेकर जाऊं, न्यू सैलरी इज इक्वल टू कितना होगा, न्यू सैलरी इज इक्वल टू होगा ओल्ड सैलरी इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी प्लस 1 प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ये होगा। अब मैं अगर इसी फॉर्मूले से ओल्ड सैलरी निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, न्यू सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। न्यू सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी माइनस 1 इंटू 100। आप मैथ्स करके देख लेना,
विल बी इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये डिवाइड इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पर, पूरे का इंटू 100, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा इंक्रीमेंट। तो मैं इस इंक्रीमेंट की वैल्यू को लूँगा और इस इंक्रीमेंट की वैल्यू को मैं सेट कर दूंगा। तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट क्या करूँगा, सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू करूँगा न्यू सैलरी, जो कि हमारी ये सैलरी आई है, और डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी, जो कि सेल्फ डॉट सैलरी है, और -1 करूँगा, सेल्फ डॉट सैलरी डिवाइडेड बाय ये -1, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और इंटू 100, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कि ई डॉट सैलरी डॉट इंक्रीमेंट मैंने किया 280.8, ठीक है। तो ई डॉट सैलरी डॉट आफ्टर इंक्रीमेंट इतनी हो गई मेरी, और मैं इसको सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट करूँगा, मैं इंक्रीमेंट डॉट सेट नहीं, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट करूँगा। तो अगर मेरी ई डॉट सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट अगर मेरी हो जाती है मान लो 280, तो मेरा कितना इंक्रीमेंट है ये मुझे निकालना है। तो मैं अगर प्रिंट करूँ यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ ई डॉट इंक्रीमेंट को, तो आप देखो कि मेरा इंक्रीमेंट कितना है, 19.65% का है। अगर मैं 280.8 कर दूँ ना, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा मेरा, ये मेरा एग्जैक्ट आ गया 19.99, यानी 20% का इंक्रीमेंट आ गया। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक बार और समझाना चाहूँगा आपको, मैंने एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगाकर क्या किया कि सबसे पहले सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट नाम की एक प्रॉपर्टी बनाई, ताकि मैं इसको डायरेक्टली डॉट लगाकर गेट कर सकूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा क्या, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट को ये प्रिंट कर देगा, ये मेरी सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट है। फिर मैं इसको सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट अगर दूंगा तो ये इंक्रीमेंट को चेंज कर देगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। ई डॉट सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू दिस हुआ, फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने ई डॉट इंक्रीमेंट को, क्योंकि इसने इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी को चेंज किया, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। और अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि राइट अ क्लास कॉम्प्लेक्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलॉन्ग विद ओवरलोडेड ऑपरेटर्स प्लस एंड स्टार विच एड्स एंड मल्टीप्लाइज देम, ठीक है। लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 04_problem4.py करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊँगा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये नन को हटा क्यों दे रहा हूँ, मैं ये टाइप्स के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, और ये ऑप्शनल होते हैं, जस्ट सो दैट यू नो। मैं बताऊँगा इसका क्या मतलब होता है आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा कि आर और आई करूँगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू आई। अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा तो लेट मी टेल यू, ये वेक्टर की तरह होता है। इसमें मतलब एग्जैक्टली वेक्टर नहीं होता ये, बट वेरी सिमिलर टू वेक्टर्स, जिसमें कि एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और ये अलग अलग ऐड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक डंडर मेथड लगाऊँ अंडरस्कोर सम नाम से, और मैं यहाँ पर दे दूँ सेल्फ और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर C2, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको मैं रिटर्न करूँगा, और वो बना होगा सेल्फ डॉट आर प्लस C2 डॉट आर, मतलब दोनों के रियल पार्ट्स जुड़ेंगे, और सेल्फ डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी, ठीक है। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाएंगे। C1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 2, और एक C2 हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स 3 4, ठीक है। 3 4 5 भी कर सकते हैं, बट 3 4 ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे C1 प्लस C2, और ये करने के बाद आप देखो यहाँ पर प्रिंट करा मैंने C1 प्लस C2, तो ये कह रहा है कि भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंट्स प्लस फॉर टाइप कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, मतलब मैं C1 में C2 को ऐड नहीं कर सकता, मतलब C1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, C2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं ऐड नहीं कर सकता, तो सब नहीं ऐड होता है बेसिकली। तो ये गलती करी है मैंने, आई होप कि ये चल जाए। और आप देखो यहाँ पर इसने मुझे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट दे दिया। अब आप देखो यहाँ पर STR फंक्शन का खेल, STR डंडर मेथड का खेल, ये मुझे ना कुछ इस तरह से बता रहा है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर शो नहीं कर रहा है। तो जब भी हम चाहते हैं कि ये मुझे इस तरह से शो करे चीज़ों को, तो मैं क्या करूँगा, एक STR मेथड लगाऊंगा, STR, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको ये STR हटा देता हूँ यहाँ से अभी, क्योंकि मैं टाइप्स के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। और मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा एक F स्ट्रिंग, जिसमें कि मैं रियल पार्ट दूंगा सेल्फ डॉट आर, और इसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस सेल्फ डॉट इमेजिनरी आई, और इसके बाद आई। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को,
ठीक है। तो मैंने सेल्फ डॉट आर किया और प्लस सेल्फ डॉट इमेजिनरी आई किया और आप देखो यहाँ पर 4 + 6 आई आ गया। ये 1 + 2 आई था, ये 3 + 4 आई था, तो 3 और 1 4 हो गया और 4 2 6 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एंड सेम चीज़ हम मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पर डिराइव नहीं कर पाऊँगा, मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला दूंगा, फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और ये मुझे बता देगा और मैं वो फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब देखो ये मुझे बता रहा है कि a + bi और c + di 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये मुझे बता देगा भाई ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई कुछ नहीं बोलूँगा इसको यार, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं सिंपली मैंने क्या किया कि जो मेरा सेल्फ डॉट आर है वो मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो मेरा c2 डॉट आर है वो मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं चैट जीपीटी को भी बोल सकता हूँ, जस्ट टू सेव सम टाइम मैं कहूँगा कि फिक्स दिस फॉर्मूला इन द क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और मैं पूरा ही कोड दे देता हूँ इसको, तो ये शायद मुझे ठीक करके दे दे कोड, और मुझे कोड ठीक करके दे देगा। एंड दिस इज हाउ यू यूज़ AI टू योर एडवांटेज। मैं सेम चीज़ स्टेप बाय स्टेप करूँ, इससे अच्छा मैं AI से करवा लूँ। तो देखो इसने यहाँ पर मुझे ऐसे करके दे दिया। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं कहूँ प्रिंट और मैं कहूँ C1 × C2, तो आप देखो ये मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो -5 + 10 आई आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ इससे कि 1 + 2i और 3 + 4i क्या होता है। व्हाट इज़ 1 + 2i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i। ठीक है, और ये मुझे बता देगा कि भाई देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आना चाहिए क्या मेरा आंसर -5 + 10 आई। क्या आ रहा है -5 + 10 आई आना चाहिए यार, तो -5 + 10 आई आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते तो मे बी थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगेन यू शुड नो। ठीक है, कैसे करना है इसको। अब हमें एक क्लास वेक्टर बनाना है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर ऑफ n डायमेंशंस। हमें ओवरलोड करना है प्लस ऑपरेटर्स और स्टार ऑपरेटर्स विच कैलकुलेट्स द सम एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो सम करने का वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है कि आप दोनों को क्या करो, सम कर दो। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो i, j और k वैल्यूज़ को और उनको सम कर लेते हो। तो मैं यहाँ पर 05_problem5.py के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और मैं उसमें क्लास बनाऊंगा एक वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर क्लास वेक्टर लिया है, मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, इसके बाद मैंने इसमें एक ऐड मेथड बनाया है जो कि ऐड कर रहा है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, और इसके बाद मल्टीप्लाई के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई करके सम किया है और इनको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन को चलिए टेस्ट करते हैं। और आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि वेक्टर 5 7 9 जो है ये सम आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, और यहाँ पर 8 10 और 12 आ रहा है, और यहाँ पर 50 आ रहा है। अमेजिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हमें क्या करना है कि str मेथड लिखना है टू प्रिंट द वेक्टर एज फॉलोज। हमें एक str मेथड लिखना है, एज्यूम वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3 फॉर दिस प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को लेंगे और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, str मेथड को चेंज करूँगा problem6.py। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से लिखा था पहले, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इस एफ स्ट्रिंग को चेंज करूँगा और इस एफ स्ट्रिंग को चेंज करके यहाँ पर आई, फिर इसके बाद मैं ये ब्रैकेट ज़रा रखता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा जे, और इसके बाद यहाँ पर मैं के लिख दूँगा। ठीक है, के। और अब आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊँ तो देखो वेक्टर ऐसे प्रिंट हो रहे हैं, आई नहीं, कॉमा नहीं चाहिए, प्लस चाहिए हमको। तो मैं ज़रा सही से लिखता हूँ यार ताकि एरर्स ना आए, एरर्स नहीं आने चाहिए यार। तो 5i 7j 9 के आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, और हमने डायमेंशन 3 का वेक्टर इस यहाँ पर एज्यूम किया है। अब हमें ओवरराइड करना है len मेथड ऑन वेक्टर ऑफ प्रॉब्लम 5 टू डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ कोई भी वेक्टर करूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम 7 में लेता हूँ 7.py और मैं यहाँ पर ये लेता हूँ और मैंने एक वेक्टर बनाया। मान लो मैं अगर लेता हूँ प्रिंट len ऑफ v1, तो क्या होगा, मैं len ऑफ v1 करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि भाई len क्या होती है, मुझे नहीं पता वेक्टर की len क्या होती है। तो इसके लिए मैं डिफाइन करूँगा एक len फंक्शन को, ठीक है, जो कि सेल्फ लेगा, और मैं रिटर्न करूँगा क्या, मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करूँगा, मैं 3 रिटर्न कर दूंगा। ओवरराइड द len मेथड ऑफ प्रॉब्लम 5 टू डिस्प्ले डायमेंशंस ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पर अगर मैं मेरे वेरिएबल्स
मेरे वेक्टर की लेंथ वेरिएबल होती, तब मैं क्या करता, एक लिस्ट पास करता, मैं कुछ इस तरह से करता पास, ऐसे, ठीक है, ऐसे पास करता मैं 1 2 3, ये 3 डायमेंशन वेक्टर है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिस्ट ले लूँगा, फिर मैं कहूँगा सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई कॉमा सेल्फ डॉट जेड इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, कॉमा सेल्फ डॉट जेड इज इक्वल टू लिस्ट, या एल कर देते हैं, लिस्ट का नाम एल कर देते हैं। और ये करने के बाद हमारी एक्स वाई और जेड जो है तीनों हमारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड हमारे सेट हो गए यहाँ पर, और लेंथ के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कह दूँगा यहाँ पर कि रिटर्न, और यहाँ पर एक्स वाई जेड ना करके क्यों ना मैं इस एल को ही सेट कर दूँ, मैं सेल्फ डॉट एल कर दूँ इज इक्वल टू एल, ताकि मैं लेंथ निकाल सकूँ एल की। तो मैं ये सारे मेथड्स जो है ये हटा दूंगा यहाँ से अभी, और मैं सिंपली क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूंगा लेन ऑफ सेल्फ डॉट एल, एंड लेट्स सी इफ ये 3 प्रिंट कर रहा है कि नहीं, एंड यस ये 3 प्रिंट कर रहा है। सो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आपको क्लैरिटी आ गई कि किस तरह से काम करती हैं ये सारी चीज़ें। आई होप मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान बना पाया। अब हम लोग आगे मूव करेंगे इस पाइथन कोर्स में। सी यू देयर। सो अब बात करेंगे हमारा प्रोजेक्ट 2 जो कि है दी परफेक्ट गेस। क्या है ये गेम, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें हमें क्या करना है कि हम एक प्रोग्राम लिखना है दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर एंड आस्क्स द यूज़र टू गेस इट। तो एक रैंडम नंबर जनरेट किया जाएगा, फिर अगर आपने जो नंबर एंटर किया है वो आपने बिल्कुल सही सही बता दिया, जितने नंबर ऑफ गेसेस में आपने बताया उतना बढ़िया है, मतलब जितने कम नंबर ऑफ गेसेस में आपने बताया उतना बढ़िया है। और लोअर नंबर प्लीज़, हायर नंबर प्लीज़ जैसे इंडिकेशंस वो देगा। जैसे मान लो कि एक नंबर है 1 से 100 के बीच में, आपने गेस करना है, तो आपने 72 बोला। अब अगर आप लोग 42 टाइप करोगे तो वो आपसे बोलेगा हायर नंबर प्लीज़। अगर आप 79 बोलोगे तो वो बोलेगा लोअर नंबर प्लीज़, अंटिल आप करेक्ट नंबर गेस नहीं कर लेते। और आप जितने भी गेसेस में करोगे, जितने कम गेसेस में करोगे उतना बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि when the user guesses the correct number, the program displays the number of guesses the player used to arrive at a number। फिर दूसरा इंसान खेलेगा और नंबर ऑफ गेसेस जिसके कम होंगे वो जीतेगा। तो आ जाओ यार इसी को करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोजेक्ट 2 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, तो प्रोजेक्ट 2, और यहाँ पर मैं सिंपली ओपन विथ कोड करूँगा और यहाँ पर main.py नाम से एक फाइल बनाऊँगा, main.py, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बोलूँगा कि गेस अ नंबर, तो मैं प्रिंट करता हूँ और मैं a इज़ इक्वल टू लिखता हूँ इंट ऑफ इनपुट, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा गेस अ नंबर, ठीक है। गेस अ नंबर लिखूँगा, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। गेस अ नंबर लिखने के बाद आप एक नंबर गेस करोगे, और मैं रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा और मैं एक रैंडम इंटीजर जनरेट करूँगा। मैं कहूँगा n इज़ इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट, और वो रैंडेंट होगा 1 से लेके 100 के बीच में। तो 1 से लेके 100 के बीच में आप एक नंबर गेस करोगे, और गेस द नंबर लिखूँगा मैं यहाँ पर। मैं कहूँगा कि भाई आप गेस करो नंबर, और मैं इस चीज़ को डालूंगा वाइल लूप में। वाइल की कंडीशन क्या होगी, a इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। इसको मैं अभी और फाइन ट्यून करूँगा, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, a इज़ इक्वल टू मैं कहूँगा इंट ऑफ इनपुट गेस द नंबर, ठीक है। तो मैं a को कर दूंगा -1, क्योंकि a कभी -1 जो मेरा n नंबर है वो कभी -1 नहीं होगा, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी जब मैं a इज़ इक्वल टू -1 करूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वाइल a इज़ नॉट इक्वल टू n, हमें क्या करना है, a इज़ इक्वल टू एक गेस करना है। अब हमें क्या करना है, इफ़ a इक्वल्स टू n तो ब्रेक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेस इज इक्वल टू गेसेस इज इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ पर गेसेस प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे, ठीक है। अब अगर आपका जो नंबर है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन n, तब आप प्रिंट करोगे लोअर नंबर प्लीज़, लोअर नंबर प्लीज़, और वरना आप क्या करोगे, वरना आप बोलोगे हायर नंबर प्लीज़, हायर नंबर प्लीज़, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन होगा तो आप बोलोगे कि लोअर नंबर प्लीज़, और अगर a छोटा होगा तो आप बोलोगे हायर नंबर प्लीज़, कि भाई a छोटा है अभी n से, थोड़ा और बड़ा नंबर दो। और फाइनली क्या होगा कि जब आपने करेक्ट गेस कर लिया नंबर, तो ये बोलेगा कि आपने गेस कर लिया है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा तब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा यू हैव गेस्ड द नंबर करेक्टली इन, यहाँ पर गेसेस
अटेम्प्ट, और ये मैं एक एफ स्ट्रिंग बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमने इतने अटेम्प्ट्स में अगर गैस किया है तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि इन गेसेस अटेम्प्ट। अब मैं इसको रन करूँगा और रन करने के बाद गैस द नंबर, मान लो मैं कहूँगा 3, हायर नंबर प्लीज़, ओके 44, हायर नंबर प्लीज़ 55, हायर नंबर प्लीज़ 66, हायर नंबर प्लीज़ 77, हायर नंबर प्लीज़ 88, हायर नंबर प्लीज़ 99, लोअर नंबर प्लीज़ ओके इसका मतलब 86, हायर नंबर प्लीज़ ओके 88 पे इसने बोला था हायर नंबर प्लीज़, तो मैं 89 बोलूँगा, हायर नंबर प्लीज़ 90 पे भी हायर नंबर प्लीज़, 93 हायर नंबर प्लीज़, 99 लोअर नंबर प्लीज़, 98 लोअर नंबर प्लीज़ ओके, 95 हायर नंबर प्लीज़, 96 यू गेस द करेक्ट नंबर इन 15 अटेम्प्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, करेक्ट नंबर, और मैं यहाँ पर नंबर भी लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा n, ठीक है, जो कि हमारा नंबर है एक्चुअल। तो चलो आ जाओ दोबारा खेलते हैं इस गेम को। गेस द नंबर 3, हायर नंबर प्लीज़ 66, लोअर नंबर प्लीज़ 55, लोअर नंबर प्लीज़ 44, लोअर नंबर प्लीज़ 33 में भी लोअर नंबर प्लीज़, 22 में भी लोअर नंबर प्लीज़, 12 में लोअर नंबर प्लीज़, 5 में हायर नंबर प्लीज़, 7 8 9 ओके। तो यू हैव गेस द करेक्ट नंबर, गेस द नंबर 9 करेक्टली इन 12 अटेम्प्ट्स। तो ये बता रहा है मुझे कितने अटेम्प्ट्स में मैंने गेस किया। तो इसी तरह से हम लोग जो है करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे गैसेस में ये आएगा a इज़ नॉट इक्वल टू n होगा, गैसेस पढ़ेंगे हमारे। फिर फाइनली अगर हमारा गैस करेक्ट है, अगर हमारा गैस करेक्ट है, मान लो हमने करेक्ट गैस कर लिया, तो ये क्या करेगा कि कुछ ना कुछ प्रिंट करके यहाँ पर हमें लूप से बाहर कर देगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये फाइनली जब इक्वल हो हमारा नंबर तब भी ये हायर नंबर प्लीज़ प्रिंट हो, इसलिए मैं इसको बोलूँगा एलिफ इज़ लेस देन n। ठीक है, तो अगर a इक्वल टू n होगा, अगर a इक्वल टू n होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और मैं ये जो गैसेस प्लस इक्वल्स टू 1 है ना, ये एट दी एंड करूँगा, और गैसेस इज इक्वल टू 1, तो एक गैस तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा वैसे वैसे गैसेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एंड फाइनली क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ गैसेस हैं वो फाइनली यहाँ पर रिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो गैसेस मैंने लिखे हुए हैं ये मैं एलिफ के अंदर डाल दूंगा। एलिफ के अंदर मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गैसेस की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 हो इन एनी अदर केस। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर करूँगा ऐसे, गैसेस प्लस इक्वल्स टू 1, गैसेस प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, यू हैव गेस्ड द नंबर एंड करेक्टली इन गैसेस अटेम्प्ट्स, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। अब आप ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर खेलना, एक बहुत ही सिंपल सा गेम है। मैं 33 करता हूँ, 44 करता हूँ, 55 करता हूँ, 66 करता हूँ, 50 करता हूँ, हायर नंबर बोल रहा है, 52 करता हूँ, 53 करता हूँ, 54 करता हूँ, 55 करता हूँ, 57 किया मैंने, 59 किया, 61 करता हूँ, 61 में लोअर नंबर बोल रहा है, इसका मतलब 60 है, और ये इसने बोला 16 अटेम्प्ट्स में आपने गैस किया। सो या दैट वाज अबाउट प्रोजेक्ट नंबर 2। अब हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले चैप्टर में। तो आज बात करेंगे हम सम ऑफ द न्यूली एडेड फीचर्स इन पाइथन के बारे में। ये वो फीचर्स हैं जो कि इस कोर्स को एक्सक्लूसिव बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स को कब कब आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अपनी पाइथन प्रोग्राम्स को एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज वो स्टार्ट करते हैं पहले फीचर से, जो कि है वैलरस ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं करूँगा बंद यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा चैप्टर नंबर 12 हमारा है ये। तो मैं चैप्टर 12 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा और इसको मैं VS कोड में खोलूंगा, और यहाँ पर जो हमारा पहला प्रोग्राम होगा वो 01_valrus.py होगा, 01_valrus.py। और valrus.py जो हमारा प्रोग्राम है इसमें मैं आप लोग को valrus ऑपरेटर का यूजेज बताऊंगा। तो एक ऑपरेटर होता है valrus ऑपरेटर, जो कि Python 3.8 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुआ था और अलाउ करता है वो आपको टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब एक एक्सप्रेशन का पार्ट रहेगा आपका पूरा जो कोड होगा, और वो दो काम करेगा कि वो एक तो ऑलरेडी आपका एक्सप्रेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, प्लस एक वेरिएबल में असाइनमेंट आप लोग कर सकते हो। और मैं दिखाता हूँ कैसे काम करती है ये चीज़। तो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, और कॉपी करके मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और मैं इसको ज़रा सही से फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर सम रीज़न फॉर्मेटिंग ठीक से इसकी नहीं हुई है,
और यहाँ पर आप देखो, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो हमने लिखा n वैल्यूस ऑपरेटर और len ऑफ दिस लिस्ट इज ग्रेटर देन 3। तो मैं एक ही स्टेटमेंट में दो काम कर सकता हूँ। मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि n इज इक्वल टू और फिर उसके बाद इफ़ n। तो मैंने एक ही लाइन में ये कर दिया, और ये बेसिकली क्या है, कन्वीनियंस मेथड है, मतलब एक ही दो कामों को एक ही लाइन ऑफ कोड में करने का। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा कि लिस्ट इज टू लॉन्ग, 5 एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिख कर आ गया। ठीक है, तो ये जो है ट्रू में इवैल्यूएट होगा, प्लस जो n की वैल्यू है वो लेंथ ऑफ दिस लिस्ट से असाइन हो जाएगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा ऑपरेटर है, आपको पता होना चाहिए। जो मॉडर्न प्रोग्राम्स हैं इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। अब टाइप डेफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइप डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपका काम काफ़ी आसान बना देती है। अब मान लो कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसका नाम है n, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ n इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 5। ठीक है, अब मैं अगर n डॉट लिखूंगा, मान लो मैं लिखूंगा n डॉट इज, मान लो यहाँ लिखूँ n डॉट, तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर के सारे मेथड्स मुझे मिले। समझ लो आप लोग। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लिसिटली बता सकता हूँ पाइथन को कि भाई देखो, मेरा n एक इंटीजर होगा, और अब मैं n डॉट लिखूंगा तो मुझे इंटीजर के सारे मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, तो n एक इंटीजर है, ये मैंने बता दिया पाइथन को। क्या ये लिखना ज़रूरी था कोलन इंट? नहीं, ज़रूरी नहीं था। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया n को एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं नेम को मैं एक str रखना चाहता हूँ, मैंने n को इंटीजर मार्क कर दिया, नेम को अगर मैं स्ट्रिंग मार्क करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, कोलन लगाऊंगा यहाँ पर और हैरी लिख दूंगा, और आप देखो नेम कोलन str इज इक्वल टू हैरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फंक्शंस में क्या होगा, फंक्शंस में हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, टाइप्स को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मान लो मैं एक सम नाम का फंक्शन लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, जो कि a और b लेता है और ये रिटर्न करता है मान लो एक इंट। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि सम लेता है a एज एन इंटीजर, b एज एन इंटीजर, और रिटर्न करता है ये एक इंटीजर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिटर्न a प्लस बी। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और अगर मैंने एक बार ऐसे किया तो क्या होगा कि अब मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा मान लो लिखूंगा सम, और ये मुझे बता रहा है कि भाई a एक इंटीजर दो, b एक इंटीजर दो, और ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि प्रोग्रामर जब कोड कर रहे हैं, फिर आप जब किसी दूसरे के कोड को यूज़ कर रहे हो या आपका कोड कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है और कौन सा फंक्शन किस तरह की वैल्यूज, कौन सा वेरिएबल जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं फंक्शन को, उनके टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली आप टाइप्स बता रहे हो। ठीक है, तो ये जो है फीचर रिसेंटली ऐड हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए हैंडबुक में सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमारे पास एडवांस टाइप हिंट्स होते हैं जो कि आपको टाइपिंग मॉड्यूल से मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट आप कर सकते हो, आप लिस्ट इंपोर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस आप लोग जो है इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो एक यूनियन नाम का एक टाइप होता है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, डिक, टपल, ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हो। और ये इंपोर्ट करके क्या फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंट इस तरह से लिख सकते हो, आप टपल ऑफ str और इंट कुछ इस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि मैं लिस्ट, टपल, डिक्ट और यूनियन, ये चारों मैं यहाँ पर यूनियन करता हूँ, एक टपल भी कर लेते हैं। ठीक है, टपल भी मैंने यहाँ पर कर लिया। अब आप देखो क्या होता है, टाइपिंग से लिस्ट, टपल, डिक्ट और यूनियन को इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा कि आप ये कह सकते हो कि भाई ये नंबर्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, तो आपने ये बता दिया कि ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, आपने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि ये टपल ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट है, मतलब कि इसमें एक स्ट्रिंग आएगी एक इंट आएगी, मतलब टपल ऑफ 2 एलिमेंट्स है जिसमें से एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है। ठीक है, फिर आप डिक्शनरी बना रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि भाई जो की वैल्यू पेयर्स हैं मेरे वो स्ट्रिंग और इंट हैं। फिर आप यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब ये हुआ कि इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। These annotations help in making the code self-documenting and allows developers to understand the data structures used at a glance। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो दोनों में से कोई भी एक टाइप या मल्टीपल टाइप्स आप होल्ड कराना चाहते हो किसी भी एक एलिमेंट को, तो आप ये यूज़ कर सकते हो जो कि है यूनियन। ठीक है, अब मैच केस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। 3.10 से इंट्रोड्यूस हुआ पाइथन में मैच केस। ये काफ़ी सिमिलर है स्विच स्टेटमेंट, अगर आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा हो तो उससे, बट मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो हम एक यहाँ पर मैच केस का प्रोग्राम लिखेंगे और मैं इसका नाम match_case.py लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा मैच केस स्टेटमेंट लेकर आऊँगा। लेट्स डू इट फ्रॉम द कोड इटसेल्फ। कोड से ही मैं लेकर आता हूँ, Ctrl+C मैं यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मैच केस काम करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा फॉर्मेट करता हूँ। PDF में से एक्चुअली आ नहीं पा रहा है ठीक से, बट
मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर दूँ जल्दी से ठीक से, और यहाँ पर हमें सही से इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पर देखो, हमने मैच 200 लिखा, 404 लिखा, 500 लिखा, ये लिखा। तो होगा क्या कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम स्टेटस को मैच कर रहे हैं। अब अगर स्टेटस की वैल्यू 200 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, 404 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 500 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अंडरस्कोर मतलब कि डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एक एक करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप देखो कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा कुछ इस तरह से HTTP स्टेटस 200, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ओके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 404 लिखा, 404 लिखा, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि नॉट फाउंड प्रिंट हो गया। और फिर अगर मैंने 500 लिखा यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 500 प्रिंट, इंटरनल सर्वर एरर प्रिंट होना चाहिए था 500 में। ये ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा यार इसको। तो अगर मैं इसको रन कर, ओके, तो मैंने रिटर्न यहाँ से हटा दिया है, विच इज़ माई बैड। तो रिटर्न यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इंटरनल सर्वर एरर, तभी प्रिंट करेगा। ये देखो इसने इंटरनल सर्वर एरर प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिख दूँ जो कि है ही नहीं, तो यहाँ पर अननोन स्टेटस इसको दिखाना चाहिए। लेट्स सी, और यहाँ पर मैं इसका आउटपुट ज़रा हटाता हूँ, और मुझे यहाँ पर भी रिटर्न लगाना पड़ेगा। मैंने रिटर्न यहाँ से हटा दिया है। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर अननोन स्टेटस लिख कर आ गया है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आपको, मैच केस किस तरह से काम करता है। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी कोड है यार मैच केस का। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि आपको पता होने चाहिए। फिर एक और अपडेट आया है डिक्शनरी को मर्ज करने का, और आप अपडेट कर सकते हैं, एक मर्ज डिक्शनरी निकाल सकते हैं 2 डिक्शनरी से। मान लो आपकी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स हैं, दूसरी डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर्स हैं, दोनों को आप मर्ज करना चाहते हो तो इस तरह से मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप लोग इसको खुद से ट्राई करो और मर्ज डिक्शनरी बनाओ। फिर इसके बाद एक और अपडेट है कि आप लोग मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स यूज़ कर सकते हो इन अ सिंगल विद स्टेटमेंट। जैसे कि हमने देखा था, विद ओपन करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि विद का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल फाइल्स को भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर आप ओपन फाइल 1.txt एज F1 कॉमा लगाकर कुछ इस तरह से ओपन फाइल 2.txt एज F2 लिख सकते हो, और उसके बाद आप दोनों फाइल्स को अंदर प्रोसेस कर सकते हो। तो ये थे हमारे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप आप लोग को मज़ा आया। इसको आप लोग ट्राई करना। ये कुछ नए फीचर्स हैं जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। पुराने कोर्सेज में मेरे आपको ये सब देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की पाइथन में। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और मैं इसका नाम रखूँगा 04_exception.py। और एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मान लो आपने कोई कोड लिखा और आपने कहा इंट a = इंट इनपुट। ठीक है, आपने लिखा a = इंट इनपुट, और आपने लिखा हे, मैं ये ज़रा ट्राई हटा देता हूँ अभी के लिए। आपने एक बड़ा सिंपल सा कोड लिखा, हे एंटर अ नंबर। आपने लिखा हे एंटर अ नंबर, और आपने कोलन लगा दिया। अब एक बार आपने कोलन लगा दिया और आपने प्रिंट ए किया, तो मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया गलती से। भाई यूज़र तो कुछ भी करेगा, यूज़र के पास अगर पावर है तो वो कुछ भी करेगा, कीबोर्ड है उसके पास, वो लिखेगा, एंटर मारेगा। आप देखो यहाँ पर एक एरर आ गया, लेकिन मैं नहीं चाहता था ये एरर आए। मैं नहीं चाहता था ये एरर आए। मैं चाहता था कि यार मैं यूज़र को दिखा दूँ। मतलब प्रोग्राम का क्रैश करना शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। इनफैक्ट प्रोग्राम कभी क्रैश होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपका क्या होना चाहिए, यूज़र देखे कि आपका एक एरर मैसेज आ रहा है जो कि बता रहा है यूज़र को आपने ये चीज़ गलत करी। इसका आउटपुट ये नहीं आना चाहिए था। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए था कि यार हे प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। अगर नहीं आ रहा है ऐसा, तो ये प्रोग्रामर की गलती है, प्रोग्रामर का फेलियर है। तो कैसे प्रोग्रामर के फेलियर को दूर किया जाए, हम यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्राई, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेप्ट, और हम लिखते हैं एक्सेप्शन एज ई, और हम लिखते हैं प्रिंट ई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक ए में इंटीजर वैल्यू ले लूँ और इसके बाद प्रिंट करूँ उसको, और उसके बाद मैं एक्सेप्ट में लिख रहा हूँ, तो देखो एंटर अ नंबर। अगर मैंने नंबर सही से एंटर कर दिया तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही सही चलेगा। मतलब इसने ट्राई किया, इस प्रोग्राम को चल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम नहीं चला तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके जो भी आप करोगे वो होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, एंटर मारा, तो ये देखो ये कह रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, ये एरर नहीं है, ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली एरर। आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ है। अगर आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया ना, तो उसके नीचे का कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एंड में थैंक यू लिख दूँ, प्रिंट करके अगर मैं यहाँ पर थैंक यू लिख दूँ, और मैं यहाँ पर ज़रा डबल कोट्स में डाल देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर अगर थैंक यू लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो थैंक यू भी प्रिंट होगा एरर के बाद। देखो अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे किया तो एरर के बाद थैंक यू भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन
अगर मान लो मैं सिर्फ इतना लिखता a इज इक्वल टू इंट एंटर ये, और ये नहीं होता, मान लो ये मेरा नहीं होता ऊपर वाला पार्ट, और मैं इसको रन करता, तो आप देखो मैंने ये किया, एंटर मारा, थैंक यू प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि प्रोग्राम यहाँ से ही क्रैश हो गया। क्रैश मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया कि भाई प्रोग्राम में आ गया एरर, डिस्ट्रॉय। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा है ये और आप लोग को समझ में आ रहा है टॉपिक। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम अपने प्रोग्राम्स पे यूज़ करेंगे कि यार हमने ट्राई की, कोई चीज़ हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तब एक्सेप्ट में जाएगा, वरना एक्सेप्ट को इग्नोर करके वो चलता जाएगा। अगर आपका ट्राई वाला ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता है तो वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को इग्नोर करेगा, तब क्यों चलेगा एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में, कोई ज़रूरत नहीं है उसको चलने की एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में। अब आप देखो यहाँ पर कि हम एक पर्टिकुलर टाइप का एरर थ्रो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई अगर 0 डिवीजन एरर आए तो ये कर दो, अगर टाइप एरर आए तो ये कर दो, वरना बाकी के एरर्स के लिए ये कर दो। तो एक स्पेसिफिक एरर को हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक वैल्यू एरर है, तो मैं कह सकता हूँ वैल्यू एरर आए तो क्या करो, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज वी, और मैं यहाँ पर अगर प्रिंट वी करूँ तो आप देखो यहाँ पर, मान लो मैंने ये किया, आप देखो यहाँ पर वैल्यू एरर प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिख दूँ और मैं यहाँ पर हे लिख दूँ तो आप देखो अगर मैंने यहाँ पर ये किया तो हे लिख कर आ रहा है और फिर ये आ रहा है, मतलब कि मेरा ये वाला ब्लॉक चल रहा है और बाकी की एक्सेप्शंस यहाँ पर चलेंगी। तो वैल्यू एरर मैंने एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन एक तरीके से हैंडल करी। हो सकता है मेरा 0 डिवीजन एरर आता तो मैं कोई और मैसेज दिखाता, हो सकता है कि मेरा कोई दूसरा एरर आता तो मैं कुछ और दिखाता। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं ट्राई एक्सेप्ट का इस्तेमाल। आई होप कि आप लोग को ये सेंस बना रही है चीज़ें। अब क्या होता है कि हम रेज भी कर सकते हैं एक्सेप्शंस। जैसे मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं इसका नाम रेजिंग exceptions.py रखता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि एंटर अ नंबर, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू इंट और मैं लिखता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं एक दूसरा नंबर एंटर करवाऊंगा, एंटर अ नंबर, फिर उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर और फिर मैं इसके बाद लिखूंगा प्रिंट, एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा दी डिविजन a बाई b इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा a बाई b। मान लो मैं a और b को डिवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर इसको रन किया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रन किया, ये कह रहा है ओके इंट ऑफ इनपुट मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी अबाउट दैट, इनपुट एंड मान लो मैंने इसको रन किया, मैंने a में दे दिया मान लो 5 और दूसरा मैंने 0 दे दिया, तो एरर आ गया भाई। मतलब डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने इनपुट, यहाँ पर मुझे इंट इनपुट लिखना था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 और फिर इसके बाद दूसरा मैं 0 लिखूँ तो 0 डिवीजन एरर आ गया। डिवीजन बाय 0 आप पाइथन में नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 0 डिवीजन एरर आए, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इफ b इज इक्वल टू 0, मैं डिवीजन ही परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं आगे जाने ही नहीं दूंगा यूजर को, मैं कहूँगा रेज वैल्यू एरर। ठीक है, सॉरी मैं कहूँगा रेज 0 डिवीजन एरर, मैं रेज करा दूंगा 0 डिवीजन एरर यहीं पर और कहूँगा हे आवर प्रोग्राम इज नॉट मेंट टू डिवाइड नंबर्स बाय 0। हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एल्स ये प्रिंट कर दीजिए, रन करो, कोई भी नंबर डालो, अगर आप ये डालोगे पहला नंबर फिर कुछ और डालोगे तो कुछ नहीं होगा, डिवीजन करके दे देगा। लेकिन जहां आपने पहला नंबर कुछ भी डाला और दूसरा नंबर 0 डाला, यह आपको आपका कस्टम एरर दे रहा है, हमने ये रेज किया एरर, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में रेज कर सकते हैं एरर। अब आप कहोगे आप अपने प्रोग्राम में एरर क्यों रेज करना चाहोगे? प्रोग्राम में आप एरर इसलिए रेज करना चाहोगे, जैसे कि मान लो आप एक मॉड्यूल बना रहे हो पाइथन में जो कि लोग इंपोर्ट करेंगे, तो आप नहीं चाहोगे कि कोई गलती करे, तो आप उसको वहीं पर रोक दोगे, वहीं पर एरर मैसेज दे दोगे, उसका प्रोग्राम वहीं पर क्रैश करा दोगे। रेज आप करोगे तो प्रोग्राम क्रैश होगा। लेकिन अभी तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रोग्राम को क्रैश नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रोग्राम को क्रैश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आपका डेवलपर गलती कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसने एक बहुत क्रिटिकल मिस्टेक करी है, तो उसका प्रोग्राम क्रैश होगा, तभी वो फिक्स करेगा अपने कोड को। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अगर b की वैल्यू 0 है तो ये एक बहुत क्रिटिकल एरर है। b की वैल्यू शुड नॉट बी 0 बट इट इज 0, सो वी विल हैव टू रेज द एरर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही समझ लो आप कि यार किसी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो शैतानी कर रहा है तो उसको मारो ताकि वो सुधरे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वही है कि इसलिए हम डेवलपर को सुधारने के लिए रेज करते हैं एरर्स। हम कहेंगे कि भाई एरर को रेज करो ताकि डेवलपर को पता तो चले कम से कम कि यार वो एरर कर रहा है, गलती कर रहा है। ठीक है,
आई होप दैट मेक सेंस एंड इट डज. सो ये था रेजिंग एक्सेप्शंस, जो कि आप रेस कीवर्ड की सहायता से कर सकते हो. अब हम बात करेंगे ट्राई विद एल्स और ट्राई विद फाइनली. फाइनली क्या होता है और हम एल्स कब यूज़ करते हैं ट्राई के साथ. तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राई विद एल्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्राई एल्स करूँगा और मान लो मेरे पास एक ट्राई कैच का ब्लॉक है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरा ट्राई कैच का ब्लॉक यहाँ पर है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच का एक मेरा ब्लॉक है. ट्राई एक्सेप्ट, कैच नहीं है एक्सेप्ट है. ठीक है, एक्सेप्ट पाइथन में एक्सेप्ट होता है, C++ में कैच होता है. ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्राई कैच बोल देते हैं. इवन जावास्क्रिप्ट में कैच होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप देखो ट्राई ए इज इक्वल टू ये किया, प्रिंट ए किया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर किया, बहुत बढ़िया. अब मैं क्या करूँगा, ये हटा दूंगा. मैंने एक्सेप्ट किया. अब यहाँ पर मैं कहूँगा एल्स, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम इनसाइड एल्स, और ये स्टार हटा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई एम इनसाइड एल्स. अब आप देखो मैं इसको रन करूँगा ना, अगर मैं एक नंबर एंटर करूँगा और यहाँ पर मान लो मैंने 45 किया, तो आई एम इनसाइड एल्स आ गया. अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली रन हुआ तो एल्स के अंदर जाता है, वरना अगर मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर और एरर आ गया तो एल्स के अंदर नहीं जाता है. तो ट्राई को अगर हम एल्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो एल्स के अंदर तभी जाएगा जब आपने इसको सक्सेसफुली चला पाया. अगर ये सब कुछ सक्सेसफुली चल गया तब एल्स के अंदर जाएगा, वरना ये एल्स के अंदर नहीं जाएगा. अब हम बात करेंगे फाइनली की. तो एल्स का तो समझ गए आप कि कब जाएगा एल्स के अंदर. समटाइम्स वी वांट टू रन अ पीस ऑफ कोड व्हेन ट्राई वाज सक्सेसफुल. अगर ट्राई सक्सेसफुल था तब ये कोड रन करेगा. तो ये बताता है कि ट्राई सक्सेसफुल था, तो आपका ये एल्स के अंदर तब जाएगा जब ट्राई सक्सेसफुल था. ठीक है, अब अगर एक्सेप्ट में जाता ये तब भी चला देता अगर मैं एल्स नहीं लगाता, तो समझ लो. तो इसलिए एल्स लगाना पड़ा ताकि तभी चले व्हेन सम पीस ऑफ कोड वाज सक्सेसफुल. ठीक है, अब फाइनली को समझना, और फाइनली को समझना थोड़ा सा ट्रिकी लोगों के लिए हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ईजी बना दूंगा, बहुत ईजी बना दूंगा आप लोगों के लिए. तो मैं यही वाला ट्राई कैच ब्लॉक लेता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लेता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि फाइनली लगा दूंगा, और मैं कह दूंगा प्रिंट हे आई एम इनसाइड ऑफ फाइनली. ठीक है, बहुत बढ़िया. मैं इसको रन करूँगा, और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, मैंने 45 लिखा, हे आई एम इनसाइड ऑफ फाइनली आ गया. तो लोग क्या कहते हैं, मतलब मैंने देखा इंस्ट्रक्टर्स को ऐसे समझाते हुए कि फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, आप ट्राई में जाओ या एक्सेप्ट में जाओ, ये चलता ही चलता है. जब मैंने सीखा था ना फाइनली, तब मुझे जब बताया गया था कि यार फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, चाहे आप ट्राई में जाओ या एक्सेप्ट में जाओ, तो मैं कहता था यार कि एक्सेप्ट में भी चल रहा है, चलो करके देखते हैं. देखो अगर सक्सेसफुली रन कोड हो गया तो भी चल रहा है फाइनली, सक्सेसफुली कोड रन नहीं हुआ तब भी चल रहा है फाइनली. तो यार इसको ऐसे लिख लो ना, मतलब मैं ऐसे सोचता था. अब मैं बताऊंगा ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, फाइनली का क्या काम है. मैंने कहा यार ऐसे लिख लो ना, दिक्कत क्या आ रही है. और मैंने जब पूछा था अपने एक टीचर से, उन्होंने मुझे नहीं बताए थे, वो जब नहीं बता पाए थे, उन्होंने बोला कि यार मत पूछा करो फालतू सवाल, ऐसे बोला था उन्होंने मेरे को. बट मैं तो कहता हूँ कि सवाल पूछा करो. अगर मुझे नहीं आता तो मैं बताऊंगा कि भाई मुझे नहीं आता ये. ठीक है, हर इंसान को सब कुछ नहीं आता इस दुनिया में, याद रखना. फाइनली प्रिंट मैंने ये किया तब भी चल रहा है, और अगर मैं ऐसे करूँगा तब भी तो ये बिहेवियर सेम ही रखेगा. आप देख लो यार चला के, मैंने यहाँ पर एक वैलिड नंबर अगर दिया तब भी फाइनली आ रहा है, और अगर मैंने इनवैलिड दिया तब भी फाइनली आ रहा है. मतलब मैंने अगर इनवैलिड दूँ तब भी यहाँ पर फाइनली आ रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इनवैलिड दिया तब भी फाइनली आ रहा है. तो फाइनली का यूज़ क्या है, फाइनली का यूज़ आता है फंक्शन में. जब आप डेफ करके मान लो एक फंक्शन लिखते हो और आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, और आपको क्या करना होता है कि चाहे ट्राई हो या एक्सेप्ट हो, अगर देखो अगर आपने ट्राई के अंदर रिटर्न कर दिया, ठीक है, अगर आपने ट्राई के अंदर रिटर्न कर दिया तब तो फाइनली नहीं चलेगा ना. मतलब अगर आपने फाइनली नहीं लगाया, अगर आपने ऐसे लिखा है तब तो नहीं चलेगा ना ये वाला कोड. लेकिन अगर आपने फाइनली लगाया तब भी चलेगा. मैं आपको दिखाता हूँ. अगर मैं इसको रिटर्न कर दूँ, इसको भी रिटर्न कर दूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि एक नंबर लिखूँ, तो देखो हे आई एम इनसाइड फाइनली. अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ तो हे आई एम इनसाइड फाइनली. लेकिन अगर ये फाइनली नहीं होता, अगर ये फाइनली नहीं होता, तब आप देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, मैंने वैलिड नंबर लिखा तब भी नहीं चला फाइनली, और मैंने यहाँ पर इनवैलिड नंबर लिखा तब भी नहीं चला फाइनली. समझ लो आप. तो फाइनली का मतलब ये हुआ कि ये चलेगा ही चलेगा. तो
इवन इफ द फंक्शन रिटर्न्स। देखो हमने देखा था कि रिटर्न का मतलब ये होता है कि फंक्शन रिटर्न हो गया, अब इसके नीचे का कोड नहीं चलेगा फंक्शन में। फाइनली इस चीज़ को ओवरराइड करता है और कहता है कि भाई मैं इस ट्राई एक्सेप्ट का फाइनली हूँ, मैं चल के ही रहूँगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना ही करना है ये। तो फाइनली क्या करता है, फाइनली का कर्तव्य क्या है, चलना, और वो सब कुछ सारे नियम तोड़ता हुआ चलता है। ऐसे याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है। तो इस फंक्शन के एग्जांपल से हमने देखा कि फाइनली को ऐसे क्यों लिखते हैं, हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते नीचे फाइनली। तो फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, चाहे ट्राई में जाओ या एक्सेप्ट में जाओ। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए। एंड आई होप मैं आपको समझा पाया। तो आप लोग कुछ कोड थोड़ा बहुत ट्राई करो और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग जब ट्राई आउट करोगे कोड को। तो अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन क्या होता है पाइथन में। तो मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक फाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा main.py। अब मान लो मेरे पास एक यहाँ पर module.py नाम से एक फाइल है और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है और इसका नाम है myfunc। और ये कुछ नहीं कर रहा है, बस एक बड़ा सिंपल सा हेलो वर्ड कर रहा है, हेलो वर्ड, ठीक है। मैंने हेलो वर्ड कर दिया इसमें। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, अगर मैं कहूँ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट और myfunc, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना करूँ और इस फाइल को रन कर दूँ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने myfunc को मॉड्यूल में रन नहीं करा है। लेकिन अगर मैं myfunc को रन कर दूँ मॉड्यूल में तो क्या होगा, बेसिकली मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये हेलो वर्ड यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, ये हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। देखो ये हेलो वर्ड प्रिंट इसलिए करेगा क्योंकि मैंने जब बोला कि माय मॉड्यूल में से myfunc फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट myfunc कर लो, यानी मॉड्यूल में से myfunc को ले आओ, तब इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा सोर्स कोड उठाकर लिटरली यहाँ पर रख देगा कुछ इस तरह से, और मेरा myfunc यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो होता क्या है कि किसी भी एक मॉड्यूल में अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करूँ अंडरस्कोर नेम, जो कि यहाँ पर आपको प्रिंट करके देगा कि ये क्या है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ प्रिंट अंडरस्कोर नेम और मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे अंडरस्कोर मेन दे रहा है, जिसका मतलब है कि मैंने मॉड्यूल के इस कोड को मॉड्यूल वाली फाइल से ही रन किया है। लेकिन अगर मैं ये चला दूँ 8_main.py तो अंडरस्कोर नेम इस बार मॉड्यूल रन करेगा, यानी कि इसको इंपोर्ट किया गया है तो इसका नाम मुझे बता रहा है ये। तो अंडरस्कोर नेम क्या बताता है, मेन बताता है अगर आपने इसी फाइल को रन किया है, यानी कि जिस फाइल में आपने प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर लिखा है, अगर उसी फाइल को आप लोग रन कर रहे हो तो आपको अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो इस कोड को कहीं और, तो आपको उस फाइल का नाम मिलेगा जहां से आपने इंपोर्ट करा है। आई होप आप समझ गए। जैसे कि अगर मैं 08_main.py को रन करूंगा तो मुझे मॉड्यूल प्रिंट होकर मिलेगा क्योंकि मॉड्यूल.py से मैंने इसको इंपोर्ट किया है। लेकिन अगर मॉड्यूल को ही रन कर दूं मैं तो अंडरस्कोर नेम मुझे अंडरस्कोर मेन प्रिंट करके देगा। आई होप यू गॉट इट एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूं यहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कि यहाँ पर लिखूंगा इफ और मैं कहूँगा अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इफ दिस कोड इज रन बाय इट्स ओन फाइल, ठीक है। या मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, इफ दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय रनिंग द फाइल इट्स प्रेजेंट इन, यानी कि आपने डायरेक्टली, और मैं इसको डायरेक्टली वर्ड को भी यूज करता हूँ, इफ दिस कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड, तब क्या होगा, बाय रनिंग द फाइल इट्स प्रेजेंट इन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा वी आर डायरेक्टली रनिंग दिस कोड, और मैं इसको लेकर सीधा क्या करूँगा, कट करके यहाँ पर ले जाऊँगा। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई अगर नेम इक्वल्स टू मेन है, यानी कि अगर मॉड्यूल को आपने डायरेक्टली कॉल किया है तभी ये कोड एग्जीक्यूट करो, वरना इस कोड को एग्जीक्यूट मत करो, ठीक है। और मैं इस कोड को भी यहीं पर डाल दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो सारा कोड है ये रन तभी होगा जब आप डायरेक्टली इसको रन कर रहे हो, यानी कि इस तरह से रन कर रहे हो। अगर आप इंपोर्ट करोगे इसको कहीं से, जैसे कि हमने यहाँ 8_main में इंपोर्ट करा myfunc को, तो कुछ भी नहीं होगा। देखो आप, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ कुछ, क्योंकि अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मेन नहीं है, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मॉड्यूल है।
क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जिस फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, समझ गए ना। तो ये लिखकर हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली इस फाइल को रन कर रहे हो तब इस कोड को चलाओ। इसलिए लिखना हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि इन केस हम इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि ये कोड चले, ठीक है। हम चाहेंगे कि इसके जो फंक्शंस वगैरह हैं ऊपर लिखे हुए वो सारे आ जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे ये कोड चले। उस कोड को हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मीन के अंदर लिखते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब आ जाओ यहाँ पर, मैंने यही बात लिखी है कि भाई ये इवैल्यूएट्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल इन पाइथन फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम इज रन, और ये जो है मेन होता है अगर आप डायरेक्टली रन कर रहे हो उसी फाइल से, ठीक है। अब ग्लोबल कीवर्ड की बात कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है ग्लोबल कीवर्ड। अब देखो होता क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया, मैं एक काम करता हूँ कि एक 09 अंडरस्कोर ग्लोबल के नाम से फाइल बनाता हूँ .py। अब मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, fun के नाम से, और मैं यहाँ पर f लिख देता हूँ, डेफ फन बनाया, और आपने कहा a इज इक्वल टू, मान लो आपने कह दिया 3 और आपने कह दिया प्रिंट a, ठीक है, और आपने फिर फन को कॉल कर दिया। तो बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कह दिया a इज इक्वल टू 89, आपने a इज इक्वल टू 89 कह दिया अगर, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 89 आपने कह दिया, अगर आप यहाँ पर प्रिंट a करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 89 प्रिंट होगा और यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसी a को ऊपर प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 89 कर दिया आपने, डेफ फन कर दिया, a इज इक्वल टू 3 अगर यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता, तो 89 ही प्रिंट हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू आपने कुछ इस तरह से 3 कर दिया या 4 कर दिया, तब क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जो a है वो लोकल वेरिएबल है। किसके लिए लोकल वेरिएबल है? a लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल ये वो होता है जो कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और बाहर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि a है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर लिख देते हो ग्लोबल a, ठीक है, और उसके बाद आप प्रिंट करते हो, फन को चलाने के बाद a को प्रिंट करते हो आप, तो आप देखो आप बेसिकली इस ग्लोबल a को चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है? ग्लोबल कीवर्ड चेंज कर देता है ग्लोबल वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अगर आपने ग्लोबल ए लिख दिया तो ये वाले ए की बात हो रही है और ये वाला ए चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ग्लोबल ए नहीं लिखा होता तो आप देखो कि ये 89 3 और 89 प्रिंट कर रहा है, 3 और 3 प्रिंट नहीं कर रहा है। तो आप किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हो तो उसके अपने वेरिएबल्स होते हैं, और आप किसी भी जैसे आपने a इज इक्वल टू 89 यहाँ पर हमने लिखा, हमने यहाँ फन लिखा, यहाँ पर प्रिंट ए लिखा, तो ये a इज इक्वल टू 89 वाले को रेफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फन के अंदर के वेरिएबल्स जो हैं वो उसके अपने होते हैं और हमने उनको रेफरेंस नहीं करा है जब हम प्रिंट ए लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि a इज इक्वल टू 89 बाहर है तो वो बाहर वाला ही लेगा, फन के अंदर की प्रॉपर्टी अपनी है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप इसको। तो ये होता है ग्लोबल कीवर्ड। अब मैं आपको एन्यूमरेट के बारे में बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप एक एक मिनट में समझ जाओगे। मेरे पास मान लो एक लिस्ट है और उसमें मान लो कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। मैं क्या करूँगा अब कि इन नंबर्स को प्रिंट करूँगा। मान लो मुझे ये भी प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर है ये, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर आई इन, मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेट अस से एल, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रिंट, और मैं मान लो यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा दी आइटम नंबर, और यहाँ पर लिख दूँगा मान लो मैं इंडेक्स लिखूँगा और मैं इसको आइटम ही कर देता हूँ, इंडेक्स इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा आइटम, ठीक है। और इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? मैं कह दूँगा इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और फिर मैं मे भी कहूँगा इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं अगर इसकी इंडेक्स ही लिखना चाहता हूँ आइटम नंबर इंडेक्स इज ये, तो मेरे लिए बड़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगी ये, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा आइटम नंबर 1 इज़ 3, 2 इज़ ये, 3 इज़ ये, या मैं एक काम करता हूँ आइटम नंबर एट इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा ऐसे, क्योंकि पहले 0 से स्टार्ट होगा ये, फिर ये इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। तो आप देखो यहाँ पर आइटम नंबर एट इंडेक्स, इंडेक्स इज आइटम, इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1, और ये 0 1 2 3 आ जाएगा। इस काम को आप इन्यूमरेट फंक्शन से और आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन? आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर आइटम इन इन्यूमरेट एल, ठीक है, और आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इंडेक्स कॉमा आइटम इज इक्वल टू इन्यूमरेट ये, और आप इस तरह से लिखकर
इसको प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आप लोग अभी इसको प्रिंट करोगे तो सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। तो अगर आप इंडेक्स कॉम आइटम इन इन्यूमरेट आई लिखते हो, सॉरी इन्यूमरेट एल लिखते हो जो कि लिस्ट है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स के अंदर तो इंडेक्स दे देगा आपको और आइटम के अंदर आपको वो आइटम दे देगा करस्पॉन्डिंग इंडेक्स का। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से करके इसकी इंडेक्स और आइटम दोनों एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इट मेक सेंस ना, गुड। अब बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस की। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक बहुत ही एलिगेंट वे होता है लिस्ट बनाने का बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ लिस्ट कॉम्प के नाम से, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस के नाम से बना लेते हैं। क्या जाता है, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट इज इक्वल टू, और मेरे पास है इसमें 1 2 5, एक बड़ा नंबर भी ले लेते हैं, छोटा ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं क्योंकि मैं इनको स्क्वायर करने वाला हूँ भी। और यहाँ पर मान लो 9 लेते हैं और ये हमारी लिस्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्वायर्ड लिस्ट बनाऊँ, तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मैं कहूँगा फॉर आइटम इन माई लिस्ट और मैं लिखूँगा स्क्वायर्ड लिस्ट डॉट अपेंड और मैं कहूँगा आइटम इनटू आइटम और उसके बाद फाइनली मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा स्क्वायर्ड लिस्ट। ठीक है, स्क्वायर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी और आप यहाँ पर देखो कि 1 4 81 25 9 25 आ गया है। इसमें स्क्वायर्ड आइटम्स जो है वो आ गए क्योंकि मैंने स्क्वायर्ड लिस्ट को खाली छोड़ा, फिर मैंने कहा आइटम इन माई लिस्ट जो कि था 1 2 9 5 3 5 और हमने इसमें प्रिंट कर दिया 1 4 81 25 9 और 25। ठीक है, मैंने आइटम इनटू आइटम किया है। इसी काम को मैं इजी कर सकता था एक लाइन में यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस और मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा स्क्वायर्ड लिस्ट इज इक्वल टू और मैं कहूँगा आई फॉर आई इन माई लिस्ट, माई लिस्ट, आई इंटू आई फॉर आई इन माई लिस्ट। तो ये क्या करेगा, आई इंटू आई को चला देगा फॉर एवरी आइटम इन माई लिस्ट। तो ये क्या करेगा, 1 को उठाएगा, 1 इंटू 1 करेगा, स्क्वायर्ड लिस्ट में 1 को डाल देगा, 2 को उठाएगा, 2 इंटू 2 करेगा, स्क्वायर्ड लिस्ट में 2 को डाल देगा। सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ करके इस लिस्ट में असाइन कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे सेम चीज़ मिली जो कि मुझे पहले मिली थी। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है एक ईजी तरीका होता है इस काम को करने का। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई चीज़ें। अब हम लोग चैप्टर 12 के प्रैक्टिस सेट में मूव करेंगे। सो सी यू गाइज इन चैप्टर 12 प्रैक्टिस सेट। सो गाइज यहाँ पर मैंने चैप्टर 12 प्रैक्टिस सेट के लिए एक फोल्डर बना लिया जिसको मैं VS कोड में खोलने वाला हूँ। पहली प्रॉब्लम के लिए मैंने 01_problem1.py नाम से एक फाइल बनाई है। पहली प्रॉब्लम कहती है कि भाई 3 फाइल्स हैं आपके पास 1.txt 2.txt 3.txt, तीनों को आपको खोलना है और एक मैसेज देना है अगर तीनों में से कोई भी एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं कहूँगा विद ओपन और मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.txt और मैं रीड मोड में खोलता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा f.read। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एज एफ करूँगा और सेम चीज़ मैं करूँगा 2.txt के लिए एंड सेम चीज़ करूँगा मैं 3.txt के लिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं क्या करूँगा कि एक ट्राई एक्सेप्ट लिखूंगा। अब आप देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको रन किया एरर आ गया, लेकिन मुझे एरर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ट्राई में रैप करूँगा। तो मैं VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा, ट्राई लिखूँगा। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से मैं इसको अंदर ले लूँगा, एंड लिखूँगा और मैं फिर से एंड दबाकर कुछ इस तरह से लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्राई का इस्तेमाल किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सेप्ट लगाऊंगा। मैं देखो मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और मैं यहाँ पर प्रिंट ई लिख दूंगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अब आप देखो मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा, लेकिन ये मुझे एक मैसेज दे रहा है और मैं इसके बाद एंड में थैंक यू लिख दूंगा, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने थैंक यू लिखा तो थैंक यू भी मेरा प्रिंट होगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर 2.txt बना देता हूँ, 2.txt हाई आई एम 2.txt लिखा मैंने यहाँ पर। तो मैं 2.txt बनाऊँगा तो देखो यहाँ पर 2.txt का जो कंटेंट है वो मिल गया, बाकी फाइल्स ने एरर थ्रो किया, सॉरी एरर मैसेज प्रिंट किया, एरर थ्रो नहीं किया। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अब प्रॉब्लम 2 की तरफ बढ़ेंगे जो कि कहता है कि भाई 3rd, 5th और 7th एलिमेंट हमें एक लिस्ट का प्रिंट करना है यूजिंग एन्यूमरेट फंक्शन। तो इसके लिए भी मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, फाइल बनाऊंगा, हाँ प्रोग्राम बनाऊंगा, वही बात है। मैं यहाँ पर लिखूंगा L इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। हमें प्रिंट करना है क्या, हमें प्रिंट करना है 3rd, 5th और 7th। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर
आइटम इंडेक्स आई कॉमा आइटम इन एन्यूमरेट ऑफ एल, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा इफ़ आई इज़ इक्वल टू। अब आप देखो यहाँ पर गलती ये मत करना, थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये है, इसकी इंडेक्स कौन सी होगी, 2 होगी, 2 और i इक्वल्स टू 4 और i इक्वल्स टू 6, ठीक है। आपको ये लिखना है i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 4 और i इक्वल्स टू 6, यानी कि अगर i की वैल्यू यहाँ पर 3, 5, 7 यानी कि 2, इंडेक्स की वैल्यू 2, 4 और 6, तो इंडेक्स की वैल्यू 2, 4 या 6 है, तब आप प्रिंट कर दोगे क्या, आइटम, ठीक है, वरना आप प्रिंट नहीं करोगे आइटम। तो मैं इसको रन करूँगा और आप देखो 3, 5 और 7 यहाँ पर प्रिंट हो गया, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ एलिमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाओ जो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल एक नंबर की प्रिंट करेगी। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और मैंने एट दी एंड इसको इसलिए मैंने इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों के लिए आप इन्जॉय करो, मतलब फाइनली जब हम रैप कर रहे हो कोर्स को तो आप इन्जॉय करो, फिर प्रोजेक्ट्स आएंगे मस्त मस्त। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाऊँगा, मैं कहूँगा n इज़ इक्वल टू 5 मान लो, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल इज़ इक्वल टू, मतलब बेसिकली टेबल ऑफ 5 हम लोग बना रहे हैं, और मैं लिखूँगा i, ठीक है, फॉर i इन रेंज 1 से लेके 11, और मैं लिखूँगा n इंटू i फॉर i इन रेंज 1 to 11। तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 ऑल द वे टिल 10 जाएगा। चलो प्रिंट भी कर लेते हैं टेबल को और देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। और आप देखो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 और कोई दूसरा नंबर भी लगा के देख लेते हैं, 3 लगा के देख लेते हैं, इसकी टेबल भी प्रिंट हो जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे इंट इनपुट एंटर अ नंबर ऐसे कर सकते हो, और ये आप करोगे तो आप देखो यहाँ पर अगर आपने 6 डाला 6 की टेबल आएगी, अगर आपने 7 डाला 7 की टेबल आएगी, 9 एंड सो ऑन। आप कोई भी टेबल प्रिंट कर सकते हो, वो आपको 9, 10 या 90 तक प्रिंट करके देगी, विच इज़ अमेजिंग। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले a by b where a and b are integers. If b is 0, display infinite by handling the zero division error. समझे कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमने ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम बनाया है बाय द वे, जस्ट अगर आप लोगों को याद हो तो प्रॉब्लम 4.py। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले ट्राई लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि a इज़ इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट एंटर a, फिर सेम चीज़ मैं करूँगा b के लिए, मैं कहूँगा एंटर b, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा एक्सेप्ट और एक्सेप्शन एज e, और मैं यहाँ पर एक्सेप्शन ना लिखकर वैल्यू एरर लिखूँगा एज v, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्रिंट कर दूँगा इनफाइनाइट, सॉरी हमें ज़ीरो डिवीजन एरर को करना है हैंडल, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्रिंट करूँगा इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसको रन करूँ, a की वैल्यू मान लो तो मैं 4, b की वैल्यू 0 दूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया a by b, तो मुझे a by b को प्रिंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस एरर, और आप देखो यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया। तो अगर मैं कोई वैलिड नंबर दूँ जिसका a by b एग्जिस्ट करता हो, तो देखो वो वैल्यू आ गई, 3/6 इज़ 1/2 विच इज़ 0.5। ऑल राइट, ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। Store the multiplication tables generated in problem 3 in a file called tables.txt. Okay, let's do that। और इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक append वाला प्रोग्राम लिखूँगा। देखना अब मैं कितना बढ़िया प्रोग्राम लिखने वाला हूँ इस काम को करने के लिए। तो हमने टेबल जनरेट करी थी, उसको तो ले ही लेते हैं पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे काम को। ये .2.txt है ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, टू रिसाइकल बिन। ओके, और आप लोग बना के देख लेना 1.txt 2.txt, ठीक है, प्रॉब्लम के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस टेबल को स्टोर करूँगा, और देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा विद ओपन, एक फाइल बनाएंगे tables.txt, और इसको राइट मोड में भी नहीं, अपेंड मोड में खोलेंगे ताकि इसके एंड में क्या हो कि ये जुड़ता चला जाए, ठीक है। तो f.write, और इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेबल str टेबल, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा इस लिस्ट को, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि \n भी लगाऊंगा ताकि एक न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। अब आप देखो मैं इसको रन करूँगा अगर, तो अगर मैंने 6 के लिए यहाँ पर चलाई टेबल, तो देखो 6 की टेबल आ गई, और ये \n की जगह मैंने / कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स करूँगा, और मैं कुछ और यहाँ पर डाल रहा हूँ टेबल्स, और आप देखो ये टेबल्स जो है इसमें अपेंड होती जा रही हैं, ठीक है।
बढ़िया बढ़िया है। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ बाय द वे, आपको दिखाता हूँ कि मैं जब इसको एफ डॉट राइट कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको एफ स्ट्रिंग बना सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ str टेबल आ जाए और यहाँ पर बैकस्लैश n आ जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, और डबल कोट ऐसे बंद हो जाएगा और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेबल ऑफ n कुछ इस तरह से और str टेबल बैकस्लैश n, ठीक है। तो मान लो मैंने 5 की टेबल लिखी, मैंने 2 की टेबल लिखी, मैंने 22 की भी लिख दी टेबल, ठीक है। मान लो मैंने 22 की भी टेबल लिख दी, तो देखो टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 22 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर की टेबल जो है यहाँ पर लिख सकते हो। एक अगर आपको मजाक ना लगे तो मैं एक बड़ी से नंबर की टेबल भी ऐसे जनरेट कर सकता हूँ। 332342 की कोई आपसे टेबल पूछे तो आप कह देना मुझे याद है 332342 1 जार 332342 332342 2 जार 6646 332342 3 जार 9970269। आप ऐसे सुना सकते हो, बचपन में हम लोग सुनाते थे टेबल और लोग चौंक जाएंगे, ठीक है। तो कल आपसे अगर कोई 7 की या 17 की टेबल पूछे तो आप उसे 332342 की टेबल पूछ लेना, ठीक है। खैर मजाक साइड में रखते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं यार। चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम चैप्टर 13 की बात करेंगे और चैप्टर 13 को हम लोग देखेंगे, उसमें भी कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। सो सी यू गाइज इन चैप्टर नंबर 13। सो गाइज अब हम लोग चैप्टर नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे और वो है एडवांस पाइथन 2। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो कि एक्चुअल में सिंपल है, एडवांस का मतलब वो चीज़ें जो कि और एडिशनली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर 13 को यहाँ पर क्या करूँगा कि शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करके खोल लूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं 01_venv.py के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक वर्जन किसी भी मॉड्यूल का इंस्टॉल किया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पैंडास, तो अगर मैंने लिखा पिप इंस्टॉल पैंडास तो क्या होगा कि आप देखो यहाँ पर पैंडास इंस्टॉल हो जाएगा। तो हर पैकेज का एक वर्जन होता है। अब आप देखो ये यहाँ पर मुझे एक वार्निंग दे रहा है, जो पाइथन का हमारा एक्सटेंशन है वो कह रहा है कि यू मे हैव इंस्टॉल्ड पाइथन पैकेजेस इन योर ग्लोबल एनवायरनमेंट विच कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पैकेज वर्जन्स, ठीक है। ये नीचे जो लिखा है इसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग। इसमें ये लिखा है कि जो आपके पैकेज वर्जन्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो क्या टू आइसोलेट योर डिपेंडेंसीज। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा, वैसे ये वाली जो वार्निंग है वो हर बार नहीं आती है, मे बी आपको ना आए, बट मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बनाते हैं। मान लो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पैंडास का 2.2.2, ठीक है। अब मान लो मुझे यूज़ करना है पैंडास का 1.9, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल पैंडास इक्वल टू 1.9 और एंटर मारता हूँ, तो पैंडास का 1.9 वर्जन इंस्टॉल हो जाना चाहिए। एक्चुअली 1.9 है ही नहीं, 1.5 तक है। 1.5.3 करूँ अगर मैं, तो आप देखो यहाँ पर 1.5.3 इसका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इन दैट केस 2.2 जो वर्जन है पैंडास का वो चला जाएगा। तो मैं एक टाइम पर एक ही तो वर्जन रख सकता हूँ एक पैकेज का। अब मान लो कि मुझे कोई पुराना वर्जन चाहिए किसी पैकेज का फॉर सम रीज़न, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकता हूँ। जैसे वर्चुअल मशीन होती है, मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इंस्टॉल किया हुआ है एक वर्चुअल मशीन में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल किया हुआ है एक दूसरी मशीन में। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी सेम चीज़ कर सकते हैं। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आप बनाते हो जिसके अंदर आपके सारे पैकेजेस होते हैं, और उसका मतलब आपके ग्लोबल इंटरप्रेटर से नहीं होता है। मतलब आपका पाइथन इंस्टॉलेशन जो पाइथन हमने इंस्टॉल किया है उस इंस्टॉलेशन का एक कॉपी बनेगा, और उस कॉपी के अंदर हम अलग अलग वर्जन्स इंस्टॉल करेंगे पैकेज के, और उस कॉपी का जो मेन पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उससे कोई मतलब नहीं होगा। आई होप मैं इस चीज़ को समझा पाया। एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हम लोग बना पाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेटिंग रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड व्हील अभी भी चल रहा है ये, और ये आई गेस चल गया, तो मैं इसका वेट कर ही लेता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा, या मैं चाहूँ तो उसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV करूँगा। वर्चुअल ENV, तो वर्चुअल ENV एक पैकेज होता है जो कि अभी इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हो वर्चुअल ENV इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वर्चुअल ENV और मैं इसका नाम रखूँगा ENV। अपने इन्वायरमेंट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ENV रखा है। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, क्या आप उसको इस फोल्डर के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर ये मुझे नीचे दिखा रहा है कि एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है 3.1 2.3 का यूज़ करके, और एक फ़ोल्डर आप देखो यहाँ पर बन जाएगा।
आपने देखा env नाम का एक फोल्डर बन गया है जिसमें लिब है, स्क्रिप्ट्स है, आपका बेसिकली एक पाइथन का आइसोलेटेड एनवायरनमेंट यहाँ पर बन चुका है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो और उसमें आप कोई भी वर्जन डाल सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा जहाँ पर ये दो फाइल्स बनी हुई है। आप देखो एक हमारी ये जो पाइथन फाइल है वो बनी है और एक env फोल्डर बना है जिसमें हमारा एनवायरनमेंट है। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करूँगा और आप देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पिप इंस्टॉल पैंडास और मैं एंटर मारूं तो आप देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ये मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके कंप्यूटर में पैंडास ऑलरेडी है इंस्टॉल्ड। अगर मैं इक्वल्स टू 1.5.2 करूँ कि भाई मुझे 1.5.2 पैंडास का इंस्टॉल करना है तो ये 1.5.2 डाउनलोड करके मेरे ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल कर देगा, ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 1.5.1 में काम करना है, 1.5.1 या कोई भी लोअर वर्जन में काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो वाला पैंडास मैं इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करूंगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम ये कर सकते हैं। तो मैं इसको ख़त्म होने देता हूं और एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कि एक बार हम वर्चुअल एनवायरनमेंट पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम लोग एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं तो हम उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे एक्टिवेट करना है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, इज सेम एज देन एन एनवायरनमेंट विच इज सेम एज अ सिस्टम इंटरप्रेटर बट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पाइथन एनवायरनमेंट्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया है उससे अलग एक कॉपी काइंड ऑफ बन जाती है आपके पाइथन इंस्टॉलेशन की। तो देखता हूँ ये खत्म हुआ कि नहीं, ये बिल्ड कर रहा है व्हील को अभी भी। सो गाइस इट रियली टुक अ वाइल, थोड़ा बहुत टाइम लगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने अनइंस्टॉल कर दिया पैंडास 2.2.2 को और इंस्टॉल कर रहा है ये 1.5.2 को। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगा और इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ./env। मैं टैब दबाऊँगा और मैं दबाऊँगा यहाँ पर स्क्रिप्ट्स और फिर मैं लिखूँगा activate.ps1 और एंटर मार दूंगा। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट में env लिख कर आ रहा है विच मीन्स कि इन्वायरमेंट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब जब मैं VS कोड चला रहा हूँ तब ये env ब्रैकेट में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर venv कर दिया इसलिए मेरे सारे पैकेजेस वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, env यहाँ पर नहीं दिखाता है VS कोड। अब मैं यहाँ पर आऊँगा वापस और मैं कुछ भी पिप इंस्टॉल करूँगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पिप इंस्टॉल किया और मैंने लिख दिया यहाँ पर पैंडास और एंटर मार दिया, तो क्या होगा कि पैंडास का लेटेस्ट वर्जन 2.2.2 इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5.2 जो कि इंस्टॉल हो रखा है मेरे ग्लोबल में, वो मेरे ग्लोबल में इंस्टॉल्ड रहेगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर अभी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में। और अगर मैं इंपोर्ट करूँगा पैंडास और मैं पैंडास का जो वर्जन है वो प्रिंट करूँगा तो आप देखना कि कैसे मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल होने का। और अगर मैं यहाँ पर अभी पाइथन लिखूँ और मैं लिखूँ इंपोर्ट पैंडास और लिखूँ पैंडास ._वर्जन__ तो देखो 2.2.2 दिखा रहा है क्योंकि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में हूँ। अगर मैं यहाँ पर एग्जिट लिखूँ और एग्जिट को चला दूँ और मैं फिर से एग्जिट लिखूँ जो कि मुझे इस पावर शेल से ही टर्मिनल से ही एग्जिट करा देगा। अब मैं शिफ्ट यहाँ पर, वैसे मैं डीएक्टिवेट लिखकर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम सोर्स ये चलाकर env स्क्रिप्ट्स activate.ps1 चलाकर एक्टिवेट कर सकते हैं, हम डीएक्टिवेट लिखकर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूँ और मैं लिखूँ यहाँ पर इंपोर्ट पैंडास, पहले आपने देखा था 2.2.2 आया था, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर pandas.__ वर्जन लिखूँ तो 1.5.2 आ रहा है, विच मीन्स मैं अलग अलग वर्जन्स पैंडास के इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने ग्लोबल पाइथन में और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अब हम लोग आएंगे वापस यहाँ पर और हम पिप फ्रीज कमांड के बारे में सुनेंगे। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से पैकेजेस मेरे इंस्टॉल्ड हैं एक पर्टिकुलर पाइथन इंस्टॉलेशन में, तो मैं क्या करूँगा, पिप फ्रीज कमांड चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ पिप फ्रीज तो ये मुझे सारे लिस्ट कर देगा जो भी पैकेजेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिव है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप VS कोड में वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करते हो तो आपका यहाँ पर ब्रैकेट में env नहीं दिखाता है। अब मैं अगर यहाँ पर रैंडमली टर्मिनल को खोलूँ और पे फ्रीज फायर करूँ पिप फ्रीज, तो आप देखो पैंडास का वर्जन यहाँ पर दूसरा दिखाएगा और भी बहुत कुछ मैंने इंस्टॉल कर रखा है। पैंडास तुम कहाँ हो, पैंडास तुम कहाँ हो,
मुझे पता है आप लोग को दिख गया पैंडास, मुझे नहीं दिख रहा है 1.5.2 या 2.2.2। ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का, ये मेरे ग्लोबल पाइथन का। अब अगर मैं इसको एक फाइल में राइट करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला कमांड चला सकता हूँ जो कि है pipfreeze requirement.txt। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम requirement.txt नाम की फाइल में, requirements.txt नाम की फाइल में अपने सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस को ले लें। तो आप देखो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यहाँ पर आप देखो एक requirements.txt बन गई। अब मुझे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करने के लिए सिर्फ pip install -r requirements.txt लिखना है। एंटर मारूंगा तो ये सारे पैकेजेस एक एक करके इंस्टॉल हो जाएंगे किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो हम कभी भी एक पाइथन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम pipfreeze कमांड चलाकर, ये वाला कमांड चलाकर requirements.txt फाइल को बना लेते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी requirements.txt फाइल है उसके अंदर हमारे सारे पाइथन पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है और फिर उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम pip install -r requirements.txt करके उस एनवायरनमेंट को रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक एक करके पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। pip install -r requirements.txt will install all the packages in the requirements फाइल। ठीक है, अब लैम्डा फंक्शन के बारे में देखते हैं। लैम्डा फंक्शंस कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम लैम्डा कीवर्ड की सहायता से हम बनाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मुझे एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना है तो मैं उसको दो तरीके से बना सकता हूं। मैं यहाँ पर 02_lambda.py के नाम से एक फंक्शन बनाता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई स्क्वायर एक फंक्शन है जो कि n लेता है और रिटर्न करता है n × n, और यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँ स्क्वायर ऑफ 5 तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यही काम मैं कुछ इस तरह ना करके इसको एक वेरिएबल की तरह भी मैं बना सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा जो कि x लेगा और रिटर्न करेगा x × x, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो ये भी 25 ही देगा। तो लैम्डा फंक्शन एक एक्सप्रेशन की सहायता से फंक्शन क्रिएट करने का तरीका है। तो फंक्शन एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे कि आप देखो यहाँ स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x:x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लैम्डा और आर्ग्यूमेंट्स देकर भी इसको इस तरह से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देकर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a, b, c और रिटर्न a + b + c। तो एक तरह से ये शॉर्टकट है सिंगल लाइन में फंक्शंस को बनाने का और फंक्शंस को एक वेरिएबल को देने का। तो आप एक वेरिएबल बना सकते हो जो कि एक फंक्शन है। सो गाइस, अगला जो टॉपिक है वो है जॉइन मेथड, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कैसे जॉइन मेथड काम करता है। तो क्या है कि जॉइन मेथड स्ट्रिंग्स के लिए काम करता है, और आप लोग को करना क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मेरे पास a = हैरी नाम की स्ट्रिंग है। ठीक है, और मेरे पास लेटर से एक लिस्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं लिस्ट है। मेरे पास हैरी है और मेरे पास रोहन है और एक और रखते हैं इसमें शुभम। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को एक डैश से ज्वाइन कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा डैश और मैं लिखूँगा .join और लिख दूँगा a। और अगर मैं प्रिंट करूँ फाइनल को तो क्या होगा कि ये तीनों नाम डैश से ज्वाइन हो जाएंगे। अब अगर मैं चाहूँ कि डैश की बजाय ये ज्वाइन हो जाए डबल कोलन से तो मैं यहाँ पर डबल कोलन लिख दूंगा और ये डबल कोलन से ज्वाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह से, यानी कि इनके बीच में डबल कोलन आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे और एक फाइनल नई स्ट्रिंग बना लेंगे। तो यही था ज्वाइन। अब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ और मैं फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। देखो अभी f स्ट्रिंग आ गई है तो फॉर्मेट का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कुछ पुराने सोर्स कोड्स में आप लोगों को फॉर्मेट का सिंटेक्स देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को फॉर्मेट को सीखना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो फॉर्मेट को सीखने के लिए आप क्या करो, सिंपली कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं format.py। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई कुछ इस तरह से और मैं कहूँगा .format और मैं कहूँगा argument1 argument2। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग को असाइन कर दूँ और इस स्ट्रिंग को प्रिंट करूँ तो क्या होगा कि जहाँ पर मैंने पहला ब्रैकेट दिया वहाँ हैरी आ जाएगा और जहाँ मैंने ये दूसरा ब्रैकेट दिया वहाँ बॉय आ जाएगा। तो हैरी इज़ अ गुड बॉय आउटपुट होगा इसका। अब अगर मैं चाहता हूँ बॉय मेरा यहाँ पर आए और हैरी मेरा यहाँ पर आए तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबरिंग कुछ इस तरह से दिखती है कि 0th आर्ग्यूमेंट यानी कि हैरी यहाँ पर आएगा और पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा हैरी आए और यहाँ पर मेरा बॉय आए तो मैं कर सकता हूँ ऐसा, और मैं रन करूँगा इसको तो बॉय इज़ अ गुड हैरी इसका आउटपुट होगा। ये पहले यूज़ किया जाता था फॉर्मेट फंक्शन, अब बहुत कम यूज़ किया जाता है जब से एफ स्ट्रिंग आ गई है पाइथन 3.6 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा जो है मैप, फिल्टर और रिड्यूस। सबसे पहला फंक्शन है मैप। मैप क्या करता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई कर देता है टू ऑल द आइटम्स इन एन इनपुट लिस्ट। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक लैम्डा फंक्शन है
जो कि क्या कर रहा है कि स्क्वायर कर रहा है मान लो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैप काम करता है। तो मैं सबसे पहले मैप फिल्टर reduce डॉट py के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ। तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और मैं इसकी स्क्वायर वाली लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं कहूँगा ये एक लैम्डा फंक्शन है जो कि x लेता है और x इंटू एक्स जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैप फंक्शन का प्रयोग करेंगे टू गेट द स्क्वायर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखो, इसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखो मैप फंक्शन लिखो और इनपुट लिस्ट दे दो। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ sq लिस्ट इज इक्वल टू मैप और मैं यहाँ पर दे दूँ स्क्वायर और मैं यहाँ पर दे दूँ l, तो और उसके बाद मैं प्रिंट करूँ मेरी sq लिस्ट, तो क्या होगा कि मुझे स्क्वायर्ड वाली लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैप ऑब्जेक्ट एट ये इस तरह से मिल रहा है और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यूज़ मिले तो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे इसको कुछ इस तरह से प्रिंट करना पड़ेगा, लिस्ट और sq लिस्ट ऐसे करना पड़ेगा ताकि ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ये स्क्वायर्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि इसके एलिमेंट्स को आइट्रेट करो, ये एक आइट्रेबल है, यानी कि आप फॉर लूप से इसको आइट्रेट कर सकते हो फॉर आइटम इन और उसके बाद जो भी ये sq लिस्ट है वो लिख कर और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए कि किस तरह से मैप यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं मैप लिख देता हूँ, मैप एग्जाम्पल। तो मैप का हम यूज़ करते हैं कि एक फंक्शन अगर हमें चलाना है सारे एलिमेंट्स के लिए तो वो हम चला सकते हैं। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर बेसिकली फिल्टर करता है, ठीक है, जो इसका नाम है। अब हम लोग फिल्टर का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर फिल्टर का एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इवन। और जो इवन फंक्शन है ये अगर n डिवाइड होता है मान लो 2 से, तो ये क्या करेगा, अगर n डिवाइड होता है 2 से यानी कि n को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और यहाँ हमें एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इफ़ के अंदर गया तो ये रिटर्न हो ही जाएगा एनीवेज, और अगर इफ़ के अंदर नहीं गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी इफ एल्स है। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि एक लिस्ट में से मुझे सिर्फ इवन नंबर्स मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट लिस्ट और मान लो यहाँ पर मैं ओनली इवन नाम से एक लिस्ट बना रहा हूँ। ओनली इवन इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा फिल्टर, और फिल्टर पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो फंक्शन लेता है जो कि मेरा इवन हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट लिस्ट लेता है। तो मेरी जो एल लिस्ट है उसमें से मुझे सिर्फ इवन नंबर्स मिलेंगे जो कि 2 और 4 हैं। आई होप दैट मेक सेंस। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिड्यूस फंक्शन को एग्जाम्पल, और रिड्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल देने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि है सम, और ये क्या करेगा, a और b को सम करेगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा a प्लस b। मैं इसका लैम्डा फंक्शन भी बना सकता था लेकिन मैंने ये बनाना चुना। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट रिड्यूस और यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, l, ठीक है। अब रिड्यूस फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है फंक टूल मॉड्यूल में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूस को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फंक टूल से इंपोर्ट रिड्यूस, ठीक है। और यहाँ पर रिड्यूस का जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है फंक्शन जिससे आप रिड्यूस करना चाहते हो, दूसरा आर्ग्यूमेंट लिस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर सम कॉमा एल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही सम कॉमा एल करूँगा तो क्या होगा, ये जो सम फंक्शन है वो चल जाएगा एल पर 2/2 करके। मैं बताऊंगा कि 2-2 करके चलेगा, जैसे कि 1 और 2 पे चलेगा पहले, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उस पे और 3 पे चलेगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उस पे और 4 पे चलेगा, फिर इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा उस पे और 5 पे चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सम की बात कर रहे हैं जो कि a और b को सम करता है। तो यहाँ पर हम 1 और 2 पे चलाएंगे तो 3 आ गया, फिर 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, फिर इसके बाद 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 5 15 हो गया। इसलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट 15 आएगा, और आप देखो यहाँ पर 15 आ गया रिड्यूस का आउटपुट। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को इस डायग्राम पे लेके चलता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे पास नंबर्स हैं। सबसे पहले सम चलेगा 1 और 2 पर, और ये लिस्ट रिड्यूस होकर हमारी ऐसी हो जाएगी 3 3 और 4। फिर 3 और 3 पे चलेगा जो कि 6 और 4 बचेगा, फिर 6 और 4 पे चलेगा और ये 10 हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो क्या होता,
2 और 1 मल्टीप्लाई होता, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होता, फिर वो 4 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 होता, 6 इंटू 4 24 होता। तो अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई दे दूँ इसको, अगर मान लो मैं एक मल्टीप्लाई फंक्शन बनाऊँ, मैं यहाँ पर कहूँ कि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लैम्डा और मैं लिखूँ x कॉमा y और रिटर्न करो x मल्टीप्लाई बाय y। और अगर मैं यहाँ पर सम की जगह MUL दे दूँ जो कि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 120 आएगा। क्यों आ रहा है 120? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है। 2 इंटू 1 क्या है 2, 2 इंटू 3 6, 4 जा 24, इंटू 5 इज 120, 24 into 5 is 120. I hope that makes sense, and this wraps our chapter number 13, and I'll see you in chapter number 13 practice set. So guys, यहाँ पर चैप्टर 13 के प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया है और मैं यहाँ पर पहली प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट जो पहली प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV आपको करना है और उसके बाद 2 वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल खोलूँगा, क्योंकि VS कोड के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है मैनेज हो जाती हैं बाय पाइथन एक्सटेंशन। तो मैं काफ़ी रॉ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा वर्चुअल ENV1 बनाऊँगा एक, जिससे कि मेरा ENV1 बन गया, और एक ENV2 बनाऊँगा जिससे कि मेरा ENV2 बन गया। तो ये 2 इन्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने बना लिए हैं। अब इन दोनों में से किसी भी एक को एक्टिव करने के लिए मैं क्या करूँगा ENV1 लिखूँगा, टैब दबाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट्स, फिर मैं लिखूँगा activate.ps1, जिससे कि मेरा ENV1 एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें मैं क्या करूँगा पिप इंस्टॉल करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं पहले वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो मैंने क्या किया, पिप इंस्टॉल पैंडास करूँगा और मैं इसके बाद पिप इंस्टॉल पाईजोक करूँगा, और इसके बाद मैं पिप इंस्टॉल और चीज़ें भी कर सकता हूँ, बट मैं 2 ही रखता हूँ, एक पैंडास रखता हूँ और एक पाईजोक रखता हूँ। एक बार पैंडास मेरा इंस्टॉल हो गया, मैं पिप इंस्टॉल पाईजोक करूँगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ पैंडास के इंस्टॉल होने का। तो यहाँ पर हमारा पैंडास इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर पाईजोक्स इंस्टॉल करूँगा और मेरा पाईजोक्स भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पिप फ्रीज और इस तरह से requirements.txt फाइल जनरेट करूँगा, जिससे कि मेरी एक requirements.txt फाइल यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद मैं एक्टिवेट करूँगा अपना दूसरा इन्वायरमेंट, और उसके लिए मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा अपना ENV1। एंटर मारूंगा, ENV1 डीएक्टिवेट हो गया। ENV2 को एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर activate.ps1 ऐसे लिखना पड़ेगा, और ENV2 के अंदर मुझे pip install -r requirements.txt लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये सारे मॉड्यूल्स जो कि मेरे यहाँ पर इंस्टॉल्ड थे इन्वायरमेंट 1 में, वो इन्वायरमेंट 2 में भी आ जाएंगे। तो आप देखो इन्वायरमेंट 2 में भी मेरे वो सारे जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। पैंडास इंस्टॉल हो रहा है, पाईजोक्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो मैं एक बार चेक भी कराऊंगा आपको इंपोर्ट करके उन पैकेजेस को, सो दैट यू नो कि एक्चुअल में वो काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा रैपल में, इंपोर्ट पैंडास लिखूंगा, और आप देखो इंपोर्ट पैंडास मेरा काम कर रहा है, विच मीन्स कि जो हमारा पैंडास है वो इंस्टॉल हुआ है ENV2 में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, मार्क्स एंड फोन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एंड फॉर्मेट इट यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन लाइक दिस। तो नेम, मार्क्स और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें लेनी है मुझे। तो मैं यहाँ पर 02_problem2.py लिखूँगा, और मुझे नेम इज इक्वल टू इनपुट एंड नेम मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर मार्क्स करूँगा, और इसके बाद मैं फ़ोन नंबर जो है वो इनपुट जो है करवाऊंगा। तो मैंने ये 3 चीज़ें इनपुट करवा ली हैं, और मैं क्या करूँगा प्रिंट करूँगा एक f स्ट्रिंग, बट f स्ट्रिंग नहीं यार, हमें फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मैं s इज इक्वल टू करूँगा, और ये जो स्ट्रिंग है इसको कॉपी करूँगा। f स्ट्रिंग की एक ऐसी आदत मेरी लग गई है ना दोस्तों की, मतलब f स्ट्रिंग से चीज़ें इतनी ईजी हो जाती हैं, बट अगेन अभी हमें फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो हम ओबे करेंगे क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, यहाँ पर नेम आ जाएगा, फिर इसके बाद हिज मार्क्स आर, जो भी मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे, फिर फ़ोन नंबर उसका जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट फॉर्मेट, मैंने 0 नहीं लिखना है यहाँ पर, गलती से दब गया, डॉट फॉर्मेट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, मार्क्स और फ़ोन, और फिर इसके बाद मैं इसको प्रिंट भी करूँगा ये देखने के लिए कि ये एक्चुअल में सही से हुआ कि नहीं। रन करो, और रन करने के बाद नेम में मैं लिखूँगा हैरी,
मार्क्स में मैं लिखूंगा 100 में 100, और फ़ोन नंबर में मैं लिखूंगा रैंडम नंबर है, कॉल मत करना इस पर, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट इज हैरी, हिज मार्क्स आर 100, फ़ोन नंबर इज 2242628 नंबर का बन गया नंबर, कॉल ना करें कोई भी, रैंडम नंबर है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन करेंगे। लिस्ट कंटेन्स अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग ऑफ सेम नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल है हमारी, ठीक है, 7 की, हमें क्या करना है, उसको एक स्ट्रिंग बनाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि 03_problem3.py, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल इज इक्वल टू 7 इंटू आई, 7 इंटू आई फॉर आई इन रेंज 1 to 11, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये हमारी टेबल बन जाएगी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की सहायता से 7 की टेबल बन जाएगी। और मुझे क्या करना है, फिर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है टू कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ये, और मैं लिखूँगा \n, और मैं लिखूँगा डॉट फॉर्मेट, क्योंकि मुझे वर्टिकल स्ट्रिंग बनानी है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेबल, ठीक है। और ये मेरी s इज इक्वल टू हो जाएगा, और मैं फिर लिखूँगा प्रिंट s। और जब मैं s को प्रिंट करूँगा तो आप लोग देखो कि यहाँ पर सॉरी डॉट फॉर्मेट नहीं, मुझे यहाँ पर डॉट ज्वाइन करना था, आई एम सॉरी अबाउट दैट, तो मुझे ज्वाइन करना था, तो ज्वाइन करूँगा। और आप देखो यहाँ पर जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये कह रहा है कि भाई इंट फाउंड, हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी टेबल बनाएंगे उसको हम स्ट्रिंग बना देंगे, क्योंकि आपके जो आपका जो ज्वाइन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको एक स्ट्रिंग चाहिए होती है, स्ट्रिंग की लिस्ट चाहिए होती है, और आपको वो करना पड़ेगा खुद से। तो अगर आप \n.join ऐसे करोगे तो आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको रन करूँगा तो देखो एक वर्टिकल टेबल बन गई यहाँ पर 7 की, 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन, ठीक है। अब चौथा जो प्रॉब्लम है हमारी, वो कह रही है कि एक फिल्टर करना है आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिविजिबल 5 के नाम से एक मेथड बनाऊंगा और इसको एक n दूंगा। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा कि कहूँगा कि अगर आपका जो n है वो %5, अगर n%5 इज इक्वल्स टू 0, रिटर्न ट्रू, ठीक है, वरना हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा a इज इक्वल टू, मान लो हमारी 1 2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 55, ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। अब मैं कहूँगा कि f इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर, और पहला हमारा फंक्शन होगा डिविजिबल 5 और a। और अगर मैं प्रिंट करूँगा f को, तो f के अंदर सिर्फ वही आइटम्स होंगे जो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि ट्रू रिटर्न करता है जब n 5 से डिविजिबल है। और उसके बाद मैंने क्या किया, फिल्टर फंक्शन चलाया, वो फंक्शन दिया और ये लिस्ट दी। तो हमने देखा था फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है ऑलरेडी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जो मैक्सिमम ऑफ नंबर्स इन अ लिस्ट निकाले। तो मैं क्या करूँगा, 05_problem5.py यहाँ पर बनाऊँगा, और मैं काम करूँगा यही वाली जो ये लिस्ट है ये यूज़ करूँगा। इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े आइटम्स मैंने डाल दिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, देखो आप। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें है 1 2, और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर 65 देता हूँ, इसको 111 देता हूँ, और इसमें से जो सबसे बड़ा हमारा आइटम होगा वो ये बताएगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रेटर के नाम से मैं यहाँ पर बनाऊँगा, और मैं कहूँगा कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b रिटर्न a, वरना रिटर्न b, ठीक है। एक सिंपल सा फंक्शन मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि, और मैं यहाँ पर इसको l कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट करो रिड्यूस, और रिड्यूस मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, फ्रॉम फंक्टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। और जो रिड्यूस का पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है फंक्शन। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर दूंगा और इसके बाद l दूंगा, तो ये मुझे क्या करेगा कि बता देगा दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इन सारे एलिमेंट्स में से कौन सा ग्रेटर है, पहले इन दो को कंपेयर करेगा, इन दोनों में से 1 1 1 है, फिर उसमें से भी 1 1 1 होगा, फिर इन दोनों में से 1 1 1 होगा, फिर 1 1 1 और 65 में से 65 होगा, फिर 65 ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 2 2 करके ये ग्रेटर नंबर मुझे बता देगा। तो इन दो को लड़वाएगा पहले, इन दोनों में से जो जीतेगा उसको इससे लड़वाएगा, जो
जीतेगा उसको इससे लड़वाएगा, फिर जो जीतेगा उसको इससे लड़वाएगा, फिर उन दो में से जो जीतेगा इससे लड़वाएगा, इससे लड़वाएगा, इससे लड़वाएगा और इससे लड़वाएगा। फाइनली जो सबसे ताकतवर है वो निकल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने की निंजा टेक्निक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं इसको ग्रेटर कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 5553 देगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रन पिप फ्रीज फॉर द सिस्टम इंटरप्रेटर, टेक द कंटेंट्स एंड क्रिएट अ सिमिलर वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर पिप फ्रीज चलाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि आ जाऊँगा यहाँ पर इस फोल्डर में, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन टर्मिनल करूँगा। राइट क्लिक करके कहाँ गए तुम टर्मिनल, कहाँ गए तुम टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा पिप फ्रीज requirements.txt और यहाँ पर एक requirements.txt बन जाएगी चैप्टर 13 प्रैक्टिस सेट में। तो मैं अगर आप लोग को दिखाऊं वो requirements.txt फाइल वो ये बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। तो मैं लिखूँगा वर्चुअल env और उसका नाम मैं हैरी रख देता हूँ, हैरी एन रख देता हूँ। और हैरी एन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डॉट हैरी एन ./हैरी एन और फिर स्क्रिप्ट्स, फिर activate.ps1, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो गया, देखो ब्रैकेट में हैरी एन लिख कर आ गया। फिर मैं क्या करूँगा कि एक्टिवेट करने के बाद इसको पिप इंस्टॉल -r requirements.txt इसमें चला दूंगा और सारी जो मेरे रिक्वायरमेंट्स है एक एक करके इंस्टॉल हो जाएंगे। आप देखो कलेक्ट कर रहा है, ये इंस्टॉल करे जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा, देखो इंस्टॉल हो रहा है और फाइनली ये सक्सीड कर जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि फ्लास्क मॉड्यूल को एक्सप्लोर करूंगा और एक वेब सर्वर बनाऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम 6.py। तो मैंने जो कमांड्स चलाए वो मैं ज़रा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो पहला कमांड जो मैंने चलाया वो था, मैं काम करता हूँ इसका पूरा ऐसे ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, एंड आई थिंक इट शुड बी यूज़फुल, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया ये, और आप देखो यहाँ पर ये मैं काम करता हूँ तो कमांड से लिख देता हूँ सिर्फ, आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ और बाकी आप चला के देखना अपने कंप्यूटर में। तो ये 2 कमांड्स हैं जो कि आपको चलाने, और इनको कमेंट आउट भी कर देता हूँ टू शो कि ये पाइथन प्रोग्राम नहीं है, ये टर्मिनल पर रन करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है और ये कर दिया इंस्टॉल, इसने सारे मेरे जो पैकेजेस थे वो इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर दिए। और ये मैंने कर दिया है ऑलरेडी, N1 M2 हैरी एन, ये सब मैंने बनाए थे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। पाइथन का बेसिकली पूरा एक कॉपी होता है इसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि फ्लास्क मॉड्यूल को एक्सप्लोर करूँगा और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इंटरनेट पर। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फ्लास्क मॉड्यूल और आप देखो यहाँ पर वेलकम टू फ्लास्क। तो सबसे पहले मुझे पिप इंस्टॉल फ्लास्क करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और फ्लास्क ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा 07_problem7.py करूँगा और यहाँ पर मैं फ्लास्क का एक बड़ा बेसिक सर्वर जो है वो बना लूँगा। तो एक मिनिमल एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा, देखो क्विक स्टार्ट में एक मिनिमल एप्लीकेशन है, इसे मैं करूँगा कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको रन करने की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ूंगा। तो देखो इसको रन करने के इंस्ट्रक्शंस हैं फ्लास्क -app hello run, ये आपको चलाना है और यहाँ पर ये करने के बाद आपका काम हो जाएगा। अब आप देखो ये app.py है, ठीक है। इसको चलाने का एक तरीका और मैं आप लोग को बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से ही आप पता लगा सकते हो कि आप यहाँ पर इसको रन कर सकते हो, app.run को चला सकते हो आप। तो हमने एक ऐप बनाई और आप ऐसे कर सकते हो app.run और ये रन हो जाएगी इस प्रोग्राम को चलाते ही। आप देखो इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो ये एक ऐप बन गई है और आप देखो कंट्रोल क्लिक इस पे करोगे तो हेलो वर्ल्ड एक बेसिक पाइथन सर्वर बन गया है। अब क्या है फ्लास्क, बेसिकली ये वेबसाइट्स और एपीआईज बनाने के काम आता है, इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड दैट रैप्स चैप्टर 13 प्रैक्टिस सेट। आई एम सो हैप्पी वी हैव कम दिस फार। ऑलराइटी गाइज, आज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है और इसको मैं दिल से मेगा प्रोजेक्ट कह सकता हूँ क्योंकि इसमें मेगा प्रोजेक्ट कहलाने वाले गुण हैं। ठीक है, विद दैट सेड मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा मेगा प्रोजेक्ट 1 और ये जारविस है। और ये जारविस कोई ऐसा वैसा जारविस नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम एलेक्सा, अगर आप लोगों ने देखा हो, गूगल होम आपने देखा हो, अगर आप लोगों ने देखा हो इस तरह के डिवाइसेस, तो हम कुछ इसी तरह का बनाने वाले हैं अपने सिस्टम के लिए। तो मैं ये main.py बनाऊंगा और main.py बनाने के बाद मैं कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा। लेकिन क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट है तो हम जो अपनी
सारे पैकेजेस हैं वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखने वाले हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखने के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट इंटरप्रेटर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है प्लस क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, या नीचे बॉटम राइट पर आपको सेलेक्ट इंटरप्रेटर दिखेगा। आप लोग यहाँ पर प्लस क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट करके VN सेलेक्ट करें और पाइथन 3.112 का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर बन रहा है, आपको दिख रहा होगा नीचे क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट ऐसे कुछ। तो ये थोड़ा टाइम लेता है वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने में और वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइनली बन जाता है। ये बन गया, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा बन गया। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर मैं पिप इंस्टॉल जो भी करूँगा, देखो ये मुझे वार्निंग भी दे रहा है, यहाँ पर बता भी रहा है कि भाई पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। VENV ब्रैकेट में लिख कर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब है कि टर्मिनल आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ही काम करेगा। गुड, अमेजिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पिप इंस्टॉल और हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन और पाई ऑडियो, ठीक है। तो आप स्पेस देके अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर दे दिया स्पीच रिकॉग्निशन स्पेस पाई ऑडियो, तो ये दोनों इंस्टॉल कर देगा। तो मैं एंटर मार के सबसे पहले इतने इंस्टॉल करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल कर रहा है इन सारे पैकेजेस को, काफ़ी जल्दी इसने इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद एक और जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ पिप इंस्टॉल, मैं करने वाला हूँ सेटअप टूल्स को, सेटअप टूल्स, और मैं इस टर्मिनल को यहाँ ले आता हूँ जस्ट सो दैट आप लोग को दिखे। पावर शेल को ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा तो ये एक टैब बन जाएगी और आप देखो पिप इंस्टॉल सेटअप टूल लिखने से ये सेटअप टूल्स भी इंस्टॉल हो जाएगा और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरा इंस्टॉल होगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अब अपने main.py के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा if _ name =_ main। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग इसको अपने प्रोग्राम में डाल दो। तो सबसे पहले मैं स्पीच रिकॉग्निशन एज SR करूँगा। अब ये एज कीवर्ड क्या होता है, जब मैं इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन कर रहा हूँ तब मुझे बार बार लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन के बाद कि स्पीच रिकॉग्निशन डॉट समथिंग स्पीच रिकॉग्निशन। तो इतने बड़े को ना लिखने की बजाय मैं सिर्फ SR लिखूंगा, तो मैंने इसको छोटा करने के लिए एज SR कर दिया। तो एज कीवर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अब आप स्पीच रिकॉग्निशन की जगह नीचे SR लिखोगे। इतनी सिंपल सी चीज़ है बस, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल पिप। अब मैं इसको डोंट शो अगेन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि बार बार ना आए। पिप इंस्टॉल और मैं यहाँ पर लिखूँगा वेब ब्राउज़र, ठीक है, वेब ब्राउज़र। ये कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड अ वर्जन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र ओके। तो इंटरफेसेस फॉर, तो वेब ब्राउज़र इज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल आई गेस, इज इट, लेट मी चेक। वेब ब्राउज़र मॉड्यूल, हाँ ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसका मतलब है कि मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग, दैट्स गुड एक्चुअली, दैट्स गुड। तो हम क्या करेंगे कि वेब ब्राउज़र से खोलेंगे ब्राउज़र को, और ब्राउज़र में अगर कोई भी चीज़ हमें खोलनी है तो, और हम वॉइस कमांड्स देंगे और वॉइस कमांड्स देके हम वेब ब्राउज़र से खोलेंगे जो भी हमें खोलना होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, इंस्टॉल pyttsx3। ये क्या है, ये टेक्स्ट टू स्पीच का एक पैकेज है जो कि क्या करेगा, आपको टेक्स्ट टू स्पीच करने में हेल्प करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर पिप इंस्टॉल कर लूँगा pyttsx3, और pyttsx3 करके आप यहाँ पर देखो, मैं वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल होने का, ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो pyttsx3 को हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमें बुलवानी है जारविस से तो हम वो बुलवा सकते हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, आई एम रियली हैप्पी। हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है, हमें एक रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि जब भी हम कोई चीज़ बोलेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा रिकॉग्नाइजर इज इक्वल टू SR.recognizer, जो कि एक क्लास है। रिकॉग्नाइजर क्लास क्या करती है कि आपको स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शनैलिटी लेने में मदद करती है। और एक हम TTSX इंजन को इनिशियलाइज करेंगे, तो हम लिखेंगे TTSX इज इक्वल टू pyttsx। तो हम लिखेंगे pyttsx.init, और इससे क्या होगा कि इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा pyttsx। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक स्पीक फंक्शन होगा, जो कि क्या करेगा, एक टेक्स्ट को लेगा और उसके बाद उसको स्पीक करेगा। अब इस स्पीक फंक्शन को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इनिट करना है और उसके बाद सिंपल हमें engine.say कर देना है, ठीक है, engine.say कर देना है। तो आप देखो यहाँ पर engine.say मैं अगर ये करूँगा, यहाँ पर मैं engine बना लेता हूँ। इनफैक्ट मैं पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही कर लेता हूँ जैसे इसने किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने engine.say किया। मैं अगर स्पीक फंक्शन चलाऊँगा, स्पीक अगर मैं लिखूँगा हे सर हाउ मे
आई हेल्प यू, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा, इसको चलाया मैंने, तो आई होप आप डेस्कटॉप ऑडियो सुन पा रहे हैं। ये नहीं चला, लेट मी सी वाई, लेट मी सी वाई। तो मैंने इसको चलाया, नहीं चला ये, तो मैंने ओके, तो आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट, मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ। स्पीक फंक्शन चलाया मैंने, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं कर रहा। लेट मी चेक वाई। तो यहाँ पर हमने इसको सब कुछ कर दिया इसका, उसके बाद भी ये क्यों नहीं चल रहा है। रन एंड वेट हमें चलाना पड़ेगा, इंजन डॉट रन एंड वेट, ठीक है, क्योंकि वरना ये एग्जिट हो जा रहा है प्रोग्राम इसके चलते ही। Hey sir, how may I help you? हाँ बढ़िया, ये अच्छा है यार, ये अच्छा है। तो ये चल रहा है, अभी काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये काम कर रहा है। तो हमारा जो जारविस है, मैं इसको इनिशियलाइजिंग जारविस कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चलता रहे हमेशा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वेक वर्ड के लिए सुने, मैं ऐसे कहूँ जारविस, ये उसके बाद बोले टिडिंग, फिर उसके बाद मैं बोलूँ ऐसे कर दो, तो ये करे, ठीक है। समझ लो आप लोग, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, वरना हम जो नॉर्मल बातें कर रहे हैं वो जारविस सुनता रहेगा और उसका रिप्लाई करता रहेगा, अनोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है करने का। तो चलो आ जाओ, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे ये सब चीज़ें करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्पीच रिकग्निशन पे जाऊँगा, यानी कि स्पीच रिकग्निशन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा, स्पीच रिकग्निशन, और स्पीच रिकग्निशन पैकेज में जाकर, अरे आया था अभी पाइथन आ गया, ठीक है। तो स्पीच रिकग्निशन में जाकर मैं इसका कोड सैंपल्स देखूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कहीं पर मुझे कोड सैंपल मिल जाए, क्योंकि देखो भाई, कोड सैंपल आप याद नहीं रख सकते, या तो आप चैट जीपीटी को पूछो, और अगर आप चैट जीपीटी को नहीं पूछ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट स्पीच रिकग्निशन की रीडमी भी है, बढ़िया। तो यहाँ पर मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्या इन्होंने कोई कोड दिया हुआ है, जिससे कि मैं एग्जाम्पल्स डायरेक्टरी, देखो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो एक फाइल है माइक्रोफोन रिकग्निशन, तो मैं इस माइक्रोफोन रिकग्निशन वाली फाइल में से थोड़ा कोड उठाऊंगा। तो इन्होंने R इज इक्वल टू, सबसे पहले हम माइक्रोफोन से ऑडियो लेंगे, ऑडियो लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या बोला गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड मुझे हेल्प करेगा ये पता करने में कि क्या बोला गया है, ठीक है। तो लेट्स गो यार, लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ, कमेंट लिखता हूँ मैं, लिसन फॉर द वेक वर्ड जारविस, ठीक है। तो अगर मैंने जारविस बोला है तब ही कुछ होना चाहिए, ठीक है, और अगर मैंने जारविस नहीं बोला है तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये भी जो हम करने वाले हैं वो हम एक वाइल लूप में करने वाले हैं। तो मैं वाइल ट्रू करूँगा, यानी कि वाइल ट्रू करके मैं यहाँ पर मैं कहूँगा ये चीज़ होती रहे, मतलब वेक वर्ड के लिए लिसन करता रहे, लिसन करेगा वेक वर्ड के लिए, और फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर से समथिंग लिख कर आ रहा है, मैं इसको लिसनिंग कर देता हूँ। तो ये लिसनिंग r डॉट लिसन सोर्स, और इसके बाद फाइनली क्या होगा कि अगर जो r डॉट रिकग्नाइज फिनिक्स है, हम रिकग्नाइज गूगल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमांड इज इक्वल टू ये, और प्रिंट करते हैं कमांड को, ठीक है। बस इतना करते हैं अभी के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें करते हैं। और ये ट्राई के अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ट्राई के अंदर नहीं रखा तो हमें एरर आ सकता है, और इंडेंटेशन भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स रन दिस। Initializing Jarvis. जारविस, जारविस, तो ये कह रहा है कि पॉकेट स्फिनिक्स मॉड्यूल आपने सही से नहीं जो है सेटअप किया है। तो एक काम करते हैं यार, इसको देखते हैं कि यार ये एरर क्या है, क्योंकि भाई देखो सब कुछ आप दिमाग से नहीं कर सकते, आपको स्टैक ओवरफ्लो भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा जो यूज़ होने वाला है यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये पिप इंस्टॉल पॉकेट्स फिनिक्स, ओके लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई पिप इंस्टॉल पॉकेट्स फिनिक्स, जो कि मैंने किया है। मैंने ये बेसिकली कमांड को फायर किया, ये वाले को, पिप इंस्टॉल पॉकेट्स फिनिक्स को। एंड लेट मी डू वन थिंग, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना कमांड्स, मैं रिक्वायरमेंट्स डॉट txt आपको वैसे एक्सपोर्ट करके तो दे दूंगा, बट अगेन मैं यहाँ पर वो डालता जाता हूँ, ठीक है, ऊपर एट द टॉप डालता जाता हूँ इसको ऐसे। ये मैंने कमांड चलाया है, ठीक है। और अब देखते हैं चला के, Initializing Jarvis. हे जारविस, हे जारविस, जारविस, जारविस। अब देखो ये ना जॉन लुइस कह रहा है, डॉट इफ कह रहा है, तो ना जारविस को ये सही से ना सुन नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ गूगल का, तो मैं रिकग्नाइज फिनिक्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर रिकग्नाइज गूगल यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी सही लगता है वो फंक्शन, ठीक है। तो हम ये यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर रिकग्नाइज, देखो रिकग्नाइज के बहुत सारे हैं, गूगल क्लाउड, हाउंडिफाई, IBM, फिनिक्स, टेंसरफ्लो, विस्पर, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि रिकग्नाइज गूगल करता हूँ, कहाँ गए तुम गूगल, रिकग्नाइज गूगल एक फंक्शन था,
रिकग्नाइज गूगल क्लाउड भी नहीं, रिकग्नाइज गूगल था आई थिंक। तो लेट मी डू वन थिंग कि मैं Initializing Jarvis. जारविस कैसे हो, एक यहाँ पर एरर आ गया, कह रहा है भाई अपने गूगल क्लाउड के कनेक्शन दो। तो ये रिकग्नाइज गूगल एक फंक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Initializing Jarvis. जारविस हाउ आर यू, जारविस। अब देखो एक दिक्कत यहाँ से है कि ये बहुत टाइम ले रहा है रिकग्नाइज करने में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ना प्रिंट कर देता हूँ रिकग्नाइजिंग, ताकि हमें पता चले कि ये रिकग्नाइज करने में कितना टाइम ले रहा है, लिसन करने में कितना टाइम ले रहा है। तो मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा, देखो मैंने इसको ऐसे किया, अब मैं इसको Initializing Jarvis. लिसनिंग जारविस, बहुत देर लगा रहा है ये। तो देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो लिसन फंक्शन होता है ना वो दो चीज़ें लेता है। एक तो वो लेता है आपका टाइम आउट पैरामीटर, एक लेता है फेस टाइम लिमिट पैरामीटर। तो अगर मैं टाइम आउट इज इक्वल टू 2 सेकेंड कर दूँ, टाइम आउट इज इक्वल टू 2 सेकेंड कर दूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो टाइम आउट इज इक्वल टू 2 सेकेंड करने से ये सिर्फ 2 सेकेंड के लिए लिसन करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा कि 2 सेकेंड लिसन करने के बाद वापस से टाइम आउट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। Initializing Jarvis. जारविस, अच्छा ये जूरीविस क्यों कह रहा है, अरे यार मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी भाई। मैं कह रहा हूँ ये जूरीविस क्या कर रहा है। Initializing Jarvis. ये फिनिक्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑडियो क्यों आ रहा है। ओके तो इन्होंने यहाँ पर इसलिए, तो मैं एक काम करूँगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई करूँगा, एक्सेप्शन एज ई करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कुड नॉट, मैं यहाँ पर एरर लिखूँगा। फिनिक्स तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे अभी। जारविस, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। Initializing Jarvis. देखो लिसनिंग कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये बार बार लिसनिंग करता रहे। और अब देखो गूगल की कितनी, देखो डू लिसनिंग कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि बार बार लिसनिंग करता रहे। देखो ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर टाइम आउट इज इक्वल टू 2 कर दिया। तो दो इसमें पैरामीटर्स होते हैं, एक तो टाइम आउट होता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंड्स दैट दिस विल वेट फॉर अ फेस टू स्टार्ट बिफोर गिविंग अप एंड थ्रोइंग एन स्पीच रिकॉग्निशन डॉट वेट टाइम आउट एक्सेप्शन, ठीक है। और ये फेस टाइम लिमिट पैरामीटर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंड्स दैट विल अलाउ फेस टू कंटिन्यू बिफोर स्टॉपिंग एंड रिटर्निंग द पार्ट ऑफ द फेस। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ बोली, उसके बाद आप कितनी देर रुक सकते हो, मतलब कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको भी 1 सेकेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फेस टाइम लिमिट को भी 1 सेकेंड करता हूँ यहाँ पर, और अभी देखते हैं। Initializing Jarvis. तो यहाँ पर इसने वेट टाइम आउट एरर थ्रो कर दिया, और यहाँ पर आप देखो कि r.listen ने, तो मैं ना ये चीज़ भी ट्राई में लेके जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एरर आए मुझे, ठीक है। तो उप्स, मैं इसको भी ट्राई में लेकर जाऊँगा। उससे क्या होगा ना कि ऑडियो इज इक्वल टू दिस। हाँ अब ठीक है, अब मैं चलाता हूँ इसको। Initializing Jarvis. जाविस, 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 जारविस। हाँ देखो अभी ये काफ़ी फास्ट हो गया, सुनने जा रहा है। जारविस, वेक वर्ड सुनाना है, अभी हमें सिर्फ वेक वर्ड का करना है काम, ठीक है। अभी सिर्फ वेक वर्ड का करना है। तो एक बार हमने कमांड के लिए सुन लिया, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर ये कमांड जारविस है, इफ कमांड डॉट लोअर, हमें लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है, इक्वल टू जारविस, जारविस। अगर ये जारविस है तो हम क्या करेंगे कि हम स्पीक करेंगे या, तो हम अगर कहेंगे जारविस तो वो कहेगा हमसे या, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे, ठीक है, हम अपनी बात को रखेंगे। और आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इफ कमांड डॉट लोअर इज इक्वल टू जारविस, तो हमने स्पीक किया या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिसन फॉर कमांड, लिसन फॉर कमांड। अभी तक हमने वेक वर्ड के लिए लिसन किया था, यानी कि हमने जारविस वर्ड के लिए लिसन किया था, हमने ऑडियो माइक्रोफोन से जो है वो ली, और फिर फाइनली हमने क्या किया कि हमने कहा कि देखो भाई सुनो, तुम अगर जारविस बोला गया है तो ये करो, तो या बोलो। और उसके बाद अब हम कमांड के लिए लिसन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, विद एसआर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिसन करेंगे फॉर कमांड। और जो भी हमारा कमांड होगा, जो भी हमारा कमांड होगा, इस बार मैंने यहाँ पर प्रिंट लिसनिंग कर दिया है, और ऑडियो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और हमारा जो कमांड हो जाएगा वो क्या होगा, r डॉट रिकॉग्नाइज गूगल ऑडियो, ये हमारा कमांड हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और इसको मैं वर्ड कहता हूँ, इसको मैं वर्ड कहता हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ एक वर्ड के लिए लिसन कर रहे हैं। तो वर्ड डॉट लोअर इक्वल्स टू जारविस, तो हम क्या करेंगे, स्पीक जारविस बोलेगा या फिर आपको बोलना है जो भी चीज़, जारविस एक्टिव लिखता हूँ यहाँ पर, जारविस एक्टिव, और उसके बाद आपको सुनना है, ठीक है। एंड आर डॉट रिकग्नाइज गूगल ऑडियो होगी, जो कमांड है वो होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे प्रोसेस कमांड, ठीक है। तो हमारा कमांड प्रोसेस हो जाएगा, और ये हमें ये एक फंक्शन बनाएंगे अभी, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे कमांड को प्रोसेस करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, और अभी के लिए यहाँ पर पास लिखता हूँ। तो ये एक फंक्शन है जो कि चलेगा। अभी इसको टेस्ट करते हैं इतने को। Initializing Jarvis. जारविस, जारविस, Yeah. अब जारविस एक्टिव हो गया, ठीक है। अभी के लिए मैं जो प्रोसेस कमांड है उसको मैं अभी प्रिंट करता हूँ, सिर्फ सी, ठीक है। और एक बार जारविस एक्टिव हो गया, उसके बाद क्या होगा, कमांड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट मी रन इट अगेन, क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए। तो ये हमारा जारविस चल रहा है, Initializing ठीक है? मान Jarvis. लो चल रहा है ये, ठीक है, कुछ नहीं कह रहा हमसे, ये चल रहा है चुपचाप, चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है। जारविस, Yeah. हाउ आर यू? ये कह रहा है सी इज नॉट डिफाइंड, लेट मी सी, यार की क्या दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस कमांड में सी किया, प्रिंट सी किया, क्या गड़बड़ क्या आ रही है, समझ में नहीं आया मुझे। सी, ओके, यहाँ पर मुझे कमांड पूरा देना पड़ेगा। जारविस, जारविस, Yeah. हाउ आर यू? ओके, अभी भी ये मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंज किया प्रोग्राम में। Initializing Jarvis. जारविस, Yeah. हाउ आर यू? तो इसने हाउ आर यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर जो मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, वो होगा ओपन गूगल। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इफ सी डॉट लोअर इक्वल्स टू ओपन गूगल, या मैं कहूँगा इफ ओपन गूगल इन सी डॉट लोअर, इफ ओपन गूगल इन सी डॉट लोअर, तब क्या है कि अगर ओपन गूगल सी डॉट लोअर पे है तो आप क्या करें, वेब ब्राउजर डॉट ओपन https:/google.com। एंड सेम चीज़ हमें करनी है ओपन फेसबुक के साथ, हमें सेम चीज़ करनी है, यहाँ पर मैं एलिफ कर देता हूँ। सेम चीज़ हमें करनी है किसके साथ, फेसबुक के साथ, लिंक्डइन के साथ। तो यहाँ पर फेसबुक आप लिख लो, ठीक है, फेसबुक। यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब खोल लो। तो अब आपका एक जारविस एक वर्चुअल असिस्टेंट बन चुका है, जो कि क्या करेगा कि आप बोलोगे ओपन यूट्यूब तो ये यूट्यूब खोल देगा, ठीक है। आप कहोगे ओपन फेसबुक, ये फेसबुक खोल देगा। आप बोलोगे लेट अस से ओपन लिंक्डइन, ये लिंक्डइन खोल देगा। चलो यार इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे ले लिए। Initializing Jarvis. अच्छा, अगर मैं सिर्फ ओपन यूट्यूब बोलूंगा तो क्या ये कुछ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। जारविस, Yeah. ओपन गूगल। देखो इसने गूगल ओपन कर दिया, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना? हाँ भाई, भी और आएगा मज़ा। अभी तो देखते जाओ, अभी तो ट्रेलर है, सिर्फ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अभी हम ये सब बंद करेंगे और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो जारविस अभी भी सुन रहा है, मैं चाहूँ तो दोबारा बोल सकता हूँ जारविस से, जारविस Yeah. ओपन यूट्यूब। इसने फेसबुक खोला क्योंकि मैंने कोड में गड़बड़ कर रखी है, तो मैं ये यूट्यूब की जगह यूट्यूब करूँगा यहाँ पर। अब ये चलेगा, देखो दोबारा चलाऊंगा। तो मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप चला के Initializing Jarvis. और ये अपना काम करता रहेगा चुपचाप, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। और जब भी आपको इससे बात करनी है उसका नाम पुकारो और ये आपका काम कर देगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। जारविस, Yeah. ओपन यूट्यूब। मतलब मैं क्यों खोलूँ यार यूट्यूब, जारविस खोलेगा ना यूट्यूब,
मतलब मैं क्यों खोलूँ यार, जब मैं एक बना सकता हूँ, मैं कैपेबल इनफ हूँ एक अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के, तो जारविस से खुलवाऊंगा यार, मैं खुद क्यों करूँगा। ठीक है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, अभी तक तो मज़ा आ गया। जारविस, जारविस Yeah. ओपन लिंक्डइन। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जारविस Yeah. ओपन यूट्यूब। ओह वाओ। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ सॉन्ग्स, ठीक है। सॉन्ग्स कौन कौन से सॉन्ग्स हम एक काम करते हैं, सॉन्ग्स हम बजाते हैं एनसीएस के, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स, ठीक है। और मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, स्टेल्थ यूट्यूब म्यूजिक, अभी आ जाएगा यूट्यूब म्यूजिक। स्टेल्थ ही था ना, आकाश गांधी, ठीक है, अभी आ जाएगा ये म्यूजिक। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हम यहाँ क्या करेंगे, एक म्यूज़िक लाइब्रेरी बनाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर नहीं, हम ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, एक हमारा म्यूज़िक लाइब्रेरी होगी हमारी। अब म्यूज़िक लाइब्रेरी, या फिर हम एक काम करते हैं, म्यूज़िक लाइब्रेरी एक दूसरी फाइल में हम बनाते हैं, हम यहाँ पर म्यूज़िक लाइब्रेरी .py बनाएंगे, म्यूज़िक लाइब्रेरी .py, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पोर्ट म्यूज़िक लाइब्रेरी, ठीक है। म्यूज़िक लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे म्यूज़िक इज इक्वल टू, एक डिक्शनरी होगी, हम कहेंगे स्टेल्थ गाने का यूआरएल ये है, ठीक है। अब आप देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर स्टेल्थ गाने का यूआरएल ये है। फिर हम कहेंगे, और भी बहुत सारे गाने होते हैं जैसे कि ठीक है, मार्च रखता हूँ इस गाने का नाम मैं, मार्च। आप अपने फेवरेट गाने रखना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और एक मान लो मैं रखता हूँ स्काईफॉल, ठीक है, स्काईफॉल का भी लिंक मैं ले लूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस। और इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, मैं 3 ही रखता हूँ गाने, एक और रख लेता हूँ, चलो यार। मैं क्या करूँगा, यूट्यूब का कोई यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ मिले शायद मुझे। और ये देखो यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी मिल गई मुझे, बहुत सारे यहाँ पर मिल गए हैं, जैसे कि ये देखते हैं, वोल्फ, इसका नाम मैं वोल्फ रख देता हूँ, ठीक है, वोल्फ। और ये रख दिया। अब देखो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने किया इंपोर्ट म्यूजिक लाइब्रेरी। मैं क्या करूँगा कि एल्स इफ, मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्स इफ, एलिफ होता है यार इसमें, प्ले, या फिर एक काम करते हैं, हम कहेंगे कि यार देखो अगर सी डॉट लोअर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, डॉट स्टार्ट्स विथ प्ले, ठीक है, तब आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है डॉट प्ले, तो आपने क्या करना है, सर्च करना है अपने म्यूज़िक को, म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट म्यूज़िक, और आपको प्ले कर देना है क्या, म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट म्यूज़िक, और यहाँ पर आ जाएगा सॉन्ग। अब हमारा सॉन्ग क्या होगा, तो देखो अगर हमारे कमांड में प्ले है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सॉन्ग इज इक्वल टू सी डॉट लोअर डॉट स्प्लिट बाय स्पेस और 1 कर देंगे। अब आप देखो ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये समझाता हूँ आपको, देखो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपने बोला प्ले स्काईफॉल, ठीक है, तो क्या करेगा ये सॉन्ग कैसे निकालेगा, सबसे पहले सी डॉट लोअर करेगा, ठीक है, जो कि प्ले स्काईफॉल होगा, डॉट स्प्लिट बाय स्पेस कर देगा, जो कि क्या करेगा, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से, एक होगा प्ले लिस्ट में, एक होगा स्काईफॉल। फिर हम इस लिस्ट का 1 ले लेंगे, 0 से गिनती स्टार्ट होगी, 0 1 ये ले लेंगे स्काईफॉल, तो सॉन्ग हमारा स्काईफॉल हो जाएगा, जो कि हम प्ले कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए ना, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब देखो ये मैंने किया, और अब मैं यहाँ पर जो मेरा सॉन्ग है उसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा, लिंक इज इक्वल टू दिस। फिर हमें सिंपली क्या करना है कि इस लिंक को ओपन करना है, जो कि हम वेब ब्राउज़र डॉट ओपन करके कर सकते हैं। तो आओ यार ट्राई करते हैं, जारविस को बोलते हैं, Initializing Jarvis. जारविस को बोलते हैं कि जारविस ये वाला गाना सुनाओ। और अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है जारविस, लेकिन जब मैं इसका नाम लूंगा तब ये रिएक्ट करेगा। जारविस Yeah. प्ले स्काईफॉल। ओ भाई मतलब ऐड आ गया, नहीं तो स्काईफॉल मेरा प्ले हो गया था, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया। और अब मैं कोई और गाना इसको बोलता हूँ बजाने के लिए, बजाएगा।
तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जार्विस Yeah. प्ले वुल्फ। देखा आपने? तो कोई भी गाना, तो आप अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी को सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आओगे musiclibrary.py में, और आप musiclibrary.py में आके अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी को और बड़ा कर लोगे। देखो यार, हम सब 20-25 गानों में से ही सुनते हैं, ठीक है, हमारे जो फेवरेट होते हैं, और हम उन फेवरेट गानों में से कोई भी एक सुन सकते हैं। जैसे मान लो मैं मार्च सुनना चाहता हूँ, तो अभी देखो मेरा जार्विस सुन रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं नाम लूंगा तो रिएक्ट करेगा। जैसे कि आप देखो, जार्विस Yeah. प्ले मार्च। देखा आपने दोस्तों, जार्विस Yeah. प्ले स्टेल्थ। ओके, तो यहां पर दिक्कत हो गई शायद, यहां भी नहीं हुई दिक्कत। जार्विस Yeah. प्ले स्टेल्थ। देखो एक्यूरेसी वाइज अभी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, हमें देखो कुछ पैरामीटर्स ट्यून करने पड़ेंगे, जैसे कि इन वैल्यूज़ को हमें थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया हमारा बन चुका है। अब देखो, टाइम आउट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फेस टाइम लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम रिकॉग्नाइजर कौन सा यूज़ करें, जैसे मैं अभी रिकॉग्नाइज गूगल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सब हम ट्यून करेंगे ना, तो इतना परफेक्ट हो जाएगा जैसे कि हमारा एलेक्सा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को देखनी है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखो, ये लिसन कर रहा है कंटिन्यूसली, और फिर उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं जो कि इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन अभी के लिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। अब हम इसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या ऐड किया, एक तो ये दिस इज़ कैपेबल ऑफ ओपनिंग अ म्यूज़िक, दिस इज़ कैपेबल ऑफ ओपनिंग अ लिंक, दिस इज़ कैपेबल ऑफ प्लेइंग अ म्यूज़िक ऑन यूट्यूब, और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई अगर lfc.lower डॉट स्टार्ट्स विद न्यूज़, ठीक है, अगर ये न्यूज़ इसमें है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं, इफ़ न्यूज़ इन, एल्स इफ न्यूज़ इन सी डॉट लोअर, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल रखते हैं चीज़ों को, कि भाई अगर न्यूज़ है तो ये क्या करेगा, जार्विस न्यूज़ सुनाएगा हमें। अब न्यूज़ हमें कैसे मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। तो एक न्यूज़ एपीआई करके होती है, न्यूज़ एपीआई, जो कि आपको न्यूज़ देती है, ठीक है। तो आप अपनी एपीआई की यहाँ पर ले सकते हो साइन अप करके। मैं अपनी एपीआई की आप लोग को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी एपीआई की ले सकते हो, और फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से ऑल आर्टिकल्स अबाउट टेस्ला फ्रॉम लास्ट मंथ, देखो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ऑल आर्टिकल्स मेंशनिंग एप्पल फ्रॉम येस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स फर्स्ट, ठीक है। या फिर हेडलाइंस अगर आपको चाहिए, तो इसमें हेडलाइन में डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे हेडलाइंस चाहिए, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ पर हमें हेडलाइंस मिलेंगी। टॉप हेडलाइंस, देखो टॉप हेडलाइंस आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया में करूँगा, टॉप हेडलाइंस निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से मैं अपनी एपीआई की लगाऊंगा, तो मैं लॉगिन करता हूँ सबसे पहले, और अपनी एपीआई की लगाऊंगा। आई थिंक मेरे पास पासवर्ड है, मैं अपनी एपीआई की निकाल के वापस आता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी एपीआई की ले आया, मेरी एपीआई की ये है, तो ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा न्यूज़ एपीआई की इज इक्वल टू, इसको भी स्टॉप करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यूज़ एपीआई की इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा न्यूज़ एपीआई इज इक्वल टू, और ये मेरी एपीआई की है। गाइस प्लीज़ इस एपीआई की को कॉपी मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको यूज़ मत करना, अपनी एपीआई की जनरेट करना, ना मुझे एरर आता है अगर आप लोग मेरी एपीआई की एग्जॉस्ट कर देते हो तो। लेकिन मैं आप पे भरोसा करते हुए, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हर बार मेरी एपीआई की एग्जॉस्ट कर देता है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अगर न्यूज़ आता है सी डॉट लोअर में, तो हम क्या करेंगे, हम इस कंटेंट को, जो भी कंटेंट होगा इस यूआरएल में, हम इसको लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी होती है, उसको यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि आर्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और रिक्वेस्ट डॉट गेट से क्या होता है कि ये हमारी इसके जो मतलब इसके अंदर जो भी हमारा डेटा है वो हमें लेके देगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट किया, और अब मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के पास, ठीक है। और चैट जीपीटी बाबू से मैं क्या कहूँगा, चैट जीपीटी बाबू से मैं कहूँगा कि चैट जीपीटी बाबू, देखो यार मैं एआई का इस्तेमाल करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। मैं चैट जीपीटी बाबू से कहूँगा कि भाई साहब मुझे हेल्प मी फेच हेडलाइंस फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस।
तो ये मुझे बताएगा कि न्यूज़ एपीआई के अंदर क्या फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन आप कर सकते हो। और ये करने के बाद आपको जेसन मिल जाएगी और इसके बाद आपको आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की डालता हूँ सबसे पहले, और देखो एआई का इस्तेमाल करके ना थोड़ा इजी हो जाता है। देखो आर्टिकल्स के अंदर हमारे सारे आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स के अंदर से मुझे सारे टाइटल्स चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि देयर आर, या मैं एक काम करता हूँ, आई नीड ऑल द टाइटल्स इन अ लिस्ट। ठीक है, देखो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ फॉर लूप लगा के, दिमाग लगा के, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि भाई ये मेरा इस तरह से दिखता है ये। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट है और मैं चैट जीपीटी को ना डेटा नहीं पकड़ाऊंगा, मैं सिर्फ फॉर्मेट पकड़ाना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ा कम करता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ और इसको थोड़ा ये सब कम करता हूँ इसमें से, और मैं कहूँगा कि भाई ये फॉर्मेट है, मुझे चाहिए सिर्फ टाइटल्स, इसमें से सिर्फ टाइटल्स चाहिए। मैंने इसको बोल दिया और यहाँ पर देखो ये मुझे बताएगा कि इस जेसन रिस्पॉन्स में से सारे टाइटल्स अगर तुम्हें निकालना है तो अपनी एपीआई की लेना। अपनी एपीआई की लेने के बाद तुम क्या करना कि ये कोड चलाना। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहला काम जो मैं अभी करने वाला हूँ वो है कि मुझे कम से कम रिस्पॉन्स तो चाहिए ही चाहिए, सारे आर्टिकल्स तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो इसने इनफैक्ट इसने ऑलरेडी कर दिया है, आर्टिकल के टाइटल्स ऑलरेडी इसने बोल दिए हैं। तो आई थिंक आई एम गुड, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं थी जो मैंने किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और सारे आर्टिकल्स को मैं डेटा इज इक्वल टू ये है, इंडेंटेशन ठीक करता हूँ। रिस्पॉन्स मेरा आर है, आर इज इक्वल टू आर डॉट जेसन डेटा डॉट गेट आर्टिकल्स, और मैं स्पीक करूँगा, प्रिंट नहीं, मैं स्पीक आर्टिकल्स करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने लैंग्वेज इज इक्वल टू मैं IN करता हूँ यहाँ पर। और वैसे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट मैं अपनी एपीआई की को यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी एपीआई की को मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ। हार्ड कोड मतलब एज इट इज लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल से नहीं ला रहा हूँ, लेकिन आप वेरिएबल से लेकर आना। न्यूज़ एपीआई करके आप वेरिएबल से ला सकते हो, बट लेट मी डू द सेम थिंग यार। न्यूज़ एपीआई लिख देता हूँ, क्या जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर F किया, न्यूज़ एपीआई मेरी आ गई। ठीक है, रन करूंगा और आप देखो मैं कहूँगा टेल मी न्यूज़। Initializing Jarvis. Jarvis, Yeah. tell me the news. We seek save your mothers and sisters. Harbhajan slams Akmal for remarks on Arshdeep. Ex-Pac cricketer apologizes. News 18. Okay. Stock market live. Markets end flat. Nifty below 23,300. Nifty midcap 100 up 440 points. तो ये मुझे The news Financial बता रहा है, ठीक है? Express. Supriya will take Stig at Pune. ऑसम, तो ये मुझे न्यूज़ बता रहा है। तो इसने मुझे यहाँ पर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन खोल के दिया, म्यूज़िक प्ले करके दिया और इसने मुझे न्यूज़ भी बताई। ऑसम। ओके गाइस, सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ओपन एआई के साथ इंटीग्रेशन करेंगे इसका, जिसका मतलब ये है कि हम एआई के इस्तेमाल के साथ साथ हम लोग जो है अपने असिस्टेंट को एआई पावर करेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर, मतलब मान लो कि न्यूज़ भी नहीं हुई हमारी रिक्वेस्ट में, ये भी नहीं हुआ, ओपन गूगल, ओपन लिंक्डइन, ये सब, तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम कहेंगे भाई अब ओपन एआई के पास जाओ और हम ओपन एआई को लेट ओपन एआई हैंडल द रिक्वेस्ट। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पर आऊँगा मैं अपने ओपन एआई अकाउंट में। तो देखो ओपन एआई अकाउंट में क्या होता है, आप लोग जब ओपन एआई अकाउंट में जाओगे अपने, अगर आप लोग सिंपली ओपन एआई API लिखोगे गूगल पर, ओपन एआई API, तो क्या होगा कि ओपन एआई की एक API होती है। ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इन पाइथन, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड दिखाता हूँ इसकी। आपने क्या करना है कि सिंपली इस तरह से सबसे पहले क्या करना है कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, आपने सिंपली ये क्लाइंट बनाना है। ठीक है, तो मैं ये कोड कॉपी करता हूँ। ठीक है, और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक नया ये बनाएंगे, क्लाइंट नाम से, मैं client.py के नाम से एक ये बनाऊंगा और इसको मैं यहाँ पर ज़रा पास लिख देता हूँ, वरना ये दिक्कत कर रहा है कोड मेरा। और मैं यहाँ पर सिंपली ओपन एआई पैकेज को इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप इंस्टॉल ओपन एआई, जो कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ लिखना चाहिए। एंड फाइनली मुझे अपनी ओपन एआई की API की से क्लाइंट बनाना चाहिए। तो मैं ये वाला क्लाइंट यूज़ करूँगा, ये वाला क्लाइंट यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं है मेरी API की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा अपनी API की। आप लोग अपनी API की हिडन रखो, लोगों को नहीं दिखानी है अपनी ओपन एआई API की, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर डाल दूँगा ओपन एआई की API की।
और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनकी कंप्लीशन एपीआई को यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है कंप्लीशन एपीआई को यूज़, कुछ इस तरह से करना है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ज़रा ऊपर डाल देते हैं कुछ इस तरह से और इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम अपना एक नया सीक्रेट बनाते हैं। इसका नाम मैं रख दूंगा जार्विस और मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए आपको दिखेगा ये काम नहीं करेगी, ठीक है। ये की आपकी काम नहीं करने वाली, तो ट्राई भी मत करना। और अगर आप ट्राई करोगे भी तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाते ही इसकी को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बट आप अपनी एपीआई की इसको बचा के रखें लोगों से, क्योंकि लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ये किया। अब मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करूँगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉपी करूँगा कोड, और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको बता दिया ये कौन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसने लिखा है यू आर अ पोएटिक असिस्टेंट स्किल्ड इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स विद क्रिएटिव फ्लेयर। अब यहाँ पर देखो, कंपोज अ पोएम दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं क्या देता है। ये भी मैं एक काम करता हूँ, यू आर अ वर्चुअल असिस्टेंट नेम्ड जार्विस, स्किल्ड इन जनरल टास्क लाइक एलेक्सा एंड गूगल, ठीक है, एलेक्सा एंड गूगल क्लाउड। अब रोल यूज़र और कंटेंट, कंपोज अ पोएम दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग। ये मैंने इस तरह से लिखा। मैं इससे ही नहीं पूछूंगा, मैं कुछ और पूछूंगा। मैं इससे कहूँगा कि व्हाट इज़ कोडिंग, ठीक है, ये पूछता हूँ इससे। मैं इसको मैं रन करता हूँ एंड होपफुली ये चलेगा। लेट्स सी चलता है कि नहीं। और यहाँ पर देखो, इसने मुझे बता दिया कंटेंट इज इक्वल टू, और इसने यहाँ पर मुझे बता दिया चॉइसेस डॉट मैसेज में कि कोडिंग क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कोडिंग, और इसका डॉट कंटेंट, मैसेज डॉट कंटेंट भी मुझे करना पड़ेगा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पर हम देखते हैं चैट कंप्लीशन एग्जाम्पल जस्ट वन स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉडल एक्सप्लेन रिकर्शन इज अ वैल्यू ऑन समथिंग, ठीक है। अभी डॉट मैसेज मैंने किया तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला, लेकिन बस मुझे ये देखना है कि ये जो इस तरह से दिखा रहा है मुझे रोल इज इक्वल टू असिस्टेंट, तो ये चैट कंप्लीशन मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट इसने मुझे दिया है, ठीक है। मुझे चाहिए इसका कंटेंट, तो मैं इसका डॉट कंटेंट अगर प्रिंट करूं तो क्या मुझे ये मिलेगा। लेट मी टेल यू कि ओपन एआई की एपीआई की जो है वो पेड होती है। हाँ, मुझे कंटेंट मिल गया। ओपन एआई की एपीआई की पेड होती है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पेड होती है का मतलब ये है कि आप लोग को पैसे देने पड़ेंगे, तभी आप लोग एआई का इंटीग्रेशन कर पाओगे। और अगर आपने नहीं ऐड किए अपने ओपन एआई अकाउंट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करने ही करने हैं, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपने जार्विस को, $5, मात्र $5 आप ऐड करो अपने ओपन एआई अकाउंट में। लेट मी टेल यू कि ये $5 वर्थ इट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। मैं कोई बेच नहीं रहा हूँ यहाँ पर ओपन एआई का, मतलब कहीं समझो आप लोग, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अगर ये करोगे ना तो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। और $5 आपने अगर एक बार किया ना, तो मैं आपको यूजेज दिखाता हूँ कि कितना कम इस्तेमाल होता है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है यार, मतलब $5 मैंने डाले थे एक बार और मेरा यूजेज अराउंड अभी $1 का भी नहीं हुआ इस अकाउंट से। मतलब मैं थोड़ा बहुत प्ले अराउंड करता रहता हूँ। देखो हमने अभी लेस देन $0.01 हमने अभी यूज़ किया है, सिर्फ 2 हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है और हमने इतना कम यूज़ किया है, तो आप समझ सकते हो। तो चलो आ जाओ यार, काम चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपना जो ओपन एआई की मेरी डॉक्यूमेंटेशन थी उसको पुल करूँगा, और मैंने ऑलरेडी ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को दिखाया था कैसे ही काम किया जा सकता है। तो हमने ऑलरेडी एक फ़ाइल भी बनाई थी जिसका नाम था main.py, नहीं client.py, यस। तो हम इस बार क्या करने वाले हैं कि इसको एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे ओपन एआई। तो चलो आ जाओ यार, इसको लेकर आते हैं यहाँ पर और इसका नाम यहाँ पर रखते हैं डेफ एआई प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कमांड और इसके अंदर हम ये सब चीज़ें डाल देते हैं, जिसमें हम लोग एक क्लाइंट बनाएंगे और क्लाइंट बनाने के बाद हम उसमें ओपन एआई का ये सब करेंगे, कंप्लीशन एपीआई डालेंगे। तो ये सारे काम हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो हम इंपोर्ट्स भी ले लेते हैं, इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पर कंप्लीशन इज इक्वल टू ये हो गया, मैसेजेस इज इक्वल टू ये हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, कमांड आने वाला है हमारा। वर्ड इज कोडिंग की जगह पर यहाँ पर हमारा कमांड आने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा कमांड, और रिटर्न हम क्या करेंगे, हम ये मैसेज रिटर्न करेंगे, ठीक है, ये हम रिटर्न करने वाले हैं। तो वरना क्या होगा कि अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि एआई प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे और हम कमांड को जो है सी को जो है पकड़ा देंगे, सी पकड़ा देंगे इसको, और हम यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट इज इक्वल टू दिस, एंड फाइनली हम स्पीक करेंगे आउटपुट को। तो चलो आ जाओ यार, इससे पूछते हैं कुछ, हम इससे पूछेंगे Initializing Jarvis. जार्विस, Yeah.
हु इज ऋतिक रोशन? Hrithik Roshan is a popular Indian actor who works in Bollywood films. He देखा is guys known for आपने? his versatile acting skills and has starred in several successful movies such as Ke Ho Na, Pyar Hai, Koi, Mil Gaya, Dhum 2, and the Karish series. ठीक है, तो ये AI आपका तभी काम करेगा जब आप लोग ओपन AI की API की लगाओगे। अब मैं जारविस से दोबारा से पूछता हूँ, और इस बार मैं पूछूंगा जारविस से, हु इज डोनाल्ड ट्रंप? जारविस, 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 Yeah. हु इज डोनाल्ड ट्रंप? Donald Trump is a businessman, television personality, and the 45th President of the United States. He served as president from January अब 20th, मैं 2017 वीडियो को to रैप Jan. करने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और वो है कि कैसे आप लोग GTTS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो GTTS क्या होता है? ये गूगल की टेक्स्ट टू स्पीच है। सिंपली आपको पिप इंस्टॉल करना है, ठीक है, और ये थोड़ी सी बेटर होती है, ये टेक्स्ट टू स्पीच थोड़ी बेटर होती है माइक्रोसॉफ्ट के फ्री टेक्स्ट टू स्पीच से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका ये कुछ देर तक ही फ्री में चलती है, बाकी आपको फिर गूगल क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर बड़े लेवल पे आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो GTTS ही यूज़ करना आप लोग, ठीक है। तो कैसे काम करेगा GTTS? ये 3 लाइन्स ऑफ कोड है। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर कि जो मेरा स्पीक फंक्शन है, मैं इसको स्पीक ओल्ड कर देता हूँ और एक नया स्पीक फंक्शन बनाता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्पीक टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं ये जो इम्पोर्ट है तो एट द टॉप लेके जाऊँगा, ठीक है। और ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं। फ्रॉम GTTS इम्पोर्ट GTTS, और यहाँ पर इसकी चेंज ऑल अकरेंसेस करके ये आई थिंक इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब ठीक है, GTTS इज इक्वल टू सेव, और यहाँ पर इसका नाम hello.mp3, इसका नाम मैं temp.mp3 कर देता हूँ, और GTTS में मैं देता हूँ टेक्स्ट, और ये क्या करेगा? उस टेक्स्ट का MP3 बनाएगा। और उसके बाद मैं एक चीज़ और करता हूँ यहाँ पर, इन जनरल गूगल क्लाउड गिव शॉर्ट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि भाई शॉर्ट रिस्पॉन्सेस दो, तो ये शॉर्ट रिस्पॉन्सेस देगा आपके से। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्ले भी करना है भाई मुझे MP3 को। तो MP3 प्ले करने के लिए मैं ChatGPT के पास जाऊँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। हाउ टू प्ले MP3 इन पाईगेम। तो पाईगेम एक लाइब्रेरी है जिससे कि आप MP3 फाइल्स प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पिप इंस्टॉल पाईगेम कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो हमें। पिप इंस्टॉल पाईगेम मैंने किया, और आप देखो पाईगेम को इंस्टॉल करते ही ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये प्ले करने का जो म्यूज़िक को प्ले करने का जो तरीका है वो हम इस फंक्शन में डालेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई temp.mp3 को प्ले कर दो, ठीक है। ये इनिशियलाइज़ किया, और यहाँ पर हमारी temp.mp3 प्ले हो जाएगी, और जो पाईगेम का इंपोर्ट है वो एट द टॉप जाएगा। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू पुट द इम्पोर्ट इन बिटवीन, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा, मैं चलाऊँगा इसको, और मैं इससे पूछूंगा इस बार कि व्हाट इज़ फोर्स, ठीक है। Initializing Jarvis. जारविस, जारविस, ओके। तो ये कह रहा है परमिशन डिनाइड temp.mp3। नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, लेट मी सी कि ये क्या दिक्कत है। परमिशन डिनाइड temp.mp3, वाई 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 वाई, ये मुझे देखना पड़ेगा। temp.mp3 की परमिशन डिनाई क्यों हुई? परमिशन डिनाई हुई, एरर 13, परमिशन डिनाई temp.mp3। मैं ChatGPT को पूछता हूँ भाई, ये कोड इसने दिया है, तो इसी को पूछता हूँ कि भाई क्यों आ रहा है ये। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मेरी फाइल है पाइथन की, ये इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रही है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। बट ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी सी क्या दिक्कत है। दोबारा चलाता हूँ। Initializing Jarvis. जारविस, जारविस, ओके। तो परमिशन राइट नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? Initializing Jarvis. तो इसने इनिशियलाइजिंग जारविस किया। तो एक काम करता हूँ मैं कि जब फाइनली सब कुछ चल जाएगा तो मैं इसको ना रिमूव ही कर देता हूँ temp.mp3 को। तो उसके लिए हम os.remove का इस्तेमाल करेंगे। तो ना ये रिप्लेस नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है। तो मैं import os करूँगा और os.remove temp.mp3। आई होप ये करेक्ट फंक्शन है। रिमूव फंक्शन रिमूव करता है ना? हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई दिस।
आ जाओ। Initializing JAWS. ओके तो ये कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर अनलोड करके इसको ट्राई करता हूँ। मैंने सिंपली लोड की जगह अनलोड किया है। Initializing JAWS. ओके कह रहा है टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। ओके तो अनलोड को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता है। ओके ओके Initializing JAWS. जार्विस Yeah. व्हाट इज फोर्स? Force is a push or pull that can cause an object to move, stop, or change its direction or shape. It is typically measured in units such as newtons. तो अब देखो इसमें क्या है ना कि GTTX यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। GTTS में आप लोग स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉइस चेंज कर सकते हो। वैसे वॉइस तो आप इसमें भी कर सकते हो चेंज, PyTTSX में भी। बट अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वाली साउंड चाहिए, तो आप 11 Labs भी यूज़ कर सकते हो। 11 Labs इज़ एन ऑप्शन, उनकी भी API होती है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब ये ना म्यूज़िक को लोड करना अनलोड करना थोड़ा मुझे ना मुश्किल लग रहा है। तो मैं ChatGPT से पूछता हूँ, कैन आई अनाउंस GTTS वॉइस डायरेक्टली विदाउट MP3? आई थिंक देयर शुड बी सम वे यू कैन यूज़ टू जनरेट स्पीच। ओके तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कह रहे हैं आप कर लो TTS राइट टू FP कर लो, ऑडियो डेटा। पता नहीं यार, ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बट अगेन GTTS में आई थिंक कोई डायरेक्ट फंक्शनैलिटी नहीं होती है स्पीक करने की। इज़ देयर एनी स्पीक फंक्शन? इज़ देयर एनी स्पीक फंक्शन इन GTTS? क्योंकि ना इसको राइट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये कह रहे हैं कर लो टेम फाइल में, जैसे कि मैंने किया था। बट अगेन यार आई थिंक दिस वर्क्स, हो जाता है काम। तो मज़ा आ रहा है। हमेशा जो आपका PyTTSX होगा वो तेज़ होगा, क्योंकि PyTTSX जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, समझ रहे हो आप लोग। वैसे तो सेव फंक्शन एप्पल में काफ़ी बढ़िया काम करता है। मैंने एक चीज़ देखी है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होता है थोड़ा। तो अगर आपके पास मैक वगैरह है तो थोड़ा सा बेटर रहेंगी चीज़ें। विद दैट सेट हमारा पहला प्रोजेक्ट खत्म हुआ। इसमें और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करो। मेरी API की कृपया करके यूज़ मत करो। एंड आई विल मूव ऑन टू चैप्टर नहीं, मेगा प्रोजेक्ट 2 नाउ। तो ये मेगा प्रोजेक्ट 1 था जार्विस। नाउ आई विल मूव टू मेगा प्रोजेक्ट 2 विच इज़ एन ऑसम प्रोजेक्ट। आपको भी मज़ा आ जाएगा, मतलब आप भी कहोगे यार क्या बना दिया। चलो चलते हैं उस प्रोजेक्ट में। सो गाइस ये एक व्हाट्सएप अकाउंट है जिसको मैं अभी यूज़ करूँगा टू क्रिएट अ बॉट जो कि मैसेजेस का रिप्लाई करेगा। लेट्स सी इफ़ वी कैन डू दिस यूजिंग पाइथन। तो मैं सबसे पहला काम जो करने वाला हूँ वो है कि मैं यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट 2 जो है उसको खोलूँगा। और मेगा प्रोजेक्ट 2 को खोलने के लिए आई विल सिंपली गो टू द डिज़ायर्ड फोल्डर, और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मेगा प्रोजेक्ट 2, ठीक है। और मेगा प्रोजेक्ट 2 यहाँ पर मैंने अल्टीमेट पाइथन कोर्स में बना दिया है। मैं सिंपली इसको VS कोड में खोलूँगा। कि क्या ये कौन मैसेज कर रहा है? कोई बात नहीं भाई, अभी मैं बॉट बना रहा हूँ, मुझे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। तो ये मेगा प्रोजेक्ट 2 मैंने खोला है। यहाँ पर एक main.py बनाऊँगा और मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ PyAutoGUI नाम के मॉड्यूल का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा pip install PyAutoGUI, ठीक है। और जैसे आप PyAutoGUI को इंस्टॉल करोगे PyAutoGUI आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो PyAutoGUI मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि PyAutoGUI की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, PyAutoGUI डॉक्स, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ PyAutoGUI के डॉक्स कैसे दिखते हैं। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ChatGPT, ठीक है। तो यहाँ पर देखो PyAutoGUI क्या करता है कि आप लोगों को बताता है कि आपका कर्सर कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे। मेगा प्रोजेक्ट 1 को भी मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ से कुछ कोड लेने वाला हूँ PyAutoGUI, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा while true और मैं लिखूँगा PyAutoGUI डॉट, और यहाँ पर एक फंक्शन होता था जो कि हमें ये बताता था कि XY कोऑर्डिनेट क्या है। तो वो फंक्शन क्या होता था, आई थिंक गेट कोऑर्डिनेट समथिंग होता। लेट मी चेक आई थिंक PyAutoGUI डॉट। तो मैं एक काम करता है, ChatGPT को क्यों ना पूछूं। मैं चाहूँ तो इसको भी ऊपर से नीचे तक देख सकता हूँ, मुझे मिल जाएगा वो फंक्शन भी। जनरल फंक्शंस चीट शीट पे अगर हम लोग जाएँ तो शायद हमें कुछ मिले मुझे। हाँ, पोजीशन, ये आ गया देखो, PyAutoGUI डॉट पोजीशन। ये फंक्शन होता था जो कि हमें हमारे कर्सर की पोजीशन बताता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, PyAutoGUI डॉट पोजीशन ये ढूंढना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करूँगा
और ये क्या करेगा, सिंपली हमारे इस पेज में यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करेगा और कॉपी करेगा इस सारी कन्वर्सेशन को। फिर फाइनली मैं इस कन्वर्सेशन को ओपन एआई को दूंगा जो कि मुझे इसका एक रिस्पॉन्स देगा। तो मेरा पहला जो काम है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि नीचे पोजीशन लूँगा सारे आइकन्स की। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे और आप देखो कि अगर मैं बात करूँ इसकी, जो कि मेरा क्रोम आइकन है, वो कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है वो। ये एक्चुअली मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसको प्रिंट करना चाहिए, ए इज़ इक्वल टू ये और प्रिंट ए मुझे करना चाहिए आई थिंक, तब जाके मुझे पोजीशन देगा। क्या ये मुझे पोजीशन दे रहा है? येस। तो देखो जैसे जैसे मेरा माउस मूव करेगा ये मुझे पोजीशन देगा। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो 16, 39, 14, 12, 16, 39, 14, 12, ठीक है, ये पोजीशन इसने मुझे दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा छोटा करूँगा और मैं यहाँ की पोजीशन लूँगा, ये है 975, यहाँ की लूँगा पोजीशन, यहाँ की जहाँ पर मेरा भी माउस है। 1003, 237, 1003, 237, 1003, 237, टू कहाँ पर जाना है हमें ट्रैक करते हुए, हमें जाना है यहाँ पर। अब ये क्या पोजीशन है ये देखने के लिए मैं इसको थोड़ा साइड करूँगा और यहाँ पर देखूँगा क्या पोजीशन है ये। ऊप्स, गलती से क्लिक हो गया। यहाँ पर सिर्फ माउस रखना है मुझे। 2187 1258, 2187 1258, 2187 1258, ठीक है, यहाँ पर मुझे जाना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं चैट जीपीटी के पास आऊँगा, इस प्रोग्राम को स्टॉप करूँगा, मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा राइट अ पाई ऑटो गुई स्क्रिप्ट विच विल फर्स्ट क्लिक ऑन एन आइकन एट ये पोजीशन एंड देन ड्रैग फ्रॉम this position to this position to select a text and then copy it to the clipboard, then take it in a variable, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या करता है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाना है। पाइपर क्लिप को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। मैं बताऊँ पाइपर क्लिप क्या होता है। तो पाइपर क्लिप पिप इंस्टॉल, पाइपर क्लिप क्या होता है मैं आपको बताऊँ। पाइपर क्लिप बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को हेल्प करता है। देखो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है जो आपको हेल्प करता है क्लिपबोर्ड से कंटेंट उठाने में, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड से अगर आपको कंटेंट उठाना है यूनिट पाइपर क्लिप, ठीक है। अभी हम देखो ये बताएगा कि किस तरह से हमें काम करना है। तो मैं ये पूरा प्रोग्राम ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लूँगा, उसके बाद वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। देखो इसने मुझे बताया है कि भाई कैसे क्या हो रहा है कॉमेंट्स के साथ। चलो जी आ जाओ, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम program.py एक नया बनाते हैं ताकि हमारी लर्निंग्स रहें। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मैं डिलीट करूं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम यहाँ पर आ गए। तो देखो क्या कर रहा है ये, एक एक करके देखते हैं कर क्या रहा है। रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स इसने इंपोर्ट किए, फिर इसके बाद ये क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है पहले आइकन पे जो कि क्रोम आइकन है हमारा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रोम आइकन एट दिस कोऑर्डिनेट्स, time.sleep, थोड़ा वेट कर रहा है, 1 सेकेंड वेट कर रहा है कि क्लिक इज रजिस्टर्ड। फिर इसके बाद ये मूव कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। अब ये ड्रैग कर रहा है टू दिस पोजिशन और इसके बाद Ctrl+C दबा रहा है ताकि आप कॉपी करो, ठीक है, टेक्स्ट को। फिर ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास और फाइनली ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे। लेट्स सी ये स्क्रिप्ट काम कर रही है कि नहीं। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके यार ये क्या हुआ, ड्रैग करते वक्त टेक्स्ट क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ। मैं यहाँ पर अगर ड्रैग करूँ इस तरह से तो टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। ओके आई गॉट द पॉइंट। ये मुझे इस तरह से करना है, मुझे नीचे की तरफ लेकर आना है। तो मुझे क्या करना है ना, यहाँ तक आना है, यहाँ तक ड्रैग करना है मुझे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करना है। तो मैं काम करूँगा कि यहाँ पर एक चेंज करूँगा। तो 1003 से लेके हम 237 तक आ रहे थे, फिर हम जा रहे थे 2187 और 1258 तक, ठीक है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँगा और ये मैं देखने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, या अगर हम यहाँ पर भी आएँ तो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँ या मैं यहाँ से अगर ऐसे ड्रैग करूँ तो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ के, ठीक है, देखते हैं। और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं 14991263, 14991263, 1499, इसको मैं बस 1499 कर देता हूँ, 1268 कर देता हूँ इसको। अभी देखता हूँ क्या सीन है। उप्स, गड़बड़ तो हो गई थोड़ी सी, देखता हूँ एक बार और चला के इसको।
ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं हुआ, थोड़ा और कम करता हूँ यार, इसको थोड़ा और कम करता हूँ, 1268 को 268 कर देता हूँ। अब देखता हूँ, मतलब हमारी पूरी चार्ट कॉपी होनी चाहिए बेसिकली। अरे ये क्या हुआ, तो गलत ही हो गया पूरा, ये तो पूरा ही गलत हो गया। तो मुझे ड्रैग करना है, मैं दोबारा से लेता हूँ यार, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ड्रैग करना है। मैं यहाँ से क्यों ना करूँ ड्रैग, यहाँ से करता हूँ मैं ड्रैग। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर हम ऐसे ड्रैग करें, इनफैक्ट अगर हम ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। हमें यहाँ से ड्रैग करना है ऑल द वे टिल हेयर। एक बार और ट्राई करता हूँ इसको। तो अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को चलाऊँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से नहीं हो रहा है। मैं कोऑर्डिनेट्स चेंज करता हूँ दोबारा से, बट आई एम गोइंग टू गेट दिस डन एनीवेज। 992207, सबसे पहले मैं 992207 लिखता हूँ, 992207, और इसके बाद हम जाएंगे ऑल द वे टिल 2208, 2208, 1285, 2208, 1285, 2208, 1285, 1286 कर देता हूँ चलो। और इसको मैं स्टॉप करता हूँ एंड लेट्स सी, इसको स्टॉप करूँगा एंड लेट्स सी कि हमारा काम हो पा रहा है कि नहीं। ओके, वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट द चैट, वी गॉट द चैट। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाँ ये देखो, मैंने अपना नाम इस डमी अकाउंट में नारुतो रखा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर नारुतो ने क्या बोला, रोहन दास ने क्या बोला, फिर नारुतो ने कुछ बोला, रोहन दास ने कुछ बोला। अब मैं क्या करूँगा कि ओपन एआई की एपीआई से बोलूँगा, भाई ओपन एआई की एपीआई, अगर आप लोग को ओपन एआई की एपीआई के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू समथिंग, कि ओपन एआई की जो एपीआई होती है, आप जा सकते हो ओपन एआई एपीआई सर्च करोगे, एपीआई का ओवरव्यू आपको मिलेगा। आप लॉगिन करोगे तो आपको आपकी एपीआई की मिलेगी, ओपन एआई की। वो पेड होता है, मैंने खरीद रखी है, ठीक है, तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। अगर आपने नहीं खरीदी है तो मैं सबसे पहले तो आपको रेकमेंड करूँगा आप खरीद लो। $5 का रिचार्ज है, 400 रुपये की बात है। एक पिज़्ज़ा कम खा के आप पूरे साल भर, कम से कम अगर आप फर्स्ट ईयर में हो ना कॉलेज के, तो 4 साल तक फ्री में प्रोजेक्ट्स बनाओगे आप। इतना कम खर्चा लगता है यूजेज का। एक बार आपके पास एक एपीआई की होनी चाहिए बस, ठीक है। मेरी एपीआई की चुराना मत, क्योंकि मैं तो भाई डिलीट कर दूंगा अपनी एपीआई की को, मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको खुला। तो देखो यहाँ पर हमने इस कोड को यूज़ किया है, और हमने जब क्लाइंट बनाया है तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस तरह से ओपन एआई में एपीआई की देनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम को मैं client.py को यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, client.py को यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं, जस्ट सो दैट यू हैव client.py। अब आप लोग यहाँ पर देखो, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड ही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक क्लिक भी होता कि ये टेक्स्ट डी सिलेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपने मेगा प्रोजेक्ट 2 में आऊँगा, मेगा प्रोजेक्ट 1 को बंद कर देता हूँ। मेगा प्रोजेक्ट 2 में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई देखो, एक बार Ctrl+C तुमने कर लिया, फिर क्या करो कि py_auto_gui.click करो, ठीक है, एक क्लिक रजिस्टर करो। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। तो हाँ, हमारा ये सेलेक्ट हुआ। एक क्लिक भी होना चाहिए, एक क्लिक भी हो प्लीज़। एक क्लिक नहीं हुआ यार, आई डोंट नो व्हाई। एक क्लिक भी होना चाहिए था, एक क्लिक, लेकिन शायद मुझे इसको बताना पड़ेगा कि क्लिक कहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई होप कि ये डी सेलेक्ट कर देगा। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने ऐसे किया, और एक क्लिक करने से डी सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ये क्लिक करे, अच्छा डी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करने से डी सेलेक्ट हो रहा है। तो आई हैव टू डू वन थिंग कि मुझे यहाँ पर 21081286 पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ऊपर से हमने स्टार्ट किया, हम नीचे आए, फिर हमने यहाँ पर आके क्लिक किया, थोड़ा ऊपर क्लिक करना है। या हाउ अबाउट मैं यहाँ क्लिक करूँ यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग देखो, मैंने ना इसको रीनेम कर दिया। इसका नाम रख दिया मैंने getcursors.py, इसका नाम रख दिया मैंने openai.py, इसका नाम रख दिया मैंने 3_bot.py। पिप इंस्टॉल करूँगा OpenAI, ठीक है, OpenAI से ये OpenAI का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने देते हैं इसको। बट वापस आता हूँ यहाँ पर बॉट पे अपने, और मुझे क्लिक कहाँ पर करना है, मुझे ऐसी जगह पर क्लिक करना है जहाँ पर क्लिक करने से डी सेलेक्ट हो जाए सारा टेक्स्ट। तो मैं इसी को कॉपी करके देखता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग, और मैं बस ये चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो ऊपर से ये आया, इसने सेलेक्ट किया, फिर फाइनली ये क्या कर दिया भाई इसने, तो मिनिमाइज ही मार दिया पूरा। मैं काम करता हूँ, इसको चलाता हूँ, अपने इस कोड को चलाता हूँ, और ये मुझे बता रहा है कि कौन से पॉइंट पर मैं हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, 994281 पे क्लिक करूँगा, 994281 पर, 994281 पर हम लोग क्लिक करेंगे, 994281 पर, ठीक है।
हाँ देखो, थोड़ा ट्रायल एंड एरर आपको करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा आपका, वरना ये काम नहीं करेगा। अब देखो ये डीसेलेक्ट हो गया, सही जगह पर हमने क्लिक किया, डीसेलेक्ट हो गया ये, ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। अब हमें क्या करना है कि एक बार ये डीसेलेक्ट हो गया, हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि अपने इस OpenAI अकाउंट को बोलूँगा कि यू आर हैरी, यू आर अ पर्सन नेम्ड हैरी। मैं इसको पूरा देता हूँ, पर्सन नेम्ड हैरी who speaks Hindi as well as English. He is from India and is a coder. You analyze chat history and pretend to be Harry या speak like Harry, वरना ये बोलेगा pretend करना गलत होता है और ये वो moral ज्ञान देने लग जाता है, वरना ये chat history and talk like Harry and respond लाइक हैरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें कमांड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कमांड में क्या देंगे कि जनरेट, हम बोलेंगे जनरेट, एक काम करता हूँ मैं, यू आर अ रियल पर्सन नेम्ड हैरी, ठीक है, एनालाइज चैट हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्ड लाइक हैरी। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कमांड कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कमांड इज इक्वल टू लिखता हूँ, कमांड इज इक्वल टू, मैं ये चार्ट हिस्ट्री देता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये चार्ट हिस्ट्री देने से क्या ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसको मैंने रन किया, देखता हूँ ये रिस्पॉन्स क्या देता है मुझे। तो यहाँ पर देखो इसने दे दिया, हाँ रोहन सीम्स टू बी अ फैन ऑफ शेयरिंग म्यूजिक वीडियोज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इट्स ऑलवेज नाइस टू डिस्कवर न्यू सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, मिक्स टू वन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसने क्या किया कि ये सारे चार्ट को एनालाइज करके कुछ कुछ दे दिया। अब मान लो इसको यूज़ ही करते हैं यार, मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, क्या मानना। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो ये जो OpenAI है वो इंपोर्ट करूँगा, ये वाली लाइन इंपोर्ट करूँगा अपने बॉट में, ठीक है। और इसके बाद क्या करूँगा मैं, इस बॉट में इसको इंपोर्ट करने के बाद सिंपली मैं ये जो कंप्लीशन है इसको मैं ऐसे करूँगा और मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हमें एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा जो कि हमने ऊपर बनाया ही रखा है अपनी API की से। तो ये OpenAI का क्लाइंट बन गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंटेंट हमारा क्या होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है कंटेंट हमारा, ठीक है। और ये जो चैट हिस्ट्री है, इसका नाम मैं चैट हिस्ट्री रख दूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा, चैट हिस्ट्री, चैट अंडरस्कोर हिस्ट्री, इसको चैट हिस्ट्री बोलते हैं और चैट हिस्ट्री, ठीक है। और यू आर अ पर्सन नेम्ड हैरी यू स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, सब बढ़िया। अब ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा रिस्पॉन्स होने वाला है, रिस्पॉन्स होने वाला है ये हमारा, ठीक है। मैं चैट GPT को बोलता हूँ कि क्लिक एट, लोकेशन अभी देख लूँगा कहाँ पर, एंड पेस्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस एंटर। अब मुझे ये देखना है कि ये जो चैट वाला बॉक्स है ये कहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करके मुझे पेस्ट करना है टेक्स्ट और एंटर दबाना है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने इस गेट कर्सर को दोबारा से रन करूँगा और ये कर्सर पोजीशन पता करूँगा कहाँ पर है, 18081328, 18081328, 18081328, 18081328, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ इसको और मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें ये करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इन कोऑर्डिनेट्स पर, ये ऑलरेडी जनरेट कर देगा सब कुछ, इसने पूरा कोड जनरेट कर दिया है। मैं सिर्फ उतना वाला पार्ट लूँगा, स्टेप 5 वाला पार्ट लूँगा और ये Ctrl+V करके एंटर हमें प्रेस करना है। तो देखो ये जो इसने बाकी की स्टेप्स जनरेट करी हैं प्रिंट टेक्स्ट के बाद, वो मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और हमें क्या क्या पेस्ट करना है, हमें क्लिपबोर्ड के कंटेंट को पेस्ट करना है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मुझे क्लिपबोर्ड के कंटेंट को पेस्ट नहीं करना है, मुझे पेस्ट करना है एक गिवन टेक्स्ट, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, या मे बी मैं एक काम करता हूँ, चैट हिस्ट्री इज इक्वल टू paperclip.paste हमने किया, ओके। हमें क्या करना है ना, कॉपी करना है, कॉपी करना है हमारी, हमें कॉपी करना है ये, मैं इसको बोलता हूँ आई नीड टू पेस्ट द कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल इन चैट बॉक्स। कैसे करेंगे वो, तो ये बता रहा है कि आपको अगर ये करना है तो पाइपरक्लिप का इस्तेमाल करो आप, और ये मुझे पाइपरक्लिप के वो फंक्शंस दे देगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि paperclip.copy टेक्स्ट, ओके। तो हम ये कर सकते हैं, paperclip.copy यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं स्टॉप करता हूँ, paperclip.copy रिस्पॉन्स, ठीक है।
तो ये हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, इसको रन करूँगा और इसने क्या किया, कॉपी किया, चैट हिस्ट्री कॉपी करी इसने, रिस्पॉन्स जनरेट किया ओपन एआई से, ये इसने गड़बड़ कर दिया थोड़ा। नारुतो सीम्स टू बी एंजॉयिंग द मिक्स ऑफ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको सिंपली चैट का रिप्लाई देना है, ठीक है। और यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स आएगा आगे से तो हम करेंगे कुछ, बट अभी के लिए क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और दोबारा से इसको थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं यार, क्योंकि मेरे हिसाब से यार अभी हमें इस पर काम करना है। तो मैंने इसको बोला यू आर अ पर्सन नेम्ड हैरी हु स्पीक्स, ओ मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, नारुतो करना है, ठीक है। हु स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ही इज फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम इंडिया करना पड़ेगा। यू, मैंने थोड़ा प्रॉम्प्ट गड़बड़ दिया, यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर अ कोडर एंड यू आर अ कोडर, यू एनालाइज चैट हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्ड लाइक नारुतो, आउटपुट शुड बी द नेक्स्ट चैट रिस्पॉन्स एज नारुतो, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, अब इस मैसेज को डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करूँगा, डिलीट फॉर मी कर देता हूँ मैं, और इसके बाद अब मैं इसको चलाता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं एक बॉट हूँ। ये किया कॉपी, ठीक है, डीसेलेक्ट, अब ओपन एआई से रिस्पॉन्स ले लिया, सॉन्ग भी अच्छा है, मुझे भी पसंद आया, थैंक्स फॉर शेयरिंग रोहन। भाई साहब देख रहे हैं आप लोग। अब आप देखो भाई साहब, रोहन कंफ्यूज हो चुका है, उसको पता नहीं है कि भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ ये सब। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट को चलाऊँगा, ठीक है। आप देखो मैं दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट को चलाऊँगा और आप देखो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से जनरेट किया, ओपन एआई से जनरेट करेगा ये दोबारा से। और हाँ, बहुत अच्छा लगा ये मिक्स वाला सॉन्ग रोहन, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ब्लेंड अच्छा था, मैं ज़रूर सुनूंगा इसे और अपने प्लेलिस्ट में डालूंगा, तूने मुझे एक नया एक्सपीरियंस दिया, शुक्रिया। ओके, इनकी बात होने देते हैं, थोड़ी इनकी बात होने देते हैं, मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और करनी है, मुझे ये करना है कि भाई अगर यहाँ पर रोहन दास कोलन है, अगर जो एंडिंग है इसकी उसमें रोहन दास कोलन है, इसका मतलब रोहन दास बात कर रहा है, मतलब लास्ट मैसेज रोहन दास का है, तभी तुम्हें जनरेट करना है रिस्पॉन्स, वरना तुम्हें रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करना है। ये मैं चेक लगा दूंगा अभी, बट अभी के लिए मैं इसके मज़े देखना चाहता हूँ। नारुतो या बोरुतो, अब ये समझ गया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा समझ गया है कि ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि बॉट तो नहीं है। तो कोई भी नहीं हो सकता मैं कैरेक्टर डेडिकेशन और निंजा वे अलग लेवल का है। बोरुतो है तो बोरुतो, लेकिन नारुतो हमेशा नंबर 1 रहेगा। सही है। और मैं दोबारा से इसको चलाऊंगा। अब देखो मुझे ना मैनुअली ना चलाना पड़े, इसके लिए मैं जल्दी से कोड लिखता हूँ, इससे पहले रोहन ऑफलाइन चला जाए। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको वाइल ट्रू में चलाऊंगा। मैं कहूँगा वाइल ट्रू, मैं कहूँगा नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं इन सारी स्टेप्स को वाइल ट्रू में डालूंगा। मैं कहूँगा वाइल ट्रू, ठीक है। और क्या करो कि ये सब करते रहो, लेकिन ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीशन तब करेंगे जो हमारी चैट हिस्ट्री है उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें अगर रोहन दास आता है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा यार, मैं क्योंकि चैट जीपीटी से बना रहा हूँ तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा कि आई वॉन्ट टू चेक, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ द लास्ट मैसेज इज फ्रॉम रोहन दास, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन लिखेगा ये कि जो कि इस लॉग को चेक करके बताएगा कि लास्ट मैसेज रोहन दास के द्वारा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर इस लास्ट मैसेज फ्रॉम रोहन नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों, ये इस लास्ट मैसेज फ्रॉम रोहन, अगर इस लास्ट मैसेज फ्रॉम सेंडर कर देता हूँ उसको मैं, क्योंकि हमें सेंडर चेंज भी करने पड़ेंगे, ठीक है। इस लास्ट मैसेज फ्रॉम सेंडर कर देता हूँ, सेंडर नेम इज इक्वल टू रोहन दास। तो इसने सिंपली ये चेक किया है कि भाई अगर रोहन दास आ रहा है इसमें तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं कहूँगा अगर लास्ट मैसेज रोहन दास के द्वारा, लेकिन इससे पहले मैं रोहन दास को रिप्लाई कर देता हूँ वरना वो ऑफलाइन चला जाएगा। तो यहाँ पर इसने किया कॉपी, ये क्या कहा इसने, चलो इसी बात के लिए 10 करोड़ भेजो। ओके, एक्चुअली ये वाइल ट्रू में चला गया है। तो अच्छा, अगर ये वाइल ट्रू में चला गया ना तो ये बार बार मिनिमाइज़ करेगा इसको। तो मैंने ये जो क्लिक करा है ना क्रोम आइकन पे, वो मुझे सिर्फ एक बार करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, ये हमें सिर्फ एक बार करना है। उप्स,
ये हमें सिर्फ एक बार करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, रोहन 10 करोड़ भेजने की बजाय मुझे कुछ कोडिंग प्रोजेक्ट्स देते, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये मैंने नहीं भाई, ओपन एआई ने। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइम डॉट स्लीप को भी ऊपर लेके जाना होगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे चीज़ें। अब देखो, पायटो कोई डॉट मूव टू किया था हमने, ड्रैग टू किया था, हॉट की दबाई थी, कंट्रोल सी, कॉपी करा हमने, फिर चैट हिस्ट्री ले ली। अब हम क्या करेंगे, इफ लास्ट मैसेज फ्रॉम रोहन, और सेंडर का नाम तो रोहन दास ऑलरेडी है, ठीक है। और यहाँ पर चैट लॉग में आ जाएगा चैट हिस्ट्री, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ इज लास्ट मैसेज फ्रॉम रोहन चैट हिस्ट्री। अगर लास्ट मैसेज रोहन के द्वारा है तब हम ये काम करेंगे सारे, वरना हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये काम तभी करेंगे जब लास्ट मैसेज रोहन के द्वारा होगा, ठीक है। लेट्स गो। आई थिंक हमारा चैट बॉट एकदम रेडी है बातें करने के लिए। ओके ओके ओके, अरे ये क्या हो रहा है, तो सेलेक्ट पे सेलेक्ट करे जा रहा है। ओके, इज लास्ट मैसेज फ्रॉम रोहन। अगर लास्ट मैसेज रोहन के द्वारा है तो ये मुझे ये इस तरह से सेलेक्ट क्यों करे जा रहा है, ये कंप्लीशन क्यों नहीं जनरेट कर रहा है। आई हैव टू चेक इट, आई हैव टू चेक इट, आई हैव टू चेक इट। और एक चीज़ और हम करेंगे कि जो हमारे वेट्स हैं ना उनको थोड़ा बढ़ा देंगे, हम 2-2 सेकेंड का कर देंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इसने क्या किया है। चैट हिस्ट्री, लास्ट मैसेज फ्रॉम सेंडर, रिवर्स्ड मैसेज इन रिवर्स मैसेजेस, ठीक है। पार्ट्स इज इक्वल टू दिस टाइम स्टैम्प। तो मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ यार कि लास्ट मैसेज फ्रॉम रोहन दास वाला पार्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट इज लास्ट मैसेज फ्रॉम रोहन दास चैट हिस्ट्री, देखते हैं। ओके, ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, मुझे देखना होगा। ये फॉल्स आ रहा है, लास्ट मैसेज इज नॉट फ्रॉम रोहन दास दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कंट्रोल वी किया तो लास्ट लाइन में, ओ अच्छा, आई गॉट इट। तो यहाँ पर क्या है, मल्टी लाइन भेजी है रोहन ने, तो ये मल्टी लाइन में उसको तोड़ दे रहा है। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो मुझे क्या करना है ना कि मुझे स्प्लिट करना है बाय ये वाला ब्रैकेट, बट अगर ये वाला ब्रैकेट चैट मैसेज में हुआ तब भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं /2024 जो भी ईयर चल रहा है अभी उससे स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये मैसेज जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया वो बेकार है, बेकार नहीं है अपने आप में, ठीक है, बट मैं क्या करूँगा आप देखो। तो मैंने क्या किया, मैसेजेस ले लिए सारे, और मैं न्यू लाइन से स्प्लिट ना करके मैं क्या करूँगा, इससे स्प्लिट करूँगा, ठीक है। मैंने स्प्लिट किए चैट लॉग को, और मैं सिंपली यहाँ पर कहूँगा कि मुझे इसका लास्ट वाला दे दो -1, और मैं कहूँगा इफ़ मैसेजेस डॉट, या मैं कहूँगा इफ़ रोहन दास, इफ़ सेंडर नेम इन मैसेजेस रिटर्न ट्रू, वरना क्या होगा, वरना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं भाई साहब क्या होता है। ओके ओके, कंट्रोल सी हुआ, कंट्रोल सी हुआ, ठीक है। ओके ओके, आई गॉट इट। लास्ट मैसेज इज नॉट फ्रॉम रोहन दिस टाइम, ये बार बार चेक करे जा रहा है। इसने क्या लिखा वैसे, बिल्कुल रोहन, मैं बिल्कुल ये पाइथन प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, स्टोर के लिए एक रिसीट जनरेट करने वाला प्रोग्राम बनाने में मज़ा आएगा। नेम आइटम और प्राइस इनपुट लेकर उसे डॉक एक्स फाइल में सेव करने का काम करूँगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद तुझे दिखाऊंगा, शुक्रिया प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो मतलब काफ़ी ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे रहा है यार। मैं वेट कर रहा हूँ रोहन के रिस्पॉन्स का, और एक बार रोहन रिस्पॉन्स देता है तो मैं वापस आता हूँ। अब आपने यहाँ पर देखा कि रिस्पॉन्सेज ये दे रहा है, आप एक डिले भी लगा सकते हो, जैसे आपने 5 सेकंड का डिले लगा दिया, 6 सेकंड का डिले लगा दिया। अब देखो ये डन सीन भेजना लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब रिप्लाई आएगा, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और ये बोलेगा हाँ ठीक है मैं भेजूंगा। देखो इसने अब रिस्पॉन्स कर दिया। अरे यार ये बड़ा गलत हो गया, ये इसने यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया इसने। ये नारुतो करके 21/6 करके नहीं भेजना चाहिए था। ये गड़बड़ कर दिया है इसने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अभी तक तो ये सब कुछ सही भेज रहा था, लेकिन इसने ये नारुतो कोलन पक्का वाला जो है गड़बड़ कर दिया। अब ये समझ जाएगा रोहन की ये बॉट है, ठीक है। तो यार ये एक ओके, एक दिक्कत आ गई यहाँ पर कि ये ना सेलेक्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है। ये ऊपर से नीचे तक ड्रैग किया, सेलेक्ट नहीं कर रहा है, वाई सो। मैं मैनुअली ट्राई करता हूँ। ओके
हूँ अपने नए जुत्सु के साथ। प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, यू सीन का इंतज़ार कर रहो, बिलीव इट। सीन कर, यू सीन का इंतज़ार करते रहो, बिलीव इट। क्या आए? अच्छा, इसको कॉपी करने का एक अच्छा तरीका मैं बनाना चाहता हूँ। आई थिंक ये तरीका डिसेंट है, बट इसको कॉपी करने का एक अच्छा तरीका हम बना सकते हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट हुआ टेक्स्ट, वो रिप्लाई कर रहा है कुछ, वो रिप्लाई कर रहा है कुछ। अब देखो ये क्या करेगा, अब देखो ये क्या करेगा, अब ये रिस्पॉन्स देगा मेरा बॉट। यार ये क्या कर रहा है, नारुतो नारुतो लिख के आ रहा है बार बार, ये गड़बड़ है यार, इसको ठीक करना होगा, इसको ठीक करना होगा भाई। ये नारुतो नारुतो डोंट स्टार्ट, मैं लिख देता हूँ कि जस्ट आउटपुट शुड बी द न्यू चैट रिस्पॉन्स मैसेज ओनली, टेक्स्ट मैसेज ओनली। अभी देखता हूँ, अभी शायद काम करे ठीक से। ओके ओके, कॉपी किया इसने। ओके, रिस्पॉन्स दे रहा है। अरे क्या कर रहा है, लिंक कोलन लिंक। कहाँ है लिंक? अरे यार ये मुझे पकड़वा रहा है अब। ओ भाई साहब, अभी अभी आएगा रिस्पॉन्स आगे से। अभी आएगा रिस्पॉन्स आगे से, आ रहा है, टाइप कर रहा है वो। समझ गया वो, समझ गया वो, समझ गया। मस्ती नहीं, मैं तो नारुतो कोडिंग का निंजा, क्या सीन है, कुछ मदद चाहिए? बॉट बंद करो। समझ गया वो, जो हमेशा तैयार है। देखा देखा दोस्तों, ये बॉट भी मदद कर रहा है, बॉट भी मदद कर रहा है। देखा दोस्तों आपने, बॉट भी मदद कर रहा है। डिंग डिंग डिंग। ठीक है गाइस, टू मेक श्योर कि मैं सही जगह से ट्रैक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा इनफैक्ट, जो कि हमेशा काम करता है। और यहाँ पे एंड करूँगा, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एंड करूँगा। ये यहाँ पर भी अगर मैं एंड करूँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए शायद। अगर मैं ड्रैगिंग कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर आकर एंड करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी वही वाली स्क्रिप्ट चलाऊँगा, गेट कर्सर वाली, और देखूँगा कि इन दोनों जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ से। एक मिनट, इसको ज़रा साइड बैठाते हैं, इसको बिठाते हैं, कहाँ बैठाएं इसको भाई, हाथ आ जाओ। हाँ, यहाँ बैठाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1026244 1026244 से लेके हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है पूरा 11291323 132, गलत हो गया यार, क्या था, एक मिनट, यहाँ तक लेकर आना है। 1131 1321 1131 1131 मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ बॉट कैसा काम करता है। नाउ द बॉट शुड बी फाइन। और मैं यहाँ पर 1026244 करता हूँ। 1026, वो बेचारा वेट कर रहा होगा, कह रहा होगा यार रिप्लाई नहीं कर रही, क्या चल रहा है ये। पाई डॉट क्लिक नहीं, मुझे ड्रैग करना है फ्रॉम हेयर। सबसे पहले मूव टू ये करना है, और फिर उसके बाद ड्रैग टू करना है मुझे यहाँ 11311321, और इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। नाउ लेट्स सी कि क्या रहता है ऐसा हिसाब किताब। ओके, कॉपी किया, ओके, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। चाहिए तो बता देना, कोडिंग का निंजा तेरे लिए हमेशा रेडी है। अब देखता हूँ क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। चलो थोड़ी मस्ती आकाश के साथ करते हैं। ये ना कोडिंग का निंजा वाली बात
अच्छी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन ठीक है चलेगा। इसको हम प्रॉम्प्ट को और फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसको थोड़ी चैट हिस्ट्री दिखा सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये थोड़ा और देखो रिप्लाई कर रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है सामने से, देखते हैं क्या होता है। अरे यार ये फिर से इसने टेम्पलेट रख के भेज दिया, कोडिंग जिससे हर मुश्किल से समाधान। मैं इसको बोल देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, मैं एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ इसको, जिससे हर मुश्किल का समाधान हो सकता है। लेट्स डू दिस। ओके वो टाइप कर रहा है। ओ भाई साहब, अच्छा ये था। सो यार इस तरह से जो है आप रिप्लाई करवा सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया लगा। सो गाइस आई एम सो हैप्पी कि हम लोगों ने इस कोर्स में एक एक चीज़ सीखी, नई चीज़ें हमने सीखी जो कि पाइथन में आई हैं, प्लस हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स तो भाई क्या ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट्स थे, मज़ा आप लोगों को भी आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक गिटहब प्रोफाइल बनाएं और ये 4 प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट उसमें आप लोग पुश कर ही दें। अगर आप लोग को नहीं पता है कैसे करना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे 10 मिनट में आप लोग अपने कोड को गिटहब पे पुश कर सकते हो। अगर आप लोगों को उन 4 प्रोजेक्ट्स जैसे और प्रोजेक्ट्स चाहिए तो मुझे बताना, मैं और वीडियोस बनाऊंगा पाइथन प्रोजेक्ट की। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोग को और पाइथन प्रोजेक्ट्स चाहिए तो। अब जॉब सर्च से रिलेटेड मैं आप लोग को टिप देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को लिंक्डइन पे एक्टिव रहना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल चिल्ला चिल्ला के बोले कि आपको पाइथन आता है। अगर आप लोग ऐसा पाइथन डेवलपर हायर होना चाहते हैं तो मिक्स नहीं होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में कि आप लोग पाइथन भी कर रहे हैं, HTML भी कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं। दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। डेली के 4 ईमेल्स आप लोग भेजें, बल्क में ईमेल्स ना भेजें, वरना आपकी ईमेल स्पैम में जाएंगे और आपको रिप्लाईज नहीं आएंगे। तो आप लोग अगर इकट्ठा कर रहे हैं ईमेल्स, अगर आपने दिन में मान लो 50 ईमेल्स इकट्ठा किए तो आप लोग सिर्फ 4 ईमेल्स भेजें जॉब के लिए। इससे क्या होगा कि आप लोग के ईमेल्स स्पैम में लैंड नहीं होंगे। किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अगर आप लोग ईमेल्स लिख रहे हैं तो आप लोग के ईमेल स्पैम में हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने 50 से ज़्यादा ईमेल्स या 10 से ज़्यादा ईमेल्स बल्क में बेसिकली ईमेल भेजे तो आपको एज अ स्पैमर मार्क कर दिया जाएगा उस ईमेल सर्विस द्वारा। वो जीमेल हो, वो आउटलुक हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगर आप लोग डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ है डेटा साइंस का, उसको आप लोग जरूर देखना। कुल मिलाकर एक बड़े कमाल की बुक है जिसका नाम है पाइथन फॉर डेटा साइंस, उसको आप लोग जरूर खरीद लेना। और अगर आप लोग मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हो तो मैंने मशीन लर्निंग का भी रोड मैप बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। और मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक कमाल की बुक है जिसका नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो, वो मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा। कमाल की बुक है, आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आप लोग ML करियर बनाना चाहते हैं अपना तो। सो यार मैं तो काफी इमोशनल हूँ यार कि मैंने इतना बड़ा कोर्स कंप्लीट कर दिया। इमोशंस आर पोरिंग, कैसे बताऊँ आप लोगों को। कभी सोचा नहीं था कि यार जो मैंने सोचा था वो मैं एक वीडियो में कन्वर्ट कर पाऊंगा। मतलब दिमाग में आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं लेकिन बहुत कम आइडियाज ऐसे होते हैं जो कि एक वीडियो में एग्जीक्यूट हो पाते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि ये वाला वीडियो बना और ये जो आइडिया था वो एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ से आप लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस की तरफ जाएं, मीडिया पाइप को देखें। अगर आप लोग इमेज प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो OpenCV को देखें, Django और फ्लास्क को देखें। अगर आप लोग APIs वगैरह बनाना चाहते हैं तो स्ट्रीमलेट नाम का भी एक पैकेज है, उन सब चीज़ों को आप लोग एक्सप्लोर करें। अब आपकी पाइथन में बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है तो यहाँ से आप लोग अपने करियर को किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।